हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर जावा प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में। यदि मैं आज आपको सीधे जावा पढ़ाना शुरू कर देता हूं तो बॉस इंटरव्यू के दो मेजर क्वेश्चन हम मिस कर देंगे कि जावा आपने क्यों पढ़ी। तो बात यह है कि जब 95 में जावा आई, नो डाउट अभी हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, बट नीड क्या है, मतलब 95 में जावा को क्यों लाया गया व्हेन ऑलरेडी देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल। कि बॉस ऐसा नहीं है कि 95 में लैंग्वेजेस नहीं थी, सी है, C++ था, विजुअल बेसिक था, ठीक है, एंड देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल, फॉक्स प्रो था, राइट। देन व्हाई जावा केम, फिर जावा को क्यों लाया गया, राइट। तो यही बात आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं कि जावा की नीड क्या थी और आज आने के बाद जावा ने अपने आप को कितने एरिया में स्प्रेड किया है। तो यहां पर अगर हम बात करें जावा क्यों, तो आप देखिए बात हम करेंगे सॉफ्टवेयर की, क्योंकि अगर ये लैंग्वेज है तो कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। कि जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की बात करते हैं, क्योंकि आप देखिए आप कोई भी कोर्स अगर पढ़ रहे हैं तो ये आपके माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि यू वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तभी तो आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। आपने जावा पढ़ना शुरू किया है तो आपके दिमाग में ये थॉट बिल्कुल नहीं है कि आपको हार्डवेयर इंजीनियर बनना है, क्योंकि अगर आपको हार्डवेयर इंजीनियर बनना है तो जावा इज नॉट कप ऑफ योर टी। You want to become a software engineer, you want to become a Java developer, तभी तो हम यहां पर आए हैं। तो यदि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और जिस लैंग्वेज को हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये तो समझें कि वो इसमें कहां इंजीनियरिंग करेगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो मल्टीपल कैटेगरी के होते हैं, लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर, लाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन, डिवाइस एप्लीकेशन, IoT एप्लीकेशन, AI एप्लीकेशन। तो वन बाय वन हम यहां पर अगर डिस्कस करें तो शुरुआत अगर हम करें सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ कि व्हाट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में है, आपके सिस्टम को रन करने के लिए, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को रन करने के लिए कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होते हैं, ये कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके सिस्टम की ओवरऑल एक्टिविटी को मैनेज करता है, ड्राइवर जो आपके सिस्टम पे हार्डवेयर डिवाइस को रन करता है। अगर आपको अपने सिस्टम पे किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को रन करना है, सो टू रन द हार्डवेयर डिवाइस इन कंप्यूटर वी नीड ए ड्राइवर। आप माउस इसलिए चला पा रहे हैं क्योंकि माउस का ड्राइवर है, आप गाने इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि साउंड कार्ड का ड्राइवर है, आप कीबोर्ड इसलिए चला पा रहे हैं क्योंकि कीबोर्ड का ड्राइवर है, पेन ड्राइव इसलिए चला पा रहे हैं क्योंकि पेन ड्राइव का ड्राइवर है, ठीक है। कंपाइलर, द सॉफ्टवेयर विच इज एक्चुअली यूज्ड टू कन्वर्ट अ यूजर लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड अ कंपाइलर। लोडर क्या होता है, जो आपके डेटा को मेमोरी में लोड करने के लिए यूज में आता है। लिंकर क्या होता है, जो सिस्टम में फाइल्स को लिंक करने का काम करता है। जैसे हम सी में लिखते हैं, कभी आपने सी पढ़ी है तो हैश इंक्लूड, C++ में हम लिखते हैं हैश इंक्लूड, जावा में हम लिखेंगे इंपोर्ट, पाइथन में हम लिखते हैं इंपोर्ट। तो ये सब क्या है, इंटरनली जो सॉफ्टवेयर आपकी फाइल को आपस में लिंक करता है फॉर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ये कहलाता है लिंकर। और अगर ये सॉफ्टवेयर है तो बॉस इनको बनाने के लिए भी तो किसी ने प्रोग्रामिंग की है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन होती है वो बोलते हैं सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। C++, VC++, ये टेक्नोलॉजीज हैं जो हम पढ़ते हैं इस तरीके के एरियाज में सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। जावा तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन यहां पर हमें हर उस इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर करना है जो पूछे गए हैं जब कंपैरिजन किया जाएगा। क्योंकि आप देखिए, अगर आपने, मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं, जब आप अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करोगे, ठीक है, तो आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, डोंट नो आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, MTech कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, आई डोंट नो, राइट। लेकिन जब आप अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करोगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स, तो आपके रिज्यूमे में आप एक लैंग्वेज तो लिखोगे नहीं, आप मल्टीपल लैंग्वेजेस लिखोगे। आप C भी लिखोगे, आप C++, अगर आपने पढ़ी है तो, और पढ़ी है तो ही लिखना। लेकिन अगर आपने पढ़ी है और आपने लिखा है C++, जावा, तो अब आप देखिए आपने तीनों लैंग्वेज लिखी हो। जब तीनों लिखी है तो उसका हक बनता है क्वेश्चन पूछने का कि वाई C++, वाई जावा। और अगर आपने और लिख दी पाइथन तो वाई पाइथन। आज अगर आप जावा पढ़ने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर थॉट है कि आपको जावा डेवलपर बनना है, चाहे वो एंड्रॉइड के लिए हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे वो गेमिंग एप्लीकेशन के लिए हो। तो जब भी कोई लैंग्वेज पढ़ी जाती है उसका एक रीजन है कि मार्केट में उस टेक्नोलॉजी की क्या नीड है, मार्केट में वो लैंग्वेज क्यों यूज में आ रही है। व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, और यू कैन से दैट व्हाट इज डेस्कटॉप एप्लीकेशन। कई बार ये वर्ड आप सुनोगे और यहां से अब आप ध्यान रखना, पूरी जावा टेक्नोलॉजी में एक कॉपी पेन आप साथ में लेके बैठिए। डायरी, कॉपी पेन तो जो आप पढ़ते हैं वो अलग बात है, वो तो आप लेके बैठे ही है, लेकिन एक डायरी को साथ में रखिए और वो डायरी होगी आपकी डिक्शनरी, और जहां पर आपको टेक्नोलॉजी के वर्ड नोट डाउन करते जाना है।
क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आप ये कॉमन वर्ड सुनोगे, डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होती है। किसी ने बोला अरे यार ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो समझ में तो आना चाहिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता क्या है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते क्या है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हम हर उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। द सॉफ्टवेयर विच इज डिजाइन टू परफॉर्म इन स्पेसिफिक टास्क, जो किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं, वो कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या जिनको हम बोलते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए, मतलब ये समझिएगा, ये जो सॉफ्टवेयर अभी मैंने आपको बताए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, ड्राइवर, ये कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, ये सबकी नीड है। आप सोचिए, इमेजिन अ कंप्यूटर और लैपटॉप विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अरे आप क्या कर लोगे? सुन लो गाने, चला लो मूवी, पढ़ लो जावा। अरे कैसे पढ़ोगे अगर आपके लैपटॉप या सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है? तो इट इज नथिंग बट एन हार्डवेयर। क्या है फिर उसके अलावा? तो ये जिन सॉफ्टवेयर की मैंने बात की है, ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इंस्टॉल नहीं किए जाते। ऑपरेटिंग सिस्टम हर पर्सन की नीड है, और ये VC++ में डिजाइंड है। CC++, आपने यूनिक्स का नाम सुना है, राइट। यूनिक्स के मेजर कोर पार्ट को CC++ में लिखा गया है। ड्राइवर CC++ को यूज करके डिजाइंड होते हैं, राइट। लेकिन ये सब बात कर रहे हैं हम इसेंशियल सॉफ्टवेयर, ये तो नीड है सिस्टम की। लेकिन जिन सॉफ्टवेयर की मैं अब बात कर रहा हूं, ठीक है, जिन सॉफ्टवेयर की मैंने अभी बात की है, ये सबकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए, अगर मान लो मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूं और मुझे सपोज अकाउंटेंसी का काम करना है टेक्निकली, तो मैं क्या यूज करूंगा? टेली। लेकिन टेली सबकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना। टेली केवल वही यूज करेगा जिसको टेली की रिक्वायरमेंट है। आपको और मुझे टेली की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप बताइए, आपके पास लैपटॉप है अगर, तो क्या टेली को यूज करते हैं आप? तो होटल का सॉफ्टवेयर, हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर, मेडिकल सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है? ये सब ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्सन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं, और यही कहलाते हैं बेटा डेस्कटॉप एप्लीकेशन या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब किसी भी सॉफ्टवेयर को डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बोला जाता है। अगर ये विंडोज एप्लीकेशन भी आपने एक वर्ड सुना होगा, विंडोज एप्लीकेशन, ओके। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन या विंडोज एप्लीकेशन और भी है, लाइक नोटपैड, स्पेसिफिक पर्पस है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेन ब्रश, ये सब क्या है? ये ऐसे सॉफ्टवेयर है जो किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। ओके, तो यदि आपको लगता है कि सर मुझे इस एरिया में करियर बनाना है, तो अभी भी आप सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलना। मैंने डे 1 पे आपको एक बात बोली है, जल्दी बिल्कुल नहीं करना है, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं लेना है। इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल जावा डेवलपर, तो बस बच्चे आंख पे जैसा मैं बोलता हूं ना, बस वैसा सुनो, आप बात मानो मेरी। क्योंकि मैं इतने कॉन्फिडेंटली बात इसलिए कर रहा हूं आपसे, क्योंकि मैं 15,000 20,000 से ज्यादा बच्चे प्लेस कर चुका हूं। ये वो बच्चे हैं जो पढ़े हैं जावा और आज टॉप MNC में वर्क कर रहे हैं, और ये मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ है जावा, जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। जब भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनता है या डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप होती है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली फोकस किया जाता है 2 कॉन्सेप्ट पे, फ्रंट एंड और बैक एंड। जैसे मैंने आपको बोला था ना, अपनी डिक्शनरी रेडी रखना, एक डायरी बनाओ और उसमें ये सब वर्ड नोट करते जाओ। विंडोज एप्लीकेशन, डेस्कटॉप क्या होता है, विंडोज एप्लीकेशन क्या होती है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। ठीक है, कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन अगर बनेगी, ठीक है, तो 90%, हालांकि you cannot say 90%, 80% डेस्कटॉप एप्लीकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड। अब ये फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है? फ्रंट एंड वो पार्ट होता है किसी भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन का जहां यूजर इंटरेक्शन करता है, जहां से यूजर आपके सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्शन करेगा, वो फ्रंट एंड कहलाता है। जब एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हम किसी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं, तो ये फोकस रखते हैं कि उसका फ्रंट एंड जो है वो पावरफुल डिजाइन हो। यूजर इंटरफेस इतना पावरफुल होना चाहिए कि कोई भी अननोन पर्सन भी अगर आपके सॉफ्टवेयर को यूज करता है, तो बिना किसी के हेल्प के उस सॉफ्टवेयर को यूज करना सीख ले। और आपके सॉफ्टवेयर को सबसे इंपॉर्टेंटली, एक वर्ड फिर मैं बोल रहा हूं ना, डिक्शनरी में नोट करना, यूजर फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। योर सॉफ्टवेयर मस्ट बी यूजर फ्रेंडली। आपका सॉफ्टवेयर जो वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर मतलब क्या? यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर मतलब है ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको रन करने के लिए किसी को भी किसी की हेल्प ना लेना पड़े।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूं बॉस आप फेसबुक यूज करते हैं, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, राइट? तो क्या आपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम को सीखने के लिए कोई क्लास ज्वाइन की थी? क्या आपने 2 महीने का सर्टिफिकेशन कोर्स किया, सर्टिफिकेशन टू लर्न इंस्टाग्राम, सर्टिफिकेशन टू लर्न फेसबुक? अरे नहीं, ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिनको गूगल, ये वो सॉफ्टवेयर है जिनको चलाते 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 आपने खुद ही सीख लिया। जिस दिन फर्स्ट डे आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, आपने किसी की हेल्प नहीं ली, खुद ही चलाते हुए व्हाट्सएप सीख लिया, और आज आपको इजी लगता है, फेसबुक इजी लगता है, इंस्टा इजी लगता है। तो आप देखिए कितने सॉफ्टवेयर आपने सीख लिए। तो बच्चा बोलता वाह सर शाबाश, वेरी गुड। अरे ये खुद को शाबाशी देने नहीं है, ये उस डेवलपर का माइंडसेट है जिसने आपको सॉफ्टवेयर इतना यूजर फ्रेंडली बना के दिया है कि आप बिना किसी की हेल्प के सॉफ्टवेयर को चलाना सीख गए। और यदि आप चाहते हैं कि आप भी एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाह रहे हैं, तो सबसे मेजर फोकस होता है फ्रंट एंड पे, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर बनाना है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो डेवलप किए गए वो दिए गए वीबी, ठीक है, विजुअल बेसिक में, या उस समय टेक्नोलॉजी थी लाइक फॉक्स प्रो, ठीक है, विजुअल बेसिक, फॉक्स प्रो, ये टेक्नोलॉजीज थी जिनको यूज करके एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप किए जाते थे। लेकिन VB.NET, नो डाउट इनके अपने अलग यूजेस हैं कि VB.NET को हम वेब एप्लीकेशन के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन जो VB 6.0 है, आज भी विजुअल बेसिक 6.0 यूज होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए, टू डिजाइन अ फ्रंट एंड ऑफ द डेस्कटॉप एप्लीकेशन। लेकिन ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज जो फ्रंट एंड पे काम करती है, VB या VB.NET, ओके, इन सब के साथ एक कॉमन इश्यू ये है कि ये डिजाइनिंग फैसिलिटी तो प्रोवाइड करती हैं, बट दे डोंट हैव अ डेटा स्टोरेज फैसिलिटी। मतलब मैं अगर विजुअल बेसिक को यूज कर रहा हूं तो मैं बढ़िया सा ऐसा एक ग्राफिकल फॉर्म बना दूंगा जहां पे लॉगिन फॉर्म होगा, ठीक है, या इसके अलावा आप एक टेक्स्ट एरिया ले लोगे, जहां पर आप कॉम्बो बॉक्स ले लोगे, जहां पर आप चेक बॉक्स ले लोगे, जहां पर आप रेडियो बटन ले लोगे, ओके का बटन होगा, कैंसल का बटन होगा, ये सब आप यहां पर आपने बोल दिया नेम, ठीक है, यहां पर आपने बोल दिया पासवर्ड, जो भी आपने अपने हिसाब से डिजाइन किया, पासवर्ड, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर, ये सब आपने यूजर एंट्री के लिए फॉर्म बना लिया, ओके किया। लेकिन ये डिजाइनिंग तो बेटा विजुअल बेसिक में हो गई। लेकिन अब बात यह है कि जब मैं इस ओके के बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे इस पूरे डेटा को जो मैंने यहां दिया है, मान लो किसी का नाम है विवेक, ठीक है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस उसने दिया, ठीक है, XYZ कॉलोनी जो भी है, सिटी उसने बता दी, ठीक है, कि बॉस ये कॉम्बो बॉक्स में तो उसने सिटी सिलेक्ट कर ली इंदौर, ठीक है, ये उसने चेक बॉक्स लगा दिए और ओके किया। तो ये पूरा डेटा जब आपने एंट्री की है तो इस पूरे डेटा को कहीं बैकग्राउंड में सेव भी तो करना पड़ेगा ना। तो बच्चे ध्यान से सुनना, जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, लैंग्वेजेस यूज होती हैं, दे आर नॉट हैविंग डेटा स्टोरेज कैपेसिटी। इनके पास डेटा स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती है। तो अगर डेटा स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है तो फिर क्या किया जाए? तो यहां पर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं। एक वर्ड आपने कभी सुना हो, डेटाबेस। तो ये जो डेटाबेस है ये हमेशा किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए किसका काम करते हैं? बैकएंड का। क्योंकि कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन अगर बनेगी तो वो फ्रंट एंड और बैक एंड का कॉम्बिनेशन होगी। तो यही कहानी सुन के बेटा लोग बच्चे माइक्रोसॉफ्ट गूगल में पहुंच गए हैं। आपको भी पहुंचना है तो कहानी तो सुननी पड़ेगी, ठीक है, समझना तो पड़ेगा, क्योंकि हम कोर को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। यहां केवल हवा में जावा में बात नहीं करना है कि आपने 4 कॉन्सेप्ट सीख लिए और जावा आ गई। जावा डेवलपर वो होते हैं जिनके कोर कॉन्सेप्ट मजबूत होते हैं और यहीं से वो शुरुआत होती है। तो डेटा स्टोरेज के लिए आज जो डेटाबेस अवेलेबल हैं वो कौन कौन से? तो देयर आर लॉट ऑफ डेटाबेसेस आर अवेलेबल लाइक MS Access, ठीक है, लाइक ओरेकल, ओके, लाइक अभी तो मैं सभी के नाम लिख रहा हूं, DB2, MySQL, SQL सर्वर, ये सब मार्केट में डेटाबेसेस हैं, ठीक है, SQL सर्वर। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं जो मार्केट में डेटा स्टोरेज के लिए यूज में आते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड बैकएंड डेटाबेस एप्लीकेशन। तो कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन अगर बनती है तो इट इज ऑलवेज बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड बैकएंड। 90s में एक टेक्नोलॉजी आई, क्यों आई ये भी रीजन समझना, क्यों आई ये टेक्नोलॉजी, क्यों आई ये टेक्नोलॉजी? इसलिए क्योंकि उस समय जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन थी, इन डेस्कटॉप एप्लीकेशन को चलाने के लिए इनको हर कंप्यूटर पे अलग अलग इंस्टॉल करना पड़ता है।
राइट, कि मान लो अगर एक ऑफिस में 50 कंप्यूटर है, उन 50 कंप्यूटर की कॉमन रिक्वायरमेंट है कि मुझे यही सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो उनको अलग अलग अपनी अपनी मशीन पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेस्कटॉप एप्लीकेशन इसीलिए है ये, क्योंकि इनको इंस्टॉलेशन के बाद ही आप यूज कर सकते हो। जब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मार्केट में आए, ट्रेंड में आए, तो ये सोचा गया सर अगर मान लो मेरे पास 100 सिस्टम्स है ऑफिस में, तो मुझे तो 100 सिस्टम्स में इनको अलग अलग इंस्टॉल करना पड़ रहा है। तो यहां सोचा गया कि क्या ये पॉसिबल है, आप एक लोकल एरिया में एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दो एक मशीन पे, और इसको 10 अलग अलग मशीन पे एक्सेस करना शुरू कर दो। तो ये जो इन्वायरमेंट आया, ये जो टेक्नोलॉजी आई, इसको बोला गया लोकल एरिया नेटवर्क या इंट्रानेट। सुना होगा कभी आपने नाम। और ये जो मेन सिस्टम है जहां पर ये इंस्टॉल्ड है सॉफ्टवेयर, इसको बोला गया सर्वर। तो सर्वर क्या होता है? कई बार ये वर्ड आपने आज रियल लाइफ में सुना होगा कि यार अभी सर्वर बंद है, बैंक का सर्वर बंद है, आज मोबाइल का सर्वर ऑफ है। सर्वर होता क्या है? बीइंग अ बिगिनर अगर आप थॉट ले रहे हो तो सर्वर कुछ नहीं है, एक सिस्टम ही है, एक कंप्यूटर है जिसकी कैपेसिटी नॉर्मल कंप्यूटर से 100 टाइम्स और मोर देन दैट ज्यादा होती है, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। तो जब ये पॉसिबल हुआ कि बॉस एक सर्वर पे एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके इसको मल्टीपल क्लाइंट में एक्सेस किया जा सकता है, तो इसी कॉन्सेप्ट को बच्चे बोला गया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आज अगर आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, तो आज आपका बैंक अकाउंट किसी बैंक की लोकल मशीन पे ओपन नहीं होता है, वो सीधे बैंक के सर्वर पे खुलता है। तभी तो आप वर्ल्ड में कहीं से भी आज बैंकिंग एक्सेस कर रहे हैं। लोकल मशीन पे आपका अकाउंट नहीं ओपन हुआ है, आपका अकाउंट जो ओपन हुआ है वो बैंक के सर्वर पे ओपन हुआ है। अरे समझ में आ रही है बच्चे? ये बातें क्लियर हो रही हैं? आई होप कि आप समझ पा रहे हैं चीजों को। अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं ना, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर क्या मुश्किल और क्या आसान, ठान लिया तो ठान लिया। जब ठान लिया है कि जावा डेवलपर बनना है, तो फिर बच्चे थोड़े से फोकस्ड होके मेहनत तो करनी पड़ेगी, राइट? क्योंकि बच्चे इसके बाद ही नाम होगा। और मैं हमेशा यही भी बात बोलता हूं आपसे, पिछली बार भी कई बार मैंने ये बात बोली है कि बॉस नाम से काम होता है। कैसे? ठीक है, तो पहले नाम नहीं है, पहले काम करना होगा, उस काम से नाम होगा, और फिर ऐसा नाम होगा कि नाम से ही काम हो जाएगा। तो अगर अपने नाम से काम करवाना है, तो पहले ऐसा काम कर दो कि नाम हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो बॉस ये बस समय है अपने आप को प्रूफ करने का, ये समय है अपने आप को फोकस करने का, ये वो समय है जहां पर आप पूरा 100% दे सकते हैं। बस बेटा छा जाओ, समझो बात को, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी में बहुत मेहनत करके लेके आया हूं पढ़ाने के लिए। बहुत से एक्स्ट्रा एफर्ट यहां पर किए गए हैं, बड़ी मुश्किल से चीजों का समय निकाला है, ठीक है? और यहां पर जो मैंने आपको डे 1 पे कमिट किया है कि यदि आप केवल फोकस्ड हैं, तो ये मेरी श्योरिटी है कि उंगली पकड़िए मेरी और छोड़ के मैं आऊंगा आपको। जिस कंपनी में आप बोलोगे उस कंपनी में, चॉइस भी आपकी कि सर इस टॉप एमएनसी में जाना है। समझिए ना बात को? लेकिन बस जैसा मैं आपसे बोल रहा हूं, आप फोकस्ड होकर चीजों को समझिए। ये जो मैंने आपको बताया, दिस इज इंट्रानेट, लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन जब लोकल एरिया नेटवर्क सक्सेस हुआ, जब इंट्रानेट सक्सेस हुआ, तो यह सोचा गया कि क्या यह पॉसिबल है कि यही टास्क वाइड एरिया नेटवर्क पे परफॉर्म किया जाए। और ये हुआ, ये बिल्कुल पॉसिबल हुआ। ये ऐसे पॉसिबल हुआ कि बॉस एक सर्वर पे एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया गया, ठीक है, और अब इसको वर्ल्ड के अलग अलग लोकेशन से कनेक्ट करके एक्सेस किया गया। और जब ये सक्सेस हुआ, तो ये एंट्री हुई यहां पे इंटरनेट की। दिस इज कॉल्ड एन इंटरनेट। ये आया वाइड एरिया नेटवर्क। समझ बेटा, ये वाइड एरिया नेटवर्क और इंटरनेट मार्केट में आया। 1990s में यह सक्सेस हुआ कि आप एक किसी लोकेशन पे एक सर्वर इंस्टॉल करो और उस सर्वर पे एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो, और यदि यूजर को इस डेटा को एक्सेस करना है तो वो अपने सिस्टम को इस सर्वर से कनेक्ट करेगा, तो ये सर्वर का डेटा एक्सेस करना पॉसिबल है। और जब ये वाइड एरिया नेटवर्क पे हुआ, तो यही कहलाया इंटरनेट।
ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट बेस्ड होंगे, जिनको रन करने के लिए अपने कंप्यूटर पे, आपके सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्शन कंपलसरी है, यही सॉफ्टवेयर बच्चे कहलाए वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशंस आर नथिंग बट द वेबसाइट्स। वेब एप्लीकेशन क्या है? वेबसाइट। एंड टेल मी द नेम ऑफ एनी वन वेबसाइट जो आप बिना इंटरनेट के यूज करते हैं। अरे सोचना ही बेकार है। अगर वो वेबसाइट है तो बिना इंटरनेट के एक्सेस ही नहीं होगी, क्योंकि वो सर्वर पे रखी हुई है और आपको अपने सिस्टम को सर्वर से कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। जब हम वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वेब एप्लीकेशन एक्चुअली दो तरीके से डिजाइन की जाती है। एक को हम बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है, दूसरे को हम बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट। वन इज कॉल्ड स्टैटिक वेबसाइट एंड सेकंड इज कॉल्ड डायनेमिक वेबसाइट। अब ये स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है और कहां जावा का रोल आएगा इसमें, और जावा ही क्यों? जब ऑलरेडी C++ थी, जब ऑलरेडी विजुअल बेसिक था, तो जावा क्यों फिर, राइट? तो यहां से अब आप सुनिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक वेबसाइट के बारे में कि बॉस यदि आपको वेब एप्लीकेशन डेवलप करना है, इफ यू वांट टू बिकम अ वेब एप्लीकेशन डेवलपर, तो आपको सबसे पहले यह सीखना पड़ेगा कि एक वेबसाइट स्टैटिक कैसे बनती है और स्टैटिक वेबसाइट की क्या लिमिटेशन होती है। स्टैटिक वेबसाइट हम ऐसी वेबसाइट्स को कहते हैं जो कांस्टेंट पेजेस होते हैं। यू कैन नॉट फाइंड एनी डेटा इंटरेक्शन इन दिस वेबसाइट। मतलब एक ऐसी वेबसाइट जो कांस्टेंट पेजेस है, जिसको आपने ओपन किया, ठीक है, आपने कुछ कंटेंट उस वेबसाइट के पढ़ लिए, कुछ इमेजेस थी, वो इमेजेस आपने देख ली और आपने वेबसाइट को बंद कर दिया। ना आपने वेबसाइट को कोई डेटा दिया, ना वेबसाइट ने आपको कोई डेटा रिटर्न किया। दैट इज सिंपल पॉसिबल विद यूजिंग HTML एंड CSS। अगर आप में से किसी को HTML CSS का नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम जावा में वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैं जावा तो बाद में, पहले मैं आपको यह सिखाऊंगा कि कैसे एक स्टैटिक वेबसाइट को डिजाइन किया जाता है यूजिंग HTML CSS। यह था हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, राइट? तो यदि मान लो मैं किसी HTML की वेबसाइट को सर्वर पे होस्ट करता हूं, राइट, ये मेरा सर्वर है और सर्वर पे जब कोई वेबसाइट रखी जाती है तो उसको होस्टिंग कहते हैं कि आपने अपने HTML की वेबसाइट को सर्वर पे होस्ट कर दिया, राइट? मान लो अगर मैंने एक डेटा फ्लेयर की वेबसाइट बनाई है, ठीक है, यदि कोई वेबसाइट सर्वर पे रखी हुई है तो वो वेबसाइट सर्वर से क्लाइंट मशीन पे आती है और क्लाइंट मशीन का ब्राउजर उसको एग्जीक्यूट करता है। इसी को बोलते हैं क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। तो HTML इज अ क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS में लिखा गया कोड सर्वर पे एग्जीक्यूशन नहीं करता है, उसका एग्जीक्यूशन क्लाइंट मशीन पे होता है। जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूं, जावा की नहीं, क्योंकि दिस ऑल आर द क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, क्लाइंट साइड एप्लीकेशंस। लेकिन अगर आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो यू विल बिकम अ वेबसाइट डिजाइनर, यू विल नॉट बिकम अ वेबसाइट डेवलपर। डिजाइनर और डेवलपर, देयर इज अ बिग डिफरेंस। अब सुनना ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अब आ रहा हूं मैं कि सर मुझे इस स्टैटिक वेबसाइट को डायनेमिक वेबसाइट में कन्वर्ट करना है। तो अब बात यह है कि डायनेमिक वेबसाइट मतलब क्या? एक ऐसी वेबसाइट जिसमें डेटा इंटरेक्शन हो रहा है, जहां पर मैं वेबसाइट में डेटा दे रहा हूं, ठीक है, मतलब एक ऐसी वेबसाइट जो चेंजेबल है। चेंज मतलब एवरी डेटा विल परफॉर्म द डिफरेंट टास्क। कि अगर मैंने लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया तो मुझे इनबॉक्स ओपन हो रहा है, फिर मैंने मेल किया है, मैं मेल कर रहा हूं, मुझे मेल मिल रहा है, मतलब डेटा का इंटरेक्शन चल रहा है। मैंने बॉस अपना डेटा दिया तो मेरा होटल में रूम बुक हो गया, मुझे कंफर्मेशन आ गई, मेरा ट्रैवल टिकट बुक हो गए। IRCTC की वेबसाइट डायनेमिक वेबसाइट है। अगर आप फ्लाइट रिजर्वेशन करवा रहे हैं, डायनेमिक वेबसाइट है। तो ये जो वेबसाइट है जहां आप अपना डेटा इंटरेक्शन कर रहे हैं सिक्योरिटी फॉर्म में, सिक्योर फॉर्म में, जहां पर आप मनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये सब क्या है? दिस इज अ डायनेमिक वेबसाइट। अब इस वेबसाइट में डेटा इंटरेक्शन कैसे होगा? मतलब मैं चाहता हूं कि इस डेटा को लेके अब मुझे कुछ कैलकुलेशंस करने हैं। तो बच्चे अब अगर आपको कैलकुलेशन करने हैं, डेटा इंटरेक्शन करना है, तो यहां पर यह सोचा गया HTML को यूज करके एक वेबसाइट को स्टैटिक बना दो। ठीक है, HTML को यूज करो और एक वेबसाइट को स्टैटिक बना दो। अब बात यह कि ये स्टैटिक तो बन गई है, लेकिन अब इसमें प्रोग्रामिंग लॉजिक्स इंप्रूव करना है, अब इसमें डेटा इंटरेक्शन के कोड लिखना है, अब इसको डेटाबेस से कनेक्ट करना है, डेटाबेस से रिकॉर्ड फैच करना है, डेटा इंटरेक्शन करना है। तो यह काम अगर HTML में नहीं हो सकता तो इस HTML के साथ में किसी लैंग्वेज के कंपाइल्ड कोड को अटैच कर दो। कंपाइल्ड कोड मतलब एक ऐसा कोड जो लैंग्वेज में सोर्स कोड के कंपाइलेशन के बाद जनरेट होता है। तो फिर ये वेबसाइट स्टैटिक से कैसे बन जाएगी? डायनेमिक।
नाउ दिस विल बिकम अ डायनेमिक वेबसाइट, क्योंकि डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए यू हैव टू इंटरैक्ट विद द डेटा। आपको डेटा इंटरेक्शन करना है, आपको डेटा टाइप की जरूरत पड़ेगी, आपको वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, आपको लूप लगाने पड़ेंगे, आपको कलेक्शन करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेंगे, लॉट ऑफ थिंग्स यू नीड टू डू। क्योंकि जब डेटा इंटरेक्शन होगा तो फिर वो पूरी तरह से कंपाइलेशन के साथ काम होने वाली बात होगी। तो यह सोचा गया कि क्या HTML के साथ किसी लैंग्वेज के कंपाइल्ड कोड को जोड़ के क्या एक डायनेमिक वेबसाइट बनाई जा सकती है। तो यहां बात है लैंग्वेज को ढूंढो कि कौन सी लैंग्वेज है जिसके कंपाइल्ड कोड को HTML के साथ जोड़ा जा सकता है। तो जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेज थी C, C++, विजुअल बेसिक, इन सब से पूछा, लेकिन इन सब ने बोला सर हमारे पास आना ही मत, हम इस तरीके की कोई फैसिलिटी आपको सपोर्ट नहीं दे सकते। हमने बोला क्यों नहीं दे सकते आप, जब आप ऑलरेडी मार्केट में हो और आप कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं, C एंड C++ आर द कंपाइल्ड लैंग्वेज, विजुअल बेसिक इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, राइट। कि C में ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि ये कंपाइल्ड कोड के इश्यू है। तो आप देखिए देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक विंडोज वी हैव, मैक OS हमारे पास है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहां पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, कि जो लैंग्वेज एग्जिस्टिंग है उसमें ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है कि मैं HTML के साथ कंपाइल्ड कोड को जोड़ दूं और उसको अलग अलग मशीन पे रन करके देखूं। HTML के साथ इश्यू नहीं है, इश्यू आएगा कंपाइल्ड कोड के साथ। क्यों आएगा उसका रीजन समझो, विंडोज, मैक OS, यूनिक्स, ठीक है, एंड देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। जब मैं इस विंडोज पे C का प्रोग्राम लिखता हूं तो आप देखिए क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जब हम C का कोड लिखते हैं तो मान लो मैंने सोर्स कोड लिखा जिसका एक्सटेंशन है .c या .cpp। जब इस कोड को कंपाइल किया जाता है, जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि कंपाइल्ड कोड मुझे चाहिए, तो ये कोड जब कंपाइल होता है C या C++ का, तो ये कंपाइल होकर किसमें कन्वर्ट होता है, मशीन कोड में। ये कन्वर्ट होता है मशीन कोड में जिसका एक्सटेंशन होता है .obj, और फिर इस .obj को जब इधर लिख लेता हूं मैं, रन किया जाता है, तो ये आता है प्रोग्राम का आउटपुट। और यही मैं बात कर रहा हूं, कंपाइलेशन के बाद जो आउटपुट आया है ये है exe फाइल। C या C++ में जब भी हम कोड लिखते हैं तो हमारा प्रोग्राम टोटल 3 फाइल बनाता है, .cpp, .obj और .exe। .c या .cpp में होता है सोर्स कोड, obj फाइल में होता है मशीन कोड, और exe फाइल होती है जो प्रोग्राम का आउटपुट शो करती है। और ये exe फाइल जनरेट होती है मशीन कोड से, और ये मशीन कोड अगर जनरेट हुआ है बेटा तो ये इस मशीन का इक्विवेलेंट जनरेट कोड है। मतलब यदि मैंने C या C++ का प्रोग्राम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन किया है तो मैं इसकी exe को किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे डायरेक्टली रन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये exe जिस मशीन कोड से जनरेट हुई है वो विंडोज का इक्विवेलेंट मशीन कोड है। यू कैन नॉट रन दिस exe डायरेक्टली इनटू द अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सॉफ्टवेयर विंडोज पे चलते हैं वो सॉफ्टवेयर यूनिक्स पे नहीं चलते हैं एज इट इज, उनके वर्जन चेंज करके कॉपी बनाई जाती है। सुनना ध्यान से ये वर्ड को, किसी भी लैंग्वेज की आउटपुट फाइल अगर exe फाइल है तो वो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है, क्योंकि exe अगर बनी है मतलब वो मशीन डिपेंडेंसी रहेगी। वो मशीन इंडिपेंडेंट कोड हो ही नहीं सकता, वो मशीन डिपेंडेंट कोड होगा। C exe जनरेट करती है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। C++ exe जनरेट करती है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। विजुअल बेसिक exe जनरेट करती है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। VC++ exe जनरेट करता है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो यदि किसी लैंग्वेज की आउटपुट फाइल अगर exe जनरेट कर रही है तो वो 100% मशीन डिपेंडेंट कोड होगा, और उस exe को मैं डायरेक्टली किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है आपको? वो पहली लैंग्वेज जिसने ये कॉन्सेप्ट पॉसिबल किया कि बॉस यू कैन अटैच द कंपाइल्ड कोड ऑफ दिस लैंग्वेज टू द HTML एंड कन्वर्ट योर स्टैटिक वेबसाइट इनटू डायनेमिक वेबसाइट, ये लैंग्वेज आई मार्केट में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन के। और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, जावा। कि बॉस जो पहली डायनेमिक वेबसाइट बनी दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML एंड जावा, जो जावा में बनी। तो HTML में किया गया, HTML को यूज करके वेबसाइट को डिजाइन किया गया,
और कंपाइल्ड कोड इस HTML के साथ जोड़ा गया जावा का। अभी आगे पढ़ाने वाला हूं कि जब जावा का, अब इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाना क्योंकि आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जब जावा का कोड कंपाइल होता है तो सबसे पहले हम इस कोड को सेव करते हैं। जावा का सोर्स कोड होता है .java फाइल। इसको भी जैसे हर लैंग्वेज का कोड कंपाइल होता है, इसका कोड भी हम कंपाइलर को देंगे। जब कंपाइलर को ये कोड दोगे, ध्यान देना, ये कोड मशीन कोड कन्वर्जन नहीं करता है, ये बाइट कोड होता है जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। जावा नेवर 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 क्रिएट्स EXE फाइल। ये बात बिल्कुल नोट करके रख लेना, जावा में EXE फाइल जनरेट नहीं होती है। अभी मैं कोड एग्जीक्यूशन की बात करूंगा आगे, अभी तो प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि जावा के सोर्स कोड को जब कंपाइल किया गया तो ये कोड कंपाइलेशन के बाद बाइट कोड जनरेट करता है। बाइट कोड की जो फाइल होती है वो डॉट क्लास फाइल होती है और ये डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करता है आगे, इसके बारे में भी बात करेंगे, JVM, जावा वर्चुअल मशीन, एंड देन यू विल गेट एन आउटपुट। और ये आउटपुट कोई EXE फाइल नहीं बनाता है। जावा में आगे पढ़ेंगे, जावा में दो ही फाइल बनती हैं, .java और .class। जावा का सोर्स कोड .java फाइल में होता है और कंपाइलेशन के बाद जो फाइल बनती है वो .class फाइल होती है। तो सुन ध्यान से, जो डायनेमिक एप्लीकेशन जावा को यूज करके बनाई गई वो क्या थी? HTML की .html फाइल, HTML की .html फाइल और जावा की .class फाइल को आपस में जोड़ा गया और इस प्रोग्राम को रन करके देखा गया अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे, एंड इट इज सक्सेसफुली रन ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर सम कंडीशंस जिसके आगे बात करूंगा मैं जावा वर्चुअल मशीन के बारे में, लेकिन ये पॉसिबल हुआ, एंड दैट इज व्हाट द रीजन जो अभी हम बात कर रहे थे, व्हाई जावा, कि जावा क्यों। उसका रीजन ये है कि वॉज टू कन्वर्ट एन स्टैटिक वेबसाइट इनटू डायनेमिक। एक स्टैटिक वेबसाइट को डायनेमिक बनाना था और एक स्टैटिक वेबसाइट को डायनेमिक में कन्वर्ट करने के लिए एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जिसका कंपाइल्ड कोड अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सके, और ये पॉसिबल किया जावा ने। और जावा में जब ये पहली एप्लीकेशन बनी थी तो जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके ये एप्लीकेशन बनी थी, कॉम्बिनेशन ऑफ .html एंड .class फाइल, पढ़ेंगे इसको आगे, हालांकि इट इज नॉट आउटडेटेड अब तो ये, एंड दैट इज कॉल्ड एन एप्लेट एप्लीकेशन। ये कहलाई थी एप्लेट, और एप्लेट से ही आगे जनरेट हुई सर्वलेट। तो जावा में जो पहली डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनी थी दैट वाज कॉल्ड एप्लेट टेक्नोलॉजी, जिसने ये पॉसिबल किया कि आप .html और .class फाइल को कंबाइन करके इस रिजल्ट को ब्राउजर पे शो कर सकते हैं, एंड विद द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इसको रन किया गया। तो बॉस क्यों जावा आई, व्हाई जावा? ये जो पिछले इतने टाइम से हम बात कर रहे हैं उसका क्रश समझ में आया कि जब C थी, C++ थी, लेकिन सबके अपने अपने एरिया थे। और आप देखो यहां पर यह बोलना कि C++ इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करती है, ये इसका ड्रॉबैक नहीं है। ये कि C का ड्रॉबैक नहीं है कि C वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं हो रही है। अरे बॉस, जिस टेक्नोलॉजी को बनाया ही उस पर्पस के लिए नहीं गया है, आप उसको कैसे उम्मीद रख सकते हो कि वो वेब एप्लीकेशन के लिए यूज में आएगी? जब C को डेवलप किया गया था तो थॉट अलग था, जब VB को डेवलप किया गया तो बिल्कुल थॉट क्लियर था कि बॉस विजुअल बेसिक को यूज करके जो एप्लीकेशन बनानी है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है, C को यूज करके जो एप्लीकेशन बनानी है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करना है, कंपाइलर डिजाइन करना है। अब आप बोलोगे कि बॉस आप वेब डेवलपमेंट के लिए भी काम करो, तो हाउ इट इज पॉसिबल? जिसकी जो एक्सपर्टीज है वो उसी एक्सपर्टीज में काम करेगी ना। तो प्रॉब्लम ये थी कि जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेज थी वो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रही थी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कि डायनेमिक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है वो एग्जिस्टिंग लैंग्वेज के साथ पॉसिबल नहीं था। तो यहां आई जावा, और जब जावा आई तो फिर तो जावा ने जो रंग दिखाया, तो जो मैंने अभी आपको बताया एप्लेट, दैट वाज द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट। अब तो जावा इससे और 10 गुना आगे निकल गई है। एप्लेट के बाद सर्वलेट, सर्वलेट को भी उसने मल्टीपल टाइम बदल दिया, सर्वलेट, जेनेरिक सर्वलेट, HTTP सर्वलेट, JSP, ठीक है, स्प्रिंग। मतलब अब तो चीजें कहां गई हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, लेकिन शुरुआत क्यों हुई, शुरुआत कहां से हुई, बात वहां से हो रही। तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि जावा क्यों आई मार्केट में, व्हाई जावा। अब यहां पर इसी व्हाई जावा में हम एक चीज और कवर करते हैं कि अब हम जब जावा सीखेंगे तो हम किन एरियाज को कवर करेंगे। मतलब देखिए, जावा का एग्जिस्टेंस जो हुआ, जावा जो आई वो आई थी वेबसाइट को डायनेमिक कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन
क्या होता है जब एक टेक्नोलॉजी सक्सेस होती है एक एरिया में, तो वो अपने विंग्स को स्प्रेड करती है, पंख को फैलाती है। और जावा में ये कैपेसिटी थी, इसलिए उसने इसको पॉसिबल किया। तो जावा ने केवल आज अपने आप को वेब डेवलपमेंट के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया है, क्योंकि क्या हुआ, जब वेब एप्लीकेशन डेवलप हुई, जब वेबसाइट, देखो आप अब समझो, आप पहले सिस्टम आए, मतलब देखो क्या सीक्वेंस है, पहले सिस्टम आए, सिस्टम जब आए तो सिस्टम एप्लीकेशन सिस्टम यूज हुए, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आए उन सिस्टम पे चलने वाले, डेस्कटॉप एप्लीकेशन आए कि जिनने एक मशीन पे एग्जीक्यूशन पॉसिबल किया, लेकिन फिर धीरे धीरे वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट होने लगे। अब क्या हुआ, जब वेब एप्लीकेशन डेवलप हुए, जावा मार्केट में आई, 95 के बाद वेब डेवलपमेंट मार्केट ने एकदम से ग्राफ को इंक्रीज किया, राइट, कि जावा डेवलपर्स की नीड बढ़ने लगी, और आज भी है, नो डाउट। ओके, डायनेमिक वेबसाइट बनना शुरू हो गई, धीरे धीरे हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, बैंकिंग एप्लीकेशन बनना शुरू हुई, और उसके रीजन ये थी कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर लैंग्वेज। कि अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो जावा इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर लैंग्वेज एज पर माय व्यू। कि अगर सिक्योरिटी की बात होगी तो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी जावा की, तो इसके बाद सिक्योर एप्लीकेशन बनना शुरू हुए, ठीक है, इसके बाद इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन बनना शुरू हुए, इंटरनेट बैंकिंग आया, तो धीरे 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 एप्लीकेशन किस पे आने लगे, वेब पे, और वेबसाइट्स डायनेमिक बनना शुरू हो गई। लेकिन जब ये मार्केट वेब डेवलपमेंट का चल रहा था, तो हार्डली, अभी देखो बहुत ज्यादा टाइम नहीं हो, हार्डली 20-25 ईयर बैक, 20 साल 15-20 साल पहले एक डिवाइस मार्केट में आई। अब उस डिवाइस के आने के बाद आज की बात करूं अगर, तो उस डिवाइस की ये स्थिति है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैं किस डिवाइस की बात कर रहा हूं। जब वो डिवाइस मार्केट में आई तब तो बड़े सिंपल पर्पस के लिए आई थी, लेकिन आज उस डिवाइस की खासकर यंगस्टर्स में, ठीक है, सबकी नीड है, लेकिन स्पेशली यंगस्टर्स में यह स्थिति है कि यदि उस डिवाइस को आपसे आधे घंटे के लिए दूर कर दिया जाए तो ऐसा लगेगा जैसे शरीर में से आत्मा को निकाल दिया है। और जिस डिवाइस की मैं बात कर रहा हूं, आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, वो है मोबाइल। कि ये मोबाइल मार्केट में आया, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी, ठीक है, ये मोबाइल मार्केट में आया। और जब मोबाइल मार्केट में आया था तो केवल दो पर्पस के लिए आया था कि भैया जो लैंडलाइन फोन है वो एक ही जगह रखे रहते हैं, लेकिन मुझे मोबाइलिटी के साथ कॉलिंग करना है, फोन रिसीव करना है, इस पर्पस से मोबाइल को लाया गया था, नाम ही उसका मोबाइल है। क्या मोबिलिटी के साथ कॉल कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्टेड ऑफ द वन प्लेस। टेलीफोन का रिप्लेसमेंट लाया गया था मोबाइल। बात यह हो रही है कि जिसने दिया उसने तो करियर बना लिया और हमें उलझा दिया। तो कैसे बनाया, उसने ये बोला बॉस अब मोबाइल पे इंटरनेट यूज होगा, तो अब वेब एप्लीकेशन से धीरे धीरे एप्लीकेशन किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो गई, मोबाइल पे। देखो आप आज हर सॉफ्टवेयर के दो वर्जन बनते हैं, एक वेब और एक ऐप। जो वेब है वो वेबसाइट है और जो ऐप है वो मोबाइल पे चलता है। आज अमेजॉन की वेबसाइट है तो अमेजॉन का ऐप भी है, आज अगर एसबीआई की वेबसाइट है तो एसबीआई का ऐप भी है, आज अगर यूनियन बैंक की वेबसाइट है तो यूनियन बैंक का ऐप भी है। हर सॉफ्टवेयर आज दो वर्जन बना रहा है, क्योंकि यूजर, आप खुद सोच के देखो, कभी ध्यान से सुनना, आधे लोगों को तो पता भी नहीं होगा शायद ये बात, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और जो बिगिनर्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। आपने लास्ट टाइम फेसबुक को लैपटॉप पे कब यूज किया था? अब बोलोगे सर फेसबुक की वेबसाइट भी है क्या? हमने तो ऐप ही देखा है, क्योंकि बचपन से आपने ऐप देखा है। बचपन मतलब जब से आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, जो भी आपकी एज हो गई, आई डोंट नो, लेकिन आपको पता ना फेसबुक की वेबसाइट भी होती है। लेकिन आपने वेबसाइट पे कब फेसबुक को एक्सेस किया? बात समझ में आ रही है? आज हर यूजर हर सॉफ्टवेयर को कहां यूज कर रहा है, मोबाइल पे। अगर आपको कोई अमेजॉन पे ऑर्डर करना है, अरे कहां वेबसाइट ओपन करेंगे, अमेजॉन का ऐप डाउनलोड आपके मशीन, आपके सिस्टम पे। अगर मुझे टिकट बुक करना है, एवरीथिंग इज नाउ अवेलेबल इन योर मोबाइल। तो इसका मतलब यह है कि अब मार्केट वेब से कहां आने शुरू हो गया, ऐप पे। एंड दैट अगेन एक मार्केट चेंज हुआ डिवाइस एप्लीकेशन का। यह मार्केट आया डिवाइस एप्लीकेशन का। और जब डिवाइस एप्लीकेशन का मार्केट आने वाला था, जावा ने बिल्कुल अपने आप को रेडी रखा था। अभी जावा यूज हो रही है वेब एप्लीकेशन के लिए, लेकिन क्यों? क्योंकि जावा में वो कॉन्सेप्ट अवेलेबल है जिससे आप एक वेबसाइट को डायनेमिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जावा ने अपने आप को स्टेबल किया मोबाइल पे भी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रॉइड। इफ यू नो व्हाट इज एंड्रॉइड, एंड्रॉइड इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ बेस्ड ऑन जावा फॉर मोबाइल एप्लीकेशन। तो यदि आपको लगता है कि यू वांट टू बिकम अ डिवाइस डेवलपर, तब भी जावा आपके लिए कंपलसरी है।
अगर आपको एंड्रॉइड डेवलपर बनना है तो एंड्रॉइड डेवलपर के लिए जावा सीखना कंपलसरी है बेटा। एंड्रॉइड का कोड जावा में ही लिखा जाता है। तो जावा ने अपने आप को केवल वेब पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखा, एंड्रॉइड पे जावा आज कितनी सक्सेस है इसका एग्जांपल आप खुद सोच लीजिए कि आज मार्केट में आप में से कितने लोग जो लेक्चर सुन रहे हैं, कितने लोगों के पास एंड्रॉइड और कितने लोगों के पास iOS है। नो डाउट, आई होप कि आप iOS भी यूज करते हैं, डोंट नो, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्रेफर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सक्सेस क्या है एंड्रॉइड की, और एंड्रॉइड डेवलपर अगर आपको बनना है तो यू विल बिकम अ जावा डेवलपर फर्स्ट। सबसे पहले आपको कोर जावा सीखना पड़ेगा। कैसे, वो अपन अपने एंड्रॉइड के लेक्चर में बात करेंगे। और अब इंटरनेट एक तीसरे एरिया में आ चुका है, एंड नाउ इट इज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नाउ यू कैन ऑपरेट द ऑब्जेक्ट, और यू कैन से दैट यू कैन ऑपरेट द होम डिवाइसेस विद एन इंटरनेट। अब आप अपने घर की चीजों को, डिवाइसेस को इंटरनेट से ऑपरेट कर सकते हैं। आप मोबाइल पे एक मैसेज करेंगे, अगर ऑफिस से निकल रहे हैं, एक मोबाइल पे मैसेज करिए, आपके घर का एसी चालू हो जाएगा। स्मार्ट होम, इसी को तो बोलते हैं स्मार्ट होम, क्योंकि अब धीरे 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 इंटरनेट जो है, आप पूरे घर को वेबकैम से कनेक्ट कर दीजिए और उसको अपने मोबाइल पे व्यू कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट IoT। ये IoT मार्केट में आया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और जावा ने अपने आप को यहां भी स्टेबल किया हुआ है। इसके बाद एक टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी मैं ये बोल सकता हूं कि जावा इज नॉट सुटेबल इन दैट एरिया राइट नाउ, बट वेरी सून जावा कम अप विद द AI कॉन्सेप्ट ऑल्सो। अभी भी जावा में AI एप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट हैं, बट वी कैन से दैट फॉर AI पाइथन इज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ, बिकॉज पाइथन ने, क्योंकि पाइथन के अपने वीक एरिया है। पाइथन इज नॉट सुटेबल टेक्नोलॉजी फॉर मोबाइल एप्लीकेशन। पाइथन मोबाइल के लिए सक्सेस है ही नहीं। और जावा का एक एरिया भी थोड़ा सा वीक है, लेकिन वेरी सून जावा कम अप विद दैट एरिया। मैं आपको बोल रहा हूं, इस वर्ड को ध्यान देना। जावा कितने एरिया में सक्सेस है। जावा कैन बी यूज फॉर कंसोल एप्लीकेशन। ठीक है, कंसोल मतलब जो आपने C++ में कंसोल एप्लीकेशन पढ़ी है, दैट इज पॉसिबल इन जावा ऑल्सो। जावा इज यूज्ड फॉर वेब एप्लीकेशन, जावा इज यूज्ड फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जावा इज यूज्ड फॉर मोबाइल एप्लीकेशन, जावा इज यूज्ड फॉर IoT एप्लीकेशन, जावा इज यूज्ड फॉर गेमिंग एप्लीकेशन, नेटवर्क एप्लीकेशन। ठीक है, हम अपने इस कोर्स में जिन मेन एरिया को कवर करेंगे वो होगा जावा में वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है, गेमिंग एप्लीकेशन, ठीक है, एंड समवॉट वी विल टॉक अबाउट IoT एप्लीकेशंस आल्सो। बट फॉर एंड्रॉइड देयर इज अ सेपरेट सीरीज आई एम गोइंग टू लॉन्च फॉर जावा फॉर मोबाइल, एंड दैट इज एन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। उसकी हम एक अलग सीरीज लॉन्च करेंगे, बट यस यू कैन फाइंड ईच एंड एवरीथिंग इन द वेबसाइट। और जितनी डिटेल आप चाहते हैं उतनी आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिटेल के कोर्स आपको मैं देने वाला हूं यहां पर। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि बॉस आप एक सक्सेसफुल जावा डेवलपर बने। केवल टाइम पास नहीं करना है, केवल क्या चाहिए आपको जावा में, क्या सीखना है, और इन सबके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको सीखना है, दैट इज जो मैं बार बार बात करता हूं, कोर जावा। मैं ये बोलता हूं बॉस, अगर किसी का कोर जावा स्ट्रांग है तो वो दुनिया में कहीं भी कुछ भी कर सकता है। आईटी इंडस्ट्री में आई एम टॉकिंग अबाउट। तो पहला फोकस हमारा कोर जावा पे होगा। बीइंग अ फ्रेशर, बीइंग अ बिगिनर, टॉप एमएनसीज इवन आपसे जो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछती हैं वो कोर जावा बेस्ड होते हैं। 90% क्वेश्चंस। एज अ फ्रेशर की बात कर रहा हूं, राइट? तो यहां पर हम एज अ फ्रेशर भी बात करेंगे, एज एन एक्सपीरियंस भी बात करेंगे। अगर आप में से कोई 2 साल 4 साल एक्सपीरियंस है, अलग टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हैं और आप जावा में आना चाह रहे हैं, बॉस डोंट वरी अबाउट दिस। आप शुरुआत करिए पढ़ना। मैं आपके लिए वो कॉन्सेप्ट भी लेके आऊंगा कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन इंटरव्यू फॉर एन एक्सपीरियंस पर्सन। जब आप 2 साल एक्सपीरियंस है लेकिन आपने टेक्नोलॉजी चेंज की है, तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होगी कंपनी की। तो ये सारे कॉन्सेप्ट की बात हम करेंगे, एंड आई होप ये इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट स्पेशली केवल हमने बात की शुरुआत से लेके अभी तक। देखिए, अब बात हम कर रहे थे यहां पे ये, ठीक है, केवल इतने टाइम से अभी हमने एक ही बात की है, वाई जावा, कि जावा क्यों लाई गई थी और जावा आप क्यों सीखने वाले हैं। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसपे हम बात करेंगे व्हाट इज जावा, कैसे डिफाइन करेंगे जावा को। कि अगर आपसे एक सिंगल लाइन में जावा की डेफिनेशन पूछी जाए तो हम ये बोलेंगे, जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ओपन सोर्स, फ्रीवेयर लैंग्वेज
तो यहां पर एक एक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, ओपन सोर्स का मतलब क्या है, फ्रीवेयर का मतलब क्या है। ओके कि जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ओपन सोर्स, फ्रीवेयर लैंग्वेज। ये एक सिंगल लाइन डेफिनेशन है, लेकिन इस सिंगल लाइन में पूरे ब्रह्मांड को कवर कर दिया है जावा ने। तो इस कोर जावा में हम यही छोटे छोटे से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे कि जावा ने हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या शानदार कॉन्सेप्ट दिए हैं। क्या है वो कॉन्सेप्ट? एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, सो व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग, इंटरफेस लाइक कलेक्शन फ्रेमवर्क, आईओ कॉन्सेप्ट, इन सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। और जब इन सारे कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे तो हम एटलीस्ट 4 से 5 प्रोजेक्ट केवल कोर जावा में बनाएंगे। ओनली कोर जावा में हम एटलीस्ट 4 to 5 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। और आप देखिए, मैं हमेशा एक बात करता हूं कि यदि आपको जावा में आगे जाना है तो मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, यू मस्ट बी वेरी मच एक्सपर्ट इन कोर जावा। यदि आपका कोर जावा क्लियर है तो उसके बाद तो बॉस आप जावा में किसी भी एरिया को कवर कर सकते हैं, क्योंकि जावा कितने एरिया में काम करता है यह भी अभी हम आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कोर जावा कवर करेंगे एंड देन सेकेंड स्टेप हम बात करेंगे एडवांस जावा। अब ये एडवांस जावा में क्या होगा, व्हाट इज एडवांस जावा? तो एडवांस जावा में हम कवर करने वाले हैं हाउ जावा इज यूज्ड एज अ वेब लैंग्वेज, कि वेब डेवलपमेंट में जावा का क्या रोल है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जावा का क्या रोल है। नो डाउट ये सारे वर्ड हो सकता है भी आपको एकदम नए लगेंगे कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होती है, वेब एप्लीकेशन क्या होती है। एक एक कॉन्सेप्ट को मैं कवर करने वाला हूं, टेंशन लेने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल आपको फोकस्ड होकर इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करना है। तो जिस दिन हम एडवांस जावा में आएंगे उस दिन हम बात करेंगे द कॉन्सेप्ट लाइक, एडवांस जावा में जो हम कवर करने वाले हैं, द कॉन्सेप्ट लाइक सर्वलेट, द कॉन्सेप्ट लाइक जेएसपी, द कॉन्सेप्ट लाइक सेशन मैनेजमेंट। और ये तो मैं मेजर टॉपिक की बात कर रहा हूं। सर्वलेट, तो टाइप्स ऑफ सर्वलेट क्या होती है, सर्वलेट, एचटीटीपी सर्वलेट, जेनेरिक सर्वलेट, ये सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। जेएसपी, जावा सर्वर पेजेस, व्हाट इज जेएसपी? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी फॉर वेब डेवलपमेंट इन जावा, जेएसपी। इसके अलावा हम बात करेंगे सेशन मैनेजमेंट की। मेरा यह मानना है कि यदि आप कोई भी डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, सो विदाउट सेशन मैनेजमेंट इट्स क्वाइट इंपॉसिबल दैट यू कैन कंप्लीट योर वेबसाइट। तो क्या होता है ये सेशन मैनेजमेंट? ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं एडवांस जावा। इसके अलावा हम बात करेंगे सर्वर, वेब सर्वर क्या होता है, व्हाट इज अ वेब सर्वर, टाइप्स ऑफ वेब सर्वर, ठीक है। इसके अलावा हम कवर करेंगे जेडीपीसी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जावा, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अगर आप जावा में वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, सो एटलीस्ट यू शुड नो द नॉलेज अबाउट HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ये हम कवर करेंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट। इसके बाद हम बात करेंगे जावा में अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लाइक स्विंग, AWT। ओके, AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट क्या होती है, स्विंग, ठीक। दिस टॉपिक इज फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन इन जावा, कि यदि आपको लगता है कि यू वांट टू डिजाइन अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन इन जावा एंड डोंट टेक एनी टेंशन इन योर माइंड कि सर ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होती है, सारी बातें, सारे कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। ओके, तो लेकिन क्या पढ़ने वाले हैं पहले एक बार उसको फोकस कर लें, ताकि आपके दिमाग में एक रोड मैप रेडी हो जाए कि इस टेक्नोलॉजी का हमारा रोड मैप क्या होगा, कि हम जावा को किस लेवल से शुरू करेंगे और कहां तक हमें पहुंचना है। यहां पर हम बात करेंगे इवेंट प्रोग्रामिंग की, व्हाट इज इवेंट प्रोग्रामिंग, इवेंट प्रोग्रामिंग क्या होती है, यह हम कवर करने वाले हैं। तो दिस आर द मेजर टॉपिक जो हम बात करेंगे, स्विंग्स, AWT, इवेंट प्रोग्रामिंग, कि हाउ टू डिजाइन अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन इन जावा। और मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि कौन कौन सी फेमस डेस्कटॉप एप्लीकेशंस ऑलरेडी मार्केट में हैं जो जावा में डेवलप्ड है। एडोब रीडर, VLC मीडिया प्लेयर, these are the applications जो जावा में डेवलप्ड हैं, these are the desktop application। जब हम वेब एप्लीकेशन की बात करेंगे तो हम उन टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे, उन टॉप मोस्ट वेबसाइट्स की बात करेंगे जो जावा में इन टेक्नोलॉजीज को लेकर डिजाइन हुई है, ठीक है। ये बात हुई कोर जावा की, सेकंड बात हुई एडवांस जावा की, एंड थर्ड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉर्पोरेट जावा। क्या अब जो हम बात करेंगे इसके बाद वो बात करेंगे कॉर्पोरेट जावा के बारे में। नाउ व्हाट इज दिस कॉर्पोरेट जावा? ये कॉर्पोरेट जावा क्या है, ठीक है। कॉर्पोरेट जावा इज ऑल अबाउट फ्रेमवर्क।
लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपको इन दो पड़ाव को पार करना पड़ेगा। नो वन कैन डायरेक्टली लर्न कॉर्पोरेट जावा। अगर आपको लगता है कि आपको जावा डेवलपर बनना है, अपने नाम के आगे जावा डेवलपर का टैग लगाना है, तो बस शुरू हो जाइए, कमर कस लीजिए और फिर देखिए आप कि उड़ान किस तरीके से भरेंगे हम जावा टेक्नोलॉजी में। और ये जो बात हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट जावा की, तो आपको जो मैं बता रहा था कि बॉस जब तक आप एडवांस जावा नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कॉर्पोरेट जावा की नीड समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि यहां पर हम बात करने वाले हैं फ्रेमवर्क लाइक स्प्रिंग, हाइबरनेट। तो हाइबरनेट क्या है? इट इज एन ORM टूल। अब ORM टूल क्या होता है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। हाइबरनेट रिप्लेस्ड JDBC। तो अब देखिए, अब स्टेटमेंट क्या बोलता है? हाइबरनेट ने JDBC को रिप्लेस किया है। तो यदि आप JDBC पढ़ोगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाउ हाइबरनेट रिप्लेस JDBC। ORM आर्किटेक्चर होता क्या है? स्प्रिंग इज एन MVC आर्किटेक्ट। स्प्रिंग फ्रेमवर्क फॉलोज MVC आर्किटेक्चर। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये MVC आर्किटेक्चर क्या होता है? ये सारे कॉन्सेप्ट को हम पढ़ के प्रोजेक्ट जब बनाएंगे और जब आप हार्डकोर कोडिंग करोगे, सर्वलेट को लेके, JSP को लेके, सेशन को लेके, तब जाके आपको इन फ्रेमवर्क की नीड समझ में आएगी, जो कि हम कॉर्पोरेट जावा में बात करने वाले हैं। कि कॉर्पोरेट जावा का जो कोर्स है हमारा, दैट कोर्स कवर्स स्प्रिंग। यहां पर हम बात करेंगे हाइबरनेट की, ओके, और सारे उन कॉन्सेप्ट को, और फिर वही प्रोजेक्ट आप देखिए शुरुआत कैसे करेंगे हम। जो एडवांस जावा में प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, JSP, सर्वलेट, सेशन को यूज करके, हार्डकोर कोडिंग करके, JDBC को यूज करके, हम उन्हीं प्रोजेक्ट्स को कन्वर्ट करेंगे स्प्रिंग हाइबरनेट में। और फिर आपको समझ में आएगा कि बॉस क्या होते हैं ये फ्रेमवर्क, जो हम बात कर रहे हैं कि फ्रेमवर्क, ओके, तो ये फ्रेमवर्क क्या होते हैं, फ्रेमवर्क किस तरीके से यूज होते हैं, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप एडवांस जावा में इन सारे कॉन्सेप्ट को लेके एटलीस्ट 5-10 प्रोजेक्ट बना लेंगे। तो ये हमारा रोड मैप होगा। लेकिन इसके अलावा हम जो कवर करने वाले हैं, जावा फॉर वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, जावा फॉर गेमिंग एप्लीकेशन। कि जावा गेमिंग एप्लीकेशन के लिए कहां रोल प्ले करती है, किस तरीके से हम जावा में गेमिंग एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, जावा फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट आप तब समझ पाएंगे जब आप इन 3 लेवल को क्रॉस करेंगे। क्योंकि आप देखिए, जावा इज द लैंग्वेज हु स्प्रेड देयर विंग्स इन मल्टीपल एरियाज। जावा एक एरिया में स्टेबल नहीं है। यदि हम बात करें, ठीक है, मैं इसको आगे बहुत डिटेल में बात करने वाला हूं, लेकिन शुरुआत में आपको एक बार मुझे जावा के पावर को समझाना है कि बॉस जो टेक्नोलॉजी आप पढ़ने जा रहे हैं, पहले उसके पावर को समझिए कि क्या फ्यूचर आपको जावा में मिलने वाला है, किस तरीके के जॉब्स आपको जावा में आगे ऑफर होंगे, क्या पैकेज होगा, बियॉन्ड ऑफ एक्सपेक्टेशंस आपके पैकेज जावा में होंगे, यदि आप मेरे रोड मैप को फॉलो कर लेंगे। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपको समझा रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस्ड है। जैसा मैंने आपको बताया कि बॉस मोर देन 20,000 स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड इन, दे आर वर्किंग इन टॉप MNCs। मतलब ऐसी कोई कंपनी नहीं है वर्ल्ड में जहां पर पढ़ाए हुए बच्चे जॉब नहीं कर रहे हैं, और नेक्स्ट नंबर आपका ही है, ये श्योरिटी मान के चलिए आप। तो ये एक्सपीरियंस है मेरा, इसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं इतनी कॉन्फिडेंटली आपसे बात कर रहा हूं कि जो कवर होने वाला है बॉस, इसकी क्या नीड है मार्केट में, शायद आप नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूं कि हाउ जावा डेवलपर, हाउ मच द रिक्वायरमेंट ऑफ जावा डेवलपर इन द IT इंडस्ट्री, और किस लेवल पे जावा डेवलपर की रिक्वायरमेंट है। और अगर आपको नहीं यकीन है तो बॉस मेरे पे यकीन नहीं करते हैं, गूगल पे तो करते हैं, सर्च करिए कि जावा डेवलपर की क्या नीड है मार्केट में, क्या है ये फ्रेमवर्क्स जिनकी मैं बात अभी कर रहा हूं, कोर जावा, एडवांस जावा, कॉर्पोरेट जावा। यदि आप इन 3 एरियाज को कवर कर लेंगे, नथिंग इज इम्पॉसिबल देन आफ्टर। बॉस इसके बाद तो आप बताइए कि आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है आपको, क्योंकि आप देखिए अभी तो बहुत मैं टेक्निकली बात ही नहीं कर रहा हूं। यहां पर आप बड़े कंफ्यूजन में कई बार आते हैं बच्चे कि सर एक कॉन्सेप्ट हमने सुना है J2AC, ठीक है, कई बार बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर ये सब क्या है। आप बोलते हो जावा, कोई बोलता है J2AC, कोई बोलता है J2EE, ठीक है, कहीं हमने सुना है J2ME। तो ये सब क्या है, व्हाट इज दिस J2EE, J2ME, J2AC, जावा? तो इन सब के बारे में भी बात करेंगे। J2AC जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन, J2EE जावा टू एंटरप्राइज एडिशन, J2ME जावा टू माइक्रो एडिशन और मोबाइल एडिशन।
तो ये सब क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस पूरे कोर्स में। हम जावा के किसी भी टॉपिक को मिस नहीं करेंगे, लेकिन ये आप ध्यान में रख के चलिए कि जावा इज अ वेरी वास्ट टेक्नोलॉजी। तो थोड़ा सा समय लेंगे हम चीजों को कवर करने में। जावा एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो समुद्र है, और बेटा मोती निकालने के लिए समुद्र में कूदना पड़ता है, मोती किनारे पे नहीं आते हैं। तो यदि आपको जावा के मोती निकालने हैं तो बस डाइव लगानी है, और इस डाइव के लिए रेडी रहना है। आज बात होगी इतिहास के बारे में, जावा के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री ऑफ जावा के बारे में, जहां पर आज हम बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं कि जावा कब डेवलप हुई थी, व्हाई इट इज कॉल्ड जावा लैंग्वेज एंड विच इज द कंपनी ऑनर बाय द जावा। जावा किस कंपनी का प्रोडक्ट है, कब डेवलप हुई थी, कहां पे डेवलप हुई थी, किसने डेवलप की थी, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आज हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं यहां से। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। जावा डेवलप्ड इन 1995, है ना। इस एक एक कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। जावा का जो इनिशियल डेवलपमेंट शुरू हुआ था वो हुआ था 1990s में। और जब देखिए कोई भी कंपनी में जब कोई प्रोजेक्ट, एक्चुअली जावा इज अ प्रोजेक्ट फॉर द कंपनी, राइट। तो जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो इस प्रोजेक्ट को बोला गया था ग्रीन प्रोजेक्ट, दैट इज बेसिकली कॉल्ड ग्रीन प्रोजेक्ट, राइट। कि अगर कंपनी से पूछा जाए बॉस आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो दैट इज अ ग्रीन प्रोजेक्ट। जावा नाम तो बड़े बाद में रखा गया, राइट। और यहां पर आप देखिए आज अगर हम जावा की बात करें तो जावा इज वेरी मच सक्सेस इन डिफरेंट एरियाज, जो कि हमें बड़ा सेटिस्फेक्शन देता है कि बहुत जावा में हमारा फ्यूचर जो है वो बड़ा शानदार ब्राइट होने वाला है। क्योंकि आज जावा मोबाइल एप्लीकेशन में सक्सेस है, इंटरनेट एप्लीकेशंस में सक्सेस है, ई कॉमर्स एप्लीकेशंस में सक्सेस है, गेमिंग एप्लीकेशन में सक्सेस है, एम्बेडेड सिस्टम में सक्सेस है। लेकिन जब इसकी थॉट प्रोसेस ली गई थी, जब ये ग्रीन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तो उस समय जावा के बारे में इतना नहीं सोचा था कि ये लैंग्वेज को आगे इतने लेवल तक एक्सपांड किया जाएगा। इनिशियली इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था जिसका नाम भी जावा नहीं था, ग्रीन प्रोजेक्ट के नाम से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए। अब क्वेश्चन आता है सर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब क्या। आज आप बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट देखते हैं जहां पर आपको कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट दिखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बॉस रिमोट एप्लीकेशन, कि यदि मैं यहां पर हूं और अगर मैं रिमोट से अपने एसी को ऑन कर रहा हूं, मैं रिमोट से अपने टीवी को ऑन कर रहा हूं, रिमोट के अलावा अगर टीवी की बात करें तो सेटअप बॉक्स, कि आज अगर हम देखते हैं कि अगर आप किसी भी कंपनी के इंटरनेट कनेक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं तो यू हैव टू यूज, या टीवी एक्सेस करना चाहते हैं तो यू हैव टू यूज अ सेटअप बॉक्स। तो यहां पर आप थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लेके देखिए कि ये सेटअप बॉक्स, ये जो आपका रिमोट एप्लीकेशन है, कहीं ना कहीं ये भी प्रोग्रामिंग से ही रन होता है ना। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, तो बॉस ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आप क्या है, इट्स अ कंप्लीटली प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके के प्रोडक्ट का थॉट लिया गया था कि बॉस इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने हैं, राइट। और यहां से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी फॉर मेनली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। और जब ये सक्सेस हुआ, जब ये बना, तो एक्चुअली इसका नाम रखा गया था ओक लैंग्वेज। तो आप देखिए यहां पर हम दो तरीके की प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की आज मैं बात करने वाला हूं, सुनना ध्यान से, राइट। इनिशियली इस लैंग्वेज का नाम था ओक लैंग्वेज। ओक एक्चुअली क्या है, इट इज अ ट्री। ये कई कंट्रीज का नेशनल ट्री है, लाइक यूएस ट्री है, यूएस में, जर्मनी में, दिस इज द नेशनल ट्री, राइट, ओक ट्री। तो उसी ट्री के नाम पे इस ट्री का नाम, इस लैंग्वेज का नाम रखा गया था ओक लैंग्वेज। इनिशियली द प्रोजेक्ट वाज कॉल्ड ग्रीन प्रोजेक्ट, मतलब जब प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी तो इसको ग्रीन प्रोजेक्ट नाम दिया गया था और ग्रीन से ही रिलेटेड नाम रखा गया ओक, राइट। और अब आप समझिए जो मेजर कॉन्सेप्ट यहां पर हम बात कर रहे हैं कि बॉस एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी, सुनना ध्यान से, एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी उस समय, जैसे मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जिसको चलने के लिए किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत ना पड़े। आई डोंट रिक्वायर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन द आउटपुट ऑफ दिस लैंग्वेज। मतलब मुझे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में बने हुए प्रोडक्ट को चलाने के लिए किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट ना हो। तो आप देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है क्या, कि जब आप टीवी चालू करते हैं तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, उसके बाद टीवी ऑन होता है? नो। जब आप वॉशिंग मशीन ऑन करते हैं तो पहले वॉशिंग मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, उसके बाद आपकी वॉशिंग मशीन शुरू होती है? नो। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट को जो इनिशियली डेवलप किया गया था, दैट वाज द लैंग्वेज कॉल्ड ओक लैंग्वेज। ये शुरुआत हुई थी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की ओक लैंग्वेज के साथ।
तो इनिशियली इस लैंग्वेज को सोचा गया था इस तरीके के प्रोडक्ट के लिए, जो कि 1990 से शुरू हुआ था, 91 में ये डेवलप हुआ था। लेकिन उसके बाद ये थॉट प्रोसेस आई कि बॉस, जब एक लैंग्वेज ऐसी बन सकती है जो कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने आउटपुट को डिस्प्ले कर सकती है, तो क्या यह पॉसिबल है कि एक ऐसी लैंग्वेज को डेवलप किया जाए जो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपने आउटपुट को उसी फॉर्मेट में शो करे जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये डेवलप्ड हुई है? क्योंकि उस समय जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस थी लाइक C++, उनके साथ इश्यू ये था, या इश्यू नहीं बोल सकते, उन लैंग्वेज की अपनी ये प्रॉपर्टी थी कि यदि मैं C का प्रोग्राम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाता हूं, सो आई कैन नॉट रन द EXE ऑफ दैट लैंग्वेज इनटू एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहां रिक्वायरमेंट थी कि बॉस, इंटरनेट के लिए एक लैंग्वेज चाहिए जिसका प्रोग्राम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंडिपेंडेंटली काम कर सके, क्योंकि ये लैंग्वेज बन चुकी थी, ओक आ चुकी थी, लेकिन ओक का अपना थॉट था। ओक आया था इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए, और अब जो थॉट है वो दूसरा है। देखो आप दोनों में डिफरेंस समझना। एक ऐसी लैंग्वेज जिसको चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, और अब बात हो रही है एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जिसको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करना है। और जब ये थॉट प्रोसेस आया कि अब एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो इंटरनेट के लिए चाहिए, जो इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए, तो यहां से थॉट शुरू हुआ जावा का, राइट। और जब ये लैंग्वेज बनी तो अब बात आई इसका नाम क्या रखा जाए, राइट। देखिए आप, अभी हम पहले थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में आते हैं। लैंग्वेज बनी, डेवलप हुई, इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए यूज भी हुई। एप्लेट वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन जिसने एक स्टैटिक वेब एप्लीकेशन को डायनेमिक में कन्वर्ट किया। लेकिन मेजर क्वेश्चन ये है कि सर इसे जावा क्यों बोला गया? Why this language is called a Java language, right? ये सबसे मेजर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनिशियली इस लैंग्वेज का नाम क्या था मैंने आपको बताया। इनिशियली दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड ओक लैंग्वेज, राइट। लेकिन इसको जब ओक लैंग्वेज इसका नाम था जब तक इसको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया गया था। लेकिन जब इस लैंग्वेज को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाया गया, राइट, तो इसी लैंग्वेज के फर्दर नाम पे काफी डिस्कशन हुआ। और यहां पर चाहिए था एक ऐसा नाम, ठीक है, जो कि हम बात कर रहे हैं, व्हाई जावा इज कॉल्ड जावा, व्हाई दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड जावा लैंग्वेज, व्हाई द नेम इज जावा, यू कैन से दैट, कि इस लैंग्वेज को जावा क्यों बोला गया, राइट। तो आप पहले ये सोचिए जावा क्या है एक्चुअली। जावा इज वन ऑफ द आइसलैंड इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एक आइसलैंड है, जावा आइसलैंड, राइट। तो आप इस आइसलैंड का नाम जावा है सर, टेक्नोलॉजी का नाम जावा है, कहां पे कॉम्बिनेशन किस तरीके से सेट हुआ था। आप देखिए, किसी भी लैंग्वेज के नाम की हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो आपको बड़ा फनी लगेगा कि इस लैंग्वेज का नाम ऐसा क्यों रखा गया। लाइक चलिए मैं जावा पे तो अभी आता हूं, लेकिन व्हाई पाइथन इज कॉल्ड पाइथन। तो पाइथन को पाइथन बोलने के पीछे रीजन क्या है? देयर वाज अ टीवी सीरियल शो कॉल्ड मोंटी पाइथन सर्कस, और उनके डेवलपर जिसने ये डेवलप किया उसका बड़ा फेवरेट टीवी सीरियल शो था, तो टीवी सीरियल के नाम पे टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया पाइथन। ऐसा ही कुछ जावा के साथ भी है। देखिए अब जावा का पहली बात कोई फुल फॉर्म नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। द मीनिंग ऑफ जावा एक्चुअली एक कॉफी का नाम है जावा। इंडोनेशिया में द फर्स्ट एक्सप्रो कॉफी जो है वो इस नाम से जानी जाती है, जावा कॉफी। तो उसी के नाम पे इस लैंग्वेज का नाम रखा गया है जावा लैंग्वेज। क्योंकि जो डेवलपर्स हैं उनका थॉट ये था कि बॉस इस लैंग्वेज का नाम कुछ रिफ्रेशिंग होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए जो कि रिफ्रेश करे माइंड को, राइट। तो इस थॉट से इस लैंग्वेज का नाम रखा गया जावा लैंग्वेज। तो एक्चुअली जावा इज द नेम ऑफ वन ऑफ द आइसलैंड इन इंडोनेशिया, और जावा जो है एक्चुअली कॉफी के नाम से भी जाना जाता है वहां पे। तो इसीलिए उस टेक्नोलॉजी को उस आइसलैंड के नाम पे, उस कॉफी के नाम पे रखा गया जावा, और इसका सिंबल भी कॉफी का कप है। और मैक्सिमम लैंग्वेज के नाम आप देखोगे तो कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, और इन सबके पीछे द मेन बिहाइंड दिस टेक्नोलॉजी इज व्हाट, ठीक है, द मेन बिहाइंड दिस टेक्नोलॉजी की किसने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है, तो मेन पर्सन बिहाइंड दिस टेक्नोलॉजी इज जेम्स गोसलिन एंड इट्स टीम। वो हमेशा अपनी टीम को भी उतना ही क्रेडिट देते हैं, ठीक है। तो जेम्स गोसलिन एंड इट्स टीम डिजाइन दिस लैंग्वेज इन 1995, और जो सबसे पहली डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनी थी जिसने HTML के साथ जावा के प्रोग्राम को रन करके मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपने रिजल्ट्स को डिस्प्ले किया, वो था 1995 में। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बॉस इनिशियली ये लैंग्वेज जब डेवलप की गई थी तो ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए डिजाइन की गई थी, लाइक सेटअप बॉक्स, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स,
तो आप देखते हैं ना, यहां पर कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो थॉट ही ये था कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसके प्रोग्राम को चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत ही ना हो, एंड दैट वाज कॉल्ड एन ओक लैंग्वेज। लेकिन बाद में यह थॉट आया कि अब वो लैंग्वेज चाहिए जिसको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन किया जा सके, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजी आई जावा। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड जावा, आई थॉट कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो जेम्स गोस्लिन एंड इट्स टीम डिजाइन दिस लैंग्वेज फॉर द कंपनी कॉल्ड सन माइक्रोसिस्टम। इस लैंग्वेज को डिजाइन किया गया था जिस कंपनी के लिए, वो थी सन माइक्रोसिस्टम, बट लेटर ऑन ओरेकल टेक ओवर दिस कंपनी एंड नाउ इट इज अ सब्सिडियरी ऑफ ओरेकल कंपनी। तो नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ ओरेकल कॉर्पोरेशन। तो आज हम जावा को बोलते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ द ओरेकल कॉर्पोरेशन। और आप देखिए डिफरेंस भी कहां से दिखेगा आपको। जावा के जो सर्टिफिकेशन पहले होते थे, राइट, कि जावा जब जावा मार्केट में आई थी तो जावा के अपने कुछ सर्टिफिकेशन होते थे जिनका नाम था एसीजीपी, सन सर्टिफाइड जावा प्रोफेशनल, राइट, एससीजेपी। और आज उसी सर्टिफिकेशन को जाना जाता है ओसीजेपी के नाम से, ओरेकल सर्टिफाइड जावा प्रोफेशनल। व्हाई? बिकॉज नाउ ओरेकल टेक ओवर दिस सन सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम। तो यहां पर आप देखिए कि कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बॉस, हिस्ट्री क्या बोलती है कि जावा 95 में डेवलप हुई थी। इनिशियली जब इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था तो थॉट प्रोसेस अलग था, लेकिन लेटर ऑन जब इसको जावा थॉट से सोचा गया, इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए सोचा गया, तो कहां से चीजों को बदला गया। और डेवलप्ड बाय जेम्स गोस्लिन एंड इट्स टीम 95 में। सन माइक्रोसिस्टम वाज द इनिशियल नेम ऑफ द कंपनी, बट नाउ इट इज एन ओरेकल कॉर्पोरेशन। तो ये है जावा का एक छोटा सा इतिहास जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की है। एंड आई होप कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया है। कुछ समझने जैसा इसमें कोई लॉजिक नहीं है, केवल आपको यह पता होना चाहिए कि जिस टेक्नोलॉजी को आप शुरू करने जा रहे हैं उसकी हिस्ट्री क्या है, वो किसने बनाई थी, कब बनी थी, किस कंपनी का प्रोडक्ट है, ये सारी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई द रीजन कि आज हमने इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे ब्रीफली बात की है। लेकिन नाउ अडेज अगर हम बात करें तो बहुत जावा जहां से शुरू हुई थी वहां से काफी आगे निकल चुकी है। नाउ अडेज जावा इज यूज्ड फॉर मल्टीपल एरियाज। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया है, और यदि समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए अभी इस कोर्स में, क्योंकि ये तो इतिहास है, भविष्य तो अभी आने वाला है। ये तो फ्यूचर की तो बात अभी हम करने वाले हैं बॉस, की जावा में क्या फ्यूचर्स हमें मिलने वाले हैं, किस तरीके की जॉब ऑफर्स हमें होंगी, जावा डेवलपर किस एरिया में अपने करियर को सक्सेसफुली स्टेबल कर सकते हैं। तो ये हिस्ट्री था, प्रेजेंट होगा और बाद में हम फ्यूचर की बात करेंगे। बात करेंगे हम जावा फीचर्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा के बारे में, अल्टीमेटली देखें तो पावर ऑफ जावा के बारे में, कि आज अगर जावा मार्केट में एग्जिस्ट है, सक्सेस है, तो उसके पीछे क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या रीजन है, क्या फीचर्स को लेके जावा मार्केट में आई थी और आज कितने फीचर और एड ऑन हो गए हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे आज। तो वन बाय वन शुरुआत करते हैं। यहां पर आप देखिए कुछ फीचर्स, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स मेरे अटेंड किए हैं और अगर आपने जहां मैंने व्हाट इज जावा के बारे में समझाया था, तो बहुत इनिशियली, बहुत सारे तो नहीं लेकिन इनिशियली 3 से 4 फीचर आपको वही मिलेंगे जो मैंने वहां पर भी डिस्कस किए थे। ओके, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावा इज इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए अच्छा, आज अगर अपन बात करें ना, जैसे मैंने पहले भी कई बार ये बात बोली है कि अगर आज किसी लैंग्वेज को सक्सेस होना है मार्केट में, तो उस लैंग्वेज का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना कंपलसरी है। A language is only success in the market when it is object oriented। और जावा के बारे में मैं शुरुआत से आपसे एक बात बोलता हूं कि जावा is not support object oriented, जावा is a based on object oriented concept। जावा की पूरी हेरारकी जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है। हम बोलते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ जावा इज बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस, राइट। तो जावा इज completely an object oriented programming language, but yes, we cannot say that it is a purely object oriented programming language। reason मैंने आपको बताया था कि Java uses primitive data type to store the data, and once the language uses primitive data type, it is not a purely object oriented programming language। although हम ये जरूर कहते हैं कि Java डेटा स्टोरेज के लिए primitive data type भी यूज करता है और ऑब्जेक्ट भी यूज करता है। मतलब there is a concept in Java called wrapper classes। but अगर हम बात करें प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, तो एक लैंग्वेज को प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तभी कहा जाता है व्हेन इट फॉलोज ऑल द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एंड सेकंड इट यूज ओनली ऑब्जेक्ट टू स्टोर द डेटा।
But Java uses primitive data type, so yet it is not a purely object oriented, but the structure of Java is based on object oriented concept. मैंने ये बात पहले भी आपको बोली है कि बॉस, यदि आप जावा पढ़ने के पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को नहीं समझेंगे तो वी आर नॉट एबल टू राइट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड इन जावा। और ये आपको उस दिन रियलाइज होगा जिस दिन हम डे 1 पे जावा का फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे। तो यदि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को अटेंड किए हैं तो वहां मैंने आपको बहुत डिटेल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट समझाए हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावा। इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। सेकेंड फीचर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। Because the program of Java is not dependent on any operating system, and that is what the unique feature of Java. This is what the reason why Java came in the market. क्योंकि यहां रिक्वायरमेंट थी उस समय जब लैंग्वेजेस थे लाइक C++, बट दे आर ऑल आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। तो उस समय यह रिक्वायरमेंट थी कि बॉस एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जिसके कंपाइल्ड कोड को मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन किया जा सके फॉर डायनेमिक वेब एप्लीकेशन, एंड दैट्स व्हाई जावा केम इन द मार्केट। और इसी कारण से आज हम बोलते हैं जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। गॉट इट। तो जावा के प्रोग्राम को किसी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। यू कैन रन द जावा प्रोग्राम, यू कैन रन द जावा कंपाइल्ड कोड इन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट इज व्हाट अनदर यूनिक फीचर ऑफ जावा। इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इट इज अ फ्रीवेयर। फ्रीवेयर का मतलब यह होता है बॉस, देयर इज नो नीड टू परचेस एनी लाइसेंस सॉफ्टवेयर टू इंस्टॉल जावा इन योर मशीन। कि जावा, अगर आज आपको लगता है कि आपको जावा की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है, सो इट टेक्स हार्डली 10 मिनट्स एंड योर लैपटॉप इज रेडी फॉर जावा एप्लीकेशन। आप सीधे जाइए ओरेकल की वेबसाइट पे, वहां से जावा के जो भी रिक्वायर्ड वर्जन है उसके सेटअप को डाउनलोड करिए, रन करिए, एंड जावा इज इंस्टॉल्ड इन योर मशीन। इट्स अ फ्रीवेयर, देयर इज नो नीड टू परचेस द जावा सॉफ्टवेयर। हाँ, ये अलग बात है कि आप जावा में जिस दिन काम करोगे, जिस दिन जावा डेवलपर बन जाएंगे, उस दिन आप अपने सॉफ्टवेयर को बिल्कुल सेल आउट कर सकते हैं, दैट इज योर विश। लेकिन जावा डेवलपर ने जावा लैंग्वेज को फ्रीली अवेलेबल किया है। ओके, सो दैट्स व्हाई द रीजन हम बोलते हैं जावा इज अ फ्रीवेयर। ओपन सोर्स, अनदर मेजर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावा, ओपन सोर्स। जावा इज एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। ओपन सोर्स का मतलब हमने हालांकि पहले भी डिस्कस किया, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको ओपन सोर्स का मीनिंग समझाता हूं। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि बॉस डेवलपर ने जावा को डेवलप करने के लिए जितना भी कोड लिखा है, जितना भी सोर्स कोड लिखा है, दैट ऑल सोर्स कोड इज ओपनली अवेलेबल। मतलब जावा में आज जितनी भी क्लासेस हैं, जावा में जितने भी इंटरफेसेस हैं, जितने भी एपीआईज हैं, अगर आप उनके सोर्स कोड को देखना चाहते हैं तो इट इज ओपनली अवेलेबल। लेकिन हमने बात भी की थी इसके बारे में कि व्हाई द कंपनी गिवन देयर सोर्स कोड ओपनली, क्योंकि ये होती है, ये रीजन क्या है इसका। तो कोई भी लैंग्वेज अगर आपको ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी देती है तो उसका एक ही रीजन है, फॉर दैट कम्युनिटी पीपल, कि जावा की अपनी एक कम्युनिटी है और उन कम्युनिटी पीपल्स के लिए ये टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स है, ताकि वो इस ओपन सोर्स को यूज करके जावा को कुछ अपग्रेडेशन के नए सजेशंस दे सके। सो दैट्स व्हाई द रीजन कि दिस इज द ओपन सोर्स लैंग्वेज। गॉट इट। नेक्स्ट एंड अनदर मेजर इंपॉर्टेंट फीचर, सिक्योर। अगर हम जावा को कंपेयर करें प्रीवियस लैंग्वेजेस से, तो जावा इज मच सिक्योर देन द प्रीवियस लैंग्वेजेस, राइट। और सिक्योरिटी ही जावा का एक ऐसा कारण है जिसके कारण आज जावा मेनली यूज होती है इंटरप्राइज एप्लीकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशंस में, ई कॉमर्स एप्लीकेशन में, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर लैंग्वेज। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर लैंग्वेज। अब यहां पर आप देखो, सिक्योरिटी के टेक्निकल रीजन मैं आपको आगे बताता हूं, क्योंकि देखिए अभी हम बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हैं। अगर मैं भी बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड को यूज करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हम एटलीस्ट जावा के 5-6 प्रोग्राम जब लिख लेंगे, तब मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, जावा एज अ सिक्योर लैंग्वेज। सपोज दिस इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जब C++ का कोड कंपाइल होता है, ठीक है, सो दैट इज डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। So security मतलब जावा कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। ये एक मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि बॉस ये वो लैंग्वेज है जिसमें लेवल आप समझिए कि जावा एप्लीकेशन कितने लेवल पे क्रॉस हो रहा है। जावा से एप्लीकेशन JRE में रन हो रही है, देन JRE इंटरेक्शन कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, while in C++ और प्रीवियस लैंग्वेजेस कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक रीजन है। देयर आर लॉट ऑफ मेजर थिंग्स जो कि जावा को सिक्योर बनाता है, बट डोंट वरी, अभी आप केवल फीचर्स को समझिए, जावा सिक्योर कैसे है
मैं आपको पूरा डिटेल पोस्टमार्टम करके इस टॉपिक के बारे में बता दूंगा, नॉट टू वरीड अबाउट दिस। लेकिन अभी फिलहाल आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया कि यदि सिक्योरिटी की बात की जाए तो जावा इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर लैंग्वेज। हम बोलते हैं, अगर मैं मेरे व्यू से बात करूं, सो वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स, वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर लैंग्वेज जावा, एंड वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर डेटाबेस ओरेकल। अनदर मेजर फीचर ऑफ जावा, जावा इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल का मतलब, आप देखिए, पोर्टेबिलिटी का मतलब यह होता है कि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा सके। जैसे पुराने जमाने में कभी आपने सुना पोर्टेबल टीवी हुआ करते थे, अब तो टीवी की साइज भी बड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है यू कैन इजीली कैरी वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और यही जावा का एक और इंपॉर्टेंट फीचर है, इट इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल लैंग्वेज का मतलब यह है कि बॉस जावा की एप्लीकेशन अगर आप देखें तो मैंने आपको बोला था जब हम जावा का सोर्स कोड लिखते हैं तो वो .java फाइल होती है, लेकिन जब हम इसको कंपाइल करते हैं तो आफ्टर कंपाइलेशन इट क्रिएट्स अ .class फाइल, है ना। जो बाइट कोड होता है वो .class फाइल होती है, और इस बाइट कोड को .class फाइल को इजीली वी कैन पोर्टेबल इन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। कि अगर मान लो ये ऑपरेटिंग सिस्टम 1 है, सपोज ये विंडोज है, ओके, सपोज ये मैक ओएस है, सपोज ये लिनक्स है, ठीक है, तो यू कैन इजीली रन दिस बाइट कोड इन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली देखा जाए तो ये फीचर ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी है, लेकिन बाइट कोड को आसानी से अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे पोर्ट किया जा सकता है। यू कैन पोर्ट इट इजीली इन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड दैट्स व्हाई द रीजन वी से दैट जावा इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज। गॉट इट? तो ये एक जावा का इंपॉर्टेंट फीचर है कि जावा इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज। ओके, बात करते हैं इसके कुछ और इंपॉर्टेंट आगे फीचर्स के बारे में। See this one, the next feature of Java, it is a multi-threaded language. Java is a multi-threaded language. Multi-threading का मतलब होता है, आपने multitasking अगर सुना है तो आप multi-threading को थोड़ा सा भी समझ पाएंगे। Actually, multi-threading is a part of multitasking. जब आगे इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि multitasking दो तरीके से होती है, एक प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग और एक थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। और जो थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग होती है वही मल्टी-थ्रेडिंग कहलाती है। Got it? तो मल्टीटास्किंग का मतलब होता है यू कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम। अगर आप एक ही टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, सो दैट इज अ मल्टीटास्किंग। जैसे हम बोलते हैं विंडोज इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? तो मल्टी-थ्रेडिंग का मतलब यह है कि इट इज पॉसिबल इन जावा दैट अगर आपके पास, देखिए आप, अगर हम C++ की बात करें, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूं आपको। C++ में अगर मान लो मेरे पास 3 फंक्शन है ना, ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है, ठीक है, और ये फंक्शन 3 है। ये C का कोड है या C++ का कोड है, सपोज C++ है तो हम इसको मेथड भी बोल सकते हैं, राइट? और ये तीनों अनरिलेवेंट है, तीनों का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि मैं C और C++ में इन तीनों फंक्शन को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकूं? मतलब मैं चाहता हूं कि बॉस ये तीनों फंक्शन साइमल्टेनियसली चले, पहले ये, फिर थोड़ी देर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। नॉट पॉसिबल। In C and C++, it is not possible that you can run multiple code simultaneously, multiple unrelevant code. Relevant code की बात नहीं हो रही है, unrelevant code. अगर ये तीनों unrelevant है, तो तीनों साथ में execute कर सकते हैं। Why? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन C++ में क्या होता है, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो पहले एक फंक्शन अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है, जब वो कंप्लीट होता है तो फिर दूसरा फंक्शन स्टार्ट होता है, जब वो कंप्लीट होता है तो फिर तीसरा फंक्शन स्टार्ट होता है। मतलब 1 by 1 एक एक फंक्शन एग्जीक्यूशन करता है। जबकि जावा इज अ लैंग्वेज हु प्रोवाइड दिस फीचर दैट यू कैन रन मल्टीपल कोड साइमल्टेनियसली। बस इतना है कि वहां पर आपको इसको थ्रेड बनाना पड़ेगा। कि यदि मैं बोलता हूं ये थ्रेड 1 है, ये थ्रेड 2 है और ये थ्रेड 3 है, ठीक है, तो आई कैन रन दिस 3 थ्रेड साइमल्टेनियसली। मैं तीनों थ्रेड को साइमल्टेनियसली रन कर सकता हूं। एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ जावा, दैट इज इट इज मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज। जिस दिन इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे मैं आपको इसके एडवांटेजेस बहुत डिटेल में बताने वाला हूं कि मल्टी थ्रेडिंग एग्जैक्टली क्या होती है और किस तरीके से हम इसको अचीव करेंगे। बट यस, राइट नाउ जस्ट aware with the feature that Java is having this feature कि Java is a multi-threaded language, so that it is possible that in the same time हम एक से ज्यादा unrelevant code को run कर सकते हैं, while in C++ it is not possible, right? Then come to the next, robust.
अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावा, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोबस्ट? रोबस्ट का मतलब होता है, अगर हम इसको इंग्लिश के टर्म में सोचें तो रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत। तो जावा इज अ रोबस्ट लैंग्वेज, मतलब इतनी आसानी से जावा का प्रोग्राम टूटने वाला नहीं है। कहने का मतलब यह है देयर आर लॉट ऑफ रीजन कि जावा को हम बोलते हैं इट इज अ रोबस्ट लैंग्वेज, और इसका सबसे बड़ा रीजन है जावा सपोर्ट्स रन टाइम एक्सेप्शन हैंडलिंग, कि जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग का सपोर्ट है। इन जावा वी कैन हैंडल द एरर एट रन टाइम, मतलब कंपाइल टाइम पे तो हर लैंग्वेज एरर हैंडल करती है, बट इट इज पॉसिबल इन जावा दैट वी कैन मैनेज द एरर एट रन टाइम ऑल्सो। प्रोग्राम रन टाइम पे जब चलता है तो एरर रन टाइम पे भी मल्टीपल टाइम आती है, मतलब कंपाइल टाइम एरर तो है ही, लेकिन रन टाइम पे जब यूजर ने डेटा एंटर किया है तो उस समय भी तो एरर आने के चांसेस है ना। तो यदि कोई एरर रन टाइम पे आती है तो जैसे मैंने आपको बताया इट इज कॉल्ड एन एक्सेप्शन, एंड इन जावा वी कैन हैंडल द एक्सेप्शन, मतलब कोई भी रन टाइम एरर अगर जावा में आती है तो इट इज इजीली मैनेजेबल, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन दैट वी कैन से दैट जावा इज अ रोबस्ट लैंग्वेज। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर, ये तो हमने पहले भी कई बार बात की है कि जावा इज अ वर्सेटाइल लैंग्वेज, इट इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज, इट इज नॉट बाउंडेड टू वन एरिया। Once you complete your core Java, so there are multiple lines open for you. इसलिए पहला फोकस अभी केवल कोर जावा पे करना है, राइट? अगर आप अपना कोर जावा कंप्लीट कर लेते हैं, सो दैट आफ्टर यू कैन गो विद द मोबाइल एप्लीकेशन। आप एंड्रॉइड में चले जाइए वेब डेवलपमेंट, आप चले जाइए वेब डेवलपमेंट में J2EE इंटरप्राइज एप्लीकेशंस। यू कैन आल्सो यूज जावा फॉर गेमिंग एप्लीकेशन, जावा यूज फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, स्विंग्स, AWT, जावा FX। अगर आपको लगता है कि यू वांट टू डिजाइन अ desktop application, so go with the desktop this one IoT applications, internet of things, Java is success in such kind of an application, embedded application, right? Enterprise application, like अगर आप e-commerce based कोई application बना रहे हैं, ठीक है, so Java is success in that area also. So बहुत multiple areas हैं Java जहां stable है, success है। तो आप समझिए कि आप अगर जिस लैंग्वेज को आप पढ़ रहे हैं, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जिस लैंग्वेज को आप पढ़ रहे हो पहले उसके पावर को समझो कि बॉस क्या है ये लैंग्वेज, और मैं आपको वही समझा रहा हूं कि बॉस इस लैंग्वेज को चूज अगर आपने किया है तो एटलीस्ट यू शुड नो कि व्हाट काइंड ऑफ करियर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू इन द फ्यूचर, व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ दिस लैंग्वेज। गॉट इट? सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट वी कैन से दैट जावा यूज्ड फॉर Java used in multiple areas like mobile, web, gaming, desktop, IoT, enterprise, and there are so many applications. Okay, simple है, बिल्कुल सही बात है। Java is a very simple language. मतलब आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको अभी जब हम कोडिंग लिखेंगे तो you cannot find any hassle in your mind कि बॉस बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको पढ़ते जाएंगे तो ये बड़ी आसानी से आपको समझ में आती जाएगी। मतलब कोड इज नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द जावा कोड। सिंपल है, डेटा टाइप है, लूप है, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, क्लासेस ऑब्जेक्ट का सपोर्ट है, इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, कलेक्शन है, मल्टी थ्रेडिंग है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, फाइल हैंडलिंग है, और ये कोर जावा लगभग खत्म हो जाता है। तो सिंप्लिसिटी है, जावा इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, स्टेप बाय स्टेप यू कैन इजीली लर्न द जावा प्रोग्रामिंग, वेरी मच इजी लैंग्वेज एज पर not my view, it's a view of the Java developer, right? It's a simple language. Okay, interpreted. आपको अगर जावा का कोड एग्जीक्यूशन याद है तो हमने पढ़ा था, याद करो, JVM is called an interpreter of Java. तो जावा इज द फर्स्ट लैंग्वेज जिसका कोड कंपाइल भी होता है और इंटरप्रेट भी होता है। तो इट इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जब जावा का कोड सोर्स कोड से कन्वर्ट होता है बाइट कोड में तो ये टास्क परफॉर्म करता है कंपाइलर, ठीक है। सोर्स कोड का बाइट कोड में कन्वर्ट होना, दैट इज द कंपाइलर टास्क। ये टास्क परफॉर्म करता है कंपाइलर, राइट? कि आप कंपाइलर को जब ये सोर्स कोड दोगे तो वो उसको कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में, ठीक है। और ये बाइट कोड जो कि डॉट क्लास फाइल होती है, इसको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है। जेवीएम में एक साथ लिख रहा हूं, एंड देन योर मशीन कोड विल जनरेट, राइट? तो हम जो बात कर रहे थे कि जावा इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तो आप देखिए इस समय जावा का कोड जो परफॉर्म कर रहा है वो है कंपाइलेशन। और ये जो कन्वर्जन है, आप देखिए जरा ध्यान से कि बॉस जिस लैंग्वेज का कोड 2 बार ट्रांसलेट होकर रिजल्ट शो कर रहा है, ठीक है, वो लैंग्वेज एरर चेकिंग भी 2 बार करेगी ना। सिक्योरिटी की जो हम बात कर रहे थे कि बॉस एक बार इस समय एरर चेकिंग हो रही है,
एक बार इस समय एरर चेकिंग हो रही है, इस समय जो एरर चेकिंग है वो कंपाइल टाइम एरर है, इस समय जो एरर चेकिंग है वो रन टाइम एरर है, ये सिंटेक्स एरर है, ये एक्सेप्शंस हैं। तो इनके इतने हर्डल के बाद यदि एक लैंग्वेज अपना आउटपुट डिस्प्ले कर रही है, सो हाउ मच पावरफुल लैंग्वेज इज दिस, कि कोड कंपाइल भी हो रहा है, कोड इंटरप्रेट भी हो रहा है, कोड पूरे पेज वाइज ट्रांसलेट भी कर रहा है, कोड लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन भी कर रहा है। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन जावा। बॉस समझो बात को, हाउ मच पावरफुल लैंग्वेज इज दिस। तो जावा का कोड सोर्स कोड से जब कंपाइल होता है बाइट कोड में, ठीक है, तो ये काम करता है कंपाइलर। बट दिस JVM, यू नो, इट इज कॉल्ड इंटरप्रेटर ऑफ जावा। याद है हमने बात की थी। तो जावा इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये भी हमने जो बात की कि जावा इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावा। Distributed, that means you can use Java for such type of an application which is a distributed application. You know what is distributed application? Distributed application mainly होती है client server architecture based application, जहां आपकी application एक सर्वर पर बेस्ड है। सपोज ये जावा एप्लीकेशन है, so that you can easily access this application in multiple client. ठीक है, आप आसानी से इस एप्लीकेशन को, सपोज ये क्लाइंट 1 है, ये क्लाइंट 2 है, ठीक है, तो सच टाइप ऑफ एन एप्लीकेशन लाइक वेबसाइट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वेबसाइट जो होती है आपकी, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, तो दिस एप्लीकेशन अगर जावा की हम बात करें, सो इट इज इजीली मैनेज इन डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया। जहां पर हम बात करेंगे आगे, अभी डोंट वरी अबाउट दिस, कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के साथ भी जावा इजीली मैनेज हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन लाइक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, यहां पर जावा सर्वलेट एप्लीकेशंस, JSP, जावा सर्वर पेजेस, सर्वलेट, ठीक है, RMI, ये सारी सॉकेट प्रोग्रामिंग, RMI प्रोग्रामिंग, सर्वलेट, JSP, यू कैन इजीली डेवलप एनी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इन जावा विद दिस टॉपिक्स जो मैंने अभी आपको बताया। और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि एप्लीकेशन ऑफ जावा कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और यू कैन से दैट इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, की जहां पर एक सर्वर है एंड दिस सर्वर मैनेज द रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीपल क्लाइंट, ठीक है, और ये कहलाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो यू कैन यूज जावा फॉर सच टाइप ऑफ एन एप्लीकेशन ऑल्सो। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें, जस्ट अ मोमेंट, यस, डायनामिक। जावा इज अ डायनामिक लैंग्वेज। डायनामिक लैंग्वेज मतलब कि बॉस यू कैन इजीली इनकॉर्पोरेट जावा। जावा इज नॉट स्टिक फॉर वन एरिया, जैसे हम बोलते हैं ना डायनेमिक पर्सनालिटी, जो किसी भी जगह पे अपने आप को सेट कर ले, राइट। सो दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज जावा। जैसे मैंने आपको जब इसके फीचर्स बताए हैं, तो मैंने आपको बोला है जावा कैन, देखिए मल्टीपल रीजन से हम जावा को डायनेमिक लैंग्वेज बोल सकते हैं, दैट इट कैन इजीली मैनेज इन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। कि जावा का प्रोग्राम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकता है, बिकॉज इट्स अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। सेकेंड डायनेमिक रीजन में जावा का ये बोल सकता हूं कि बॉस जावा कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल एरियाज, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन एरिया। जैसे एक होता है स्टैटिक, कांस्टेंट, एक जैसा, कभी भी देखोगे तो एक जैसा ही लगेगा, राइट, दैट इज कॉल्ड ए स्टैटिक। लेकिन डायनेमिक का मतलब होता है विच इज चेंजेबल, जो चेंजेबल है, राइट, एंड देयर आर मल्टीपल। देखिए अब डायनेमिक का एक रीजन और आप समझिए, ये तो मैंने आपको फीचर्स अभी बताए, लेकिन डायनेमिक लैंग्वेज जो टेक्निकली अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, देखिए मैंने आपको ये तो फीचर्स वाइज बात की कि डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जावा इज डायनेमिक लैंग्वेज। लेकिन अब देखिए अगर हम जावा को कोड वाइज बात करें, तो जावा में हमने क्या बात की, जावा फुल्ली डिपेंडेंट, और यू कैन से दैट फुल्ली सपोर्टेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट, राइट। तो जावा में जब हम क्लास की बात करते हैं, तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास लोडर, जो आपकी क्लासेस को लोड करेगा। लेकिन क्लास लोडर जावा में क्लासेस को केवल तब लोड करता है व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, डायनेमिक, रन टाइम पे। मतलब क्लासेस इन जावा इज लोडेड एट रन टाइम, और जब कोई एप्लीकेशन रन टाइम पे मैक्सिमम कोड परफॉर्म कर रही है, सो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक लैंग्वेज, वो कहलाती है डायनेमिक लैंग्वेज, एंड जावा इज वन ऑफ देम। कि जब हम जावा में क्लास लोड करेंगे, तो क्लास लोड रन टाइम पे होगी, इट इज नॉट एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। देखिए C++ में हम बात करते हैं, C++ में क्लासेस कंपाइलेशन टाइम पे लोड होती हैं, जबकि जावा में क्लासेस रन टाइम पे लोड होती है। दिस इज द रीजन कि व्हाई इट इज कॉल्ड डायनेमिक लैंग्वेज। सेकंड, देखिए मैंने आपको अभी बोला था कि बॉस अगर मैं टेक्निकल रीजन पे आऊंगा, तो शायद हो सकता है आपको थोड़ा सा
कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक वन ऑफ द मेजर फीचर ऑफ जावा जो जावा को डायनेमिक बनाता है, गार्बेज कलेक्शन। जावा डोंट हैव द गार्बेज वैल्यूज, है ना। जैसे हम सी में बात करते हैं, मान लो अगर सी प्लस प्लस में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इंटीजर ए एंड सी आउट ए, कोई एरर नहीं है ये। या मैंने सी आउट ए की जगह प्रिंटफ ए भी लिख दिया तो भी कोई एरर नहीं है। तो हम सी प्लस प्लस में ये बोलते हैं, अगर किसी वेरिएबल में कुछ नहीं होता है तो गार्बेज वैल्यू होती है, और गार्बेज का मतलब है कचरा। तो बॉस बात ये होती है कि जब कचरा बोल रहे हो और घर में भी रख रहे हो, राइट। तो ये सी प्लस प्लस का एक मेजर ड्रॉबैक है कि द वेरिएबल कंसिस्ट अ गार्बेज वैल्यू, व्हाइल जावा डोंट हैव दिस कॉन्सेप्ट। द मेजर रीजन बिहाइंड इट इज दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड गार्बेज कलेक्टर, जिसका काम ही है अनवांटेड मेमोरी को रिलीज करना। सो जावा में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन कॉन्सेप्ट है। सो गार्बेज वैल्यू को जावा टिकने ही नहीं देगा। आगे आएंगे, गार्बेज कलेक्टर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी तो शुरुआत है, मैंने आपको बोला ना, मैं बहुत डिटेल में टेक्निकल अभी नहीं जा रहा हूं, केवल आपको कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, राइट। तो डायनेमिक का मीनिंग आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाई जावा इज कॉल्ड डायनेमिक लैंग्वेज एंड मल्टीपल रीजंस बिहाइंड दिस, राइट। देन नेक्स्ट वन इज हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस का सीधा सीधा मतलब है फास्टर कंपेयर टू द, अगर मैं अदर लैंग्वेजेस से कंपेयर करूं, इफ आई कंपेयर जावा विद पाइथन, जावा इज फास्टर देन पाइथन। अगर मैं कंपेयर करता हूं जावा को .NET के साथ, तो जावा इज फास्टर देन दैट, राइट। लेकिन देयर आर सम लैंग्वेजेस, अच्छा इसका फास्टर होने का रीजन भी आप समझो, ये फास्टर क्यों है। पाइथन में डेटा जो होता है वो डायनेमिकली चेंज होता है। मतलब आप पाइथन में अगर एक वेरिएबल में 10 लिखते हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर उसमें हेलो लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो इंट से स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। बट इन जावा इट इज स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज, कि वंस यू डिक्लेयर द डेटा टाइप यू कैन नॉट चेंज इट। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो जावा को फास्टर बनाते हैं एज कंपेयर टू पाइथन। और दूसरी सबसे बड़ा रीजन है जावा इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, व्हाइल नो डाउट कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड, लेकिन हम पाइथन के बारे में बोलते हैं इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो यदि हम कंपेयर करें इन लैंग्वेजेस के साथ, हायर लैंग्वेजेस के साथ जो करेंटली अगर हम बात करें यूज में आ रही हैं, तो जावा इज फास्टर देन दैट, लेकिन इट इज लिटिल बिट स्लोअर देन सी प्लस प्लस, क्योंकि सी प्लस प्लस इज लिटिल बिट फास्टर देन जावा। तो जावा को अगर हम सी प्लस प्लस से कंपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सी प्लस प्लस इज फास्टर देन जावा एप्लीकेशन, राइट। सो दिस इज व्हाट द हाई परफॉर्मेंस जिसकी अभी हमने बात की। आर्किटेक्चर नेचुरल, बॉस जावा एप्लीकेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब है, सपोज करिए अगर आप सी की बात करें या सी प्लस प्लस की बात करें, तो वहां पर क्या होता है, आपका जो इंटीजर है वो अलग अलग मेमोरी एलोकेट करता है। मतलब अगर मान लो कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इंटीजर की साइज 2 बाइट होगी। अगर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इंटीजर 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट करेगा। तो क्या होता है, जब सी और सी प्लस प्लस में इंट डेटा टाइप पढ़ते हैं तो वहां पर ये बताना पड़ता है कि बॉस ये 2 बाइट भी ले सकता है, ये 4 बाइट भी ले सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। कि 32 बिट है तो क्या होगा, 64 बिट है तो क्या होगा, राइट। लेकिन देयर इज नो कॉन्सेप्ट इन जावा। जावा का आर्किटेक्चर से कोई लेना देना नहीं है। इन एवरी प्लेटफॉर्म जावा एग्जीक्यूट्स इन द सेम मैनर, एक जैसा कोड एग्जीक्यूट होगा जावा का, चाहे वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जावा का इंट किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे 4 बाइट लेगा तो किसी दूसरे पे 10 बाइट लेगा तो 2 बाइट लेगा, नॉट लाइक दैट। कांस्टेंट एक जैसे डेटा टाइप है, एक जैसा मेमोरी एलोकेट करेंगे। एंड दैट इज कॉल्ड आर्किटेक्चर नेचुरल, कि किसी भी आर्किटेक्चर के मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर से जावा को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज स्टैंडर्ड इन एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम। कि अगर मैं बोलता हूं कि बॉस जावा का इंट 4 बाइट लेगा तो वो 4 बाइट सब जगह लेगा, इट इज कॉमन 4 बाइट। अगर मैं बोलता हूं जावा का कैरेक्टर 2 बाइट लेगा तो इट इज कॉमनली फॉर ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो किसी भी आर्किटेक्चर का ऑपरेटिंग सिस्टम हो। जबकि सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी से दैट कि जावा इज एन आर्किटेक्चर नेचुरल लैंग्वेज। तो दिस आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा। और देखिए फीचर्स तो इसके अलावा मल्टीपल हैं, लेकिन वो है मेनली कुछ जहां पे टेक्निकली बात होगी कि जावा यूजेस 4 लूप। जनरली हम 3 लूप की बात करते हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप। जावा में चौथा लूप भी होता है, फॉर ईच लूप। जावा यूजेस वेरार्ग कॉन्सेप्ट, वेरिएबल आर्गुमेंट्स कॉन्सेप्ट, और इससे बहुत सारे फीचर्स है। लेकिन मैं आपको अभी एज अ बिगिनर अगर हम बात करें तो ऐसे कोई टॉपिक पे नहीं लेके जा रहा हूं जो कि टेक्निकल है। जब वो टॉपिक आएगा तब मैं आपको ऑटोमेटिकली बता दूंगा कि ये भी एक जावा का फीचर है। अभी आप
पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये जावा के स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, मतलब, और नो डाउट देखिए मैंने आपको क्या बोला था, जावा जैसे जैसे अपग्रेड हुई है वैसे वैसे जावा, कोई भी अपग्रेड क्यों होता है, आज मोबाइल क्यों अपग्रेड करते हो आप, आज अगर आप मोबाइल देखें तो मोबाइल क्यों अपग्रेड होता है कि बॉस जो पहला चला आ रहा था वो क्यों नहीं है, 20 25 50 बार मोबाइल अपग्रेड हो चुके हैं नए नए फीचर को ऐड करने के लिए। कि मोबाइल की प्राइस क्यों बढ़ती है, नए फीचर्स के कारण, नहीं तो कॉलिंग और रिसीविंग का फीचर तो सब में है, लेकिन आज मोबाइल की प्राइस बढ़ रही है फीचर्स के कारण कि बॉस हर बार हर नए वर्जन में मोबाइल में कुछ नए फीचर ऐड होते हैं कि पिछले में फ्रंट कैमरा इतना था, बैक कैमरा इतना था, तो नए मोबाइल में फ्रंट कैमरा बैक कैमरा की कैपेसिटी बढ़ गई है, कुछ नए फीचर्स ऐड हो गए, राइट। वही बात जावा पे भी एप्लीकेबल है कि जैसे जैसे जावा ने अपने वर्जन्स को अपग्रेड किया वैसे वैसे नए नए फीचर ऐड किए हैं। लेकिन ये जो 15 फीचर हैं दिस आर द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ द जावा। लेकिन फिर जब जैसे जैसे लैंग्वेज आगे बढ़ी फीचर्स ऐड होते गए, तो हम भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फीचर्स ऐड होते जाएंगे। जब मैं वेरार्ग पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल आपको बताऊंगा वेरार्ग क्या होता है, जावा का नया फीचर है, जावा में एक फीचर है वेरार्ग, बात समझ में। जब हम फॉर ईच लूप पढ़ेंगे तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, जब हम कलेक्शन पढ़ेंगे तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि कलेक्शंस जावा का यूनिक फीचर है। Data types, believe me, it is one of the most important topic. What is exactly a data type and how many data types are available in Java? तो आप देखिए सबसे पहली स्टेप में हम ये बात करते हैं डेटा टाइप का मीनिंग क्या होता है। तो आई होप अगर आपने C और C++ पढ़ा है सो यू नो वेरी वेल कि डेटा टाइप्स हम यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल का नेचर शो करने के लिए, कि जब भी हम प्रोग्राम में किसी वेरिएबल को यूज करते हैं तो वी नीड टू शो द नेचर ऑफ अ वेरिएबल, राइट। तो जब भी हम वेरिएबल के नेचर को शो करने की बात करते हैं तो यहां पर हम डेटा टाइप्स को यूज करते हैं। तो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ डेटा टाइप, कि वी शोज द नेचर ऑफ अ वेरिएबल। और जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसीलिए नहीं है बिकॉज जावा इज हैविंग प्रिमिटिव डेटा टाइप टू स्टोर द डेटा। लेकिन जैसा हमने ये भी बात की थी कि जावा में आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, कि जावा में आप डेटा को डेटा टाइप के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं, प्रिमिटिव डेटा फॉर्मेट में भी स्टोर कर सकते हैं, एंड यू आल्सो हैव अ कॉन्सेप्ट लाइक ऑब्जेक्ट, कि अगर आपको ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा स्टोर करना है, क्योंकि अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ मेनी वेज वी कैन स्टोर द डेटा इन जावा। तो यहां पर एक ऑप्शन हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप है, एक ऑप्शन हमारे पास रैपर क्लासेस हैं, ठीक है, कि रैपर क्लास को यूज करके भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट फॉर्म में। देखिए मैं यही जो आपसे बार बार कहता हूं ना कि केवल आप किसी भी टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको यह समझना पड़ेगा कि इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे ही आप डेटा टाइप के बारे में आपसे पूछा जाएगा, यहां पर 100% क्वेश्चन आता है कि डेटा टाइप जब जावा को प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बनाते हैं, सो इज जावा हैविंग एन ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, और ऑब्जेक्ट में अगर डेटा स्टोर हो रहा है तो किस तरीके की क्लासेस हम यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टेक विद्वान के उस कोर्स में, जो कि प्रीमियम कोर्स है, जो कि हमारा प्लेसमेंट रेडी कोर्स है, जहां पर हमने इस पूरे कोर जावा में क्विजेस, असाइनमेंट, प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चन, जहां पर हर टॉप एमएनसीज के इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। तो जब आप उस कोर्स को देखेंगे तो आपको यह भी समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस डेटा टाइप और रैपर क्लास को लेकर इंटरव्यू में पूछे गए हैं। ओके, तो यहां पर जब हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं तो जावा में हमारे पास जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, लाइक बाइट, शॉर्ट, इंट, ठीक है, लॉन्ग। ओके, इसके अलावा हमारे पास डेटा टाइप्स हैं लाइक फ्लोट, डबल, कि जब आपको डेसिमल वैल्यू स्टोर करना है तो हमारे पास फ्लोट और डबल अवेलेबल है। जब हमें इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर करना है तो वी हैव बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग वैल्यू, फ्लोट, डबल फॉर डेसिमल वैल्यू, देन वी हैव अ कैरेक्टर डेटा टाइप एंड देन वी हैव अ boolean data type to store the boolean type of value. So these are the basic 8 data types in Java: byte, short, int, long, float, double, char और boolean। ठीक है, ये 8 तरीके के डेटा टाइप्स हैं जो हम जावा में यूज करते हैं जब भी हमें किसी डेटा को यूज करना है, किसी डेटा के लिए वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। ओके, तो अब एक एक करके इन डेटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि कब हमें बाइट को यूज करना है, कब हमें शॉर्ट को यूज करना है, इनकी रेंज क्या होती है। ओके, व्हेन वी शुड गो फॉर अ फ्लोट डेटा टाइप्स, व्हेन वी शुड गो फॉर अ डबल डेटा टाइप। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू बॉस, प्लीज बिलीव मी कि इस डेटा टाइप को लेके बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं। देयर आर लॉट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन जो केवल डेटा टाइप पे पूछे जाते हैं, रेंज को लेके पूछे जाते हैं। तो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन, कैर। तो अब आप देखिए, बाइट को हम, जैसे मैंने आपको बोला
कि जब भी आपकी रिक्वायरमेंट है इंटीजर टाइप ऑफ डेटा के, इंटीजर टाइप ऑफ डेटा लाइक द डेटा विच डोंट हैव अ डेसिमल वैल्यू, तो यहां पर मेरे पास पहला डेटा टाइप है बाइट, जिसका मेमोरी एलोकेशन होता है 1 बाइट का, और 1 बाइट में मैं कितना डेटा स्टोर कर सकता हूं 2 टू द पावर, 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट, ओके, तो 2 टू द पावर 8, और इसको अगर हम देखें तो इसकी रेंज होती है 2 टू द पावर 7 -1 से लेके -2 टू द पावर 7, विच इज एक्चुअली +127 से लेके -128। तो जब भी आपको लगता है कि आपके डेटा की जो रेंज है वो 127 से -128 के बीच में है, देन यू शुड गो फॉर बाइट टाइप ऑफ डेटा टाइप। यदि आपको लगता है कि डेटा इससे ज्यादा की रेंज का है, देन बाइट की बजाय हम शॉर्ट को यूज करते हैं। शॉर्ट स्टोर्ड 2 बाइट ऑफ मेमोरी, 2 बाइट मतलब 16 बिट, ठीक है, मतलब 2 बाइट मतलब 16 बिट, तो 2 टू द पावर 16 इसकी एक्चुअल रेंज होती है, जो कि डिवाइडेड है 2 टू द पावर 15 -1 से लेके -2 टू द पावर 15, ये होता है 32767 से लेके -32768। तो यदि आपसे बाय चांस इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ बाइट, तो आप ये भी बोल सकते हैं 2 टू द पावर 7 -1 से लेके -2 टू द पावर 7। 1 बाइट मतलब 8 बिट। देखिए, इसको याद रखने के भी बड़े सिंपल से तरीके हैं। एक बाइट में 8 बिट होती है, 2 टू द पावर 8, उसमें से एक कम करना है, -2 टू द पावर 7 -1 से लेके -2 टू द पावर 7। सिमिलरली अब ये 1 क्यों कम किया है, ये सब कहां, ये सब कॉन्सेप्ट कि 1 बाइट में कितना डेटा स्टोर हो सकता है, दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं। ओके, बाइट शॉर्ट के बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंट। इंट का मेमोरी एलोकेशन होता है, मतलब यदि आपको लगता है कि आपके इंटीजर की रेंज इससे भी ज्यादा है, देन यू शुड गो फॉर इंट। इंट एलोकेट्स 4 बाइट इन द मेमोरी। और आप देखिए, डेटा टाइप इन सी एंड C++ और डेटा टाइप इन जावा में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस ये है कि जब हम C और C++ में डेटा टाइप की बात करते हैं, तो वहां पर हम ये कहते हैं कि डेटा टाइप इंट जो है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम की कितनी बाइट की मेमोरी एलोकेट करेगा। समवेयर इट एलोकेट्स 2 बाइट, समवेयर इट एलोकेट्स 4 बाइट, लेकिन जावा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जावा में अगर कोई वेरिएबल 2 बाइट की मेमोरी लेगा, तो वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे 2 बाइट की मेमोरी ही लेगा, बिकॉज इट इज नॉट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। जबकि C और C++ जो है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, तो वहां पर हम इंट की बात करते हैं। इंट कहीं 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट करेगा, कहीं 4 बाइट की, बट जावा डोंट हैव सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, राइट। तो इंट को हम यूज करते हैं जब आपको लगता है कि आपके डेटा की रेंज 4 बाइट की है। 4 बाइट मतलब 32 बिट, तो ये एक्चुअली था 2 टू द पावर 32, और इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसकी रेंज होती है 2 टू द पावर 31 -1 से लेके -2 टू द पावर 31। और यदि आपको लगता है कि डेटा इस रेंज को भी क्रॉस करेगा, तो फिर हमारे पास ऑप्शन है लॉन्ग डेटा टाइप। लॉन्ग मतलब 8 बाइट, और 8 बाइट के हिसाब से 2 टू द पावर 64 एक्चुअल रेंज होती है, जो कि डिवाइडेड होती है 2 टू द पावर 63 -1 से लेके -2 टू द पावर 63। तो जब भी हमें लगता है कि जावा में हमें डेटा की रिक्वायरमेंट है और हमारा डेटा इंटीजर टाइप ऑफ डेटा है, तो वी हैव एन ऑप्शन बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ओके, लेकिन यहां पर भी अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि जावा में इन चारों डेटा टाइप को एक्चुअली वाइड और नैरो की कैटेगरी में रखा गया है। मतलब जावा डोंट हैव इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। जावा में इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है। इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब यह है कि जब तक आप बाइट में 127 तक का डेटा दे रहे हैं, तब तक तो ये इसको बाइट कंसिडर करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसके रेंज का ज्यादा डेटा दे दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया 130, तो दिस इज एन एरर, क्योंकि 130 को ये कंसिडर करेगा इंटीजर, और इंट को बाइट में डायरेक्ट असाइन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जावा में इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है। जावा इज हैविंग एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप जावा में, मतलब ये एक्चुअली असाइन हो रहा है इंट बाइट में, आप असाइन कर रहे हो इंट को बाइट में, तो जावा में जब भी हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं, तो हमें यह देखना पड़ता है कि वैल्यू वाइट से नैरो की ओर आ रही है, नैरो से वाइट की ओर। वाइड और नैरो का मतलब है जो डेटा ज्यादा मेमोरी एलोकेट कर रहा है वो वाइड टाइप ऑफ डेटा है, जो कम मेमोरी एलोकेट कर रहा है वो नैरो टाइप ऑफ डेटा है। तो यहां पर आप देखिए, जब भी आप बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए कि जावा में जब आप ये असाइनमेंट कर रहे हैं, लाइक डबल को, यहां से शुरू करता हूं मैं, डबल को फ्लोट में, ठीक है, फ्लोट को लॉन्ग में, लॉन्ग को इंट में, ये आपको याद रखना है, इंट को बाइट में, इंट को शॉर्ट में, और शॉर्ट को बाइट में। मतलब यदि इस तरीके के वैल्यू असाइन हो रही है, मान लो इंट शॉर्ट में असाइन हो रहा है, शॉर्ट बाइट में असाइन हो रहा है, फ्लोट बाइट में असाइन हो रहा है,
डबल फ्लोट में असाइन हो रहा है, लॉन्ग इंट में, लॉन्ग बाइट में, तो आपको टाइप कास्टिंग कंपलसरी करना है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करना है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब है यदि आप कोई भी लॉन्ग वैल्यू बाइट में असाइन कर रहे हैं तो वो लॉन्ग बाइट में नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी रेंज अलग है, इसकी रेंज अलग है। तो आपको क्या करना है, टाइप कास्टिंग करना है। तो यहां पर अगर आपको लगता है, तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि 130 जो है, कहां गया यार, अभी जो मैंने लिखा था, हाँ चलो यहां लिख देता हूं। बाइट वेरिएबल किस टाइप का वेरिएबल है, बाइट की रेंज कितनी है, 1 बाइट। 130 एक्चुअली वैल्यू है इंट टाइप की, मतलब जावा में जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो इंटीजर होती है। तो 130 इज एन इंटीजर वैल्यू, और ये आप असाइन कर रहे हो बाइट में। तो देखो आप इंट को बाइट में असाइन करोगे तो टाइप कास्टिंग किस तरीके से लिखना है, ए इक्वल टू बाइट ऑफ 130। तो अब इसके बाद अगर आप ए को प्रिंट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, तो यहां पर आपकी जो बाइट की रेंज में 130 की जो बाइट वैल्यू होगी वो आपको यहां पर मिलेगी, विच इज -126। और -126 क्यों, क्योंकि ये जो बाइट है इसका सर्कल कुछ इस तरीके से 0 1 2 3 4 से लेके 127, देन -126, मतलब ये माइनस वैल्यू -1 -2 -3 से लेके -126 -127 -120, सॉरी कुछ गलत लिख दिया मैंने, 127 के बाद -128 -127 -126 -125। तो यहां पर जो 130 है, 127 से कितने आ गया, 1 2 3, तो एक्चुअली जो वैल्यू है वो है -126। तो जब आप 130 इंट को बाइट में कन्वर्ट करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा -126। ऐसा सर्कल बाइट का, शॉर्ट का, इंट का, लॉन्ग का, सभी का होता है। और जब जब आपको लगता है कि आप वाइट को नेरो में असाइन कर रहे हैं, ये वाइट डेटा टाइप है, वाइट अगर डबल किसी में भी जाएगा तो टाइप कास्टिंग के थ्रू जाएगा, फ्लोट किसी में भी आएगा तो टाइप कास्टिंग के थ्रू आएगा, लॉन्ग को अगर इंट में कन्वर्ट करना है तो टाइप कास्टिंग करना है, लेकिन इंट को लॉन्ग में कन्वर्ट करना है तो टाइप कास्टिंग नहीं करना है। कहने का मतलब ये कि यदि मान लीजिए मेरे पास एक इंट वैल्यू है, अब इंट में तो 130 आ सकता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको लॉन्ग में असाइन करता हूं तो लॉन्ग में मुझे कोई टाइप कास्टिंग नहीं करना है, क्योंकि लॉन्ग इंट से बड़ा डेटा टाइप है। टाइप कास्टिंग कब करना है, जब यही 130 लॉन्ग में होता और आप इसको इंट में लेके आ रहे हैं, ठीक है, देन यू हैव टू राइट समथिंग लाइक दिस, कि आपको लिखना पड़ेगा ए इक्वल टू इंट ऑफ एल, सो दैट दिस लॉन्ग डेटा टाइप विल कन्वर्ट्स इनटू इंटीजर। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से आपको टाइप कास्टिंग करना है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि डेटा टाइप को लेके कब टाइप कास्टिंग आपको करना है, ठीक है, कि इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन नहीं होता है, दैट्स व्हाई वी शुड गो फॉर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ओके। और यहां पर जो डेटा टाइप की अभी हमने बात की वो है इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। और यदि आपको लगता है कि आपका डेटा डेसिमल है तो डेसिमल के लिए हमारे पास जावा में 2 ऑप्शन है, वी शुड गो फॉर फ्लोट डेटा टाइप जिसका मेमोरी एलोकेशन 4 बाइट का होता है, और वी शुड गो फॉर डबल डेटा टाइप जिसका मेमोरी एलोकेशन 8 बाइट का होता है। अगर आप देखें तो जावा में फ्लोट और डबल को लेके कोई चेंजेस नहीं हुए, इट इज सिमिलर लाइक सी एंड C++। बस आपको यह ध्यान रखना है कि ये जावा है जहां पर स्ट्रांगली डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट है, मतलब जावा में जब हम डेटा टाइप की बात करते हैं तो हम कहते हैं जावा में डेटा टाइप स्ट्रांग डेटा टाइप है। स्ट्रांगली सपोर्टेड डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि ये खुद से कोई कन्वर्जन नहीं करेंगे। जैसे अगर आप देखें तो ये जो वैल्यू है जनरली हम बोलते हैं ये डेसिमल वैल्यू है, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू क्या है ये, तो हर डेसिमल नंबर बाय डिफॉल्ट डबल होता है, फ्लोट नहीं होता है। तो जावा में 3.19 इज एक्चुअली अ डबल वैल्यू, लेकिन इसी की फ्लोट वैल्यू होती है 3.19f। ये सी में भी होता है कि f को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तब आपकी एप्लीकेशन उसको फ्लोट वैल्यू मानती है, लेकिन जब आप उसको बिना f के रिप्रेजेंट करेंगे सो दैट इज अ डबल वैल्यू। तो यदि मान लीजिए मैं C की प्रैक्टिस के हिसाब से चलूं तो C में क्या होता है, देखो आप यदि आपने एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किया और आपने लिखा फ्लोट a इक्वल टू 3.19, तो एक्चुअली ये डबल अपने आप फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। एक्चुअली ये फ्लोट वैल्यू नहीं है, दिस इज अ डबल वैल्यू, बट वो C में अपने आप फ्लोट में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। लेकिन अगर यही जावा है तो ये एरर आ जाएगी। तो जावा में मुझे एक्चुअली कंपलसरी इसके आगे, हालांकि C में भी लिखना चाहिए, लेकिन जावा में हमें कंपलसरी क्या लिखना पड़ता है, F, तब जाके आप इसको फ्लोट में असाइन कर पाओगे। और अगर आप F नहीं लिखते हैं तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि फ्लोट A इक्वल टू, आप इसको टाइपकास्ट कर लो फ्लोट में एंड देन यू शुड राइट 3.19। और या तीसरा ऑप्शन ये है कि आप डबल वेरिएबल ले लो और डबल में लेके यहां लिख दो 3.19।
लेकिन ये एफ सी में ऑप्शनल होता है क्योंकि वहां इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है, बट जावा में इट इज कंपलसरी क्योंकि ये जो वैल्यू है दिस इज नॉट डिफॉल्ट फ्लोट वैल्यू, इट इज अ बाय डिफॉल्ट डबल वैल्यू। ये बाय डिफॉल्ट कैसी वैल्यू है? डबल वैल्यू है। तो आई होप आपको फ्लोट और डबल समझ में आए हैं। तो इंटीजर को कब यूज करना है, डेसिमल को कब यूज करना है। अब आप देखो तीसरा डेटा टाइप हमारे पास है कैरेक्टर। तो हम कैरेक्टर को कब यूज करते हैं? जब आपके पास डेटा कैरेक्टर टाइप का है। और कैरेक्टर इन सी एंड कैरेक्टर इन जावा देयर इज अ बिग डिफरेंस। जब हम जावा में कैरेक्टर की बात करते हैं तो कैरेक्टर अलोकेट करता है 2 बाइट। 2 बाइट मतलब कितनी बिट? 16 बिट। और 16 बिट के हिसाब से अगर हम देखें तो इट इज 2 to the power 16 जो कि होता है 65,536, लेकिन इसमें 0 भी इंक्लूडेड है तो ये होता है 65,535 ये जावा में कैरेक्टर की रेंज होती है। और ये ध्यान रखना है जावा आस्की को सपोर्ट नहीं करता है, जावा सपोर्ट्स यूनिकोड कैरेक्टर। यूनिकोड मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल कोड। और जिस लैंग्वेज का में यूनिकोड का सपोर्ट आपको मिलेगा वहां पर आप देखिएगा कैरेक्टर हमेशा 2 बाइट का होगा। और वो इसलिए क्योंकि जब लैंग्वेज यूनिकोड को सपोर्ट करती है तो यहां पर हमारे पास इंग्लिश के अलावा भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में कोड लिखने के ऑप्शन होते हैं। लाइक वी कैन राइट द कोड इन जावा इन हिंदी, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, मलयालम, उर्दू। तो ये इसलिए क्योंकि जावा सपोर्ट्स यूनिकोड कैरेक्टर। जबकि सी की बात करें तो सी सपोर्ट करता है आस्की 8 को। और आस्की 8 के कारण आपने देखा होगा सी में कैरेक्टर 1 बाइट होता है और सी में हम केवल इंग्लिश में कोड लिखते हैं, प्रिंट एफ इंग्लिश में हम लिखते हैं, लेकिन सी डू नॉट सपोर्ट हिंदी कैरेक्टर जो टर्बो सी 1 बाइट कैरेक्टर है। लेकिन जावा में आप हिंदी में भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, जावा में आप तेलुगु में भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, तमिल में भी डेवलप कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज इट सपोर्ट्स यूनिकोड, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल कोड, जो कि हर लैंग्वेज के लिए अवेलेबल है। एंड दैट इज द रीजन कि हम कहते हैं जावा में डेवलपमेंट मोस्टली हर लैंग्वेज में पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसका कैरेक्टर स्ट्रांग है। इसका कैरेक्टर 2 बाइट के डेटा की मेमोरी एलोकेट करके हर तरीके के कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। गॉट माय पॉइंट? तो ये है जावा में कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट कि कैरेक्टर को कब यूज करना है। एंड देन फाइनली अगर आपको लगता है कि जावा में आपकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स है तो वी शुड गो फॉर बूलियन वैल्यू। तो ये ध्यान रखना सी और सी प्लस प्लस में ट्रू और फॉल्स का मतलब होता है 1 और 0, बट जावा में ट्रू और फॉल्स का मतलब होता है बूलियन ट्रू एंड बूलियन फॉल्स। ठीक है। और इस बूलियन के बारे में एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, बूलियन इन जावा इज कॉल्ड आइसोलेटेड डेटा टाइप। आइसोलेटेड डेटा टाइप का मतलब ये होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया है अक्सर इंटरव्यू में, व्हाट डू मीन बाय आइसोलेटेड डेटा टाइप एंड व्हिच इज एन आइसोलेटेड डेटा टाइप इन जावा। तो बूलियन जो है इसको हम जावा में आइसोलेटेड डेटा टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि बूलियन कभी किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करता है और ना कोई वैल्यू कभी बूलियन में कंपैरिजन करेगी। ठीक है। तो देखो आप मतलब एक क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लाइक अगर मैं आपसे पूछूं ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू भी 10 है और सी की वैल्यू भी 10 है, और एक यहां पर मैंने लिख दिया सपोज बूलियन, एक बूलियन वेरिएबल लिया z इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके हर लैंग्वेज में आउटपुट आपको अलग अलग मिलेंगे। पाइथन में इसका रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा, सी में इसका रिजल्ट आपको फॉल्स मिलेगा और जावा में इसका रिजल्ट आपको एरर दे देगा। ठीक है, सेमीकोलन है, डोंट वरी। अब ये एरर क्यों आएगी? क्योंकि जावा में ये जो बूलियन है ये आइसोलेटेड डेटा टाइप है। मतलब एक ही क्वेश्चन आप देखिए, सी में अलग आंसर दे रहा है, जावा में अलग आंसर दे रहा है और पाइथन में अलग आंसर दे रहा है। पाइथन कैसे कंपैरिजन करता है? चेनिंग। पाइथन ये देखता है ए की वैल्यू बी के बराबर है, हाँ, बी की वैल्यू सी के बराबर है, हाँ, चेनिंग कॉन्सेप्ट ट्रू। सी ये बोलता है क्या ए बी के बराबर है, हाँ, लेकिन वहां पर ट्रू का मतलब होता है 1 और 1 कंपेयर करता है 10 के साथ जो कि फॉल्स होता है। तो सी में इसका आंसर 0 आता है। लेकिन जावा में क्या एरर क्यों आएगी? क्योंकि जावा में जब जावा सी के रूल को फॉलो करता है और यहां पर जब ए और बी बराबर हुए तो इसने दिया ट्रू। ट्रू मतलब बूलियन वैल्यू, एंड ट्रू कैन नॉट कंपेयर विद इंटीजर। ट्रू और इंट आपस में कंपेयर नहीं हो सकते हैं, एंड दैट इज द एरर। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन इंटरव्यू के आपको उस प्लेसमेंट रेडी कोर्स में मिलने वाले हैं। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एरर क्यों दे रहा, रीजन समझ में आया? और दिस इज द रीजन व्हाई वी से दैट बूलियन इज एन आइसोलेटेड डेटा टाइप इन जावा, कि बूलियन को केवल हम यूज करते हैं ट्रू और फॉल्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए, कि यदि आपको लगता है कि आपका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आ रहा है देन यू शुड गो फॉर बूलियन डेटा टाइप। गॉट इट? जैसे फॉर एग्जांपल यदि मान लीजिए यहां पर मैं लिखता हूं, जैसे सी में हम लिखते हैं इफ 120, तो भी ये ट्रू होता है कि यदि आप सी में लिखोगे 120 इट्स अ ट्रू, क्योंकि सी 0 को छोड़ के हर नंबर ट्रू बोलता है। बट जावा बिल्कुल नहीं बोलता है। मैंने आपको शुरू से बोला जावा स्ट्रांगली डेटा टाइप चेक द लैंग्वेज है। यहां ट्रू का मतलब बूलियन ट्रू ही होता है और फॉल्स का मतलब बूलियन फॉल्स ही होता है।
तो सी में अगर आप ये क्वेश्चन लिखेंगे दैट इज ओके, लेकिन जावा में दिस इज एन एरर, क्योंकि जावा में इफ केवल कब वर्क करेगा, व्हेन इट रिक्वायर्स बूलियन वैल्यू। सी में अगर आप ऐसा लिखेंगे while 1 इट इज ओके, while 12 इट इज ओके, बट जावा में ये सब एरर है, क्योंकि ये सब कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट केवल और केवल बूलियन वैल्यू पर अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं। जावा ऑपरेटर्स के बारे में कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, इन ऑपरेटर्स का क्या इंप्लीमेंटेशन है। हालांकि अभी तक आपने ऑपरेटर प्रीवियस भी लैंग्वेजेस में पढ़े होंगे, लाइक सी में अगर आपने कोई ऑपरेटर पढ़ा है, C++ में आपने अगर ऑपरेटर पढ़े हैं, तो वैसे ही ऑपरेटर हमें मोस्टली जावा में भी मिलने वाले। बट देयर आर सम न्यू ऑपरेटर्स आर आल्सो अवेलेबल। तो एक एक करके इन सारे ऑपरेटर्स को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके समझेंगे। तो यहां पर आप देखिए ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो जावा में हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो बेसिकली 3 कैटेगरी के हैं, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी, है ना। हम बोलते हैं यूनरी मतलब वो ऑपरेटर जिनकी रिक्वायरमेंट सिंगल ऑपरेंड की होती है। लाइक अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखिए, यदि मैं लिखता हूं यहां पे ++a, तो ये जो ++ ऑपरेटर है दिस इज द यूनरी ऑपरेटर। यदि मैं यहां पर लिखता हूं सपोज -a, तो ये जो माइनस है दिस इज द यूनरी ऑपरेटर। लेकिन ऐसे ऑपरेटर जो 2 ऑपरेंड पे वर्क करते हैं, लाइक मैंने अगर लिखा a इंटू बी, तो इंटू ऑपरेटर की मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 ऑपरेंड की है, तो ये बाइनरी कैटेगरी में आता है। ओके, तो यूनरी ऑपरेटर हमारे पास है, बाइनरी ऑपरेटर हमारे पास है, टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास है। तो जावा में भी हमारे पास जो ऑपरेटर हैं उनको जावा ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। तो जो टर्नरी है वो है ये क्वेश्चन मार्क और कॉलन, जिसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। ओके, तो अब अगर इन तीनों कैटेगरी को मिला लिया जाए तो जावा में हमारे पास देखिए कौन कौन से ऑपरेटर है। और मेरा फिर से वही कहना है आपसे कि यदि आपने प्रीवियसली ऑपरेटर पढ़े हैं तो मोस्टली ऑपरेटर आपको जावा में भी सेम मिलने वाले हैं। लाइक अरिथमेटिकल ऑपरेटर यहां पर भी हमारे पास है, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड। ओके, तो ये प्लस, इंटू, ये जो ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, इंटू, माइनस, ठीक है, डिवाइड, मॉड, ये हमारे लिए अरिथमेटिकल ऑपरेटर है। ठीक, तो अरिथमेटिकल के बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास है दैट इज अ रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ओके, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो दिस आर द ऑपरेटर जो रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं, जिनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। ओके, तीसरे ऑपरेटर है हमारे पास इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। तो ये जो प्लस और माइनस हैं ये इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं। दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिनको हम जनरली यूज करते हैं इंक्रीज और डिक्रीमेंट करने के लिए। अभी एक एक करके हम बात करते हैं, डोंट वरी। देन वी हैव अ लॉजिकल ऑपरेटर लाइक एंड, और, ठीक है, नॉट। ये जो ऑपरेटर है इनको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर इन जावा। ओके, लॉजिकल में जावा में एक और नया ऑपरेटर है दैट इज कॉल्ड बूलियन लॉजिकल। तो ये सिंगल एंड, सिंगल और, ठीक है, ये कहलाते हैं बूलियन लॉजिकल। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एंड बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास है, बूलियन लॉजिकल। देन वी हैव बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? बिटवाइज एंड, ठीक है, बिटवाइज और। तो ये जो ऑपरेटर हैं ये बिटवाइज ऑपरेटर कहलाते हैं। अब यहां पर भी कंफ्यूजन होता है, देखिए आप कि सर अभी आपने बोला ये बूलियन लॉजिकल है, बिटवाइज ये, लेकिन ये बिटवाइज भी है, मतलब जावा में ऑपरेटर ओवरलोडेड है। बिटवाइज एंड हमारे पास है, बिटवाइज और है। देन वी हैव अ बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, ठीक है, तो बिटवाइज नॉट हमारे पास है, बिटवाइज एक्सऑर हमारे पास है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट हमारे पास है, बिटवाइज राइट शिफ्ट हमारे पास है। तो ये जो ऑपरेटर हैं ये कहलाते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। लाइक दिस वन इज कॉल्ड बिटवाइज और ऑपरेटर, ये बिटवाइज और ऑपरेटर कहलाता है। ये बिटवाइज नॉट ऑपरेटर कहलाता है। दिस इज कॉल्ड बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, दिस इज कॉल्ड बिटवाइज राइट शिफ्ट। और एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दो ऑपरेटर्स में, राइट शिफ्ट और राइट शिफ्ट विद जीरो फील्ड। ये दो ऑपरेटर जो कि राइट शिफ्ट के लिए दिए गए हैं, लेकिन दो अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू ऑपरेटर। तो चलिए डिस्कस करेंगे इसको भी। और इसके अलावा हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर और एक क्वेश्चन मार्क कॉलन, इसको हम कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर इन जावा। ये जावा में कंडीशनल ऑपरेटर कहलाते हैं। तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसके अलावा वी हैव एन अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, कि अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं? तो यहां पर आप देखिए, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर हम कहते हैं प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल टू। ये जो ऑपरेटर है मॉड इक्वल टू, ये कहलाते हैं अरिथमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर। तो दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन जावा। अब इनमें से कुछ टाइप कास्टेड ऑपरेटर भी है। तो टाइप कास्टेड क्यों कहते हैं मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन देखिए, ऑपरेटर को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं? द सिंबल विच इज बेसिकली यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस, कि ऐसे सिंबल जिनको यूज करके हम कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं लैंग्वेज में, ये कहलाते हैं ऑपरेटर्स।
तो कैटेगरी हमारे पास अलग अलग है, ठीक है। अब अरिथमेटिकल ऑपरेटर क्या काम करेंगे? दिस इज एन ऑपरेटर विच इज बेसिकली यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो जब भी आपको कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इन जावा वी हैव दिस अरिथमेटिकल ऑपरेटर, ओके। यदि आपको लगता है कि आपको दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन करना है, so we have this relational operator greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to, equal to, equal to, for comparison two value, not equal to, ठीक है। लेकिन इन ऑपरेटर के बारे में हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जब भी हम जावा में रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करते हैं तो जो रिजल्ट हमें मिलते हैं वो बूलियन फॉर्मेट में मिलते हैं। अब ये क्या मतलब हुआ इसका, देखिए आप, और इसी को लेके कई इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। खासकर इनमें कंफ्यूजन उन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ज्यादा होता है जिन्होंने सी पढ़ा है और यहां पर इन ऑपरेटर को हम पढ़ते हैं। देखिए आप, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। यदि मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा है टेस्ट ऑपरेटर, जो कि मेरी क्लास का नाम है, एंड इनसाइड दिस टेस्ट ऑपरेटर हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड को, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। अब एक एक करके इन ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। तो आप देखिए, दो वैल्यू का कंपैरिजन मतलब क्या? यदि मान लीजिए मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ओके, यदि मैं लिखता हूं मान लीजिए 50 ग्रेटर देन 10, तो इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा? ट्रू, बिकॉज द वैल्यू ऑफ 50 इज ग्रेटर देन 10, ओके। लेकिन यदि मैं लिखता हूं मान लीजिए यहां पे 50 लेस देन 10, तो यहां पर मुझे वैल्यू फॉल्स मिलेगी। यदि मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं 50 इक्वल टू 10, तो यहां पर मुझे वैल्यू फॉल्स मिलेगी, ठीक है। यदि मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं 50 नॉट इक्वल टू 10, तो यहां पर मुझे वैल्यू ट्रू मिलेगी। अब यहां पर आप देखिए, ये जो ट्रू है ये बूलियन वैल्यूज हैं, तो यू विल गेट द रिजल्ट ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ठीक है। देखिए आप, अगर मैं इसको रन करता हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलने वाला है। तो जब भी दो वैल्यूज के बीच में हमें कंपैरिजन करना है, ओके, जस्ट अ मोमेंट, आई थिंक हमने सेमीकोलन कहीं भी नहीं लगाया, तो इसको सेमीकोलन से हम टर्मिनेट कर देते हैं यार, ओके। और अब मैं इसको रन करता हूं, तो जब भी दो वैल्यू को कंपैरिजन करना होता है ना, तो यहां पर हम यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। स्ट्रिंग का S कैपिटल हमें लिखना है। ये छोटे छोटे से सिंटैक्सेस एरर हैं, जनरली जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो सिंटैक्सेस एरर आती हैं और उनको हम रिजॉल्व भी करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अब ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू। अब यही वैल्यू अगर आप C में लिखते तो आपको 1101 के फॉर्मेट पर रिजल्ट मिलता, लेकिन यहां पर ये ऑपरेटर आपको जब भी वैल्यू रिटर्न करेंगे इट इज ऑलवेज बी अ बूलियन वैल्यू, राइट। तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ऐसे ही नॉट इक्वल टू। तो आई होप इन ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि दो वैल्यू का कंपैरिजन किस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं। मान लीजिए मैंने क्लास में भी शायद आपको ये बात कही थी कि यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड देन 10 इक्वल टू 10 इक्वल टू 10, अब इसका रिजल्ट क्या होगा? तो आप देखिए, अगर मैं इसको रन करता हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलने वाला है? इफ आई रन दिस आई विल गेट दिस एरर, ये देखिए आप, ठीक है। बूलियन कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू इंट, क्योंकि यहां पर कंपैरिजन तीनों वैल्यू का एक साथ नहीं हो रहा है। ये वैल्यू कंपेयर हो रही है 10 और 10, दैट इज ट्रू, लेकिन ट्रू कैन नॉट कंपेयर विद इंटीजर, ठीक है। यदि मान लीजिए आपसे पूछा जाए, ओके, 60 ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन 40, व्हाट इज द आउटपुट? यदि मान लीजिए ये क्वेश्चन जावा में आता है 60 ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन 40, तो आप देखिए इसको भी अगर मैं रन करूंगा, सो व्हाट विल द रिजल्ट आई विल गेट हियर? अगेन आई विल गेट द एरर, क्योंकि रीजन इज दैट, आप समझिए, ये ऑपरेटर सी और C++ में 1 और 0 रिटर्न करते हैं, लेकिन जावा में ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं, जो कि बूलियन वैल्यूज हैं। और बूलियन के बारे में याद करिए, हमने पढ़ा है ये आइसोलेटेड डेटा टाइप होते हैं, यू कैन नॉट कंपेयर बूलियन विद एनी अनदर वैल्यू, गॉट माय पॉइंट। तो ये ऑपरेटर्स को आपको थोड़ा सा यहां पे समझना पड़ेगा, ओके। देखिए आप, यहां पर अगर मैंने इस तरीके से लिखा, ओके, एंड देन आई विल राइट हियर, तो अब यहां पर अगर बाय चांस पूछा जाता व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, बड़े सिंपल से कोड है। आप देखिए 50 इक्वल टू 10 इक्वल टू 60 ग्रेटर देन 10, तो यहां पर अगर मैं इसको रन करता हूं, सपोज इफ आई रन दिस एप्लीकेशन, तो अब यहां पर भी एरर आएगी क्या? क्वेश्चन आता है सर यहां भी एरर आएगी, यहां पर कोई एरर नहीं है, दिस इज द ट्रू वैल्यू। अब ट्रू कैसे आया देखिए आप यहां पे, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू जब कंपेयर हो रही है तो 50 इक्वल टू 10 दैट इज फॉल्स, और 60 ग्रेटर देन 100 दैट इज फॉल्स, बट फॉल्स इक्वल टू फॉल्स दैट इज ट्रू। तो इस तरीके के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। देन आफ्टर रिलेशनल ऑपरेटर वी हैव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को हम जावा में टाइप कास्टेड ऑपरेटर भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइप कास्टेड ऑपरेटर इन जावा। अब ये टाइप कास्टेड का मतलब क्या है आप समझना। जनरली जब हम जावा में ये स्टेटमेंट लिखते हैं, मान लीजिए बाइट a इक्वल टू 10, ओके, और अगर मैंने बोला a इक्वल टू a+1 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a, सो दिस इज एन एरर। आपको याद है मैंने कहा था जब भी अरिथमेटिक ऑपरेशन जावा में परफॉर्म होता है तो एक मैक्स वाला फॉर्मूला होता है कि मैक्स ऑफ इंट कॉमा
फर्स्ट टाइप ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड कॉमा टाइप ऑफ सेकंड ऑपरेंड, मतलब जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन यहां पे परफॉर्म हो रहा है उसके पीछे ये फॉर्मूला है, मैक्स ऑफ इंट कॉमा टाइप ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड, ठीक है, टाइप ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड कॉमा टाइप ऑफ सेकंड ऑपरेंड। तो यहां पर आप देखिए एक्चुअली आपको जो वैल्यू रिटर्न होगी वो इस फॉर्मूले से होगी। तो टाइप ऑफ फर्स्ट, इंट तो फिक्स्ड टाइप है, इंट तो फिक्स है, टाइप ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड क्या है, बाइट, टाइप ऑफ सेकंड ऑपरेंड क्या है, इंट। तो जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो इंट फॉर्मेट में हो रही है। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस ए इन द, मतलब जो भी वैल्यू आपको रिटर्न होगी वो 11 इंट फॉर्मेट में रिटर्न होगा, लेकिन आपका रिजल्टेंट वेरिएबल ए किस टाइप का है, बाइट। तो यहां पर आप देखिए आपको टाइप कास्टिंग की एरर मिलेगी यहां पे। तो जब मैं इस तरीके से लिख रहा हूं तो मुझे टाइप कास्टिंग की रिक्वायरमेंट है, मतलब एक्चुअली मुझे इस स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा बाइट कुछ इस तरीके से, बाइट एंड a+1, है ना, ये स्टेटमेंट मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा, बाइट a+1, देन इट इज ओके। अब यदि मैं इसको रन करता हूं तो बाकायदा मुझे आउटपुट 11 मिलेगा। लेकिन यहां पर आप समझिए कि यदि इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे ना लिख के अगर मैं लिखता हूं ++a, तो मुझे कोई टाइप कास्टिंग नहीं करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये ++ ऑपरेटर डेटा टाइप को देख के खुद ही टाइप कास्ट कर लेगा। ये देखिए आप 11, लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर मैं इसका डेटा टाइप बदल के शॉर्ट कर देता हूं तो यहां पर मुझे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। यहां बाइट की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, शॉर्ट। लेकिन इसी स्टेटमेंट को अगर मैं ++a के साथ लिखूंगा, आई डू नॉट रिक्वायर्ड एनी टाइप कास्टिंग। तो दिस इज द रीजन व्हाई दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड टाइप कास्टेड ऑपरेटर। तो टाइप कास्टेड का मतलब है जो इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर रहा है। ओके तो ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये टाइप कास्टेड ऑपरेटर है। अब ये इंक्रीमेंट दो टाइप के होते हैं हमारे पास, एक प्री इंक्रीमेंट और एक पोस्ट इंक्रीमेंट। तो जब हम ++ को ऑपरेंड के पहले यूज करते हैं ये प्री इंक्रीमेंट कहलाता है, और जब हम ++ को ऑपरेंड के बाद में यूज करते हैं ये पोस्ट इंक्रीमेंट कहलाता है। और अभी आप देखिए अगर केवल इंक्रीमेंट करना है तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर वैल्यू मुझे 11 मिलेगी और यहां पर वैल्यू मुझे 12 मिलेगी, मतलब अभी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस टू ऑपरेटर। ++a भी 1 से इंक्रीमेंट करेगा और a++ भी 1 से इंक्रीमेंट करेगा। तो फिर क्वेश्चन आता है सर इन दोनों में डिफरेंस क्या? देखिए आप अगर मैं इसको भी रन करता हूं आई विल गेट द रिजल्ट 12 हियर। तो इन दोनों में डिफरेंस तब आता है जब हम किसी वैल्यू को असाइन करते हैं। मैं इसको भी चलिए इंट टाइप का ले लेता हूं b में। तो अब आप देखिए यदि मान लीजिए मैंने ये लिखा हुआ है, मतलब मैं a और b दोनों की वैल्यू प्रिंट करता हूं, राइट। यदि मैंने a भी लिखा और मैंने b भी लिखा है, राइट। और अगर मैं लिखता हूं b = ++a, तो ये ऑपरेटर पहले क्या करेगा, फर्स्ट इट विल परफॉर्म a = a+1 एंड देन आफ्टर b = a। तो पहले a में इंक्रीमेंट होगा तो दैट इज 11 और फिर b की वैल्यू भी होगी 11। तो यहां मुझे आउटपुट मिलेगा 11 11। देखिए आप अगर मैं इसको रन करता हूं आई विल गेट द वैल्यू 11 11। ये देखिए आप। लेकिन यदि मान लीजिए मैं यहां पर इसकी बजाय पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करता हूं b = a++, तो यहां पर पहले a की वैल्यू b में असाइन होगी, मतलब फर्स्ट इज असाइन द वैल्यू ऑफ a एंड देन a = a+1। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, पहले जो करंट a की वैल्यू है वो b में असाइन हो रही है एंड दैट इज व्हाट 10। तो b की वैल्यू होगी 10 लेकिन a की वैल्यू होगी 11। ये देखिए आप, a बिकम 11 एंड b बिकम 10। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। ये देखिए आप। तो कहने का मतलब ये है कि प्री इंक्रीमेंट पहले इंक्रीमेंट करता है फिर असाइन करता है, और पोस्ट इंक्रीमेंट पहले असाइन करता है बाद में इंक्रीमेंट करता है। अब इस बिलीव मी इससे रिलेटेड भी बहुत सारे अलग अलग ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। लाइक मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए system.out.println ++a एंड देन b++, तो क्या आउटपुट होगा? ओके मतलब यदि प्रिंट में मैंने इसको लिखा देन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। व्हाट माय पॉइंट? तो यहां भी आप देखिए पहले इंक्रीमेंट होगा फिर प्रिंट होगा, यहां पहले प्रिंट होगा फिर इंक्रीमेंट होगा, लेकिन उसके लिए b में वैल्यू होनी चाहिए। इसी तरीके से मान लीजिए अगर a की वैल्यू 5 है और अगर मैंने स्टेटमेंट लिखा है b = ++a प्लस a++, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। ये देखिए आप अगर मैं इसको रन करता हूं व्हाट इज द रिजल्ट आई विल गेट हियर 7 एंड 12। अब क्वेश्चन आता 7 एंड 12 कैसे आया? तो यहां पर आपको लॉजिक समझना पड़ेगा कि यहां पर पहले a की वैल्यू हो रही है 6, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ a बिकम 6। तो यहां पर उसने क्या किया, पहले वैल्यू को रखा 6, मतलब पहले a को इंक्रीमेंट किया, राइट। एंड देन प्लस यहां पर a की वैल्यू अभी करंट कितनी है 6, तो पहले उसने 6 को रखा, 6 + 6 12, 12 असाइन कर दिया b में और फिर a में पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में किया है। तो a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू 12 मिल रही है। तो आई होप ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपको समझ में आ रहे हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्री पोस्ट क्या होते हैं। अब जैसे इंक्रीमेंट है वैसे ही हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है। वी हैव डिक्रीमेंट माइनस माइनस ऑपरेटर। तो यदि आप सेम कोड देखें तो डिफरेंस, ये भी टाइप कास्टेड है, लेकिन डिफरेंस यहां पर ये है कि यदि मैं -a लिखता हूं
ठीक है, और अगर मैंने a माइनस माइनस लिखा तो सेम रूल है, केवल ये है कि वैल्यू बढ़ने के बजाय 1 से कम होगी। माइनस माइनस a का मतलब है a इक्वल टू a माइनस 1 एंड देन b इक्वल टू a, एंड इसका मतलब है b इक्वल टू एन देन a इक्वल टू a माइनस 1। सेम रूल, सेम कॉन्सेप्ट, केवल वैल्यू 1 से बढ़ने की बजाय कम होगी। तो आप देखिए यहां पर मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, मान लीजिए अगर मैं इसको भी कमेंट करता हूं b इक्वल टू माइनस माइनस a बिकम 4, b बिकम 4, तो वैल्यू इज 4 एंड 4। यहां पर मुझे मिलेगा 4 एंड 4, और यदि मान लीजिए मैं इसको कमेंट कर देता हूं b इक्वल टू a माइनस माइनस, तो वैल्यू ऑफ a इज 5 असाइन टू b, तो b की वैल्यू होगी 5 और a की वैल्यू होगी 4, तो दिस इज 4 5। तो ये डिफरेंसेस, ये कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। इसी तरीके से और भी देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन। यदि मान लीजिए मैं लिखता हूं प्लस प्लस a ग्रेटर देन 5, तो इसका आंसर क्या होगा, तो प्लस प्लस है मतलब प्री इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट करता है फिर कंडीशन चेक करता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी ऑपरेटर केवल इतना पढ़ लेना कि ये प्री है ये पोस्ट है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। उससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड ट्रिकी क्वेश्चंस कौन से होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ेगा जब आप चीजों को थोड़ा सा प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, राइट, क्योंकि ये केवल पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको पहले भी ये बात बोली है। ओके, तो आई होप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपको समझ में आए। देन वी हैव अ लॉजिकल ऑपरेटर, राइट। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर को जनरली हम यूज करते हैं जब भी हम प्रोग्राम में दो कंडीशंस को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे क्या होता है, जनरली कोई भी कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है एक अकॉर्डिंग, राइट, कि मान लीजिए अगर मैंने लिख दिया 50 ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन है, ठीक है। अब इस कंडीशन की वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, राइट। लेकिन क्या होता है, कई बार प्रोग्राम में एक से ज्यादा कंडीशंस होती हैं, वी हैव मल्टीपल कंडीशंस, राइट। तो जब प्रोग्राम में मल्टीपल कंडीशंस होती हैं तो यहां पर हम एंड या और को यूज करते हैं। तो अब देखिए आप, यदि मान लीजिए मैंने लिखा 30 ग्रेटर देन 10, तो अब इसका मतलब यह है कि अगर बाय चांस आपकी पहली कंडीशन ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है तो रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा। बाय चांस मतलब एक्चुअल द थिंग। तो एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, व्हेन ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू देन रिजल्ट इज ट्रू। एक भी फॉल्स हुआ तो रिजल्ट आपको फॉल्स मिलेगा। तो अभी आप देखिए 50 ग्रेटर देन 10 दैट इज ट्रू, 30 ग्रेटर देन 10 दैट इज ट्रू, तो रिजल्ट मुझे ट्रू मिलेगा। तो एंड को हम कब यूज करते हैं, जब मल्टीपल कंडीशंस हैं और मल्टीपल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें ट्रू या फॉल्स चाहिए, राइट। सिमिलरली वी हैव और ऑपरेटर। और का मतलब होता है, अच्छा इसमें भी आप देखिए, इसमें भी यहां पर देखेंगे अगर आप, तो यदि मान लीजिए ये कंडीशन फॉल्स है, मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, तो यहां पर मुझे वैल्यू फॉल्स मिलेगी। और का मतलब होता है एक भी ट्रू। अब दोनों ट्रू है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर और में एक भी ट्रू होगा तो सेकंड वैल्यू मुझे ट्रू मिलेगी। तो एंड को यूज करते हैं व्हेन वी रिक्वायर कंडीशन ट्रू आफ्टर ऑल द कंडीशन, और को हम यूज करते हैं जब हमें किसी एक कंडीशन के ट्रू पर रिजल्ट ट्रू चाहिए। गॉट माय पॉइंट। तो ये होता है एंड और ऑपरेटर। अब ऐसे ही एक नॉट ऑपरेटर है। नॉट क्या करता है, एक्चुअली नॉट इक्वल टू और नॉट में डिफरेंस है। नॉट ऑपरेटर का काम क्या है, किसी भी ट्रू कंडीशंस को फॉल्स कर देना। जैसे यहां पर आप देखिए, अभी अगर आप देखें तो इस आपको ये वैल्यू फर्स्ट वाले की मैं बात करूं तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, अभी आपको आप बोलेंगे सर दिस इज फॉल्स, क्योंकि 50 लेस देन 10 दैट इज फॉल्स एंड लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसके आगे नॉट लगा देता हूं, अगर मैंने इसके आगे नॉट का साइन लगा दिया, तो नॉट क्या करता है, इट एक्चुअली चेंज द कंडीशन फ्रॉम फॉल्स टू ट्रू एंड ट्रू टू फॉल्स। देखिए आपको ट्रू मिल गया यहाँ पे, जबकि आपकी एक्चुअल कंडीशन फॉल्स थी। तो ये नॉट क्या करता है, समझ में आया। अब क्वेश्चन ये है कि सर जब लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास है तो बूलियन लॉजिकल की क्या जरूरत है। वही मैंने आपको कहा, देखिए आप किसने तरीके के अलग अलग इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। सपोज अगर मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया है बाइट a इक्वल टू 10, ठीक है, बाइट a इक्वल टू 10 कॉमा b इक्वल टू 5। अब यदि मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, प्लस प्लस a ग्रेटर देन 20 एंड प्लस प्लस b ग्रेटर देन 10, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और जरा इसका आउटपुट मुझे बताओ, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। यार वीडियो देखो, इंटरेक्टिव सेशन रखोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है, कि आपको सेशन इंटरेक्टिव रखना है। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, तो यदि मान लीजिए मैं इस कोड को रन करता हूं तो आप बोलोगे सर प्लस प्लस है दैट इज 11 ग्रेटर देन 20 दैट इज फॉल्स, प्लस प्लस बी दैट इज 6 ग्रेटर देन 10 दैट इज फॉल्स। तो रिजल्ट मुझे फॉल्स मिलेगा और आउटपुट में a की वैल्यू होगी 11 और b की वैल्यू होगी, चलिए इसको मैं कर देता हूं 2, ठीक है। तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्चुअली 11 6 और फॉल्स आपके हिसाब से कि 11 6 और फॉल्स आएगा। यार 11 6 और फॉल्स नहीं आएगा। देखो
अगर मैं इसको रन करूंगा आई विल गेट द रिजल्ट 11, 5 एंड फॉल्स। अगर मैं ए और बी को भी प्रिंट करता हूं, मैंने अभी ए और बी को प्रिंट नहीं किए हैं इसलिए आपको ये आउटपुट ऐसे मिल रहा है। तो अगर मैं ए और बी की वैल्यू भी प्रिंट करूंगा तो यहां पर मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, देखो आप, ये ए एंड देन विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ बी। मैं ए को भी प्रिंट करता हूं और मैं बी को भी प्रिंट करता हूं, तो ए की वैल्यू मुझे मिलेगी 11 लेकिन बी की वैल्यू मुझे मिलेगी 5 नॉट 6। ठीक है, देखो आप, फॉल्स 5 और 6, सॉरी फॉल्स 11 और 5 नॉट 6, फॉल्स 11 एंड 5। अब ये 5 क्यों आया सर? क्योंकि ये जो एंड ऑपरेटर है, ये एंड ऑपरेटर ट्रू इवैल्यूएटेड ऑपरेटर है। अगर इसको पहली कंडीशन ट्रू मिलती तो ये अगली को चेक करता। अरे एंड का मतलब है एक भी फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स। तो इसने क्या किया, पहली कंडीशन को देखा, उसको फॉल्स मिली तो उसने अगली कंडीशन चेक ही नहीं करी। क्यों? क्योंकि इसी को हम जावा में शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर भी कहते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू, व्हाट डू मीन बाय शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर? ये ट्रू इवैल्यूएटेड ऑपरेटर है, मतलब अगर इसको ट्रू मिलेगा तो आगे जाएगा, लेकिन फॉल्स मिला तो उसने अगली कंडीशन ही चेक नहीं करी। लेकिन अगर इसकी जगह में बुलियन लॉजिकल एंड यूज करता हूं, सिंगल एंड, तो अब देखिए, अब आंसर मुझे मिलेगा 11, 6 फॉल्स एंड 11, 6 राइट। क्योंकि ये जो ऑपरेटर है इट इज नॉट शॉर्ट सर्किट, मतलब ये जो ऑपरेटर है बुलियन लॉजिकल। तो डबल एंड और सिंगल एंड में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? डबल एंड शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर है लेकिन सिंगल एंड शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर नहीं है। यहां पर अगर मैं इसको रन करूंगा तो बाकायदा मुझे फॉल्स 11 और 6 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ऑपरेटर है ये कंडीशन फॉल्स के बाद भी अगली कंडीशन को चेक करेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं यार, ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसे ही आप देखिए, यदि मान लीजिए मैं यहां पर और ऑपरेटर को यूज करता हूं और मान लीजिए मैं यहां पर ए की वैल्यू कर देता हूं 50 और बी की वैल्यू कर देता हूं 20। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर प्लस प्लस ए 51, 51 ग्रेटर देन 20 दैट इज ट्रू, प्लस प्लस बी 21, 21 ग्रेटर देन 22, 21 ग्रेटर देन 2 दैट इज अगेन ट्रू। तो आउटपुट आएगा ट्रू 21 एंड सॉरी ट्रू 51 एंड 21, बिल्कुल गलत। आउटपुट आएगा ट्रू 51 और 20। देखो आप, ट्रू यहां मिलेगा आपको, यहां आपको मिलेगा 51 और यहां पर आपको मिलेगा 20 ओनली, क्योंकि ये भी उसी का भाई है भाई, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर ये भी है, देखो आप। और लेकिन ये फॉल्स इवैल्यूएटेड, ये देखो आप 20 मिला आपको। अब यहां पर क्या हुआ, देखो पहली कंडीशन अगर ट्रू है तो उसने अगली कंडीशन ही चेक नहीं करी, क्योंकि ये फॉल्स इवैल्यूएटेड है। इसको फॉल्स मिलेगा तो आगे जाएगा, गॉट माय पॉइंट। लेकिन ये बुलियन लॉजिकल है, अगर मैं सिंगल और यूज करूंगा तो ये बुलियन लॉजिकल हो जाएगा। अब आउटपुट मिलेगा 51, 21। तो डिफरेंस यही समझना होता है। मैं अक्सर यही कहता हूं, लैंग्वेज को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, इसको कितने ट्रिकी क्वेश्चंस के साथ आप पढ़ते हैं, कितने असाइनमेंट्स के साथ आप पढ़ते हैं, कितने क्विजेस क्वेश्चंस के साथ आप इसको पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। और यही इंटरव्यू का मेन कॉन्सेप्ट होता है कि आपको लैंग्वेज तो आती है लेकिन आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस है या नहीं है, डिफरेंसेज आपको पता है कि नहीं। तो आई होप आपको लॉजिकल और बुलियन लॉजिकल दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। कि जैसे मैंने आपको बताया ये लॉजिकल है लेकिन बुलियन लॉजिकल हमने देखे कौन से, सिंगल एंड और सिंगल और, सॉरी ये मैंने बिटवाइज की जगह बुलियन लॉजिकल लिख दिया है, ये बिटवाइज है, ये सिंगल एंड और सिंगल और, ये होते हैं बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू ऑपरेटर, कि इन ऑपरेटर्स में क्या डिफरेंस है, लॉजिकल क्या होते हैं, बुलियन लॉजिकल क्या होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम कंडीशनल पे। बिटवाइज को मैं नेक्स्ट स्टेप पे बताता हूं। कंडीशनल ऑपरेटर को हम कब यूज करते हैं जावा में, जब आपको किसी कंडीशन पे बेस्ड रिजल्ट चाहिए। ओके, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये कंडीशनल ऑपरेटर सी से थोड़े से अलग हैं। सी में क्या होता है, जब हम कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करते हैं तो हम वहां पे प्रिंटफ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, सी प्लस प्लस में सी आउट भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए मैंने यहां पर ऐसा कुछ किया कि सपोज मेरे पास दो वैल्यूज हैं, इंटीजर ए कॉमा बी, और मान लीजिए ए में मेरे पास वैल्यू है 50 और बी में मेरे पास वैल्यू है 20 फॉर एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए मैंने यहां लिखा ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हेलो, ओके, और यहां पर आपने लिख दिया कॉलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बाय, ये बाय। अब कंडीशनल ऑपरेटर क्या करता है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। पहले ये कंडीशन चेक करता है, अगर इसको ट्रू मिली तो ये इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स मिली तो ये इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या लगता है आपको, क्या आउटपुट आना चाहिए? आप बोलोगे सर हेलो प्रिंट होगा, एरर आ जाएगी। अब इस प्रोग्राम में एरर क्यों आएगी, यही मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आपका थॉट सी और सी प्लस प्लस वाला है तो कई जगह पर आपको जावा में अपने थॉट चेंज करने पड़ेंगे। और वो इसलिए क्योंकि इस ऑपरेटर को हम प्रिंट के लिए यूज नहीं कर सकते, इट इज एक्चुअली रिटर्न द वैल्यू।
तो यदि मान लीजिए यहां पर आपको हेलो प्रिंट करना है तो यहां पर आपको हेलो रिटर्न करना पड़ेगा। यू हैव टू रिटर्न हेलो फ्रॉम हियर एंड यू हैव टू रिटर्न बाय फ्रॉम हियर, और उसके लिए आपको एक स्ट्रिंग एस नाम का एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा और उस एस को फिर बाद में प्रिंट करना पड़ेगा system.out.println के साथ एस को, क्योंकि ये ऑपरेटर कभी भी दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन करके, मतलब कंडीशन चेक करके, इट विल रिटर्न द वैल्यू, इट विल नॉट प्रिंट द स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब देखिए आप, अब मैं अगर इसको रन करता हूं, आई विल गेट द रिजल्ट हेलो हियर, क्योंकि अब कंडीशन ट्रू है तो हेलो मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और यही मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप जब लैंग्वेजेस मल्टीपल पढ़ते हैं ना तो कंपैरिजन होता है लैंग्वेजेस के साथ, और ऐसे बहुत से कंपैरिजन हम लोगों हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में कवर किए हुए हैं, लाइक जावा पाइथन के कंपैरिजन, जावा सी प्लस प्लस के कंपैरिजन, जावा सी के कंपैरिजन। तो इफ एनीवन नोज द प्रीवियस लैंग्वेजेस तो कम से कम उसको ये समझ में आना चाहिए कि जो लैंग्वेज उसने पढ़ी है और जो अभी पढ़ रहे हैं इसमें क्या डिफरेंसेस होता है। अरे यार समझना पड़ेगा बॉस, चॉइस नहीं होती है कई बार कुछ टॉपिक्स में, मतलब समझना ही पड़ेगा आपको क्या चॉइस है आपके पास। ओके, तो आई होप ये कंडीशनल ऑपरेटर आपको समझ में आ रहे हैं, सॉरी यस, कंडीशनल ऑपरेटर जिसको हम क्यों यूज कर रहे हैं। ऐसे आप बहुत से अलग अलग प्रोग्राम बना सकते हैं, लाइक एक नंबर इवन है ऑड है अगर आपको चेक करना है, राइट, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एस इक्वल टू एन मॉड 2 इक्वल टू 0 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यदि मैंने इस तरीके से लिखा n mod 2 इक्वल टू 0 तो मैंने लिख दिया even, ठीक है, और कॉलन में आपने लिख दिया बाय, और अब आपने इसको प्रिंट किया तो अब देखिए आपको जो भी a की वैल्यू है, ये a है, मैंने n लिख दिया है, दिस इज a। ओके, तो अब देखिए आप, मैं अगर इसको रन करता हूं आई विल गेट द रिजल्ट even हियर, ये देखिए आप, मुझे आउटपुट मिलेगा even नंबर। तो ये प्रोग्राम जो कि कंडीशनल बेस्ड होते हैं जो कि हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो आई होप कंडीशनल ऑपरेटर समझ में आया, अरिथमेटिकल, रिलेशनल, लॉजिकल, बुलियन लॉजिकल, ये सारे ऑपरेटर आपको क्लियर हैं। तो यार अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं ना तो शेयर करते रहिएगा, दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करिए। लूप कि लूप क्या होता है, लूप को हम क्यों यूज करते हैं। हालांकि अगर आपने प्रीवियसली कोई लैंग्वेज पढ़ी है तो यू नो वेरी वेल अबाउट द लूप कि हम लूप को यूज करते हैं इटरेटिव टास्क के लिए। ठीक है, कि जब भी कोई इटरेटिव टास्क परफॉर्म करना है तो यहां पर हम लूपिंग कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं। बिलीव मी, लूप को लेके बहुत से ट्रिकी क्वेश्चंस इवन इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और जितने भी कोर्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं वहां पर भी लूप से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे लूपिंग कॉन्सेप्ट। तो देखिए आप, यहां पर मैं आपको इंप्लीमेंटेशन बताता हूं कि लूप को हम कैसे यूज करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि ट्रिकी और क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया जिसका नाम मैंने रखा टेस्ट लूप डॉट जावा। ओके, और जब हम लूप की बात करते हैं तो जावा में हमारे पास बेसिकली 4 टाइप के लूप होते हैं जनरली। अगर आप सी और सी प्लस प्लस की बात करें तो वी हैव 3 लूप्स इन सी एंड सी प्लस प्लस, वो 3 तो यहां भी हमारे पास है, राइट, लाइक वी हैव अ फॉर लूप, लाइक वी हैव अ व्हाइल लूप, लाइक वी हैव अ डू व्हाइल लूप। ओके, और यहां पर हमारे पास एक लूप है जिसका कॉल्ड फॉर ईच लूप, जो कि हमारे लिए जावा में नया है, दिस इज कॉल्ड फॉर ईच लूप, राइट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं व्हाइल लूप से, और आप देखिए लूप कोई भी हो, चाहे वो व्हाइल लूप हो, फॉर लूप हो, डू व्हाइल लूप हो, हर लूप की 3 बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, राइट। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कि आपको लूप कहां से स्टार्ट करना है, दूसरा होता है कंडीशन कि आपको लूप कहां तक चलाना है, ठीक है, और तीसरा होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कि आपको उस लूप तक मतलब अपनी कंडीशन तक पहुंचने के लिए लूप को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। जैसे यहां पर आप देखिए, मैं यहां पर एक सिंपल सा कोड लिखता हूं टेस्ट लूप, और इस टेस्ट लूप में जाके हमने मेन मेथड को लिखा है व्हिच इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, और इसमें हमने लिख दिया स्ट्रिंग args। ओके, और यहां पे आप देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में हमें सबसे पहले क्या करना है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब लूप मुझे कहां से स्टार्ट करना है। तो मान लीजिए मैंने लिखा i इक्वल टू 1, सो दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, ये मेरा इनिशियलाइजेशन है, ठीक है, ये मैंने लूप को स्टार्ट किया। सेकंड आपको बताना है कंडीशन। तो व्हाइल में हमेशा हम देते हैं कंडीशन, तो मैंने अगर लिख दिया व्हाइल i लेस देन और इक्वल टू 10, ये हो गई मेरी कंडीशन, राइट। और फिर इस व्हाइल लूप में हमने लिख दिया system.out.println सपोज i एंड देन i प्लस प्लस, तो ये हो गया मेरा इंक्रीमेंट। तो आप देखिए ये है मेरी कंडीशन, दिस इज व्हाट द कंडीशन वी हैव इन द लूप। ओके, और ये है आपका इंक्रीमेंट कि जो हमने
आई को इंक्रीज किया है, तो ये लूप क्या करेगा, अगर मैं इसका आउटपुट देखूंगा, आई गेट द रिजल्ट फ्रॉम 1 to 10, कि यहां पर मुझे आउटपुट मिलेगा 1 to 10। आप देखिए लूप कंटिन्यूशन में चल रहा है। तो जब भी इस तरीके के इटरेटिव टास्क हमें परफॉर्म करने होते हैं तो वहां पर हम वाइल लूप को यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए सेम प्रोग्राम हम फॉर लूप से किस तरीके से बना सकते हैं। वाइल में हम इनिशियलाइजेशन अलग करते हैं, कंडीशन अलग चेक करते हैं और इंक्रीमेंट अलग करते हैं, लेकिन फॉर में यही काम हम एक साथ कर सकते हैं। देखिए आप सेम प्रोग्राम मैं अगर आपको फॉर लूप से बना के बताता हूं, तो यूजिंग वाइल लूप अभी हमने इसको देखा, लेकिन अब अगर हम फॉर की बात करें तो फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस, राइट। और यहां पर आपने क्या लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मतलब फॉर में आपको एक ही ब्लॉक में 3 ऑप्शन मिलते हैं, इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट और कंडीशन। ये देखिए आप, ये फॉर में सबसे पहले आपने इनिशियलाइजेशन किया, ये कहलाता है फॉर का इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। मतलब ये होता है एक्चुअली फॉर का सिंटेक्स, कि फॉर में हम इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं अभी। ये इनिशियलाइजेशन, सेकंड होती है कंडीशन और थर्ड होता है इंक्रीमेंट। तो फॉर में हमारे पास तीनों ऑप्शन है कि आप इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, कंडीशन आप दे सकते हैं और कंडीशन देने के बाद आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं पूरा लिख देता हूं, चलिए ये, ठीक है। तो ये फॉर और वाइल में बेसिक डिफरेंस है कि वाइल में जब हमें इनिशियलाइजेशन करना होता है, कंडीशन देना होती है, इंक्रीमेंट करना, तो वी परफॉर्म दिस 3 टास्क इन 3 डिफरेंट प्लेसेस, बट इन फॉर लूप विल परफॉर्म ऑल दिस टास्क इन द सिंगल प्लेस, राइट। तो ये तो अभी हमने फॉर का, और आप देखिए आउटपुट मुझे इसका भी वही मिलेगा, लेकिन वाइल और फॉर में एक और डिफरेंस होता है कि फॉर में आप, एक मिनट, शायद हमने यहां पे आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इज द मेथड नेम, मैंने प्रिंट लिख दिया था गलती से, ओके। तो अब अगर आप इसको देखेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट 1 to 10 हियर। ये देखिए आप, सेम आउटपुट मुझे यहां भी मिल रहा है, राइट। लेकिन फॉर में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर द वेरिएबल इनसाइड द फॉर लूप ओनली, राइट। तो ये मैंने फॉर में वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, और अब देखिए अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो मुझे आउटपुट भी सेम मिलेगा, दिस इज 1 to 10। तो फॉर में हम वेरिएबल डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फॉर में डिक्लेयर्ड वेरिएबल है वो केवल फॉर लूप का लोकल वेरिएबल होता है। जैसे अब आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा आई इक्वल टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई। अब आप चलिए वीडियो को पॉज करिए और मुझे इसका आउटपुट बताइए क्या होगा इसका आउटपुट, ओके। तो यदि मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो मुझे आउटपुट 6 मिलेगा, इट इज नॉट 1 to 5, ओके, जस्ट मोमेंट, ओके। यहां पर आई को हमने डिक्लेयर नहीं किया है, तो दिस इज अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। तो यहां पर मुझे आउटपुट 1 to 5 नहीं मिलेगा, आई विल गेट द रिजल्ट 6 हियर। अब 6 क्यों मिला, उसका रीजन आप समझो, क्योंकि फॉर में मैंने सेमीकोलन लगा दिया, और केवल सेमीकोलन का मतलब होता है ब्लैंक स्टेटमेंट। और ये ध्यान रखिएगा, वाइल हो या फॉर हो, अगर एक सिंगल स्टेटमेंट करली ब्रैकेट नहीं होते हैं तो फॉर अपने साथ एक स्टेटमेंट लेके चलता है, और यहां पर वो सिंगल स्टेटमेंट एक्चुअली ये सेमीकोलन है। मतलब एक्चुअली ये स्टेटमेंट जो है ये फॉर से एसोसिएटेड है, ये आई जो है ये फॉर का पार्ट ही नहीं है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि बॉस इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, गॉट माय पॉइंट। तो ये आपको समझना है। अब आप देखिए, यदि मान लीजिए मैं अब आपसे इस प्रोग्राम का आउटपुट पूछता हूं, चलिए वीडियो को पॉज करिए, बताइए मुझे इसका आउटपुट क्या होगा। तो यदि मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो एरर आ जाएगी। अब एरर क्यों आएगी, क्योंकि यहां पर जो आपने वेरिएबल फॉर के अंदर डिक्लेयर किया है दैट इज द लोकल वेरिएबल ऑफ दिस फॉर ओनली। तो फॉर से एसोसिएटेड स्टेटमेंट कौन सी है, सेमीकोलन। तो इसलिए ये आई अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल होगा यहां पे। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस एक्चुअली वाइल लूप में पूछे जाते हैं, फॉर को लेके पूछे जाते हैं, वाइल फॉर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो वाइल में हम कंडीशन इंक्रीमेंट अलग अलग करते हैं, इनिशियलाइजेशन अलग करते हैं, फॉर में हम ये काम एक साथ एक ही जगह पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ना वाइल को हम टर्मिनेट करते हैं सेमीकोलन से, ना फॉर को हम टर्मिनेट करते हैं सेमीकोलन से, क्योंकि अगर आपने वाइल में भी सेमीकोलन लगा दिया तो दैट इज ब्लैंक स्टेटमेंट, और अगर आपने फॉर में भी सेमीकोलन लगा दिया तो दैट इज ब्लैंक स्टेटमेंट। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए ब्रैकेट लगाना कंपलसरी नहीं होता है किसी भी लूप में। मतलब ब्रैकेट आपको तब लगाना है व्हेन यू हैव मोर देन वन स्टेटमेंट। फॉर अ सिंगल स्टेटमेंट अगर आपने ब्रैकेट लगा दिए तो भी वही आउटपुट आएगा। जैसे यहां पर आप देखिए, अब मुझे आउटपुट 1 to, एक मिनट क्या हुआ, यहां पर आई डिक्लेरेशन डबल हो गया तो दैट्स व्हाई, ओके। तो यहां पर अब अगर आप इसको देखेंगे तो भी आपको आउटपुट वही मिलेगा, दिस इज 1 to 6 जो भी 5। और अगर मैं ये करली ब्रैकेट हटा भी दूंगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ये सर ब्रैकेट नहीं है तो एरर आएगी, बट देयर इज नो एरर फॉर सिंगल स्टेटमेंट, नो नीड टू यूज करली ब्रैकेट, क्योंकि डिफॉल्ट स्टेटमेंट एक होती है हर लूप के साथ। तो ये फॉर का सिंटेक्स है। वाइल का सिंटेक्स, अब तीसरा लूप होता है हमारे पास डू वाइल लूप।
ठीक है, डू वाइल लूप को जनरली हम यूज करते हैं जब आप को एटलीस्ट एक बार लूप में कंडीशन एग्जीक्यूशन, एक बार लूप को एग्जीक्यूट करना है। जैसे आप देखिए इस वाइल लूप को अगर आप देखेंगे तो यहां पर इस वाइल का एग्जीक्यूशन इस कंडीशन पे डिपेंडेंट है फर्स्ट टाइम। मतलब अगर मान लीजिए मैंने यहां पर आई की वैल्यू कर दी 15, तो दिस लूप विल नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट अ सिंगल टाइम। ये लूप एक बार भी एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम पे ही कंडीशन फॉल्स है। तो वाइल लूप क्या करता है, सबसे पहले कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू मिली तो लूप को एग्जीक्यूट करेगा। इफ कंडीशन इज फॉल्स देन लूप विल नॉट एग्जीक्यूट अ सिंगल टाइम। लेकिन यदि मैं ये चाहता हूं कि मुझे लूप का एग्जीक्यूशन एटलीस्ट एक बार तो करना है, आई वॉन्ट टू एग्जीक्यूट दिस लूप एटलीस्ट वन टाइम, तो फिर वाइल की बजाय हम डू वाइल लूप को यूज करते हैं। देखिए आप, मैं अगर इसको भी रन करूंगा आई एम नॉट गेट एनी आंसर, क्योंकि वाइल एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने आई को डिक्लेयर नहीं किया है। ओके, तो अब देखिए ये लूप एक बार भी एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कंडीशन फॉल्स है ना यार। लेकिन अगर मैं इसी की जगह डू वाइल लूप को यूज करता हूं तो डू वाइल का सिंटेक्स क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं डू, फिर डू में हम लिखते हैं वो स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, ठीक है, और यहां पर मैंने लिखा आई प्लस प्लस एंड देन मैंने यहां पर दे दी कंडीशन वाइल, वाइल आई लेस देन और इक्वल टू सपोज 10, कि जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी है, राइट। अब इस केस में आप देखो, मैं इसको तो कमेंट कर देता हूं, यहां पर आप देखिए इतना कोड। अगर मान लीजिए मैं यहां पर आई को डिक्लेयर करता हूं और इनिशियली मैंने वैल्यू 1 रखी है, तो नो डाउट यहां पर आई वाइल और डू वाइल में कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि ये भी 1 to 10 तक चलेगा। लेट्स सी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा आई विल गेट द रिजल्ट फ्रॉम 1 to 10। लेकिन यहां एडवांटेज ये है, अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 15 है तो ये लूप एटलीस्ट एक बार तो चलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि देयर इज नो एग्जीक्यूशन, एक बार ये लूप चला और देखिए उसने 15 को प्रिंट किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। तो इन वाइल लूप फर्स्ट कंडीशन इज चेक देन लूप इज एग्जीक्यूट, इन डू वाइल लूप फर्स्ट लूप इज एग्जीक्यूट देन इट विल चेक द कंडीशन। तो आई होप ये वाइल डू वाइल फॉर तीनों का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। और अब देखिए देयर आर मल्टीपल प्रोग्राम जो हम लूप से बना सकते हैं, जहां पर हम वाइल को यूज कर सकते हैं, फॉर को यूज कर सकते हैं, डू वाइल को यूज कर सकते हैं, और फॉर ईच लूप को हम जनरली यूज करते हैं कलेक्शंस के लिए, कि जब आपके पास या तो अरे है या यू हैव अ कलेक्शन। लाइक अगर मान लीजिए यहां पर मेरे पास एक अरे लिस्ट है ना, अभी नो डाउट अरे लिस्ट हमारा आगे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि जब हमारे पास डेटा कलेक्शन फॉर्मेट में होता है, ये मैंने लिख दिया जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, जो कि मेरा पैकेज होगा जहां पर हमारा एक्चुअली अरे लिस्ट नाम की क्लास है। तो अब देखिए यहां पर अगर मैं एक लिस्ट बनाता हूं, अरे लिस्ट माई लिस्ट इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, ठीक है, और ये अरे लिस्ट हमने बना ली, और इस अरे लिस्ट में मैंने कुछ डेटा ऐड कर दिया, लाइक माई लिस्ट डॉट ऐड, कुछ सिटी के नाम मैंने दे दिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लिस्ट जो होती है वो स्ट्रिंग टाइप की होती है। ये मैंने लिख दिया दिल्ली, ठीक है, देन मैंने यहां पर नेक्स्ट सिटी दे दी सपोज मुंबई, ठीक है, देन नेक्स्ट सिटी वी हैव सपोज गोवा, है ना, कोई भी सिटी अलग अलग नाम दे देता हूं मैं। यहां पर मैंने नेक्स्ट सिटी का नाम लिख दिया सपोज, गोवा इज नॉट अ सिटी आई नो, ठीक है, तो यहां पर मैंने नेक्स्ट सिटी दे दिया सपोज रायपुर, ओके। और अब आप देखिए, अब मैं अगर यहां पर इस लिस्ट को डिस्प्ले करना चाहता हूं तो मैंने क्या किया, फॉर स्ट्रिंग एस कॉलन माई लिस्ट। ये फॉर ईच लूप का सिंटेक्स होता है कि जब आपके पास कोई डेटा कलेक्शन में है तो आप कलेक्शन से एक एक करके एलिमेंट फॉर ईच लूप के साथ प्रिंट कर सकते हैं। वो कलेक्शन आपका अरे भी हो सकता है, वो अरे लिस्ट हो सकता है, वो लिंक लिस्ट हो सकता है, एनी कलेक्शन यू हैव, राइट। तो यहां पर आप देखिए, अगर मैं इसको आउटपुट देखूंगा एंड गेट द रिजल्ट द नेम ऑफ द सिटी, एक मिनट, इनकॉम्पिटिबल टाइप ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कन्वर्ट। तो एक काम करते हैं यार, इसको हम स्ट्रिंग टाइप का ले लेते हैं। तो यहां पर मैंने इसको स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया, अरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, दैट्स इट। तो अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि आपको फॉर ईच लूप का सिंटेक्स समझ में आना चाहिए कि फॉर ईच लूप हम आगे यूज करेंगे जब कलेक्शन आएगा, लेकिन वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप ये हमारे रेगुलर लूप है जो हम जनरल प्रोग्रामिंग में इनको यूज करते हैं। लाइक अगर आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर आपको रिवर्स ऑफ नंबर का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सारे प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ओके, तो यहां पर चलिए एक प्रोग्राम हम देखते हैं लूप को लेके, कि सीरीज के प्रोग्राम तो जनरली हम बनाते हैं, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैंने आपसे बोला मुझे एक सीरीज को लेके ही बात करते हैं, एक नंबर की टेबल प्रिंट करना है कि यूजर से हम एक नंबर लेंगे, तो यहां पर हमें नंबर लेना है, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर n, और एक स्कैनर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया, लाइक स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है, और यहां पर हमने लिख दिया सिस्टम
डॉट इन, ओके, एंड देन आफ्टर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और ये मैंने मैसेज दे दिया एंटर अ नंबर, और ये नंबर मैंने रीड किया है n नाम के वेरिएबल में, स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, और यहाँ पर हमने लिख दिया दिस वन n इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। अब आपके पास n में नंबर है, आपको इसका टेबल प्रिंट करना है, तो मैंने सिंपली क्या किया, देखिए आप एक फॉर लूप लगाया फॉर इंट i इक्वल्स टू 1 से लेके i लेस देन और इक्वल टू 10 तक i प्लस प्लस, और यहां मैंने लिख दिया सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n मल्टीप्लाइड बाय i, क्योंकि किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट करना है तो उसका सिंपल सा लॉजिक है कि उस नंबर को 1 to 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर आप देखिए, अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो बाकायदा मुझसे एक नंबर मांगा जाएगा और आई गेट द टेबल ऑफ दिस नंबर, कि एक नंबर की टेबल यहाँ पे प्रिंट होगी। तो आप देखिए, मैं अगर यहाँ लिखता हूँ सपोज 5 एंड आई गेट द टेबल ऑफ 5, 5 10 15, ये 5 मैंने नंबर एंटर किया है, वो वाला 5 है, ओके। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम जो हम लूप को लेके बनाते हैं, कि लूप को लेके हम किस तरीके की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, जहां पर आपको इटरेटिव टास्क चलाना है, ओके, जहां पर आपको लगता है कि बस आपकी एप्लीकेशन में आपको मल्टीपल टाइम एक ही पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो लाइक फैक्टोरियल ऑफ नंबर, रिवर्स ऑफ नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, ये सारे प्रोग्राम से जो हम लूप से रिलेटेड बनाते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। इसके अलावा भी हम नेस्टेड लूप की भी बात करेंगे, लूप विद इन अ लूप, कि जब एक लूप में हम दूसरे लूप को एग्जीक्यूट करते हैं तो इसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। नेस्टेड लूप का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर आप देखिए कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर i इक्वल्स टू 1, एक वेरिएबल हम लेते हैं सपोज इंटीजर i, ठीक है, और अगर मैंने लिखा फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 5 एंड दिस i प्लस प्लस, ओके। फिर मैंने इसमें एक लूप और लगा दिया, सपोज फॉर j इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल टू 5 एंड देन j प्लस प्लस, ठीक है, और यहां पर आपने लिख दिया सपोज सिस्टम, ये कहलाता है नेस्टेड लूप। और नेस्टेड लूप में हमेशा ध्यान रखिए, आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप कंप्लीट एग्जीक्यूशन करता है, ये नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट है। कि नेस्टेड लूप में हम हमेशा ये बोलते हैं कि आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए, जैसे आप देखिए मैं इनर लूप में 10 लिख देता हूं और आउटर लूप में मैंने लिखा सपोज 5, तो इसकी एक वैल्यू के लिए पूरा 10 बार चलेगा, इसको 10 के बजाय हम 3 कर देते हैं, चलो ठीक है। तो आप देखिए, अगर आप इसको रन करेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, जरा ध्यान देना, इसको आपको आउटपुट से समझ में आएगा, ओके जस्ट मोमेंट, यहां पर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है, और हम ये चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम एक लाइन पे आउटपुट प्रिंट करे i और j की वैल्यू, और नेक्स्ट लूप में जाने के पहले, मतलब मैं यहां पर ब्रैकेट लगाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि नेस्टेड लूप में हमेशा आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। तो अब देखिए मैंने सिंपल लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मतलब इससे आपको आउटपुट समझ में आएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आउटर लूप और इनर लूप, आई हमारा आउटर है, यार आई हमारा आउटर है और ये हमारा इनर है। एक मिनट, कहीं ना कहीं ब्रैकेट का कोई इश्यू हुआ है, एक ब्रैकेट लास्ट में कम है, तो एक ब्रैकेट हम और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप, ये देखिए आप 1 1, मतलब आपको हर एक स्टेटमेंट आपको समझ में आ रही होगी कि ये किस तरीके से आउटपुट प्रिंट कर रहा है। 1 1 1 2 1 3, मतलब आउटर के लिए इनर लूप पहली बार चला, सी दिस वन, यू विल गेट 1 1 1 2 1 3, देन 2 1 2 2 2 3, मतलब कहने का ये, मैं एक बार थोड़ा सा इसको स्पेस यहां भी देता हूं ताकि आप ये प्रॉपर समझ पाए कि आउटर लूप के लिए, और ये है i इक्वल टू और ये है j इक्वल टू, तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेट्स, ये देखो आप, तो आउटर लूप i है हमारा, इनर लूप हमारा j है, तो देखिए i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 3, तो i 1 के लिए आपका j 3 बार चल रहा है, फिर i 2 के लिए j 3 बार चल रहा है, फिर i 3 के लिए j 3 बार चल रहा है। ये देखिए हर जगह i की वैल्यू कॉमन है, j की वैल्यू बदल रही है, i की वैल्यू 4 4 4 4, तो ये नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट है कि नेस्टेड लूप में हमेशा आउटर लूप के लिए इनर लूप मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट, मतलब हर बार एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। अब एक्चुअली हम नेस्टेड लूप को क्यों यूज करते हैं, जब आपको पिरामिड स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए पिरामिड स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए अगर मैंने यूजर से एक नंबर लिया, एक नंबर हम यूजर से स्कैन करते हैं, ठीक है, और इस नंबर तक मुझे क्या करना है, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, इस नंबर तक एक्चुअली मुझे एक स्ट्रक्चर प्रिंट करना है, स्टार स्ट्रक्चर, पिरामिड स्ट्रक्चर। तो हमने क्या किया, एक लूप लगाया i इक्वल टू 1 से लेके n, और j इक्वल टू यहां पर मैंने दिया 1 से लेके i,
मतलब इनर लूप हमारा 1 से i तक चलेगा और आउटर लूप हमारा i से n तक चलेगा। और देखिए मैंने क्या लिख दिया, मतलब इस प्रोग्राम से आपको समझ में आएगा कि स्ट्रक्चर, नेस्टेड स्ट्रक्चर या आपका पिरामिड स्ट्रक्चर क्या होता है। ये देखिए आप, अगर मान लीजिए मैंने लिमिट दी है 5, क्योंकि पिरामिड मल्टीपल टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि पिरामिड को लेके पूछे जाते हैं। मतलब एक तरीके का पिरामिड नहीं है, मल्टीपल टाइप ऑफ पिरामिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। आई और जे हमारे डिक्लेयर नहीं थे, तो देखिए आप, ये है ओके, वेरिएबल n माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, हमने n को डिक्लेयर नहीं किया, कॉमा n। ओहो, अच्छा पहले स्कैन कर लिया बाद में, अच्छा n ऊपर था पर हमने, ओके ये n था, ठीक है। चलिए अब एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए मैंने दिया 5 एंड यू विल गेट समटाइम स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। ये होता है पिरामिड स्ट्रक्चर। तो ये होता है नेस्टेड लूप को लेके। तो आई होप लूप का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि हम कब वाइल लूप को यूज करते हैं, कब हमारा डू वाइल लूप यूज होता है, कब फॉर लूप यूज होता है, नेस्टेड लूप का मतलब क्या है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, राइट। ओवरऑल हम ये कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन। हालांकि अगर आप देखें तो डे 1 से हम जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट से ही काम कर रहे हैं। जहां पर आपने देखा मेन को भी लिख रहे हैं तो क्लास में लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने डे 1 पे आपको बताया था द स्ट्रक्चर ऑफ जावा इज बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस, द स्ट्रक्चर ऑफ जावा इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्लासेस और ऑब्जेक्ट। जैसे हम बोलते हैं ना जावा में ईच एंड एवरीथिंग इज द मेंबर ऑफ अ क्लास, या तो इंटरफेस भी होगा, लेकिन इंटरफेस को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जावा में हर मेथड या तो किसी क्लास को बिलोंग करेगी या किसी इंटरफेस को बिलोंग करेगी, राइट। और जावा ने ओवरऑल अगर हम देखें तो ना तो जावा ने क्लास के बाहर कुछ लिखा है और ना वो आपको लिखने देगा। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हम मेन के लिए क्लास बना रहे हैं, क्योंकि जावा में हमें आउटसाइड द क्लास कुछ लिखने का परमिशन है ही नहीं। या तो आप इंटरफेस बनाओगे या क्लास बनाओगे, लेकिन मैं भी इंटरफेस को थोड़ा सा सेपरेट लेके चल रहा हूं। अभी हम फोकस क्लास पे कर रहे हैं। तो यदि मैं ये बोलता हूं कि क्लास के अलावा कहीं कुछ नहीं लिख सकते तो एक इंटरफेस ऑप्शन है अपने पास, राइट। लेकिन अभी चूंकि इस टॉपिक में हम क्लास की बात करेंगे तो अब हम क्लास पे ही फोकस करेंगे। तो यहां पर अब आप समझिए कि जब भी हम जावा में कोई कोड लिखते हैं तो हर कोड कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लास में लिखा जाता है। और हर क्लास हमारे पास दो फॉर्मेट में अवेलेबल होती है, एक डॉट जावा में और एक डॉट क्लास फॉर्मेट में, राइट। तो यदि मेरे पास किसी भी क्लास की डॉट जावा फाइल है तो पहली बात क्वेश्चन आता है, सर क्लास होती क्या है। ये तो चलिए ठीक है कि डॉट जावा फॉर्मेट होगा, डॉट क्लास फॉर्मेट होगा, लेकिन क्लासेस क्यों बनाई जाती हैं। तो आप देखिए हमने ये कहा था कि बॉस एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, है ना। हम बात करते हैं कि बॉस रियल वर्ल्ड में सब कुछ ऑब्जेक्ट पर बेस्ड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लाइक जावा हम 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इन जावा एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन हमने क्या दी थी, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है, जिसकी मेथड होती है, ओके। और यदि आप एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और मेथड को डिफाइन करना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के पीछे मुझे क्या बनानी पड़ेगी, क्लासेस। तो क्लासेस आर नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, जहां पर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और मेथड का मतलब होता है बिहेवियर। तो कोई भी क्लास अगर बनती है तो क्लास में प्रॉपर्टीज होती है और क्लास में मेथड होती है। जैसा फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए अगर मैं क्लास बना रहा हूं, सपोज क्लास मैंने बनाई है कार के लिए, कि कार के लिए मैं क्लास बना रहा हूं, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, उसका कलर, उसका साइज, उसका शेप, और उसकी मेथड क्या होगी, जिस पर्पस के लिए वो क्लास बनाई जा रही है। लाइक ड्राइविंग इज वन ऑफ द मेथड। तो जो पर्पस है उस क्लास का वो उसकी मेथड डिफाइन करती है, किस क्लास को यूज करके आप क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन उन मेथड को डिफाइन करने के लिए जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम क्लास में डिफाइन करते हैं। तो हर क्लास हमारे पास जावा में दो फॉर्मेट में होती है, एक डॉट जावा और एक डॉट क्लास। यदि मेरे पास क्लास की डॉट जावा फाइल है दैट मींस मेरे पास इसका सोर्स कोड है। देखिए देयर आर लॉट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट को लेकर टॉप मोस्ट एमएनसीज में पूछे गए हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं आपसे, तो यदि हम बात करते हैं डॉट जावा फाइल सो दैट इज अ सोर्स कोड, और यदि हम डॉट क्लास की बात करते हैं तो दैट इज अ बाइट कोड। तो हर क्लास हमारे पास दो फॉर्मेट में होती है। देखिए आप, हम मेन के लिए भी जो क्लास बना रहे थे उसकी भी डॉट जावा फाइल होती है और उसकी भी डॉट क्लास फाइल होती है। लेकिन अब मुझे क्लास बनानी है
बीइंग अ डेवलपर, कि जैसे हम बोलते हैं ना जावा के डेवलपर ने आपको हर मेथड को क्लास में दिया हुआ है, तो वैसे ही मुझे भी अब अपनी क्लास बनानी है, मुझे भी उन क्लासेस में प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करनी है, मेथड डिक्लेयर करनी है। तो जब भी हम जावा में क्लास को डिक्लेयर करते हैं तो क्लास का डिक्लेरेशन हम करते हैं क्लास कीवर्ड के साथ। क्लास, अगर आपने C++ पढ़ा है तो आपको पता होगा कि क्लास इज ए कीवर्ड जिसको हम क्लास बनाने के लिए यूज करते हैं। और हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, अगर हम डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन की बात करें ना, कि जब हम बात करते हैं इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन, तो उसमें डेटा हाइडिंग करने वाली क्लास होती है और एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करता है ऑब्जेक्ट, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है यूज द थिंग विदाउट नोइंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल। तो यदि मान लीजिए मैं आपको ये बात करूं, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि बॉस मेरे को अगर ये लगता है कि मुझे आपको एक क्लास देनी है और उस क्लास में कुछ मेथड्स हैं, सुनना ध्यान से, एक क्लास मुझे आपको देनी है विद 10 मेथड्स, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं आपको मेथड की कोडिंग शो करूं, मतलब मैं आपको उसका सोर्स कोड नहीं दूंगा। तो यदि मैंने आपको वो क्लास दी है डॉट क्लास फाइल के फॉर्मेट में, तो आपके पास क्लास है बट दैट क्लास इज हैविंग हिडन फॉर्मेट, मतलब उस क्लास का कोड आपको नहीं दिखेगा, बट यस यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, आप उसकी मेथड कॉल कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि मान लीजिए कार आपको मिली है, तो कार में आपको उतनी ही चीजें दिखाई जाती हैं जितने आपको काम किए, कि ये एक्सीलेटर है, ये गियर है, ठीक है, ये स्टीयरिंग है, बस इतना, ये सीट कवर है, लेकिन इंटरनल जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सब कुछ हाइडेड होता है। तो वही बात होती है कि जब एक क्लास जावा में डॉट क्लास फाइल के फॉर्मेट में दी जाती है तो दिस इज कॉल्ड हाइडिंग। लेकिन फिर आप क्या करेंगे, आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बना के इसके मेंबर को एक्सेस करेंगे। तो आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, यूज द थिंग विदाउट नोइंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल। इस तरीके के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। समझिए कि हाउ टू अचीव डेटा हाइडिंग यूजिंग क्लासेस, हाउ टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। और ओवरऑल अगर इसकी बात करें तो इनकैप्सुलेशन किस तरीके से अचीव होगा, तो इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन ही होती है डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन। तो यही जो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि बॉस आपको इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है। ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है। तो अब आप देखिए, अगर मुझे जावा में क्लास को डिफाइन करना है तो क्लास का डिक्लेरेशन हम कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको बताया विद द कीवर्ड क्लास। और हमेशा ध्यान रखिए, जावा हमेशा नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करता है और वो नेमिंग कन्वेंशन होते हैं केमल कन्वेंशन। केमल कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी क्लास का नाम लिखेंगे द फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल लेटर। जावा ने अपने पूरे डेवलपमेंट में क्लासेस के नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखा है। तो यहां भी आप देखिए, यदि मैं क्लास लिख रहा हूं और अगर उसमें एक ही वर्ड है तो उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, लेकिन अगर उसमें एक से ज्यादा वर्ड है तो फिर सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला मुझे क्लास बनानी है माय क्लास के नाम से, टेस्ट माय क्लास, तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, टेस्ट, क्लास का नाम टेस्ट, टी कैपिटल, टेस्ट माय क्लास, ठीक है, इस तरीके से। अगर मुझे केवल टेस्ट क्लास बनानी है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, टेस्ट क्लास। ये मैंने अपनी क्लास बनाई। अब इस क्लास में मुझे क्या क्या डिफाइन करना है, मुझे इसमें प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है, मुझे इसमें मेथड डिफाइन करनी है। तो फिलहाल चलिए भी हम प्रॉपर्टी की बात नहीं करते, सिंपल मैं आपको ये बताता हूं कि क्लास में मेथड डेफिनेशन किस तरीके से होता है। तो क्लास में हम क्या करते हैं, किसी भी मेथड को अगर डिफाइन करेंगे तो हम सिंपली उसका रिटर्न टाइप लिखेंगे, मेथड का नाम हम यहां पे लिखेंगे। लाइक मैंने बोला डिस्प्ले, तो डिस्प्ले इज व्हाट, इट इज अ मेथड ऑफ अ क्लास। और आप देखिए, अक्सर एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस होता है, खासकर उन स्टूडेंट से जो सी और C++ पढ़े होते हैं। ये फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस होता है, तो कुछ नहीं होता है। जब मेथड मतलब जब एक फंक्शन क्लास का मेंबर बन जाता है तो वो मेथड कहलाती है, और जब वो आउटसाइड द क्लास होता है तो वो फंक्शन कहलाता है। तो C में हम फंक्शन वर्ड यूज करते हैं और वही जावा में हम क्लास में उसको मेंबर बनाते हैं तो वो मेथड हो जाती है। तो मेथड का मतलब क्या है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि मेथड मतलब जो आप एक्चुअली स्मॉल मॉड्यूल होते हैं जिनको आप डिफाइन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे मैंने बोला कि इस क्लास में मुझे एक मेथड बनानी है और इस मेथड में मैंने सिंपली लिख दिया system.out.println हेलो हेलो उप्स, सपोज हेलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, तो ये देखिए आप, ये मैंने क्लास बना ली। और अब आप देखिए C++ अगर आपने पढ़ा है तो एक क्वेश्चन भी MNCs में पूछा जाता है, C++ की क्लास और जावा की क्लास में क्या डिफरेंस होता है। तो यदि आपने C++ पढ़ा है तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि क्लास का टर्मिनेशन सेमीकोलन से कंपलसरी होता है, जावा में ऐसा नहीं होता है। C++ में क्लास के मेंबर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, जावा में प्राइवेट नहीं होते हैं, डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, पब्लिक भी नहीं होते हैं। जावा 4 स्पेसिफायर को यूज करता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट पब्लिक। इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है, पब्लिक और डिफॉल्ट पब्लिक में क्या डिफरेंस है।
ये जो मेथड है ये पब्लिक नहीं है, इट्स अ डिफॉल्ट पब्लिक। अगर मुझे इसको पब्लिक बनाना है तो मुझे इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा पब्लिक, लेकिन फिलहाल ये भी डिफॉल्ट पब्लिक है, राइट। तो अब आप देखिए, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस क्लास को बाकायदा सेव करूंगा सी ड्राइव में। सपोज मेरा कोई फोल्डर है माई जावा के नाम से, तो मैंने इसको सेव किया टेस्ट क्लास डॉट जावा के नाम से, टेस्ट क्लास डॉट जावा। अब इसको हम करेंगे कंपाइल। तो जब आप इसको कंपाइल करेंगे तो बाकायदा टेस्ट क्लास की डॉट क्लास फाइल बनेगी। अब आप देखिए, यदि मुझे इस क्लास का, बीइंग अ डेवलपर मैंने अपना काम कर दिया, अब मुझे अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, इसकी मेथड कॉल करनी है, तो मेरे पास डॉट क्लास फाइल होना जरूरी है जो हमारी बन चुकी है। हमेशा बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जावा में किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए और उसकी मेथड कॉल करने के लिए वी डू नॉट रिक्वायर डॉट जावा फाइल, वी नीड डॉट क्लास फाइल। क्योंकि जावा में भी अगर मेरे पास मान लीजिए 1 लाख क्लासेस हैं, तो उन 1 लाख क्लासेस की हमारे पास डॉट क्लास फाइल अवेलेबल है। तो अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो अब उसके लिए मुझे अपनी मेन क्लास बनानी है। तो यहां पर अब हमने क्या किया, अब हमने हमारी मेन क्लास बनाई, क्लास टेस्ट। ठीक है, इस क्लास टेस्ट में हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग args। तो आई होप आपको यहां पर यह समझ में आ रहा है कि हमने क्लास क्यों बनाई। क्योंकि क्लास जब हम बनाते हैं तो हम क्लास में डिफाइन करते हैं मेथड्स, प्रॉपर्टी। लेकिन अभी मैंने इस क्लास में कोई प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं करी है, अभी हमने इस क्लास में केवल एक मेथड डिफाइन की है। अगर मान लीजिए इस मेथड में मुझे कोई प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होगी, और ऐसी मल्टीपल मेथड है, मान लीजिए क्लास में 10 मेथड है, अब उन 10 मेथड में मुझे कुछ प्रॉपर्टी चाहिए, तो वो मैं क्लास लेवल पे डिक्लेयर करूंगा। तो अभी हम बात करेंगे क्लास वेरिएबल में क्या, क्लास वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल, मेथड वेरिएबल, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप देखें, मेरी क्लास रेडी है, अब मुझे क्या करना है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है। तो जावा में जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये ध्यान से समझना, जावा में ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है सबसे पहले। कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें जावा में ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना होता है, फिर डिक्लेयर करने के बाद या तो आप इसको डिफाइन करोगे और या फिर ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनेगा। एंड अगेन दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑब्जेक्ट, ए डिफाइंड ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस ऑब्जेक्ट। एक डिफाइंड ऑब्जेक्ट में और एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो करेंगे इसके बारे में भी डिस्कशन, डोंट वरी। लेकिन फिलहाल मैंने क्या किया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। तो हमारी क्लास का नाम क्या था, टेस्ट क्लास, तो मैंने लिखा टेस्ट क्लास टी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है दिस इज अ डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट, ये भी डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट है, राइट। अब जब हम इस ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं तो मुझे क्या करना है, अभी इसका मतलब ये है, ये डिक्लेयर है ना, मतलब ये मेमोरी में है, लेकिन अभी इसको किसके लिए यूज में आना है ये अभी इसको बताना बाकी है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब भी आपको किसी क्लास के किसी भी डेटा मेंबर को कॉल करना है तो पहले आपको उस क्लास को मेमोरी में लेके आना पड़ेगा। तो मुझे किस क्लास की मेथड कॉल करनी है, मुझे टेस्ट क्लास की मेथड कॉल करनी है। तो टेस्ट क्लास की मेथड को कॉल करने के लिए सबसे पहले मुझे यहां लिखना पड़ेगा न्यू टेस्ट क्लास। तो जब मैं यहां पर लिखूंगा न्यू टेस्ट क्लास, तो यहां पर ये स्टेटमेंट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेगा। और जब ये क्लास मेमोरी में आएगी तो इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब मान लीजिए आपकी क्लास है, जैसे ही आपने लिखा न्यू टेस्ट क्लास, ये आपकी क्लास आ गई मेमोरी में, ठीक है। अब इस क्लास का जो एड्रेस है वो मुझे किसको देना है, टी को। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, टी इक्वल टू न्यू टेस्ट क्लास। तो नाउ दिस टी इज एन एक्चुअली इंस्टांस ऑफ दिस क्लास। अब ये टी इस क्लास का क्या बन गया है, इंस्टांस, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, ये जो टी है मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्या करा है, डिफाइन किया है। तो डिक्लेयर, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया है और ये मैंने ऑब्जेक्ट को किया है डिफाइन, ठीक है। देखते हैं आगे। तो अब ये देखिए, ये मेरी क्लास क्या होगी, डिफाइन। अब जब ये क्लास को मैंने डिफाइन कर दिया, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट हो गया डिफाइन। और जब ऑब्जेक्ट डिफाइन हो गया, मतलब अब इस ऑब्जेक्ट को आपने दे दिया इस क्लास का एक्चुअली एड्रेस। तो अब मैं इस ऑब्जेक्ट से इस क्लास की कोई भी मेथड कॉल कर सकता हूं। तो इस क्लास में कौन सी मेथड है, डिस्प्ले। तो अब इस ऑब्जेक्ट से क्लास की मेथड कैसे कॉल की जाती है, तो यहां पर हम यूज करते हैं इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर, जो कि ये डॉट ऑपरेटर होता है। ये जो डॉट ऑपरेटर होता है इसे हम कहते हैं इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, टी डॉट, और मैंने मेथड कॉल कर ली डिस्प्ले, ठीक है। एंड देन आफ्टर अगर मैं इस प्रोग्राम का आउटपुट देखता हूं, अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा तो बाकायदा यहां पर मुझे डिस्प्ले मेथड का आउटपुट मिलेगा। तो यहां पर देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट
इस क्लास को जब आपने यूज किया है तो यू आर अ प्रोग्रामर, लेकिन जब इस क्लास को आपने बनाया है तो यू आर अ डेवलपर। और ऐसी क्लासेज, ये चलिए अभी इस क्लास के डेवलपर तो आप हैं, इसीलिए इसकी डॉट जावा फाइल और डॉट क्लास फाइल दोनों हमारे पास है। लेकिन यदि मान लीजिए मैं जावा की किसी क्लास को यूज करता हूं तो वहां पर मैं बीइंग अ प्रोग्रामर उसको यूज करूंगा। आई एम नॉट अ डेवलपर ऑफ दैट क्लास, मैं उस क्लास के लिए प्रोग्रामर हूं। और बीइंग अ प्रोग्रामर मुझे इस क्लास को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं केवल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूंगा, डिफाइन करूंगा और मेथड कॉल करूंगा। आई डोंट बॉदर अबाउट कि इस मेथड के पीछे क्या कोड लिखा गया है, क्योंकि वो डेवलपर का टास्क होता है। तो हमेशा यही तो बोलते हैं ना कि बीइंग अ प्रोग्रामर मैं उस लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं जहां लाइब्रेरी ज्यादा होती है। और लाइब्रेरी का होने का मतलब है क्लास में कितनी ज्यादा से ज्यादा मेथड दी गई हैं, क्योंकि यदि लैंग्वेज आपको ज्यादा से ज्यादा मेथड देंगी तो आपके लॉजिक्स उतने कम लगेंगे। सोच के देखिए आप कि यदि मुझे पता है कि जावा में एक स्ट्रिंग नाम की क्लास है और उस स्ट्रिंग क्लास में एक मेथड है जिससे मेरी स्ट्रिंग अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यदि मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा s इक्वल टू डेटा फ्लेयर, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि इसको मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो या तो मैं लॉजिक लिखूं, या तो मैं लॉजिक लिखूंगा कि यार केसेस को अपर केस में कन्वर्ट करूंगा, या फिर मैं सिंपल यहां लिख सकता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस डॉट टू अपर केस, क्योंकि स्ट्रिंग इन जावा इज अ क्लास। तो मैं क्या लिख सकता हूं एस डॉट टू अपर केस, तो जो मेरी स्ट्रिंग होगी वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे केवल इस मेथड को कॉल करना है। तो यही जो मैं बोलता हूं ना आपसे कि बॉस अगर आप जावा में बीइंग अ प्रोग्रामर सोचें तो व्हाई इट इज अ टॉप 5 अमंग टॉप 5 लैंग्वेजेस। उसका रीजन ये है कि जावा का टॉप 5 लैंग्वेज में होना, क्योंकि जावा की रिच लाइब्रेरी, यहां पर आपको हर लेवल पे मेथड मिलने वाली है, लेकिन वो मेथड कहां होंगी, क्लास में। तो वो क्लास कैसे बनाई जाती है वो भी हमने यहां पर देखा कि क्लास में प्रॉपर्टी क्या होती है, मेथड क्या होती है, क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कैसे होता है, वो डिफाइन कैसे होता है, ठीक है। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आया है। और फिर मैं आपको वही बात कर रहा हूं कि बॉस इस पूरे टॉपिक में देयर आर लॉट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन जो बनते हैं, बिलीव मी। तो आपको बार बार मैं वही बात कर रहा हूं कि यहां पर अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में, लेकिन यदि इसको आपको कॉर्पोरेट लेवल तक लेके जाना है तो आपको प्रीमियम कोर्स को देखना पड़ेगा एक बार, तब आपको समझ में आएगा कि कितने छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जो कि टॉप मोस्ट एमएनसीज में पूछे गए हैं। और ये कोई मैं इसी कंपनी की बात कर रहा हूं तो कंपनीज लाइक गूगल, कंपनीज लाइक टीसीएस, कंपनीज लाइक इन्फोसिस, विप्रो, इनके क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को लेके, क्लास को लेके, ऑब्जेक्ट को लेके, रेफरेंस को लेके कैसे पूछे गए हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, विच इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए कंस्ट्रक्टर जैसे इसके नाम से समझ में आता है कि ये यूज होगा कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए, राइट। तो कंस्ट्रक्टर को हम डिफाइन किस तरीके से करते हैं, इट इज एन स्पेशल मेंबर मेथड ऑफ अ क्लास विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास, और या फिर हम ये कह सकते हैं टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। क्योंकि बीइंग अ प्रोग्रामर हम जब भी किसी क्लास को यूज करते हैं तो फ्रंट में हमेशा ऑब्जेक्ट होते हैं, डेटा हमेशा बैक में होता है। तो कहने का मतलब यह है कि सपोज अगर आपके पास कोई क्लास है और अगर आप ये चाहते हैं कि इस क्लास में जो भी मेथड्स हैं वो मेथड आपके डेटा के अकॉर्डिंग काम करें, क्योंकि क्लास मैंने आपको बोला था क्लास बनाने वाला हमेशा डेवलपर होता है और उस क्लास को यूज करने वाला हमेशा प्रोग्रामर होता है, और यूजर वो व्यक्ति होता है जिसको केवल आउटपुट से मतलब है। तो हर टेक्नोलॉजी को अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना कि डेवलपर का रोल, प्रोग्रामर का रोल और यूजर का रोल, तो बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो बीइंग अ डेवलपर, यदि मान लीजिए मैं यहां पर एक क्लास बनाता हूं, मान लीजिए मैंने क्लास बनाई है माई क्लास। अब इस माई क्लास नाम की क्लास में मेरे पास मान लीजिए कुछ डेटा मेंबर है, इंटीजर a, b, c, और यदि मान लीजिए मैं यहां पर इनकी वैल्यू फिक्स कर देता हूं कि मैंने लिख दिया a इक्वल टू 50, ठीक है, a इक्वल टू 50 या b इक्वल टू 10, ओके। और फिर मैंने इसमें एक मेथड बना ली जो कि इन डेटा मेंबर को यूज करेंगी, लाइक ऐड मेथड। और इस ऐड मेथड में अगर हमने लिख दिया c इक्वल टू a प्लस बी एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट c, ठीक है। तो आपने क्लास में कुछ प्राइवेट डेटा मेंबर लिए हैं, मान लीजिए ये प्राइवेट डेटा मेंबर है, प्राइवेट इसलिए बिकॉज आई डोंट वांट अलाउड दिस डेटा मेंबर टू बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास। लेकिन अब आप सोचिए यदि ये क्लास में आपको देता हूं और इसमें मान लीजिए ऐड मेथड है, सबट्रैक्ट मेथड है, लॉट ऑफ मेथड्स आर अवेलेबल जो इन डेटा मेंबर को एक्सेस कर रही है, यूज कर रही है, राइट। अब आप सोचिए कि यदि आपको मैं ये क्लास दूंगा तो मैं आपको इसकी डॉट क्लास फाइल दूंगा। याद मैंने आपको कहा था कि जब आपके पास डॉट क्लास फाइल होती है तो आपके पास क्लास तो होती है लेकिन बाइट कोड के फॉर्मेट में। यू डोंट हैव अ सोर्स कोड ऑफ दिस क्लास। तो यदि आपके पास इसका सोर्स कोड नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आप कोडिंग में कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे। और यदि आप सोचिए आप इस ऐड मेथड को कॉल करते हैं, बीइंग अ प्रोग्रामर आप सोच के देखिए कि आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, आपने कुछ इस तरीके से लिखा माई क्लास m
इक्वल टू न्यू माई क्लास। ओके, ये आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया और ऑब्जेक्ट डिफाइन करके आपने यहां पर लिख दिया m डॉट एड। अब आपके पास सोर्स कोड है ही नहीं, आपके पास केवल क्लास है जो कि बाइट कोड के फॉर्मेट में है। आपने ऑब्जेक्ट बनाया, मेथड को कॉल कर लिया, तो ये ऐड मेथड आपको फिक्स आउटपुट नहीं देगी। इसका आउटपुट जब भी आप देखेंगे आपको बाकायदा यही आउटपुट मिलेगा, विच इज 60। अब यहां पर मेरी रिक्वायरमेंट यह है कि नहीं सर, इसकी जो भी मेथड है, चाहे वो ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, इन मेथड की कॉलिंग मेरे डेटा के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। प्रोग्रामर हमेशा यही चाहता है कि मैं जो डेटा दूंगा उस डेटा को लेके आपकी पूरी क्लास अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करे। तो यदि आप यह चाहते हैं कि आपको डेटा अपने हिसाब से इनिशियलाइज करना है, तो अब रिक्वायरमेंट यह है कि बीइंग अ प्रोग्रामर मुझे अपना डेटा क्लास के प्राइवेट वेरिएबल तक पहुंचाना है, क्योंकि यदि मैंने इनको डायरेक्टली सेट कर दिया तो फिर यह काम तो हो ही नहीं पाएगा। ओके, तो इन क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए हम इस क्लास में क्या बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर। विल डिफाइन कंस्ट्रक्टर इन द क्लास। तो कंस्ट्रक्टर क्या होती है, वो स्पेशल मेथड होती है जो कि क्लास के डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए हम क्लास में बनाते हैं। अगर मुझे क्लास के इन डेटा मेंबर को डिफाइन करना है तो मैं इसको स्पेशल क्यों बोल रहा हूं, उसका एक रीजन ये है कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम बिल्कुल सेम होता है, कि मैं उसी नाम से यहां पर एक मेथड बनाऊंगा। हमने क्या बोला, इट इज एन स्पेशल मेंबर मेथड ऑफ अ क्लास। तो इसको स्पेशल बोलने के मल्टीपल रीजन है। इसका नाम क्लास के नाम के सेम होता है, इसका रिटर्न टाइप नहीं होता, ये इंप्लिसिट कॉल होते हैं। देयर इज नो नीड टू कॉल कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली, ठीक है, इनको कॉल करना नहीं पड़ता है, ये अपने आप कॉल होते हैं, राइट। तो देखिए अब जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैंने इस क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया और फिलहाल मैंने सिंपली ये लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम कंस्ट्रक्टर। फिलहाल मैं इतना आपको बताता हूं, यदि मैंने लिख दिया आई एम कंस्ट्रक्टर, तो ये एक मेथड है, लेकिन इस मेथड को मुझे यहां पे कॉल नहीं करना है। मैं यहां पर जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करूंगा, ठीक है, जैसे ही आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, ऑटोमेटिकली क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अब आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था कि एक ऑब्जेक्ट जावा में डिक्लेयर भी होता है, रेफरेंस भी होता है और डिफाइन भी होता है, ठीक है। तो अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कंस्ट्रक्टर तीनों के लिए कॉल होते हैं। कंस्ट्रक्टर केवल तब कॉल होते हैं जब आप ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। ना कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होता है और ना रेफरेंस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होता है। तो यहां पर जब मैंने लिखा, तो अब आप देखिए, जैसे ही मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करूंगा, ठीक है, बाकायदा मुझे आउटपुट मिलेगा। मान लीजिए मेरी क्लास है क्लास टेस्ट। इस क्लास टेस्ट में हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग args। ओके, तो यदि आप इसको डिफाइन करते हैं तो बाकायदा यहां पर आपको आउटपुट मिलेगा हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर, क्योंकि जैसे ही किसी क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब यदि आप ये चाहते हैं कि जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन हो तो सर उन डेटा मेंबर को मुझे वैल्यू देना है जो क्लास के प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, तो मैं इस कंस्ट्रक्टर को क्या बोलूंगा, है तो ये मेथड। तो हमने इसको बोला बॉस आप एक काम करो, आप दो पैरामीटर रिसीव करो, ठीक है, एक्स और वाई में, ठीक है। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है अब ये क्या रिसीव कर रहा है, पैरामीटर। तो जब एक कंस्ट्रक्टर पैरामीटर रिसीव करता है तो हम बोलते हैं ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ओके, तो अगर ये पैरामीटर रिसीव कर रहा है तो मुझे क्या करना है, एक्स की वैल्यू ए में असाइन करनी है। तो मैंने लिख दिया ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू वाई। ओके, और अब यहां पर अगर आप ऐड मेथड लिखेंगे, वही ऐड मेथड जो भी आप मेथड बनाना चाहे, मैंने ऐड मेथड बनाई है, ठीक है, जहां पर मैंने लिख दिया सपोज सी इक्वल टू ए प्लस बी, या मैंने सब्ट्रैक्ट मेथड, डिवीजन मेथड, जितनी मेथड मैंने यहां बनाई है जो कि क्लास के इन डेटा मेंबर को एक्सेस करने वाली है, इन तक डेटा पहुंचाने के लिए आपने क्या किया, क्लास में कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब जब मैं इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा तो आप सुनना ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा, अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, माई क्लास m1 इक्वल टू न्यू माई क्लास, माई क्लास m1 इक्वल टू न्यू माई क्लास, और यहां पर मैंने वैल्यू पास कर दी 50,30। तो जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट हम डिफाइन करते हैं और यहां से जो पैरामीटर हम पास करते हैं, आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं, ये जाते हैं सीधे कंस्ट्रक्टर के पास। तो आपने देखा जब भी हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं यहां पर हम ब्रैकेट लगाते हैं, दिस ब्रैकेट एक्चुअली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टर। तो यहां पर अगर मैंने 50-30 दिया है, इसका मतलब है कि आपकी क्लास का ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जिसमें 50 x को असाइन होगा, 30 y को असाइन होगा। और अब जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट देखेंगे तो इस m के लिए, m1 के लिए क्लास जब मेमोरी एलोकेट करेगी तो उस क्लास में a की वैल्यू होगी 50 और b की वैल्यू होगी 30। मतलब अब जो मैं फंक्शन कॉल करूंगा, मेथड कॉल करूंगा, वो 50-30 पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगी। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे डेटा चेंज करना है, तो मैं इसी क्लास का एक सेकंड ऑब्जेक्ट बना के यहां पर क्या लिख सकता हूं, न्यू माई क्लास, और यहां पर मैंने वैल्यू दे दी मान लो 120-30।
या 120-35, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट ए और बी की वैल्यू 120-35 इनिशियलाइज करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब क्लास में कंस्ट्रक्टर होते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम हमारे हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं M1 को अगर कॉल करता हूं तो M1 से कोई भी मेथड अगर कॉल होगी तो वो इस डेटा मेंबर को लेके एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगी। अगर M2 से कोई भी मेथड कॉल होगी तो वो इस डेटा मेंबर को लेके एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगी। सो दैट इज व्हाट एन एडवांटेज ऑफ कंस्ट्रक्टर। की कंस्ट्रक्टर का एडवांटेज क्या होता है? टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास वी डिफाइन कंस्ट्रक्टर इन द क्लास। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इनको स्पेशल क्यों बोला? आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर के बारे में मैंने भी आपको क्लास में समझाया। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो देखिए एक बार इंप्लीमेंटेशन के साथ इसको समझते हैं। क्लास को डिक्लेयर करता हूं एबीसी, और इस एबीसी क्लास में यदि मान लीजिए मैं एक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करता हूं, है ना, हमने कहा था कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है। और यदि इस कंस्ट्रक्टर को मैं अभी इसमें मैं लिख देता हूं सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां पर मैंने लिख दिया दिस इज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, दिस इज कंस्ट्रक्टर। ओके, तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि जावा में कंस्ट्रक्टर हमेशा ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने पर कॉल होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है कि क्या कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन पे कॉल होते हैं। तो आप देखिए ये मैंने इस क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया है, लेकिन यदि मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा सो देयर इज नो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, है ना, यहां पर कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। सी दिस वन, कोई आउटपुट में कंस्ट्रक्टर का मैसेज नहीं आया। लेकिन यदि मैं इसको डिफाइन करता हूं, यदि मैंने लिखा एबीसी ए इक्वल टू न्यू एबीसी, अब बाकायदा आपका प्रोग्राम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और आउटपुट में मुझे मैसेज मिलेगा दिस इज कंस्ट्रक्टर, राइट। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट के डेफिनेशन पे आपके प्रोग्राम ने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। ओके, ऐसे ही यदि मान लीजिए आपसे बोला गया क्या कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग रेफरेंस ऑब्जेक्ट के लिए होती है, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन अभी आपको फेस करना है बॉस। डिक्लेयर ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, देखिए एबीसी बी इक्वल टू ए, तो ये जो बी है दिस इज द रेफरेंस ऑब्जेक्ट ऑफ ए, इट इज नॉट डिफाइंड ऑब्जेक्ट। लेकिन क्वेश्चन है क्या इसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल होगा ए के डेफिनेशन पे। बी को मैंने डिफाइन नहीं किया है, इसलिए बी के लिए कोई कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग नहीं होगी। ओके, अब यहां पर आप देखिए कि यदि मान लीजिए मैं इस कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर दे देता हूं, कि मान लीजिए मैंने इसको दो पैरामीटर दे दिए ए और बी में, राइट। अब यहां पर अगर मैं क्लास वेरिएबल के नाम भी ए और बी कर देता हूं, क्लास मतलब जो मैंने क्लास लेवल पे डिक्लेयर किए हैं, तो मैं इनको डिस्टिंग्विश कैसे कर सकता हूं? दिस डॉट ए इक्वल टू ए, हालांकि दिस का कंस्ट्रक्टर से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर हमारे कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल के नाम भी ए और बी हैं, और जो मैंने क्लास में वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उनके नाम भी ए और बी हैं। तो क्लास वेरिएबल को हमेशा हम एक्सेस करते हैं जावा में दिस से, तो दिस डॉट बी इक्वल टू बी। तो इसका मतलब है मेरे क्लास वेरिएबल डिफाइन हो गए। तो अब अगर मान लीजिए मैं इसको ऐड मेथड में कॉल करता हूं, कि यदि ऐड मेथड में मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, एंड दिस इज दिस डॉट ए, या यहां पर तो हम सिंपल ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस ए बी का मतलब यही वाले ए बी होंगे जो कि आपने क्लास लेवल पे डिक्लेयर किए हैं। ओके, तो यदि मान लीजिए मैं अब इस प्रोग्राम को रन करता हूं और मैंने कॉल किया ऐड मेथड को, तो बाकायदा मुझे आउटपुट मिलेगा जो भी वैल्यू हम यहां से पास करेंगे। मान लीजिए मैंने दिया 50 और 20, सो आई गेट द रिजल्ट 70 है। तो आप देखिए यदि मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो बाकायदा मुझे 70 मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और कंस्ट्रक्टर ने ए और बी को इनिशियलाइज किया हुआ है इस ए ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग। गॉट माय पॉइंट? तो ये भी आप ध्यान रखिए कि हर ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर अलग अलग कॉल होगा। मान लीजिए अगर मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया बी, तो बी के लिए ए और बी नाम का वेरिएबल फिर से मेमोरी एलोकेट करेगा, ठीक है, A1 B1 नाम रख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और यहां पर अगर मैं वैल्यू दे देता हूं 500 एंड 200, तो बाकायदा 500 प्लस 200 का एडिशन मुझे मिलेगा यदि मैंने यहां पर लिखा है B1 डॉट एड। तो B1 डॉट एड के केस में रिजल्ट मुझे मिलेगा 700। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग हो रही है। कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, राइट। अब आप देखिए यदि मान लीजिए मैंने यहां पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, लेकिन यदि मैंने इस क्लास का तीसरा ऑब्जेक्ट बना लिया विच इज अ नॉन पैरामीटराइज्ड, है ना, कि मैंने सी ऑब्जेक्ट को बनाया लेकिन यहां पर मैंने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किए हुए, तो क्या होगा इस प्रोग्राम में? बाकायदा इस प्रोग्राम में एरर आएगी। तो अब इस केस में नो डाउट एरर आएगी, क्योंकि यदि आपका कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है और अगर आपने पैरामीटर नहीं दिए हैं तो ये बिल्कुल बाकायदा एरर है। गॉट इट? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे एरर नहीं चाहिए, तो फिर यहां पर हम क्या करते हैं, इस क्लास में कंस्ट्रक्टर और बना देते हैं। तो आप देखिए यदि मैंने इस क्लास में एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया जो कि सिंगल पैरामीटर रिसीव कर रहा है, जहां पर मैंने बी की वैल्यू फिक्स सेट कर दी है 100।
अब इसी क्लास में मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया है ABC, जो कि नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ओके, और यहां पर अगर मैंने लिख दिया है दिस डॉट A इक्वल टू 400 एंड दिस डॉट B इक्वल टू, मतलब ये दिस को लेके मैं क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज कर रहा हूं 300। ठीक है, तो अब इस क्लास में नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर कितने हैं? 3। देखिए आप, एक विदाउट पैरामीटर, एक सिंगल पैरामीटर और एक 2 पैरामीटर। तो जब एक ही क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर होते हैं जिनके नाम सेम होते हैं लेकिन पैरामीटर अलग अलग होते हैं, तो ये कहलाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट, कि यहां पर मैंने कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर दिया है। आपको जावा की क्लासेज में भी बहुत से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड मिलेंगे, लाइक स्ट्रिंग क्लास कंसिस्ट मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। ऐसे जो भी क्लास आप पढ़ेंगे आपको मल्टीपल कंस्ट्रक्टर मिलने वाले हैं। तो जब एक ही क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर होते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहलाता है। स्टैटिक कीवर्ड, बिलीव मी, इस टॉपिक से रिलेटेड मिनिमम 1-2 क्वेश्चन टॉप मोस्ट एमएनसी में हमेशा पूछे जाते हैं कि स्टैटिक क्या होता है, क्योंकि ये जावा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टैटिक कीवर्ड। तो स्टैटिक को लेके पहले हम ये बात करते हैं कि स्टैटिक हम जावा में क्या क्या डिफाइन करते हैं, राइट। तो हम ये कहते हैं जावा में स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, जावा इज हैविंग स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, जावा में स्टैटिक ऑब्जेक्ट होते हैं, जावा में स्टैटिक ब्लॉक होता है, जावा में स्टैटिक मेथड होती हैं और जावा में स्टैटिक क्लास भी होती है, राइट। यहां पर अभी हम बात करने वाले हैं स्टैटिक वेरिएबल के बारे में, स्टैटिक मेथड के बारे में, राइट, कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं। अक्सर एक क्वेश्चन टॉप मोस्ट एमएनसी में पूछा जाता है क्लास वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल और मेथड वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो क्लास वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल, मेथड वेरिएबल, इनमें स्टैटिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हम क्लास वेरिएबल की बात करते हैं तो वहां स्टैटिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि स्टैटिक मेथड क्या होती है या स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, पहले अपन उनको डिस्कस करते हैं। तो सपोज अगर मैंने क्लास बनाई है, अब इस क्लास में हम ये कहते हैं कि मुझे एक ऐसा डेटा मेंबर चाहिए, ठीक है, जो कि हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन हो। जैसे हम ये बोलते हैं कि मान लीजिए अगर ये एक वेरिएबल है ए, तो कहने का मतलब ये है अगर मैं इस क्लास के 10 ऑब्जेक्ट भी डिफाइन करूंगा तो ये ए 10 बार मेमोरी एलोकेट करेगा। मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए क्लास के वेरिएबल अलग अलग मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस मतलब जो मेमोरी एलोकेट करते हैं ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग। कहने का मतलब ये है मेरा कि यदि मान लीजिए मैंने इस मेन में, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मेरे पास एक क्लास आई थिंक होगी, देखिए मैं उसी को यूज करता हूं ताकि हमें मेन ना लिखना पड़े, सीधे वन, ये मेरी क्लास है। अब इस माई क्लास में सपोज मेरे पास कुछ वेरिएबल्स है ना, बहुत थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए कि यदि मान लीजिए मेरे पास माई क्लास में कुछ वेरिएबल्स हैं, लेकिन उन वेरिएबल को मैं बोलता हूं कि दिस आर द इंस्टांस वेरिएबल। अब इंस्टांस वेरिएबल मतलब क्या, कि यदि मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा इंटीजर ए और इसकी वैल्यू मैंने सेट कर दी 5, तो अब इस क्लास का अगर मेन में मैं ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूं, मान लीजिए मैंने माई क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया M1 इक्वल टू न्यू माई क्लास, मैं इस क्लास का एक सेकंड ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूं M2, ठीक है। तो मैं जितनी बार इस क्लास के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करूंगा, लाइक M1 को आपने डिफाइन किया, ठीक है, मैंने माई क्लास का सेकंड ऑब्जेक्ट डिफाइन किया माई क्लास M2 इक्वल टू न्यू माई क्लास, ओके, ये मैंने इस क्लास का सेकंड ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, राइट। जितनी बार मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करूंगा, हर ऑब्जेक्ट के लिए ए बार बार मेमोरी एलोकेट करेगा। ए M1 के लिए भी मेमोरी एलोकेट करेगा, ए M2 के लिए भी मेमोरी एलोकेट करेगा। वो इसलिए क्योंकि ये अभी क्लास का इंस्टांस वेरिएबल है, दिस इज एन इंस्टांस वेरिएबल। और इंस्टांस वेरिएबल मतलब जो इंस्टांस के करस्पॉन्डिंग मेमोरी एलोकेट करते हैं। और इंस्टांस कौन होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट यहां पर यह है कि नहीं सर, मुझे इस वेरिएबल को ऐसा डिक्लेयर करना है कि ये हर ऑब्जेक्ट के लिए बार बार मेमोरी एलोकेट ना करे, ये एक बार मेमोरी एलोकेट करे क्लास के करस्पॉन्डिंग, एंड ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास विल कॉमनली शेयर दिस वेरिएबल। जैसा अभी क्या हो रहा है, मैंने 2 बार ऑब्जेक्ट बनाया तो इसने 2 बार मेमोरी एलोकेट की। मैं चाहता हूं कि ये ए ना M1 का हो ना M2 का हो, ये ए होना चाहिए माई क्लास लेवल पे, क्लास लेवल पे, राइट, कि एक बार ये मेमोरी एलोकेट करे और सारे ऑब्जेक्ट इस क्लास के इसको कॉमनली शेयर करें। तो यदि मुझे लगता है कि मुझे क्लास में ऐसे वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है विच इज कॉमन फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट, तो फिर मैं इसको इंस्टांस वेरिएबल ना बना के क्लास वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। और क्लास वेरिएबल बनाने के लिए मुझे इसके आगे एक कीवर्ड लगाना पड़ेगा, स्टैटिक। तो यदि मैंने लिख दिया स्टैटिक इंटीजर, अगर मैंने लिख दिया स्टैटिक इंटीजर a इक्वल टू 10,
तो अब कहने का मतलब ये है जो भी वैल्यू है 10 5, अब ये इंस्टांस वेरिएबल नहीं है, अब ये क्लास वेरिएबल है। और क्लास वेरिएबल है मतलब ये कि अब ये एक बार मेमोरी एलोकेट करेगा क्लास के करस्पॉन्डिंग, एंड ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास विल कॉमनली शेयर दिस वेरिएबल। अब इसको सारे क्लास के ऑब्जेक्ट कॉमनली शेयर करेंगे, ठीक है। तो अब कई बार इंटरव्यू क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि व्हाई वी शुड गो फॉर इंस्टांस वेरिएबल, व्हाई वी शुड गो फॉर अ क्लास लेवल वेरिएबल, व्हाट इज द नीड ऑफ क्लास लेवल वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब आप देखिए, यदि मान लीजिए मैं इस क्लास में कोई एक मेथड बना रहा हूं, वॉइड डिस्प्ले। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेथड है, ये मेथड मुझे कॉल करना है, लेकिन आई डोंट वांट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, आई वांट टू कॉल दिस मेथड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। तो यदि आपको लगता है कि क्लास की किसी भी मेथड को मुझे ऑब्जेक्ट बना के कॉल नहीं करना है, आई वांट टू कॉल दिस मेथड डायरेक्टली विद द क्लास नेम, मुझे इसको डायरेक्टली क्लास के नाम के साथ कॉल करना है, राइट। तो जब भी हम बात करते हैं ऐसी मेथड की जिनको हम क्लास के नाम के साथ कॉल करने की बात करते हैं, तो वहां पर हमें कुछ इस तरीके से लिखना होता है माई क्लास डॉट डिस्प्ले। लेकिन ये मैं कब लिख पाऊंगा, यदि आप चाहते हैं कि क्लास की इस मेथड को क्लास के नाम के साथ कॉल करना है, तो मैं मेथड को कैसे बना दूंगा, स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक वो मेथड होती है जिनको कॉल करने के लिए देयर इज नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, राइट। लेकिन अब ये ध्यान रखना, अगर आपने किसी मेथड को स्टैटिक बनाया है तो वो क्लास के केवल और केवल स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकती है। स्टैटिक मेथड नॉट अलाउड नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का कि व्हाई स्टैटिक मेथड अलाउड ओनली स्टैटिक वेरिएबल, व्हाई इट इज नॉट अलाउड नॉन स्टैटिक वेरिएबल, राइट। जैसे कहने का मतलब यह है कि यदि मैं इस वेरिएबल को नॉन स्टैटिक, मतलब यहां पर अगर मान लीजिए मैंने बी नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया क्योंकि नॉन स्टैटिक है, लेकिन अगर मैंने यहां पर इसको एक्सेस किया तो दिस इज एन एरर, ये एरर आ जाएगी। लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। मान लीजिए अगर मैंने इसमें कोई सेकंड मेथड बनाई शो, तो ये नॉन स्टैटिक मेथड है। अब अगर ये नॉन स्टैटिक है तो ये स्टैटिक मेंबर को भी अलाउड करेगी और ये नॉन स्टैटिक मेंबर को भी अलाउड करेगी। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन के आंसर हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में आपको मिलने वाले हैं, जहां पर हम क्वेश्चन पूछा गया व्हाई नॉन स्टैटिक मेथड अलाउड बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल, व्हाई स्टैटिक मेथड अलाउड ओनली स्टैटिक वेरिएबल। गॉट माय पॉइंट। तो स्टैटिक मेथड क्या होती है, आई होप ये समझ में आया होगा। स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जब आपको लगता है कि ऐसे वेरिएबल जो कॉमन हो हर ऑब्जेक्ट के लिए, तो आप उनको स्टैटिक डिक्लेयर कर दीजिए। ऐसी मेथड जिनको कॉल करने के लिए आप चाहते हैं कि मुझे ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, दिस आर द इंस्टांस मेथड ऑफ अ क्लास, जो क्लास के नाम के साथ कॉल हो, तो इन मेथड को आप कैसे बना दीजिए, स्टैटिक। तो वंस आई डिफाइन दिस मेथड स्टैटिक, सो आई नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट टू कॉल दिस मेथड। लेकिन स्टैटिक मेथड क्या है, स्टैटिक वेरिएबल क्या है, ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आएगा, क्योंकि जावा में वी गॉट लॉट ऑफ मेथड विच इज एन स्टैटिक मेथड, जो आगे हमें अभी मिलने वाली है। जैसे अगर हम बात करें कि जब हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने की बात करते हैं, तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, डोंट वरी, मैं भी लिखूंगा स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्जन के लिए इंटीजर डॉट पार्स इंट। तो ये जो पार्स इंट नाम की मेथड है, दिस इज एन स्टैटिक मेथड ऑफ द क्लास। जब मैं लिखता हूं यहां पे फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, तो ये जो पार्स फ्लोट है ये स्टैटिक मेथड है क्लास की, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इनके किसी वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, इंटीजर डॉट साइज नाम का वेरिएबल, ठीक है, तो ये आपको स्टैटिक मिलेगा, ताकि हम इसको क्लास के नाम के साथ एक्सेस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम क्लास में किसी भी मेंबर को ऑब्जेक्ट के बजाय क्लास के नाम के साथ एक्सेस करते हैं, तो वो कहलाता है स्टैटिक। तो ये तो स्टैटिक का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो क्वेश्चंस है टॉप मोस्ट एमएनसीज के कि व्हाई वी नीड स्टैटिक वेरिएबल्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टैटिक मेथड, व्हाई स्टैटिक मेथड अलाउड ओनली स्टैटिक वेरिएबल। अब यहां पर आप देखिए एक चीज और, अगर मान लीजिए आपने सारी मेथड स्टैटिक बना दी है, आपका पूरा कोड ही आपने स्टैटिक लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है अब आप किस क्लास का ऑब्जेक्ट तो कभी बनाएंगे नहीं, और ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ही नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसी एक्टिविटी अगर आपको इस क्लास में परफॉर्म करनी है जो कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग पे करना है, अब कंस्ट्रक्टर तो बनेगा नहीं ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने का सेंस ही नहीं, आपने मेथड को तो स्टैटिक बनाया हुआ है। मान लीजिए अगर आपकी क्लास में मेथड स्टैटिक है, सारी मेथड आपने स्टैटिक बना दी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है जो कंस्ट्रक्टर में लिखनी थी लेकिन कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, तो फिर यहां पर हम क्लास पे बनाते हैं स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैंने यहां पर ऐसा लिख दिया स्टैटिक
और ये ब्लॉक मैंने बना दिया और यहां पर फिलहाल मैंने लिख दिया सपोज हेलो। तो स्टैटिक वो ब्लॉक होता है जो क्लास की किसी भी एक्टिविटी में सबसे पहले एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। मतलब अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया नहीं बनाया, मैंने इस क्लास की कोई भी एक्टिविटी अगर मेन में परफॉर्म की है, फॉर एग्जांपल यदि मान लीजिए मैंने इस क्लास का मेथड ही डायरेक्टली कॉल किए, तो ये डिस्प्ले को बाद में कॉल करेगा, पहले आपका प्रोग्राम कॉल करेगा स्टैटिक ब्लॉक को। तो स्टैटिक वो ब्लॉक होता है जो क्लास में किसी भी एक्टिविटी में सबसे पहले अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। अब यहां पर भी देखो इंटरव्यू क्वेश्चन क्या बनता है कि यदि मान लीजिए क्लास में स्टैटिक ब्लॉक भी है और कंस्ट्रक्टर भी है, अब क्या होगा? अब कंस्ट्रक्टर बना दिया, कोई जरूरी मतलब ऐसा कोई रूल थोड़ी ना है कि मैं कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकता, ठीक है मुझे नीड नहीं है पर बना दिया, तो अब पहले स्टैटिक ब्लॉक कॉल होगा या पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और ये तो स्टैटिक ब्लॉक का मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी बताया है कि स्टैटिक वो ब्लॉक होता है जो हमेशा क्लास की किसी भी एक्टिविटी में सबसे पहले अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। तो यदि आप कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे हैं तो आप स्टैटिक ब्लॉक बना सकते हैं। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि स्टैटिक ब्लॉक क्या होते हैं, स्टैटिक मेथड क्या होती है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां पर आप देखिए मेन को भी तो हम स्टैटिक बनाते हैं ना, हम हमेशा लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखने का रीजन क्या है? ठीक है, ये जो मैंने लिखा PSVM, इसको हम एक्चुअली क्या लिखते हैं? हम इसको पब्लिक बनाते हैं, हम इसको स्टैटिक बनाते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि मेन की कॉलिंग हमेशा JVM करता है, और मेन को जब JVM कॉल करता है तो वो मेन को कॉल करता है क्लास के नाम के साथ। कि जब हम ये लिखते हैं ना रन करने के लिए जावा टेस्ट, ठीक है, तो एक्चुअली इसका इंटरनल मीनिंग होता है जावा टेस्ट डॉट मेन। तो मेन को भी स्टैटिक इसलिए बनाया जाता है ताकि JVM इसको क्लास के नाम के साथ कॉल कर सके। तो ये स्टैटिक कीवर्ड का यूज आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड बिलीव मी देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन जो कि इसमें इंटरव्यू में पूछे गए हैं स्पेसिफिकली फॉर स्टैटिक। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आया है। मैंने अभी आपको समझाया स्टैटिक के मल्टीपल यूजेस हैं, लाइक इन जावा वी हैव अ स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक ऑब्जेक्ट, स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। तो क्लासरूम में मैंने आपको इसका बहुत डिटेल में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। डिटेल में इंट्रोडक्शन का मतलब यह है कि हमने डिटेल में बात कर ली थी कि स्टैटिक को हम क्यों यूज करते हैं, स्टैटिक आइडेंटिफायर क्या होता है। लेकिन यहां पर आज हम इसका थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन देखते हैं ताकि आपको कोडिंग से समझ में आएगा कि किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं यहां पर एक नई फाइल क्रिएट करता हूं जिसको मैंने नाम दिया टेस्ट स्टैटिक डॉट जावा के नाम से, ठीक है। और यहां पर मैंने क्लास बनाई है क्लास टेस्ट स्टैटिक के नाम से, ओके। तो यहां पर हम अलग अलग कॉन्सेप्ट देखते हैं स्टैटिक को लेके, किस तरीके की एप्लीकेशन हम बनाते हैं, ओके। जैसे यदि मान लीजिए आपसे बोला जाए कि बॉस मैंने एक क्लास बनाई है, अब मुझे यह पता करना है कि उस क्लास में कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने डिफाइन करे हैं, कि उस क्लास के ऑब्जेक्ट कितने डिफाइन करे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम टॉप MNCs में पूछा गया है कि सपोज करिए मैंने क्लास क्रिएट की है क्लास ABC, तो मुझे यह पता करना है कि मैंने इस क्लास ABC के कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिफाइन करें। लाइक अगर मैं लिखता हूं ABC A1 इक्वल टू न्यू ABC, ठीक है, इसके बाद मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया ABC A2, ठीक है, इसके बाद मैंने थर्ड ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है A3, और यदि मैं लिखता हूं यहां पे ABC डॉट डिस्प्ले, तो मुझे यह पता चल जाए कि इस क्लास के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने क्रिएटेड हैं, 3। तो यहां पर आप समझिए मुझे नीड होगी स्टैटिक वेरिएबल की, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल के बारे में मैंने आपसे कहा था ये क्लास लेवल वेरिएबल होते हैं, ये किसी इंस्टांस के करस्पॉन्डिंग मेमोरी एलोकेट नहीं करते हैं। क्योंकि यदि मान लीजिए मैं यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा काउंट, जिसको यूज हम करेंगे काउंट करने के लिए, मैं आपको फिर वही बात कह रहा हूं कि आप समझिए इस टाइप के क्वेश्चन टॉप मोस्ट MNCs में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो यहां पर आप देखिए मैंने अगर इसको काउंट को डिक्लेयर किया, अब यदि मान लीजिए मैं यहां पर सपोज कंस्ट्रक्टर में इसको इंक्रीमेंट करता हूं, मैंने लिख दिया ABC, और इस ABC में आपने यहां पे, क्योंकि हमें यह पता है कि बॉस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो यदि मैं यहां पर काउंट प्लस प्लस कर देता हूं, अब मैंने यहां पर एक डिस्प्ले मेथड बना ली सपोज, ठीक है। अब इस डिस्प्ले मेथड को आपने देखा मैंने जो कॉल किया है वो क्लास के नाम के साथ किया है, लेकिन और यहां पर मैंने लिख दिया सपोज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, और ये मैंने काउंट को प्रिंट कर दिया। मतलब आप एक ही एग्जांपल से समझिए कि स्टैटिक वेरिएबल की क्या नीड होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, यदि मान लीजिए चलिए मैं अभी इसको किसी भी ऑब्जेक्ट से कॉल कर लेता हूं, मैंने लिख दिया A3 डॉट डिस्प्ले, तो यहां पर मुझे आउटपुट 3 नहीं मिलेगा, 1 1 1 मिलेगा, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये इंस्टांस वेरिएबल है,
और इंस्टांस वेरिएबल वो होते हैं जो हर इंस्टांस के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, A1 के लिए काउंट पहले 0 होगा लेकिन इंक्रीमेंट होकर कंस्ट्रक्टर में 1 हो जाएगा। A2 के लिए काउंट 0 होगा जो कि 1 हो जाएगा, और अगर मैं काउंट को प्रिंट करूंगा किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, मान लीजिए A3 के लिए, तो मुझे आउटपुट 1 मिलेगा। मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए इसको प्रिंट करूं मुझे आउटपुट 1 मिलेगा। ये देखिए आप, यदि आप इसको रन करते हैं यू विल गेट द रिजल्ट 1। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि डिस्प्ले मेथड आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बता दे और इसकी कॉलिंग भी आप क्लास के नाम के साथ कर सकें, राइट, तो यहां पर मैं इस मेथड के आगे भी स्टैटिक कीवर्ड यूज करूंगा और यहां पर मैं इस वेरिएबल को भी कैसा बना दूंगा, स्टैटिक। ओके, तो यहां पर अब आप समझिए, अगर अब ये मेथड स्टैटिक है तो इसका मतलब है अब मैं इसको क्लास के नाम के साथ कॉल कर सकता हूं, और अगर ये वेरिएबल स्टैटिक है मतलब ये 3 ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होगा। इट इज कॉमन फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट। तो पहला ऑब्जेक्ट बना तो भी काउंट 1 होगा, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए काउंट 1 से 2 होगा, और थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए काउंट 2 से 3 होगा, क्योंकि नाउ दिस काउंट इज नॉट इंस्टांस वेरिएबल, इट्स अ क्लास वेरिएबल, राइट। तो आप देखिए यदि मैं इसको रन करता हूं तो आउटपुट में अब मुझे मिलेगा 3। ओके, और यदि मैं और ऑब्जेक्ट बना देता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और डिफाइन कर दिए, मैंने 2 ऑब्जेक्ट और बना दिए, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम रख दिया A4, इसका नाम मैंने रख दिया A5, एंड व्हेन आई रन दिस कोड सो आई विल गेट द रिजल्ट 5 हियर। तो आप समझिए कि किस तरीके से आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्टैटिक मेथड क्या होती है। अब यह भी ध्यान रखिए कि स्टैटिक मेथड क्लास के केवल स्टैटिक वेरिएबल को ही अलाउड करेगी। कि मान लीजिए अगर मैंने यहां पर कोई वेरिएबल ले लिया m, और अगर ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है तो यहां पर अगर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा सो आई विल गेट एन एरर, बिकॉज स्टैटिक मेथड ओनली अलाउड द वेरिएबल जो कि क्लास के करस्पॉन्डिंग मेमोरी एलोकेट करते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट के, ठीक है, जो कि इंस्टांस वेरिएबल नहीं हो वही यहां पर यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये मेथड स्टैटिक है, राइट। तो अब देखिए अब एरर आ जाएगी, नॉन स्टैटिक m कैन नॉट बी ए रेफरेंस ऑफ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, राइट। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आपको यहां पे समझना पड़ेंगे कि किस तरीके से आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आई होप अभी आपको स्टैटिक वेरिएबल समझ में आया है, स्टैटिक मेथड समझ में आई है, राइट। लेकिन अब आप देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है स्टैटिक ब्लॉक। क्या होता है, व्हाट इज स्टैटिक ब्लॉक? तो स्टैटिक ब्लॉक वो ब्लॉक होता है जो किसी भी क्लास में सबसे पहले अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया स्टैटिक और ये स्टैटिक ब्लॉक बना दिया, और यदि मैं लिखता हूं यहां पे system.out.println, सपोज दिस इज स्टैटिक ब्लॉक, दिस इज स्टैटिक ब्लॉक, राइट। तो अब ये स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूशन कब परफॉर्म करेगा? जैसे ही आप इस क्लास की कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। मतलब मैं ऑब्जेक्ट ना बनाऊं तो भी चलेगा, अगर मैं केवल abc.display लिखूंगा, अभी तो खैर m को हम हटा देते हैं, अदरवाइज दिस प्रोग्राम विल शोज एन एरर, ठीक है, क्योंकि m नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, वो मैंने आपको केवल समझाने के लिए यहां पर लिखा था। तो अब आप देखिए मैंने क्या किया, इस प्रोग्राम में केवल एक डिस्प्ले मेथड को कॉल किया, दैट्स इट। लेकिन फिर भी आपका प्रोग्राम डिस्प्ले के पहले काउंट की वैल्यू तो 0 देगा, लेकिन उसके पहले मुझे आउटपुट देगा दिस इज स्टैटिक ब्लॉक, राइट। देखिए आप, मैं अगर इसको रन करता हूं तो पहला आउटपुट मुझे मिलेगा दिस इज स्टैटिक ब्लॉक एंड देन 0, और वो इसलिए क्योंकि क्लास की किसी भी एक्टिविटी पे सबसे पहले आपका प्रोग्राम स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। अब आप देखिए यहां पर अगर मैं क्लास के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूं, ठीक है, तो अब यहां पर आप समझिए, ये ध्यान रखिएगा कि स्टैटिक ब्लॉक केवल एक ही बार कॉल होता है फर्स्ट टाइम पे, लेकिन यदि मैंने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पे बनाए हैं तो हर बार आपका प्रोग्राम कंस्ट्रक्टर को बार बार कॉल करेगा। देखिए अब यहां पर अगर मैं लिखता हूं दिस इज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, यदि मैंने लिखा दिस इज कंस्ट्रक्टर, राइट, और मैंने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने डिफाइन किए हैं, 6, तो कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग हमेशा होगी। लेकिन क्या हर ऑब्जेक्ट के लिए स्टैटिक ब्लॉक कॉल होगा? ये देखिए आप, मैं इसको रन करके आपको बताता हूं तो शायद आप बेटर इसको अंडरस्टैंड कर पाए कि स्टैटिक ब्लॉक उसने एक ही बार कॉल किया है, बट कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग मल्टीपल टाइम हुई है। तो ये समझिए। लेकिन एक चीज और नोटिस किया आपने, पहले उसने स्टैटिक ब्लॉक को कॉल किया, फिर उसने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि यदि स्टैटिक ब्लॉक भी है और कंस्ट्रक्टर भी है तो पहले दोनों में से कौन कॉल होगा? तो पहले स्टैटिक ब्लॉक कॉल होगा। ये स्टैटिक ब्लॉक आपको समझ में आया है, स्टैटिक मेथड आपको समझ में आई है, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। और देखिए ऑब्जेक्ट भी स्टैटिक होता है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूं। हमने ये पढ़ा है कि जो ये तो अभी खैर मैं इसको कमेंट कर देता हूं। अब देखिए मतलब यदि मैं सिस्टम डॉट आउट लिख रहा हूं तो यहां पर आउट क्या है? दिस इज एन ऑब्जेक्ट, आउट इज एन ऑब्जेक्ट, लेकिन वो सिस्टम क्लास के नाम के साथ कॉल हो रहा है, तो दैट मींस इट इज एन स्टैटिक ऑब्जेक्ट। तो आउट जो है वो स्टैटिक ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट को भी हम स्टैटिक बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं दिस इज अ मेथड, कुछ भी लिख देते हैं, हेलो फ्रेंड, क्योंकि ये अभी हमें आउटपुट नहीं देखना है।
केवल आपको मैंने ये बताया कि जो आउट ऑब्जेक्ट है वो सिस्टम क्लास का स्टैटिक ऑब्जेक्ट है। सो यदि आपको लगता है कि आपको भी अपनी क्लास में किसी ऑब्जेक्ट को स्टैटिक बनाना है तो डेफिनेटली यू कैन डिफाइन योर ऑब्जेक्ट एज एन स्टैटिक ऑब्जेक्ट, राइट। तो आई होप ये स्टैटिक के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं। इनहेरिटेंस, आपको अगर याद है मैंने शुरुआत में भी आपको एक बात कही थी कि द स्ट्रक्चर ऑफ जावा इज बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस, कि यदि जावा में किसी की भी कोई पेरेंट क्लास नहीं है तो उसकी बाय डिफॉल्ट पेरेंट क्लास होती है ऑब्जेक्ट क्लास, राइट। तो आज के इस लेक्चर में हम यही समझने वाले हैं कि इनहेरिटेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, इनहेरिटेंस क्यों किया जाता है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। और अब देखिए, इनहेरिटेंस एक ऐसा टॉपिक है जो इंटरव्यू रूम का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। मतलब इससे रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू रूम में पूछे जाते हैं कि एक्चुअली इनहेरिटेंस का मतलब होता है रीयूजेबिलिटी, कि जब भी हम किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी को किसी दूसरी क्लास में रीयूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एन इनहेरिटेंस। कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए क्लास है ए, ओके, और अगर इस क्लास ए में कुछ डेटा मेंबर हैं और इन डेटा मेंबर को अगर मुझे क्लास बी में रीयूज करना है, राइट, कि मेरी क्लास बी है, अब मुझे क्लास बी में क्लास ए के डेटा मेंबर की रीयूजेबिलिटी चाहिए, राइट। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि नाउ दिस क्लास बी को मुझे चाइल्ड क्लास बनाना है, किसकी, क्लास ए की। तो यहां पर जावा में हम क्या कहते हैं कि दिस क्लास बी एक्सटेंडेड बाय क्लास ए, कि क्लास बी को क्लास ए में क्या करूंगा, एक्सटेंड करूंगा। तो यहां पर जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो यहां पर जावा में हम कीवर्ड यूज करते हैं एक्सटेंड, कि यहां पर अगर मैंने क्लास बी को क्लास ए से एक्सटेंड कर दिया तो हम ये बोलेंगे दिस इज द सब क्लास एंड दिस वन इज द सुपर क्लास। ये कहलाएगी सुपर क्लास और ये कहलाएगी सब क्लास, या इसको हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं, इसको हम पेरेंट क्लास भी कहते हैं। तो यहां पर आप देखिए, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर आप C++ भी आप जानते हैं तो इनहेरिटेंस इन C++ एंड इनहेरिटेंस इन जावा में क्या डिफरेंस है। मल्टीपल डिफरेंसेस हैं। यहां पर मोड ऑफ इनहेरिटेंस नहीं होता है, C++ में मोड ऑफ इनहेरिटेंस होता है। अगर आपने C++ पढ़ा है तो शायद आपको पता होगा वहां पर हम क्लास को पब्लिक मोड में इनहेरिट करते हैं या प्राइवेट मोड में इनहेरिट करते हैं या प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट करते हैं, लेकिन जावा में हम केवल ये कहते हैं कि दिस क्लास बी इज एक्सटेंडेड बाय क्लास ए एंड दिस इज द सब क्लास एंड दिस वन इज द सुपर क्लास। ओके, तो ये इनहेरिटेंस के एडवांटेज ये है कि यदि क्लास ए में कुछ प्रॉपर्टीज हैं और यदि मुझे उन प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट क्लास बी में भी है सो आई कैन इजीली रीयूज दिस प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ए इन अ क्लास बी। जैसे हम बोलते हैं ना कि फॉर एग्जांपल यदि मान लीजिए एक मोबाइल है ना, कि मोबाइल है A402, तो A402 एक्सटेंडेड है किससे, 401 से, ताकि 401 की सारी प्रॉपर्टी 402 में आ जाएगी और फिर मैं उसमें कुछ नई प्रॉपर्टीज को ऐड करूंगा। तो जावा ने अपने मल्टीपल क्लासेस में इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया है कि आप जावा में देखेंगे कहीं ना कहीं हर क्लास किसी न किसी क्लास से एक्सटेंडेड है। ठीक है, यदि हम सर्वलेट पढ़ेंगे जब एडवांस जावा में तो वहां भी हम बात करेंगे कि सर्वलेट को भी जावा ने मल्टीपल तरीके से एक्सटेंड किया हुआ है। जब हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम देखेंगे कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन की जो क्लासेस है, लाइक बटन क्लास है, ठीक है, लाइक टेक्स्ट बॉक्स क्लास है, तो आपको बटन भी मिलेगी, आपको जे बटन भी मिलेगी, आपको टेक्स्ट फील्ड भी मिलेगी, आपको जे टेक्स्ट फील्ड भी मिलेगी। तो ये रीजन ये है कि जावा ने अपने हर मोमेंट में अपनी क्लासेस को इनरिच किया, रिचनेस बढ़ाई है। तो एक्चुअली हम कहते ही हैं कि इनहेरिटेंस क्लास की रिचनेस बढ़ाता है। बात समझ में आ रही है ना, कि अगर मैं इस क्लास बी को क्लास ए से एक्सटेंड कर रहा हूं, मतलब इन सारी प्रॉपर्टी को मैं क्लास बी में यूज करके इसको आगे फर्दर एक्सटेंड कर सकता हूं। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस। अब जब हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस होता है। लेकिन जावा में वी डोंट हैव डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब यह है कि कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि जावा में एक क्लास दो क्लासेस से एक्सटेंडेड है। इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। यू कैन नॉट यूज एक्सटेंड कीवर्ड ट्वाइस। यदि हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करना है तो आगे हम बात करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज इंटरफेस इन जावा। अब यहां पर अगर हम देखें कि ठीक है सर, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आया, बट हाउ वी कैन अचीव दिस इनहेरिटेंस। तो आप देखिए यहां पर अगर मान लीजिए मैं क्लास बनाता हूं ए, अब इस क्लास ए में सपोज अगर कोई मेथड है ना, सपोज देयर इज अ मेथड कॉल्ड डिस्प्ले मेथड, या चलिए इसको मैं और सिंपल वे में समझाता हूं कि इस क्लास ए में सपोज देयर इज अ मेथड कॉल्ड ऐड। अब ये जो ऐड मेथड है, ये ऐड मेथड मान लीजिए दो पैरामीटर रिसीव कर रहा है एंड दिस ऐड मेथड इज ओनली परफॉर्म एडिशन, की जहां पर मैंने सिंपली ये लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a प्लस बी। तो इस क्लास a में देयर इज अ सिंगल मेथड, लेकिन अगर मुझे लगता है कि मुझे इसमें कुछ और नई कॉन्सेप्ट ऐड करना है तो ये हमेशा ध्यान रखिए, एग्जिस्टिंग क्लास को हम कभी भी मॉडिफाई नहीं करते, जो है उसको तो हम वैसे ही रखेंगे, हम इसको रीयूज करके एक नई क्लास आगे बढ़ा सकते हैं। और ये ध्यान रखिए कि जावा में इनहेरिट करने के लिए मुझे इस क्लास की डॉट जावा नहीं डॉट क्लास फाइल चाहिए जिसमें हमारा बाइट कोड होता है। तो यदि मैं इसको कंपाइल करूंगा क्लास ए को,
तो बाकायदा इसकी डॉट क्लास फाइल बनेगी। ओके, और यदि मैंने इस क्लास ए से अब एक नई क्लास इनहेरिट की है जो कि हमारी क्लास बी होगी, राइट। तो अब देखिए ये मैंने लिखा क्लास बी, और यहां पर हमें कीवर्ड यूज करेंगे एक्सटेंड्स, कि हम क्या लिखते हैं, क्लास बी एक्सटेंड्स बाय क्लास ए। तो यदि ये क्लास बी क्लास ए से एक्सटेंड हुई है, इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट क्लास बी में भी आ चुकी है। नाउ दिस क्लास बी इज डिफॉल्ट हैविंग अ मेथड कॉल्ड ऐड मेथड, राइट। लेकिन अब इसमें मैंने कुछ और मेथड लिख दिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सबट्रैक्ट मेथड भी इसमें लिख दी है, ठीक है, या आपने लिख दिया इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी। तो अब इसका मतलब यह है कि यदि मैं क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो मेरे लिए ऐड मेथड भी अवेलेबल है, मेरे लिए सबट्रैक्ट मेथड भी अवेलेबल है, और भी इसमें आगे हम फर्दर मेथड को डिफाइन कर सकते हैं। सो दैट इज एन एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस। क्या आप देखिए क्लास बी की रिचनेस कैसे बढ़ गई, बिना किसी एफर्ट के ऐड मेथड इसमें आ चुकी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप समझिए। आज जो आईटी इंडस्ट्री में आप इतनी ग्रोथ देख रहे हैं उसका एक बहुत मेजर कारण है इनहेरिटेंस। कि जब हम ये देखते हैं ना कि जावा मल्टीपल वर्जन देते जा रहा है, तो उसका रीजन है उसने पुरानी क्लासेस से एक्सटेंड करके हमें नई क्लासेस दी हैं, लेगेसी क्लासेस दी हैं। अब ये लेगेसी क्लासेस क्या हैं, क्यों हैं, ये सब आगे की कहानी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अब मुझे यहां पर देखिए, ये तो मेरी क्लास बन गई, लेकिन अब मुझे अगर इसके डेटा मेंबर को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने मेन क्लास में, जो कि हमारी मेन क्लास होगी, इस क्लास टेस्ट में हमने क्या लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है, एंड देन स्ट्रिंग args। अब यहां पर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा क्लास बी का, तो हमने क्या लिखा, b1 इक्वल टू न्यू बी, ठीक है। तो अगर मैं बी का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो आप देखिए बी के ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मेरे पास दो मेथड अवेलेबल है। मैं ऐड को भी कॉल कर सकता हूं, मैं सबट्रैक्ट को भी कॉल कर सकता हूं। तो यहां पर आप देखिए मैंने क्या लिखा, b1 डॉट ऐड एंड देन 50-20, और मैंने लिखा b1 डॉट सबट्रैक्ट, ठीक है। आई जस्ट राइट b1 डॉट सबट्रैक्ट, और यहां पर आपने लिख दिया 10,5। सो दिस इज व्हाट एन एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस, आप समझिए। क्योंकि जावा में मोस्टली क्लासेस की कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुपर क्लास जरूर होगी, और सुपर मोस्ट क्लास जो है वो कहलाती है ऑब्जेक्ट क्लास। की अगर किसी भी क्लास की कोई भी सुपर क्लास नहीं है तो फिर उसकी बाय डिफॉल्ट सुपर क्लास कौन सी है, ऑब्जेक्ट क्लास। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आया है कि इनहेरिटेंस किस तरीके से हम जावा में अचीव करेंगे, ठीक है। सुपर क्लास क्या होती है, सब क्लास क्या होती है, एक्सटेंड कीवर्ड हमने क्यों लिखा हुआ है, ओके। और ये मल्टीपल एक्सटेंड हम नहीं लिख सकते, जैसे मैंने आपको बोला कि वी डोंट हैव मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट इन जावा डायरेक्टली। हाँ, इसको अचीव करेंगे यूजिंग इंटरफेस, बट वो फिर हमारा आने वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये तो भी हमने बात की इनहेरिटेंस को लेके कॉन्सेप्ट की, बड़े सिंपल से एग्जांपल से मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है। अच्छा, इसमें भी एक चीज ध्यान से सुनिए, कई बार इंटरव्यू क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इज अ रिलेशन और हैज अ रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट डू मीन बाय इज अ रिलेशनशिप एंड हैज अ रिलेशनशिप। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, बहुत से। ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहां पे अभी बता रहा हूं, बट देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन जो कि आपको हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में मिलने वाले हैं, है ना। तो बिल्कुल आपको उसको रेफर करना है, वो इसलिए क्योंकि अगर आपको एक्चुअल जावा डेवलपर बनना है, कॉर्पोरेट लेवल तक पहुंचना है, अगर आप अपनी ड्रीम कंपनी क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको प्लेसमेंट के लिए रेडी होना पड़ेगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी को केवल पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको कॉर्पोरेट लेवल तक पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ा गैप है कि जो हम क्लासरूम में पढ़ते हैं और जो कॉर्पोरेट में एक्चुअली काम होता है, देयर इज अ बिग गैप, और इस पूरे गैप को हमने हमारे कोर्स में कवर किया हुआ है। तो इज अ रिलेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, जब दो क्लासेस आपस में इनहेरिटेड है, मतलब क्लास बी एक्सटेंडेड बाय क्लास ए, तो मैं क्या बोलूंगा, इन दो क्लास के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इज अ रिलेशन है। लेकिन यहां पर आपने देखा मैंने क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया है मेन में, मैं यहां पर शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देता हूं क्लास टेस्ट, है ना, जो भी मैंने लिखा क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो यहां पर हमने क्या किया हुआ है, यहां पर हमने क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया b1 इक्वल टू न्यू, अभी देखा ना आपने, मैंने बनाया, ठीक है। और फिर मैंने लिखा b1 डॉट समथिंग, b1 डॉट समथिंग। तो अब इन दो क्लास के बीच में रिलेशनशिप की बात करें तो, क्योंकि यहां पर आप क्लास के डेटा मेंबर ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस कर रहे हैं, तो जब एक क्लास के डेटा मेंबर को हम इनहेरिट करके लाते हैं तो इस रिलेशनशिप को बोलते हैं इज अ रिलेशनशिप। और यदि आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर रहे हैं तो इस रिलेशनशिप को कहा जाता है हैज अ रिलेशनशिप। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज अ रिलेशन, हैज अ रिलेशन क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है, इनहेरिटेंस रिलेशनशिप क्या होती है, ओके। तो आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया है कि किस तरीके से हम इनहेरिटेंस को अचीव करते हैं, राइट। लेकिन अब आप देखिए एक क्वेश्चन फिर पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कंस्ट्रक्टर इन द केस ऑफ इनहेरिटेंस, कि इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर क्या रोल प्ले करता है, राइट। तो यहां पर आप देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि यदि मान लीजिए क्लास ए है, अब इस क्लास ए में कुछ वेरिएबल मैंने लिए हैं ए और बी, है ना, सुनना ध्यान से, ए और बी।
अब इस ए और बी का इनिशियलाइजेशन मैंने क्लास ए के कंस्ट्रक्टर में किया। चलिए इसके नाम में एक्स और वाई रख देता हूं। ये एक्स और वाई नाम के वेरिएबल हैं, ओके। और यहां पर मैंने लिख दिया एक्स इक्वल टू 10 और वाई इक्वल टू 20 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। समझना, एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस प्लेसमेंट में पूछे जाते हैं। इस छोटे से एग्जाम्पल से आप समझना, और इससे मल्टीपल एग्जाम्पल अवेलेबल है ना, कहां पे पता है आपको, ओके। तो ये क्लास ए से अगर मैंने क्लास बी को एक्सटेंड किया, ओके, तो ऑब्वियसली बात है ये जो डेटा मेंबर है ये इनहेरिट होके आएंगे। और यहां पर मैंने लिख दिया एक मेथड में, फिर से मैंने ऐड मेथड बनाई है, राइट। लेकिन अब ऐड मेथड कोई पैरामीटर या आर्गुमेंट रिसीव नहीं कर रही है, मैंने सीधे ऐड मेथड में लिख दिया x प्लस वाई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट x प्लस वाई, ओके। दिस क्लास डोंट हैव एनी कंस्ट्रक्टर। तो हमने पढ़ा है अगर किसी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल होता है। तो यदि मैं आपसे पूछता हूं यहां पे कि चलिए वीडियो को पॉज करिए और मुझे यह बताइए कि यदि मैं क्लास टेस्ट में मेन में, है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अगर मैं मेन में इस क्लास का बनाता हूं ऑब्जेक्ट, यदि मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया b1 इक्वल टू न्यू बी, एंड देन आई विल कॉल दिस ऐड मेथड, मैंने ऐड मेथड को कॉल किया b1 डॉट ऐड। वीडियो को पॉज करके मुझे बताइए कमेंट करके इसका रिजल्ट क्या होगा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। सिंपली मैंने क्या किया हुआ है, इस कंस्ट्रक्टर में 10 और 20 को इनिशियलाइज किया हुआ है, ठीक है। यहां पर आपने x प्लस वाई लिखा है, लेकिन अब आपको अगर यह पता हो कंस्ट्रक्टर कभी भी इनहेरिट नहीं होते, कंस्ट्रक्टर का इनहेरिटेंस नहीं होता है। ऑब्जेक्ट मैंने बी क्लास का बनाया है, बी क्लास में एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है। तो अब यहां पर बच्चे बोलते हैं सर एरर आएगी, कुछ बच्चे बोलते हैं सर जीरो आएगा। जीरो इसलिए भी आ सकता है बोलते हैं क्योंकि एक्स और वाई अगर क्लास लेवल के वेरिएबल हैं तो इनकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू जीरो होती है। मतलब अगर आपने एक्स और वाई में कुछ भी नहीं दिया तो इनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, जीरो। लेकिन यहां जीरो नहीं आएगा, बाकायदा मुझे आउटपुट मिलेगा 30। अब 30 क्यों आया, क्वेश्चन आता है सर 30 क्यों आया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो इनहेरिट नहीं हुआ और ऑब्जेक्ट तो आपने डिराइव्ड क्लास का बनाया है, सब क्लास का बनाया है। यहां पर 30 इसलिए आया बेटा क्योंकि जब आपने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो बी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, पर एम्प्टी कंस्ट्रक्टर तो है ना डिफॉल्ट। लेकिन रोल ऑफ कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस में होता है टॉप टू बॉटम, कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है क्लास ए का कॉल होगा, उसके बाद क्लास बी का कॉल होगा। लेकिन कौन सा, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, एम्प्टी मतलब विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। तो ये जो टॉप टू बॉटम वाला रूल है, ये रूल एप्लीकेबल है इफ योर क्लास डोंट हैव एनी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यदि यहां पर भी नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसमें जो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है वो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो बी के पहले वो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा ए का, और ए के पहले वो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा किस क्लास का, ऑब्जेक्ट क्लास का, क्योंकि ए की कोई पेरेंट क्लास नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्लास है ऑब्जेक्ट। ये समझिए आप, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं ना कि कंस्ट्रक्टर का रोल क्या है इनहेरिटेंस में, टॉप टू बॉटम। और आपको यदि लगता है तो आप यहां पर लिख के देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कंस्ट्रक्टर ऑफ ए। यहां पर आप एक कंस्ट्रक्टर बना के लिख दीजिए कंस्ट्रक्टर ऑफ बी, बी क्लास में कंस्ट्रक्टर बना दो और यहां लिख दो कंस्ट्रक्टर ऑफ बी। पर पहला आउटपुट आपको मिलेगा कंस्ट्रक्टर ऑफ ए, फिर मिलेगा कंस्ट्रक्टर ऑफ बी। कि कंस्ट्रक्टर टॉप टू बॉटम कॉल होते हैं लेकिन वो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर होते हैं। लेकिन अगर कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड हुए तो क्या होगा, अगर इस क्लास में भी कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है, इसमें भी कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है, तो क्या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टॉप टू बॉटम कॉल होते हैं, नहीं होते हैं। तो फिर कैसे कॉल होंगे, ऐसे बहुत सारे आंसर जो कि आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग आपको समझ में आई होगी कि कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग क्या होती है, इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर क्या रोल प्ले करते हैं, टॉप टू बॉटम का मतलब क्या है। ओके, तो ये अभी हमने देखा इनहेरिटेंस को लेके कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम जावा में इनहेरिटेंस को अचीव करते हैं। लेकिन यहां भी आप देखिए मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जावा में कीवर्ड होता है फाइनल, कि अब ये फाइनल का क्या यूज है, सुपर का क्या यूज है ना। बहुत छोटे छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, ये अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक। लेकिन यहां आप देखिए फाइनल का मैं आपको यूज बताता हूं कि मान लीजिए अगर एक क्लास ए है, अब इस क्लास ए में देयर इज अ मेथड कॉल्ड वॉइड सपोज फैक्टोरियल। अब ये जो फैक्टोरियल मेथड है, ठीक है, इस फैक्टोरियल मेथड में आपने कोड लिखा है फैक्टोरियल का, कि दिस इज द फैक्टोरियल कोड, कि आपने लिख दिया इंटीजर f, ठीक है, व्हाइल n नॉट इक्वल टू 0। मतलब मैंने बाकायदा इसमें कोड लिखा है हाउ टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ठीक है। f की इनिशियल वैल्यू आपने 1 रख दी है। लेकिन मैं ये चाहता हूं सर अगर ये क्लास a से क्लास b इनहेरिट होती है, अगर मैंने क्लास a को क्लास b को एक्सटेंड किया है क्लास a से, तो मैं ये चाहता हूं कि इस क्लास में इसका इनहेरिटेंस हो। मतलब फैक्टोरियल मेथड यहां बिल्कुल चली जाए, लेकिन मुझे इसको ओवरराइड नहीं करने देना है। यू नो व्हाट इज ओवरराइडिंग, कि जब आप सेम मेथड डिराइव क्लास में लिख देंगे
और अगर उसकी कोडिंग को चेंज कर देंगे तो आपकी एग्जिस्टिंग मेथड जो है वो ओवरराइड हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया वॉइड फैक्टोरियल सेम और यहां लिख दिया हेलो, तो ये पूरी कोडिंग यहां चेंज होकर हेलो हो गई। दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। लेकिन मैं ये चाहता हूं नहीं सर, मुझे अपनी मेथड को इनहेरिट करने देना है, लेकिन मुझे इसकी ओवरराइडिंग अलाउड नहीं करना है। तो फिर इस मेथड के आगे आप एक कीवर्ड लगा दो फाइनल, कि फाइनल वो मेथड होती है जिनका इनहेरिटेंस होगा लेकिन जिनकी ओवरराइडिंग पॉसिबल नहीं है। और इनहेरिटेंस तब होगा जब वो प्राइवेट नहीं है। पब्लिक होगी तो इनहेरिटेंस होगा, प्रोटेक्टेड होगी तो इनहेरिटेंस होगा, डिफॉल्ट पब्लिक होगी तो इनहेरिटेंस होगा, लेकिन ओवरराइडिंग पॉसिबल नहीं है। मतलब अब आप सेम सिग्नेचर मेथड क्लास बी में नहीं लिख सकते, या उससे कोई इनहेरिटेड क्लास है तो वहां पर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि मैंने इस मेथड को कैसी बना दी है? फाइनल मेथड। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं सर मेथड तो छोड़ो, मुझे तो क्लास ए को मतलब क्लास बी को क्लास ए से एक्सटेंड ही नहीं करने देना है, आई डोंट अलाउड टू एक्सटेंड दिस क्लास बी बाय क्लास ए। क्लास ए को अगर किसी को यूज करना है तो वो इज अ रिलेशनशिप में यूज ना करे, वो हैज अ रिलेशनशिप में यूज करे। कहने का मतलब यह है कि इस मेथड को अगर आपको कॉल करना है तो कंपलसरी यू नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास ए ओनली। जैसे आप देखो स्ट्रिंग क्लास, अगर आपको स्ट्रिंग क्लास की कोई भी मेथड कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट आपको स्ट्रिंग क्लास का ही बनाना पड़ेगा। कभी एक ट्राई करिए अपनी क्लास को स्ट्रिंग क्लास से एक्सटेंड करने की, एरर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि जैसे स्ट्रिंग क्लास फाइनल है, मैंने भी अपनी क्लास को क्या बना दिया? फाइनल। तो यदि आपने इस क्लास को फाइनल बना दिया, इसका मतलब यह है अब इस क्लास का फर्दर इनहेरिटेंस नहीं हो सकता। तो फाइनल मेथड, ये बहुत छोटे छोटे से एग्जांपल हैं। फाइनल मेथड क्या होती है, फाइनल क्लास क्या होती है, फाइनल वेरिएबल क्या होता है। यदि मान लीजिए इस क्लास में आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया फाइनल, कि मैंने लिख दिया फाइनल डबल पाई इक्वल टू 3.14, तो अब ये वेरिएबल इनहेरिट होगा लेकिन इसका चेंजेबल पॉसिबल नहीं है क्योंकि फाइनल वेरिएबल है। इट इज जस्ट लाइक कांस्टेंट इन सी, क्योंकि जावा ने भी अपनी क्लासेस में मल्टीपल फाइनल वेरिएबल दिए हुए हैं, मल्टीपल फाइनल क्लासेस दी हैं, मल्टीपल फाइनल मेथड दी हैं। तो फाइनल को यूज करके हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, फाइनल मेथड हम डिक्लेयर कर सकते हैं, फाइनल क्लास हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये फाइनल का यूज है। गॉट माय पॉइंट? ऐसे ही सुपर देयर इज अ कीवर्ड, कि यदि मान लीजिए आप, ये सब इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में आप समझो कि यदि मान लीजिए क्लास ए है, अब इस क्लास ए में अगर कोई वेरिएबल है n और इसकी वैल्यू है सपोज 100, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 100 है, अब इस क्लास ए से अगर मैं क्लास बी को एक्सटेंड करता हूं, मैंने लिख दिया क्लास बी एक्सटेंड्स बाय ए। अब मैंने क्लास बी में भी सेम नाम का वेरिएबल ले लिया, इंटीजर n इक्वल टू 500। अब आप सोचिए यदि यहां पर मैं कोई डिस्प्ले मेथड बनाता हूं और इस डिस्प्ले मेथड में अगर मैंने n लिखा तो n की कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? विच वैल्यू ऑफ n विल गोइंग टू बी प्रिंट? ऑब्वियसली बात है 500। क्योंकि ये ओवरराइडिंग हो गई वेरिएबल की। पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर ये वेरिएबल तो यहां प्रिंट हो, लेकिन मुझे नेक्स्ट लाइन पे यहां पे ये वाला वेरिएबल भी प्रिंट करना है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे? सुपर डॉट एन। तो सुपर हमेशा वेरिएबल को कहां ढूंढता है? सुपर क्लास में। तो यहां पर इस n का मतलब है 500 लेकिन इस n का मतलब है 100, तो ये सुपर का कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही सुपर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंस्ट्रक्टर में। देखिएगा आप उस कोर्स में जहां पर मैंने ये बताया है कि सुपर को यूज करके हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर किस तरीके से टॉप टू बॉटम पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि टॉप टू बॉटम वाला जो रूल है वो केवल नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पर है, लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हम सुपर के साथ कैसे यूज करते हैं वो आपको मिलेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आई होप ये फाइनल का कॉन्सेप्ट, सुपर का कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हो। इनहेरिटेंस स्पेसिफिकली आपको समझ में आया है कि इनहेरिटेंस को हम किस तरीके से जावा में अचीव करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? बिलीव मी इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंटरव्यू रूम और नॉट इन इंटरव्यू रूम। यदि आप आगे इंटरफेस को समझना चाहते हैं तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, राइट? तो देखिए आप, एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब क्या? अभी तक हमने जितना भी जावा देखा, हमने जावा की इनबिल्ट मेथड्स को यूज किया है। लाइक मैंने आपको स्ट्रिंग क्लास की मल्टीपल मेथड बताई हैं, 2 अपर केस मेथड, 2 लोअर केस मेथड, लेंथ मेथड, ठीक है, एंड इक्वल्स मेथड, इक्वल्स इग्नोर केस। ये सारी मेथड रेडी मेथड से, मतलब आपने सिंपली ऑब्जेक्ट बनाया एंड यू कैन कॉल दिस मेथड और इन मेथड ने अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर दिया, राइट? लेकिन एक्चुअली जब हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की बात करते हैं तो 2 तरीके की मेथड होती हैं। जैसे होता है ना मार्केट में 2 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। एक तो ऐसे प्रोडक्ट जो कि आप खरीद के लाएंगे और जैसे हैं वैसे आप इनको यूज करें, लाइक मोबाइल, लाइक पेन, लाइक वॉच, ये आपने परचेज किए और वो जैसे हैं
आप वैसे ही यूज कर रहे हैं, आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज नहीं कर रहे हैं, राइट। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैरिज का कार्ड या कोई भी कार्ड, बर्थडे कार्ड, मैरिज कार्ड। तो वहां पर आप क्या करते हैं, कार्ड पे मैटर क्या लिखना है वो आप डिसाइड करते हैं। तो कार्ड कंपनी का होता है, एनवलप कंपनी का होता है, लेकिन मैटर आपका होता है। तो ये कहलाती है नॉन कस्टमाइज मेथड्स या नॉन कस्टमाइज प्रोडक्ट, राइट। तो ऐसी ही कुछ मेथड यहां पर हम जावा में आज डिस्कस करने वाले हैं कि हमने रेडी मेथड तो बहुत सारी देखी हैं, लेकिन यदि मान लीजिए हम बात करते हैं ऐसी मेथड की जो मेथड जावा की है लेकिन उसमें कोड आपको अपना लिखना है, क्योंकि अभी आगे ऐसी बहुत सी मेथड आपको मिलने वाली है कि जिनमें आप अपना कोड लिखोगे, लेकिन वो मेथड एक्चुअली किसकी होंगी, डेवलपर की। तो जावा की मेथड में हम हमारे कोड कैसे लिखेंगे, तो यहां पर इन मेथड को जावा आपको कैसे देगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट वो मेथड होती है जिनकी डेफिनेशन नहीं होती है, जिनको डिफाइन प्रोग्रामर अपने हिसाब से करता है कि मुझे उसमें क्या लिखना है वो मैं डिसाइड करूंगा, लेकिन मेथड वो डेवलपर की होगी। तो यहां पर कॉन्सेप्ट को समझिए, इंप्लीमेंटेशन तो आपको आगे नो डाउट जाके समझ में आ जाएगा। तो यहां पर अब आप देखें एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब क्या या मेथड मतलब क्या, तो मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूं। देखिए एक मेथड को जब यूजर मल्टीपल टाइप से डिफाइन करता है, जैसे हम बोलते हैं ना, एरिया रेक्टेंगल का भी होता है, एरिया सर्कल का भी होता है, लेकिन दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो यदि मैं चाहता हूं कि सर ये रन टाइम पे डिसाइड हो कि एरिया कौन सा कैलकुलेट करना है, तो देखिए अब मैंने क्या किया, एक एरिया नाम की क्लास बनाई और इस एरिया नाम की क्लास में एक मेथड भी बना ली। मेथड का भी नाम मैंने एरिया रख दिया, ठीक है, मतलब स्मॉल ए के साथ। लेकिन अब इस मेथड को मैं चाहता हूं कि बॉस इस मेथड का यहां पर केवल डिक्लेरेशन हो, इसको यूजर अपने हिसाब से डिफाइन करे कि उसको किस एरिया को कैलकुलेट करना है। वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना चाहता है, वो एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना चाहता है, या कोई और तीसरा एरिया कैलकुलेट करना चाहता है। तो मेथड यहां पर डेवलपर की है, लेकिन इसमें कोड प्रोग्रामर अपने हिसाब से लिखेगा। इस छोटे से एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करो कि जावा में आगे, जैसे फॉर एग्जांपल जो मेथड मिलेंगे लाइक बटन, अब बटन में क्लिक मेथड है, तो क्लिक पे क्या करना है तो हम डिसाइड करेंगे ना। तो बटन क्लास जावा की होगी, क्लिक मेथड उसकी होगी, लेकिन उस मेथड में क्या लिखना है वो हम डिसाइड करेंगे। तो वहां पर ये मेथड आपको कैसी मिलने वाली है, इस मेथड के आगे मैंने क्या लिख दिया, एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट वो मेथड होती हैं जिनकी खुद की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। इनको अब आगे फर्दर हम डिफाइन करेंगे, लेकिन डिफाइन करेंगे कैसे, ये भी एक क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि यदि किसी क्लास में आपने किसी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाया है तो वो केवल और केवल तब पॉसिबल है जब वो क्लास खुद कैसी क्लास होगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट वो क्लासेस होती हैं जिनमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती हैं, और एब्स्ट्रैक्ट वो क्लासेस होती हैं जिनके ऑब्जेक्ट कभी भी डिफाइन नहीं होते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्यों नहीं डिफाइन होंगे, अरे जब मैंने मेथड एब्स्ट्रैक्ट बनाई है तो मैं डायरेक्टली इसको तो कॉल करूंगा नहीं ना, क्योंकि इसकी तो डेफिनेशन ही नहीं है। तो आप देखिए इंटरव्यू क्वेश्चन में एक एग्जांपल बताता हूं, कैसे घुमा के पूछते हैं, विच इज अ क्लास व्हिच हैज अ रिलेशनशिप इज नॉट पॉसिबल। हैज अ रिलेशनशिप समझ रहे हैं ना, बताया था मैंने लास्ट लेक्चर्स में कि जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आप मेथड को एक्सेस करते हैं तो वो हैज अ रिलेशनशिप कहलाता है। तो ऐसी कौन सी क्लास है जिसकी हैज अ रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, विच इज अ क्लास व्हिच इज अ रिलेशनशिप इज कंपलसरी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्योंकि इसको अगर आपको ओवरराइड करना है तो आप क्या करोगे, देखो आप दो अलग अलग कोड हम इस एक ही मेथड में कैसे लिखेंगे। अगर मुझे सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, क्लास सर्कल एक्सटेंड्स एरिया। मैंने क्लास सर्कल को एक्सटेंड किया किससे, एरिया से, राइट। और इस सर्कल क्लास में हमने कंपलसरी इस मेथड को ओवरराइड किया, वॉइड एरिया, और यहां पर मैंने कोड लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल का, फॉर एग्जांपल फ्लोट आर कॉमा पाई, ठीक है, कॉमा ए, ठीक है। और यहां पर पाई ना भी लिखे तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ए, और ए इक्वल टू आर की वैल्यू में फिक्स कर देता हूं, मान लीजिए 12.19 जो कि हमारा रेडियस होगा, और ये मैंने लिख दिया ए इक्वल टू 3.14 इंटू आर। आप समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझो बच्चे, कॉन्सेप्ट समझो कि मेथड अनडिफाइंड है, इसको मैंने अपने हिसाब से ओवरराइड कर दिया, तो इसका मतलब है एब्स्ट्रैक्ट मेथड की ओवरराइडिंग कंपलसरी करना होती है। यदि आपने अपनी किसी क्लास को एक्सटेंड किया है किसी ऐसी क्लास से जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, सो कंपलसरी आपको उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, मेथड को यहां पे ओवरराइड करना पड़ेगा। यदि यहां 4 मेथड एब्स्ट्रैक्ट हैं तो आपको चारों को ओवरराइड करना पड़ेगा, भले ही जरूरत ना हो, लेकिन ओवरराइड आपको करना पड़ेगा। बात समझना, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन हो गई। लेकिन अब यूजर चाह रहा है कि सर मुझे एक्चुअली एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है इसी एरिया मेथड में। तो आप देखो
एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूं ताकि आपको एक ही पेज पे पूरा कोड दिख जाए। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ये तो क्लास हमारी सर्कल हो गई, लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या कोड लिखा, फिर से मैंने एक और क्लास बनाई, क्लास अगेन रेक्ट के नाम से, रेक्ट शॉर्ट फॉर्म रख देता हूं। इसको भी आपने एक्सटेंड किया, किससे एक्सटेंड किया हमने, इसी एरिया से। ठीक है, लेकिन अब मैंने क्या किया, अब इस क्लास में हमने कोड लिख दिया वॉइड, कौन सी मेथड है हमारी, वॉइड एरिया, क्योंकि कंपलसरी मुझे ओवरराइट करना है। लेकिन यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने इसको डबल ले लो, फ्लोट की बजाय वेरिएबल डबल ले लो, नहीं तो एफ लगाना पड़ेगा इसलिए। ठीक है, यहां पर मैंने डबल ले लिया और डबल में आपने दो वेरिएबल ले लिए, एल और डब्ल्यू, और दोनों की कोई ना कोई वैल्यू दे दी। एल इक्वल टू सपोज 20.13, डब्ल्यू इक्वल टू सपोज 10.19, और ये आपने कैलकुलेट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इंटू डब्ल्यू, लेंथ इंटू विड्थ, और ये आपका कैलकुलेट हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप देख रहे हैं सेम मेथड को मैंने यहां भी ओवरराइट किया है और सेम मेथड को मैंने यहां भी ओवरराइट किया हुआ है, because now these both classes are extended by a class which is an abstract class। तो एब्स्ट्रैक्ट वो क्लास होती है जिनकी मेथड को हमें ओवरराइट करना होता है हमारे हिसाब से अपनी डिराइव्ड क्लासेस में। लेकिन अब इनकी कॉलिंग कैसे होगी, ये भी समझने वाली बात है। इसी को बोलते हैं बेटा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कि रन टाइम पे डिसाइड होगा कि एरिया मेथड ये कॉल होगी या ये कॉल होगी। अक्सर एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय लूजली कपल्ड एप्लीकेशन। लूजली कपल्ड, टाइटली कपल्ड एप्लीकेशन क्या होती है, कि इज अ रिलेशनशिप, हैज अ रिलेशनशिप, टाइटली कपल्ड एप्लीकेशन, लूजली कपल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहां पर जो एप्लीकेशन हम बनाते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट, दिस इज कॉल्ड अ लूजली कपल्ड एप्लीकेशन, क्योंकि ये रन टाइम पे डिसीजन होगा कि एरिया कौन सा कॉल होगा। देखिए आप, अब मैं यहां पर अगर इसी को थोड़ा सा और शॉर्ट करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप एक ही पेज पे पूरा कोड देख लें, तो इसको मैं बिल्कुल साइड में कर देता हूं और यहां पर अब मैं और थोड़ा छोटा कर देता हूं। ठीक है, और छोटा कर देता है। तो देखिए ये मेरी क्लास रेडी हो गई। अब मैंने क्या किया, इसकी कॉलिंग की बात करना है, तो अब मैंने अपना मेन मेथड बनाई क्लास टेस्ट, और इस क्लास टेस्ट में हमने क्या लिख दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब सुनना, ध्यान से समझना इसको कि रन टाइम पे हम कैसे डिसाइड करते हैं। लिख देना स्ट्रिंग args, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया था। ठीक है, अब ये रन टाइम पे कैसे डिसाइड होगा, तो हमेशा ध्यान रखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हमेशा डिक्लेयर होता है, इट इज अ डिक्लेयर ऑब्जेक्ट, और ये रेफरेंस बनता है उन क्लासेस का जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से एक्सटेंडेड है। तो मैं डिक्लेयर किसका ऑब्जेक्ट करूंगा, एरिया का, तो मैंने लिखा एरिया A1। लेकिन ये ध्यान देना, गलती से भी है ये मत लिख देना न्यू एरिया, क्योंकि ये एरर आ जाएगी। यू आर नॉट अलाउड टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आप केवल एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, बट आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अरे उसमें तो मेथड ही एब्स्ट्रैक्ट है ना, उसको कैसे कॉल करोगे। तो हम ये चाहते हैं इसकी कॉलिंग पे या तो ये कॉल हो या ये कॉल हो। तो आप देखो क्या लिखूंगा मैं, एरिया A1 इक्वल टू न्यू सर्कल, एरिया A1 इक्वल टू न्यू सर्कल। और अब अगर मैंने लिखा A1 डॉट एरिया, तो अब देखो यही एरिया मेथड कॉल करेगी सर्कल का एरिया। मतलब एरिया ऑब्जेक्ट है एरिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, लेकिन मेथड कॉल कर रहा है वो सर्कल की। तो समझ में क्या हुआ, क्योंकि ये रेफरेंस बना है सर्कल का, इसलिए इसने सर्कल की मेथड कॉल कर ली। और यदि आप देखिए मैं बाउंडेड कैसे नहीं हूं, यदि मान लीजिए मैं न्यू सर्कल की जगह चेंज करके लिख दूं न्यू रेक्ट, तो अब मेथड किसकी कॉल होना शुरू हो जाएगी, इसकी। ये होती है लूजली कपल्ड एप्लीकेशन, जहां पर आप किसी पर्टिकुलर क्लास से बाउंडेड नहीं है। आप सोचिए ना, आपने अगर अपने पूरे एप्लीकेशन में 50 जगह एरिया कॉल किया है, सपोज एरिया ऑफ सर्कल, या आपने 50 जगह कॉल किया है ना, क्योंकि जब एक प्रोजेक्ट बनता है तो आप इस एग्जांपल से समझो यार मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मान लीजिए प्रोजेक्ट में आपने 10,000 लाइन ऑफ कोड लिखा। अब 10,000 लाइन ऑफ कोड में आपने एरिया 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 सर्कल का कॉल किया है, हर जगह आपने कम से कम 5,000 की जगह आपने ये कोड लिखा हुआ है। अब अगर आपको बोला नहीं एरिया ऑफ सर्कल नहीं रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है, तो रादर देन चेंजिंग दिस 5,000 लाइन, आपको एक लाइन बदलना है, एरिया ऑफ न्यू सर्कल के बजाय क्या लिख दो है, न्यू रेक्ट। तो जैसे आप रेक्ट लिखोगे, ये सारा करेक्शन आपका, ये सारा एरिया किसके लिए चालू हो जाएगा, रेक्टेंगल के लिए। ये होती है लूजली कपल्ड एप्लीकेशन। और ऐसे बहुत से इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। ये तो मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि बॉस व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड हाउ टू अचीव एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, की एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को कैसे अचीव किया जाता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा इज अ रिलेशनशिप में वर्क करेगी। ओके, तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको यह समझ में आया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का मीनिंग क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, आप मैं और बताता हूं कि सपोज करिए अगर एक बटन बनाता हूं, मैं क्लास बनाता हूं बटन के नाम से। अब इस बटन नाम की क्लास में क्या है,
ये क्लास है जिसमें क्लिक नाम की मेथड है, लेकिन इस क्लिक मेथड को आप क्या चाहते हैं, अपने हिसाब से इसमें चेंजेस करना है कि मैं चाहता हूं मेरा कलर चेंज हो तो मैं एक माय कलर नाम की क्लास बनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मुझे फोटो शो करनी है तो मैं फोटो नाम की क्लास बनाऊंगा। मेरे को चाहिए कि इस पर मुझे कोई और तीसरा काम करना है तो मैं यहां पर एक तीसरी क्लास बनाऊंगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, अपनी क्लासेस को एक्सटेंड कर लूंगा इस बटन क्लास से, है ना। इस एग्जाम्पल को आप, ये मिलेगा आपको हमारे कोर्स में जो कि मैंने आपको बोला है। इस बटन क्लास को मैं एक्सटेंड करूंगा इन तीनों क्लासेस को एक्सटेंड करूंगा बटन से। और क्लिक मेथड को यहां भी ओवरराइड करेंगे लेकिन कलर चेंज करने के लिए, क्लिक मेथड को यहां ओवरराइड करेंगे लेकिन फोटो चेंज करने के लिए, क्लिक मेथड को यहां ओवरराइड करेंगे किसी तीसरे पर्पस के लिए। तो एक ही मेथड में हम मल्टीपल कोड लिख रहे हैं कि बटन के क्लिक करने पर आपको क्या करना है वो आप डिसाइड कर लो। मैं बाउंडेड नहीं हूं, दैट इज कॉल्ड अ लूजली कपल्ड एप्लीकेशन। तो आई होप ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इंटरव्यू रूम का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है। व्हाट डू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट क्लास, व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इंटरफेस क्यों हम यूज करते हैं व्हेन वी ऑलरेडी हैव एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कॉन्सेप्ट। क्योंकि जब अभी हम इंटरफेस पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे इंटरफेस इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इंटरफेस क्या होता है, बिलीव मी अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंटरव्यू रूम। ओके, तो इंटरफेस क्या होता है, क्यों हम इंटरफेस को यूज करेंगे और इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बारे में हमारा डिस्कशन होगा आज यहां पे। तो आप देखिए, अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, कि मैंने आपको कहा था एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, ठीक है, कि ऐसी मेथड जिनकी ओवरराइडिंग डिराइव्ड क्लास में कंपलसरी होती है और जो नॉन कस्टमाइज मेथड होती है, कि यदि आपको इन मेथड को यूज करना है तो यू मस्ट ओवरराइड दिस मेथड इन डिराइव्ड क्लासेस। लेकिन यहां पर एक चीज सोचने वाली यह है कि यदि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का इनहेरिटेंस कंपलसरी है, कि विदाउट इनहेरिटेंस में एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज नहीं कर सकता, ये तो क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मान लीजिए अगर मेरे पास दो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, अब मुझे दोनों की मेथड अपनी क्लास में चाहिए। कि फॉर एग्जांपल यदि मैंने ये बोला कि बॉस दिस क्लास ए इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए है, मतलब इंटरफेस के पहले आई होप आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया है, क्योंकि जो डेफिनेशन में भी इंटरफेस के देने वाला हूं उसको समझिए, इंटरफेस इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कि हम इंटरफेस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के का रिप्लेसमेंट जो है वो इंटरफेस है जब आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि यहां पर आप देखिए, यदि मान लीजिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए है, इसमें कोई मेथड है और इसमें भी मेथड है, अब आपको एक क्लास में इन दोनों की मेथड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बिना इनहेरिटेंस के वर्क नहीं करेगी। तो मैं एक क्लास को दो क्लास से एक्सटेंड नहीं कर सकता ना, क्योंकि जावा डोंट हैव मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। तो यहां पर जावा ने इंस्टेड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहां पर हमें क्या सजेशन दिया है, यू शुड गो फॉर इंटरफेस कॉन्सेप्ट। क्योंकि इंटरफेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द मेथड्स ऑफ इंटरफेस आर बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट एंड द वेरिएबल ऑफ इंटरफेस आर बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड फाइनल। कि इंटरफेस बनाया ही इसीलिए जाता है कि जब आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनानी है तो बजाय एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के आप एक इंटरफेस को डिजाइन कर लीजिए, और इंटरफेस में जो मेथड आप लिखेंगे वो मेथड बाय नेचर ही एब्स्ट्रैक्ट होगी, मतलब ऐसी मेथड जिसकी खुद की कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती है। तो फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो रिप्लेसमेंट है वो होता है इंटरफेस। फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब क्या, अ क्लास वो इज हैविंग ऑल द मेथड आर एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एक ऐसी क्लास जिसकी सारी मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये कहलाती है फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जगह हम जावा में क्या यूज करते हैं, इंटरफेस। लेकिन अब आप समझना कि जब हम जावा में किसी क्लास को क्लास से इनहेरिट करते हैं, है ना, कि मान लीजिए अगर मैंने क्लास को क्लास से इनहेरिट किया है तो हम हमेशा क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंड, ये कहलाता है एक्सटेंड। लेकिन जब एक क्लास किसी इंटरफेस से इनहेरिट होती है तो इसको हम कहते हैं इंप्लीमेंट्स। ओके, कि मान लीजिए अगर एक इंटरफेस है और इस इंटरफेस से मैं इस क्लास को इनहेरिट कर रहा हूं तो यहां पर हम इसको बोलेंगे इंप्लीमेंट्स। अ क्लास इज इंप्लीमेंट्स बाय एन इंटरफेस बट अ क्लास इज एन एक्सटेंडेड बाय अ क्लास। तो हम स्टेटमेंट ये देते हैं कि जावा में एक क्लास केवल एक क्लास से एक्सटेंड हो सकती है, बट अ क्लास कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय मोर देन वन इंटरफेस। तो जब भी हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करना है, सो द बेस्ट ऑप्शन यू शुड गो फॉर इंटरफेस, कि वहां पर हम इंटरफेस को यूज करते हैं। तो यहां पर आप देखिए, मैं आपको सेम एग्जांपल जो हमने लास्ट क्लास में लिया था वही इंटरफेस के साथ बताता हूं कि इंटरफेस को यूज करके हम किस तरीके से एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखिए, ये इंटरफेस है एरिया, इंटरफेस का डिक्लेरेशन हम करते हैं इंटरफेस कीवर्ड के साथ। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि इंटरफेस क्यों हम यूज करने जा रहे हैं, बिकॉज ये रिप्लेसमेंट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का।
कि बजाय एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के बेटर है आप किसको बनाएं, इंटरफेस को। तो इंटरफेस में आप देखिए, यदि मैंने एक मेथड लिख दी, मान लीजिए मैंने इसमें एक मेथड लिख दिया एरिया, तो ये मेथड बाय डिफॉल्ट कैसी है, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट। और यदि मैं इसमें किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूं, फॉर एग्जांपल देखिए अब यहां पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं, सपोज डबल, ठीक है, मैंने लिख दिया डबल पाई, ठीक है, इक्वल टू 3.14। तो ये जो वेरिएबल है ये बाय डिफॉल्ट किस नेचर का वेरिएबल है, इट इज अ फाइनल वेरिएबल। फाइनल मतलब आई कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल थ्रू आउट द एप्लीकेशन। आई डोंट यूज, देयर इज नो नीड टू यूज फाइनल कीवर्ड हियर एंड देयर इज नो नीड टू यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हियर, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट नेचर है मेथड का और वेरिएबल का। लेकिन अब अगर मुझे इंटरफेस को, किस मेथड को इंप्लीमेंट करना है, तो आप समझिए हर इंटरफेस की एक इंप्लीमेंटेड क्लास होती है। एंड बिलीव मी, जो आगे का जावा है, एडवांस जावा है, दैट इज मोस्ट इज बेस्ड ऑन द इंटरफेस कॉन्सेप्ट। तो आप देखिए यहां पर अभी हम अगर बात करें अभी फिलहाल दो, कि ये इंटरफेस है एरिया, अब इसमें ये मेथड है, लेकिन अब मैं इसकी दो इंप्लीमेंटेड क्लास बनाता हूं। तो मैंने क्या लिखा, क्लास सर्कल। इस क्लास सर्कल को हमने इंप्लीमेंट किया किससे, मैंने इसको इंप्लीमेंट किया इंप्लीमेंट्स एरिया। मतलब एक्चुअली आप समझिए इंटरफेस को यह भी कहा जाता है कि इंटरफेस इज बेसिकली यूज्ड टू मेक एन एप्लीकेशन लूजली कपल्ड, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरफेस की। जब भी आपको अपनी एप्लीकेशन को लूजली कपल्ड बनाना है, तो लूजली कपल्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए हम जावा में इंटरफेस को यूज करते हैं। और इंटरफेस किस तरीके से लूजली कपल्ड एप्लीकेशन बनाएगा, देखो आपको इस एग्जांपल से समझ में आएगा कि मेरी पहली इंप्लीमेंटेड क्लास कौन सी है, सर्कल, जिसमें मैंने इस एरिया मेथड को ओवरराइड किया हुआ है। और यह ध्यान रखना कि इंटरफेस में जितनी भी मेथड हैं उन सबकी ओवरराइडिंग डिराइव्ड क्लास में कंपलसरी होती है। तो यहां पर आपने लिख दिया, चलिए पाई तो आ गया, यहां पर आपने एक डबल ले लिया एरिया नाम का, सॉरी रेडियस, जिसको मैं अभी फिक्स कर देता हूं। रेडियस मैंने कर दी मान लो 13.14, ए आपने ले लिया फॉर एरिया, और यहां मैंने लिख दिया ए इक्वल टू पाई इंटू आर। तो आप देखिए दिस इज द फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस मेथड। सेम एग्जांपल है, अगर आपने पिछला एग्जांपल देखा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला, तो ये सेम एग्जांपल है, केवल डिफरेंस ये है कि वो मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास से बनाया था और ये मैं इंटरफेस से बना रहा हूं। यहां मेरे लिए एडवांटेज ये है कि मैं अभी सर्कल क्लास को मैंने इंप्लीमेंट किया है एरिया से, लेकिन अभी मैं इसको और 5 इंटरफेस से भी इंप्लीमेंट कर सकता हूं। एंड दैट इज व्हाट मल्टीपल इनहेरिटेंस। और वो क्लास एक क्लास से एक्सटेंड तो हो ही सकती है, मतलब मैं इसको एक क्लास से और एक्सटेंड भी कर सकता हूं। तो इंटरफेस का एडवांटेज ये होता है कि आप अपनी क्लास को मल्टीपल इंटरफेस के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिए, जैसे क्लास की .java.class फाइल होती है, इंटरफेस की भी .java और .class फाइल होती है। कि अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा तो बाकायदा इस इंटरफेस की .class फाइल अलग बनेगी, जिसमें इसका बाइट कोड होगा। ओके, तो चलिए ये पहला इंप्लीमेंटेशन हुआ मेरा। अब इसके बाद मुझे इसी इंटरफेस के साथ एक सेकंड क्लास और इंप्लीमेंट करना है। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं अपन, राइट। अब इसके साथ एक सेकंड क्लास को इंप्लीमेंट करना है फॉर व्हाट, फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप देखिए मैंने फिर से क्या लिखा, क्लास रेक्टेंगल, और इसको भी मैंने इंप्लीमेंट किया, अगेन आई इंप्लीमेंटेड, इसको इंप्लीमेंट किया किससे, अगेन एरिया के साथ। और यहां फिर से हमने इस मेथड को ओवरराइड किया, वॉइड एरिया। और यहां पर हमने क्या लिख दिया, यहां पर हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का कोड लिखा है, जो भी कोड है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, लाइक एल इंटू विड्थ, ठीक है। आप एल और डब्ल्यू को डिक्लेयर कर दीजिए, मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां पर आप कोड लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो आप देखिए सेम मेथड को मैंने यहां भी ओवरराइड किया, सेम मेथड को मैंने यहां भी ओवरराइड किया, बट दिस इज व्हाट इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन की। ये जो क्लास है ये इंप्लीमेंटेड क्लास है इस इंटरफेस की। अब देखिए जैसे हमने ये देखा था कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट कभी भी डिफाइन नहीं होता है, तो वैसे ही ध्यान रखिए एक इंटरफेस का ऑब्जेक्ट भी हमेशा रेफरेंस ऑब्जेक्ट होता है। किसके लिए, उन क्लासेस के लिए, तो उस इंटरफेस की इंप्लीमेंटेड क्लासेस है। लाइक अगर अब मैं इन मेथड को कॉल करूंगा तो मैं किस तरीके से कॉल करूंगा, लेट्स सी, ये देखो आप स्ट्रिंग args है ना, यहां पर मैं ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूंगा इंटरफेस का। तो मैंने लिखा एरिया A1, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एरिया A1 इक्वल टू न्यू सर्कल। लेट्स ये देखो आप कैसे एप्लीकेशन लूजली कपल्ड बनेगी, आपको समझ में आएगा कि अगर मैंने अभी इस इंटरफेस के ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया है सर्कल के साथ, तो ये एरिया मेथड ये वाली कॉल करेगा। अब आप सोचिए ऐसी जितनी भी लाइन ऑफ कोड है जहां पर आपने ये लिखा A1 डॉट एरिया, ठीक है, और आपने 10 जगह लिखा हुआ है A1 डॉट एरिया, तो अभी हर जगह एरिया मेथड कौन सी चल रही है, सर्कल की। लेकिन इफ एनी मोमेंट यू वांट टू चेंज इट विद
दिस वन, इसकी बजाय इसको कॉल करना है तो आपको एक लाइन बदलनी है बस, ये न्यू सर्कल की जगह लिख दो आप न्यू रेक्ट, और आपकी पूरी एप्लीकेशन रेक्टेंगल को लेके वर्किंग करना शुरू कर देगी। तो क्या होता है, जब हम एडवांस जावा पढ़ेंगे तो वहां पर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी, और हर डेटाबेस की कनेक्टिविटी के कोड अलग अलग होते हैं, इंसर्शन डिलीशन के कोड में चेंजेस थोड़े बहुत आते हैं। तो यदि आप ओरेकल से कनेक्शन करते हैं और मान लीजिए आपको अपने एप्लीकेशन में बाद में कनेक्शन चेंज करके MySQL करना पड़ा, तो आपको इस तरीके से एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी कि वो लूजली कपल्ड हो, क्योंकि अगर टाइटली कपल्ड हुई तो आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट में मल्टीपल लाइन ऑफ चेंजेस करना पड़ेंगे। और यहां पर फिर हम इंटरफेस को यूज करते हैं कि इंटरफेस को यूज करके जब एप्लीकेशन बनेगी तो वो एप्लीकेशन कैसी होगी, लूजली कपल्ड एप्लीकेशन। तो आई होप कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आया है कि इंटरफेस किस तरीके से लिखा जाता है, इंटरफेस क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली एन इंटरफेस। इंप्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लासरूम में एक्सप्लेन किया है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, इंटरफेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम क्यों बनाते हैं। ओके, लेकिन अब हम बात करते हैं इसके इंप्लीमेंटेशन को लेके। तो यहां पर आप देखिए, हालांकि कॉन्सेप्ट अभी हमने क्लास में समझा है और अच्छे से समझा है, लेकिन किस तरीके से कोड लिखना है ये भी थोड़ा सा एक बार आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर मैं एक क्लास बनाता हूं जिसका नाम मैंने रखा टेस्ट एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि पहले हम एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमने नाम रखा इसका टेस्ट एब्स्ट्रैक्ट डॉट जावा, राइट, जिसमें हमारी मेन मेथड होगी। ओके, तो ये तो चलिए मैं डिफाइन कर देता हूं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेस्ट एब्स्ट्रैक्ट, और यहां पर मैंने सिंपली लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड स्ट्रिंग args के साथ, राइट, हमने डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग args। ओके, और अब आप देखिए, अब मैं अगर मुझे यहां पर एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है तो हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे एरिया के नाम से, और इस एरिया नाम की क्लास में हमारे पास एक मेथड है एरिया, लेकिन इस मेथड को हमने यहां पर किस तरीके से डिक्लेयर कर दिया है, एब्स्ट्रैक्ट। तो यदि इस मेथड को मैंने एब्स्ट्रैक्ट बनाया है, इट मींस ये केवल और केवल तब एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है जब ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट होगी। देखिए आप, अगर मैं भी इसको रन करता हूं तो प्रोग्राम विल शोज एन एरर बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओनली बिलोंग्स टू एब्स्ट्रैक्ट क्लास। की एब्स्ट्रैक्ट मेथड केवल एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही हो सकती है। देखिए आप, मेथड एरिया इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड क्लास एरिया, राइट। तो यहां पर मुझे क्या करना है, इस क्लास को बनाना है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट। तो अब इस मेथड को अगर आप एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे नो इश्यू, राइट, लेकिन अब यहां पर आप समझना कि अब मुझे क्या करना है, इसकी इंप्लीमेंटेड क्लास बनानी है। तो यहां पर हमने सर्कल नाम की क्लास बनाई जिसको हमने एक्सटेंड किया किससे, एरिया से। ओके, और ये एक्सटेंड करने के बाद अब मैंने यहां पर इस मेथड को ओवरराइड किया फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सर्कल, राइट। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमने क्या किया, डबल वेरिएबल ले लिया, डबल सपोज आर, मान लीजिए ये रेडियस मैंने ले ली 12.44, ए हमने लिया, पाई हमने लिया, और पाई की वैल्यू मैंने यहां कर दी 3.14। ओके, और अब यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो हमने सिंपली क्या लिखा, ए इक्वल टू पाई इंटू आर एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अभी मैं इसी में लिख देता हूं एरिया इज, ओके, और ये आपने प्रिंट कर दिया ए को। So this is what you have implemented this area method inside this circle class, और ये हमने कैलकुलेट किया एरिया ऑफ सर्कल। अब मैं इसी क्लास को दोबारा देखिए आप, मैं फिर से इसको इंप्लीमेंट करता हूं, लेकिन कहां पे, रेक्टेंगल में। यहां पर हमने लिख दिया एक्सटेंड्स, ठीक है, एक्सटेंड्स एरिया, और यहां पर इस एक्सटेंड करके हमने इसको फिर से ओवरराइट किया विच इज वॉइड एरिया, लेकिन यहां पर मैं अब कोड लिखने वाला हूं रेक्टेंगल के एरिया की, राइट। तो यहां पर आपने फिर से डबल वेरिएबल लिया एल कॉमा डब्ल्यू, ठीक है, और यहां पर हमने वैल्यू भी फिक्स कर दी, मान लो इसकी वैल्यू है 10.5, यहां पर हमने ले लिया सपोज 20.4, ओके, और ये ए नाम का वेरिएबल, और यहां पर हमने लिख दिया ए इक्वल टू एल इंटू विड्थ, ठीक है, डब्ल्यू, और ये आपने प्रिंट कर दिया अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया इज दिस वन। तो ये आपने रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करिए। तो आई होप आप कॉन्सेप्ट ये समझ पा रहे हैं कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ये कंपलसरी ओवरराइड होगी सर्कल क्लास में, ये कंपलसरी ओवरराइड होगी रेक्टेंगल क्लास में। अब आप देखिए, मैंने ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाया, एरिया का, मैंने लिखा एरिया ए इक्वल टू न्यू सर्कल, ठीक है, और अब मैं अगर एरिया कॉल करता हूं ए डॉट एरिया, ठीक है, तो आप देखिए अभी मुझे जो एरिया मिलेगा वो मिलेगा सर्कल का, ठीक है। यहां पर आप मैसेज दे दिए एरिया ऑफ सर्कल, और यहां पर हम दे देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो देखिए आप, मैं इसको अगर रन करता हूं सो आई गेट एरिया ऑफ सर्कल हियर। यहां पर मुझे जो एरिया मिलेगा, अच्छा शायद डबल की स्पेलिंग गलत हो गई है, DOUBLE, अगेन आई विल रन दिस कोड,
एंड लेट्स ये देखिए आप, एरिया ऑफ सर्कल इज दिस। लेकिन अगर बाय चांस मैंने यहां पे सर्कल की जगह केवल चेंज कर दिया क्या, रेक्ट, मैंने लिख दिया रेक्टेंगल, तो अब मुझे जो एरिया मिलेगा वो रेक्टेंगल का मिलेगा। यही कहलाता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जब हम बोलते हैं कि ये देखिए आप सेम मेथड लेकिन आपको कैलकुलेट करके दे रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आई होप इस एग्जांपल से आप ये समझ पा रहे हैं कि लूजली कपल्ड एप्लीकेशन हम किससे कहते हैं, कि ऐसी एप्लीकेशन जहां आप किसी क्लास पे बाउंडेड नहीं है। क्योंकि आप देखिए, यदि मैं डायरेक्टली यहां पर ऑब्जेक्ट बनाता हूं सर्कल क्लास का, कि मैंने लिख दिया सर्कल सी इक्वल टू न्यू सर्कल, ओके, एंड देन आई कॉल सी डॉट एरिया, तो फिर तो मैं बाउंडेड हो गया कि सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट सर्कल क्लास की मेथड कॉल करेगा। और ऐसा अगर मैंने मल्टीपल प्लेसेस पे किया है तो ये तो हमेशा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही कैलकुलेट होगा ना। जैसे आप देखिए ना, मैं आपको एक प्रैक्टिकली बताता हूं, मैंने यहां लिखा सी डॉट एरिया, अगेन सी डॉट एरिया, सी डॉट एरिया, सी डॉट एरिया, सी डॉट एरिया, मान लीजिए मल्टीपल टाइम आपने सेम कोड लिखा हुआ है, ओके। तो अब आप देखिए आप बाउंडेड कैसे, एवरी टाइम इट कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल ओनली। और अगर आपको चेंज करना है तो एवरीवेयर यू हैव टू चेंज। तो इससे बेटर है मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एरिया क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ए इक्वल टू न्यू सर्कल, तो अभी जो एरिया कैलकुलेट होगा वो सारे प्लेसेस पे सर्कल का होगा। ये देखिए आप, ठीक है, एक मिनट, एरिया का ऑब्जेक्ट सी के नाम से बना लेते हैं, चलो एरिया ऑफ सी है, ठीक है, वो सी सब जगह लिखा है हमने, ये देखिए आप। लेकिन अगर बाय चांस मैं इस एक लाइन को बदलता हूं, मैंने यहां लिख दिया रेक्ट, तो पूरा प्लेसेस मुझे एरिया कैलकुलेट करके दे देगा रेक्टेंगल का। तो ये एक एग्जांपल से आप समझो, मैं एक प्लेस पे इसको नहीं लिखूंगा, मान लीजिए मैंने मल्टीपल प्लेसेस पे इसको लिखा हुआ है, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट पेजेस जहां पर आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब एक एग्जांपल है कि लूजली कपल्ड एप्लीकेशन क्यों बनाई जाती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, के एरिया ऑफ सर्कल हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि सपोज अगर बाय चांस यहां पर एक और कोई क्लास है ना, कि बाय चांस एक क्लास है एबीसी, अब इस क्लास एबीसी में या कोई भी क्लास ले लें, सपोज ए नाम की क्लास है, अब इस ए नाम की क्लास में भी सपोज कोई मेथड है वॉइड शो नाम की, अब इसमें कुछ लिखा हुआ है, मतलब एक एग्जांपल आप समझो, मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, दिस इज शो मेथड। अब आपको अगर अपनी क्लास को इन दो क्लास से एक्सटेंड करना है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से तो कंपलसरी एक्सटेंड करना ही है, लेकिन अगर आपने लिख दिया एक्सटेंड्स ए, तो अब देखिए दिस प्रोग्राम शोज एन एरर बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू एक्सटेंड अ सिंगल क्लास विद मोर देन वन क्लासेस। ये देखिए आप, ठीक है, मतलब यहां पर आप एक्सटेंड, या चलिए कॉमा मैं हटा देता हूं, अब आप देखिए क्या अब ये अलाउड करेगा, लेट्स सी, ये देखिए आप, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू एक्सटेंड अ सिंगल क्लास विद मल्टीपल क्लासेस। तो यहां पर अब मुझे अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करना है, ठीक है, तो ये तो ठीक है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, इंटरफेस का कॉन्सेप्ट। तो अब देखिए सेम एग्जांपल हम इंटरफेस के साथ कैसे बनाएंगे, तो यहां पर हमने क्या बोला है, ये मैंने लिख दिया टेस्ट इंटरफेस, ठीक है, टेस्ट इंटरफेस डॉट जावा। अब इसमें हमने बजाय सेम एग्जांपल आप देखो, इसको बजाय एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के मैं इसको लेके चलता हूं यहां पे, लेकिन मैंने इसको क्या बना दिया, इंटरफेस। और अगर मैंने इसको इंटरफेस बना दिया तो अब मुझे यहां पर इस मेथड के आगे एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेथड बाय डिफॉल्ट ही कैसी है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इट इज अ डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्योंकि जो मेथड आप इंटरफेस में लिखते हैं उसका नेचर ही एब्स्ट्रैक्ट होता है, राइट। अगर बाय चांस मैं यहां पर कोई वेरिएबल लिखता हूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया डबल पाई इक्वल टू 3.14, तो ये वेरिएबल बाय डिफॉल्ट कैसा होगा, फाइनल वेरिएबल, आप इसको बदल नहीं पाएंगे। अब मैं अगर अपनी क्लास को, मान लीजिए मैंने एरिया क्लास लिखा और इसको अब मैं क्या करूंगा, इंप्लीमेंट्स, आई विल जस्ट इंप्लीमेंट दिस क्लास, यहां पर हमने क्या लिख दिया, इंप्लीमेंट्स एरिया, ये मैंने अपनी क्लास एरिया को इंप्लीमेंट कर दिया, सॉरी क्लास सर्कल, या आपने क्लास सर्कल को इंप्लीमेंट कर दिया। अब अगर आपने इंप्लीमेंट किया है तो आपको कंपलसरी एरिया मेथड को ओवरराइट करना है। तो अब देखिए ये एरिया मेथड तो मैं एज इट इज यहां पे ले लेता हूं। मतलब कॉन्सेप्ट हम यहां पर ये देख रहे हैं कि बजाय एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अगर आप इंटरफेस से इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके लिए एडवांटेज ये होगा, जो मैंने क्लास में कहा था कि यू आर अलाउड टू इंप्लीमेंट अ सिंगल क्लास विद मोर देन वन इंटरफेस। आप एक ही क्लास को एक से ज्यादा इंटरफेस के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए मैं सेकंड क्लास बनाता हूं, मान लीजिए सर्कल के बाद मैंने रेक्टेंगल क्लास बनाई है और इसको भी मैंने इंप्लीमेंट किया है सेम, किससे, एरिया से। अब यहां पर हमने एरिया मेथड में जो कोड लिखा है वो कोड है कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये देखिए आप, ये मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का कोड लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो अब सेम, अब अगर मेन में मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो यहां पे हमने लिखा क्लास टेस्ट
इंटरफेस, ठीक है। और इस क्लास टेस्ट इंटरफेस में हमने यहां भी लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड देन स्ट्रिंग args, ठीक है। एंड लेट्स सी, मैंने आपको क्या था, एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंटरफेस इज ऑलवेज विद द डिक्लेयर ऑब्जेक्ट। अब देखिए यदि मैं इसको डिफाइन करता हूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया एरिया ए इक्वल टू न्यू एरिया, कि यदि मैं इंटरफेस के ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर देता हूं तो ये क्वेश्चन भी आता है, इफ यू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंटरफेस व्हाट हैपेंड, नो डाउट एरर आएगी प्रोग्राम में, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस। ये देखिए आप, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको, एक मिनट यहां पे, हाँ ठीक है, लेकिन अब अगर मैं इसको न्यू सर्कल के साथ डिफाइन करता हूं, यदि मैंने लिखा एरिया ए इक्वल टू न्यू सर्कल एंड लेट्स सी, अब कोई एरर नहीं है, शायद सिंटेक्स एरर अगर है तो हम देखते हैं एरिया मेथड में एरर। अच्छा ये देखिए आप, ये जो मेथड है इंटरफेस की बाय डिफॉल्ट कैसी है, पब्लिक, तो यहां पर मुझे इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा, पब्लिक, कंपलसरी, आई नीड टू राइट पब्लिक, क्योंकि वो ये बोलेगा आप इसको ओवरराइड नहीं किए आपने, क्यों नहीं की है, क्योंकि आपने इसको पब्लिक नहीं बनाया है, तो कंपलसरी आपको इसको पब्लिक बनाना है। नाउ देयर इज नो एरर, लेकिन अभी मैंने मेथड कॉल नहीं की है, ये देखिए आप। लेकिन अगर मैं यहां पर मेथड कॉल करता हूं ए डॉट एरिया, तो मुझे अभी एरिया मिलेगा सर्कल का, और अगर मैं ऑब्जेक्ट चेंज कर दूंगा सर्कल की जगह, मैं यहां पर अगर लिख दूंगा रेक्टेंगल, तो मुझे एरिया मिलेगा रेक्टेंगल का, ठीक है। और जो डेटाबेस एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, आप देखिएगा हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में, वहां पर मैंने 1 2 3 4 नहीं, कम से कम 10 एग्जांपल लिए हैं, डेटाबेस कनेक्शन डिफरेंट टाइप से कैसे करेंगे हम, इस अलग अलग तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है कि जहां पर आपको इंटरफेस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड लेट्स सी, जो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि यदि मान लीजिए ये तो चलिए क्लास है, यदि आप अपनी क्लास की बजाय इसको किसी और इंटरफेस से भी इंप्लीमेंट करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब अ क्लास इज इंप्लीमेंटेड बाय मोर देन वन इंटरफेसेस, कि एक ही क्लास को हम मल्टीपल इंटरफेस से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और एक्सटेंड ये किसी एक क्लास से तो हो ही सकती है। गॉट माय पॉइंट? तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि किस तरीके से हम इंटरफेस को यूज करेंगे, किस तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करेंगे। स्कैनर क्लास के बारे में, क्योंकि एक बड़ा कंफ्यूजन अभी तक हो रहा है कि सर अभी तक आपने ये नहीं बताया कि यूजर से इनपुट किस तरीके से लेंगे हम जावा में, राइट? कि इतनी जावा अभी तक हमने पढ़ ली है, जब हम सी और सी प्लस प्लस पढ़ते हैं तो प्रिंटफ के साथ स्कैनफ भी पढ़ते हैं, हम सी आउट के साथ सी प्लस प्लस में सीन भी पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन तो चले आ रहा है, लेकिन डेटा रीड किस तरीके से करेंगे। तो यहां पर अब आप देखिए देयर इज अ क्लास अवेलेबल इन जावा कॉल्ड स्कैनर क्लास, जिसको यूज करके ना केवल कंसोल से बल्कि हम फाइल से भी डेटा रीड कर सकते हैं। ओके, तो इस स्कैनर क्लास को यूज करके हम डेटा रीड किस तरीके से करेंगे, या ये स्कैनर क्लास आपको किस पैकेज में मिलने वाली है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड भी बहुत से क्वेश्चन हैं जो कि टॉप मोस्ट एमएनसीज में पूछे गए हैं। केवल इस क्लास को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए मैं हमेशा आपको यही बात कहता हूं, स्कैनर क्लास को समझेंगे, इसकी यूटिलिटी में आपको बताता हूं, इसमें मेथड कौन कौन सी है और इसको यूज करके किस तरीके से डेटा हम कंसोल से रीड करेंगे, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहां पे सबसे पहले कि स्कैनर क्लास में मेथड कौन कौन सी है और हम इसके ऑब्जेक्ट को किस तरीके से यूज करेंगे, राइट? तो इस स्कैनर क्लास से अगर आपको डेटा रीड करना है कंसोल से, तो आप देखिए जितने डेटा टाइप है ना उतनी मेथड स्कैनर क्लास में हमारे पास अवेलेबल है, राइट? तो स्कैनर क्लास की मेथड्स की अगर हम बात करें, जिसको मैं बोल देता हूं चलिए मेथड्स ऑफ स्कैनर क्लास, तो इस स्कैनर क्लास की मेथड्स में सबसे पहली मेथड आपको मिलेगी नेक्स्ट बाइट, ठीक है? और देखिए इसका रिटर्न टाइप भी आपको क्या होगा, बाइट, मतलब रिटर्न टाइप ऑफ दिस मेथड इज बाइट मतलब जो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करते हैं, राइट? बाइट। सेकेंड नेक्स्ट शॉर्ट, है ना? यूज कैसे करना मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं, पहले मेथड के बारे में सुन लीजिए। नेक्स्ट शॉर्ट टू रीड शॉर्ट टाइप ऑफ डेटा, नेक्स्ट डेटा टाइप कौन सा है, इंट, नेक्स्ट इंट टू रीड इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, नेक्स्ट लॉन्ग टू रीड लॉन्ग टाइप ऑफ डेटा, नेक्स्ट फ्लोट टू रीड फ्लोट टाइप ऑफ डेटा, ठीक है? नेक्स्ट डबल टू रीड डबल टाइप ऑफ डेटा, ओके? डबल टाइप ऑफ डेटा अगर आपको रीड करना है, देन नेक्स्ट बुलियन टू रीड बुलियन टाइप ऑफ डेटा, मतलब हर डेटा टाइप के लिए यहां पर आपके लिए methods अवेलेबल हैं। दिस इज द रिटर्न टाइप इज बुलियन। देन द नेक्स्ट मेथड वी हैव नेक्स्ट टू रीड स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा, कि जब भी आपको स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा रीड करना है देन वी हैव अ मेथड नेक्स्ट। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट मेथड्स अवेलेबल इन दिस स्कैनर क्लास।
और इस स्कैनर क्लास को अब हमें यूज किस तरीके से करना है, राइट। तो आप देखिए, जब इसका ऑब्जेक्ट हम डिफाइन करेंगे तो स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले जिस हेडर फाइल को आपको इंपोर्ट करना है वो है java.util.star, क्योंकि स्कैनर एक्चुअली हम बोलते हैं इट्स ए यूटिलिटी क्लास। स्कैनर जो है वो यूटिलिटी क्लास है, राइट। तो स्कैनर क्लास में यू फाइंड अ मेथड कॉल्ड स्कैनर क्लास आपको मिलेगी यूटिल पैकेज में। और अब आप देखिए यहां पर इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना कि जब हम स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे डेटा को रीड करने के लिए, तो आपको याद है मैंने अभी आपको क्या कहा था कि स्कैनर क्लास को यूज करके आप डेटा कंसोल से भी रीड कर सकते हैं और आप डेटा फाइल से भी रीड कर सकते हैं। मतलब दिस इज योर कंसोल स्क्रीन, ठीक है, एंड दिस वन इज योर फाइल, ठीक है। तो आप दोनों से डेटा रीड कर सकते हैं। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि स्कैनर क्लास को यूज करके अगर आप कंसोल से डेटा रीड कर रहे हैं तो आपको कंसोल कनेक्टेड स्ट्रीम इनको यूज करना पड़ेगा, और अगर आप फाइल से डेटा रीड कर रहे हैं तो आपको FIS को यूज करना पड़ेगा या फाइल रीडर को यूज करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि फाइल से डेटा फाइल रीडर और फाइल इनपुट स्ट्रीम के थ्रू रीड होता है। कंसोल से डेटा रीड करने के लिए हमारे पास जो स्ट्रीम है वो है इन। अरे आपको पता है मैंने 2 स्ट्रीम के बारे में बताया था कंसोल की, कि किसी भी कंसोल पे डेटा अगर हम राइट करने की बात करते हैं तो वी हैव एन आउटपुट स्ट्रीम कॉल आउट। कंसोल से डेटा रीड करते हैं तो वी हैव एन इनपुट स्ट्रीम कॉल इन। ऐसे ही फाइल में डेटा राइट करते हैं तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम फाइल राइटर। फाइल से डेटा रीड करते हैं तो फाइल इनपुट स्ट्रीम फाइल रीडर। इसके लिए आप थोड़ा सा फाइल हैंडलिंग वाला कॉन्सेप्ट देखें, स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट देखें जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके। तो अब इस स्कैनर क्लास को अभी हमें फिलहाल किसके लिए यूज करना है, कंसोल के लिए। तो आप देखिए हम स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किस तरीके से करेंगे। हम यहां लिखेंगे स्कैनर स्कैन, जो भी ऑब्जेक्ट का नाम आपको रखना है, तो मैंने स्कैन नाम रख दिया। स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर, स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है। और यहां पर हमने ब्रैकेट में लिखा सिस्टम डॉट इन। स्कैनर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो आपसे मांगेगा स्ट्रीम का नाम। तो फिलहाल मैंने क्या लिखा है, सिस्टम डॉट इन, दैट मीन्स आई वांट टू रीड द डेटा फ्रॉम कंसोल। तो कंसोल के लिए जो इनपुट स्ट्रीम है वो है इन, जो कि सिस्टम क्लास का स्टैटिक ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर हमने स्कैनर ऑब्जेक्ट को रेडी कर दिया। अब आपको किस तरीके का डेटा रीड करना है, आपने बोला सर मुझे एक इंटीजर वैल्यू रीड करना है, किस लिए, कोई भी प्रोग्राम बना लीजिए। मान लीजिए आपको फैक्टोरियल ऑफ नंबर कैलकुलेट करना है, तो यहां पर हमने क्या किया, या मैं आपको अलग अलग टाइप ऑफ डेटा रीड करके बता देता हूं। चलो सबसे पहले तो अगर आपके पास बाइट टाइप ऑफ डेटा है, अगर आपके पास शॉर्ट वेरिएबल है, 3 को देख लीजिए तो आपको बाकी समझ में आ जाएंगे। इंट है और चलिए सपोज स्ट्रिंग है। अब आपको डेटा रीड करना है बाइट टाइप का, शॉर्ट टाइप का, इंट टाइप का या स्ट्रिंग टाइप का। तो स्कैनर ऑब्जेक्ट तो हमने यहां पर डिक्लेयर कर दिया है ना, थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं इसको। ये स्कैनर ऑब्जेक्ट तो हमने बना लिया। अब इस स्कैनर ऑब्जेक्ट से हम बाइट टाइप ऑफ डेटा किस तरीके से रीड करेंगे, तो यहां पर आप सिंपली क्या लिखोगे, स्कैन डॉट नेक्स्ट बाइट, स्कैन डॉट नेक्स्ट बाइट टू रीड बाइट टाइप ऑफ डेटा। अगर आपको लगता है शॉर्ट टाइप ऑफ डेटा रीड करना है तो आप क्या लिखोगे, स्कैन डॉट नेक्स्ट शॉर्ट, ठीक है। यदि आपको लगता है यू वांट टू रीड इंट टाइप ऑफ डेटा, आई इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। अगर आपको लगता है आपको स्ट्रिंग डेटा रीड करना है तो व्हाट शुड यू राइट, स्कैन डॉट नेक्स्ट, ओनली नेक्स्ट, सो दैट यू विल गेट स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा। तो कहने का मतलब ये है इस स्कैनर क्लास में आपके पास हर तरीके के डेटा को रीड करने के लिए मेथड अवेलेबल है। जिस दिन आपको इसको यूज करके फाइल से डेटा रीड करना होगा, वहां पर हम स्कैन सिस्टम डॉट इन लिखने की बजाय फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट को देंगे, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, जिससे आप फाइल से डेटा रीड कर सकें, क्योंकि फाइल में भी डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है। और अगर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा फाइल से रीड करना है, सो दैट स्कैनर इज अवेलेबल। तो स्कैनर एक ऐसी क्लास है जो जावा में हमारे लिए फाइल से भी डेटा रीड करती है और कंसोल से भी डेटा रीड करती है। तो आई होप कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आया है। लेकिन अब आप देखिए सर एक एग्जांपल बता दीजिए तो ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, बजाय यहां पे अलग अलग टाइप ऑफ डेटा रीड करने के, आप देखिए जो प्रोग्रामिंग आपने C और C++ में करी है, मैं उसी का एक एग्जांपल आपको बताता हूं। कि मान लीजिए अगर आपके पास एक वेरिएबल है इंटीजर n, इसमें आपको एक वैल्यू रीड करना है, राइट, एंड यू वांट टू प्रिंट रिवर्स ऑफ दिस नंबर, कि मुझे इस नंबर का रिवर्स प्रिंट करना है, ठीक है। तो आपने मैसेज क्या दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ नंबर, ठीक है। और वो आपने रीड करना है n में, तो हमने क्या लिखा, n इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, राइट। तो ये आपका डेटा n में रीड हो गया। अब जो n में डेटा रीड हुआ है उसका रिवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो लॉजिक आप कोई भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब वो फैक्टोरियल का हो सकता है, रिवर्स ऑफ नंबर, प्राइम नंबर, वॉट एवर, वाइल n नॉट इक्वल टू 0, r इक्वल टू n mod 10,
s इक्वल टू s इंटू 10 प्लस r एंड देन n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10 एंड देन फाइनली हमने क्या लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रिवर्स इज प्लस s, ये आपने s को प्रिंट कर दिया, दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोग्राम। तो आप देखिए अगर आप इसको C के प्रोग्राम से कंपेयर करेंगे ना या C++ के, तो आपको समझ में आएगा लॉजिक वही है, केवल डेटा रीड करने का जो तरीका है वो ये है। यदि ये C++ होता तो हम सीन लिखते, अगर ये C होता तो हम स्कैनफ लिखते, बट इट इज जावा, तो यहां पर हमने स्कैनर क्लास को यूज कर लिया। और स्कैनर के अलावा भी तरीके हैं जावा में कंसोल से डेटा रीड करने के, लाइक डेटा इनपुट स्ट्रीम, देयर इज अ क्लास जिससे हम कंसोल से डेटा रीड कर सकते हैं, बट दिस ऑल आर द डेप्रिकेटेड क्लासेस। डेप्रिकेटेड मतलब जावा के हिसाब से वो सारी पुरानी हो गई हैं। तो जावा ने मुझे अपडेटेड क्लास कौन सी दी है, स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास को किस तरीके से यूज कर रहा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहां पर मैंने सिस्टम डॉट इन क्यों लिखा, आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा कि हमने सिस्टम डॉट इन क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम डॉट इन हम ये बता रहे हैं कि एक्चुअली जो डेटा रीड होने वाला है वो कहां से रीड होगा, कंसोल से। गॉट माय पॉइंट। ऐसे ही अगर आपने बोला कि सर मुझे मान लीजिए कोई डेसिमल वैल्यू रीड करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम बना रहे हैं, राइट, तो यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने डबल टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है ना। पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा हूं मैं केवल आपको स्कैनर का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो यहां पर आपने लिखा डबल, ठीक है, डबल टाइप का आपने वेरिएबल ले लिया, ए कॉमा रेडियस के लिए आर, ठीक है, और पाई की वैल्यू आपने फिक्स कर दी कि लाइक आपने लिख दिया डबल पाई इक्वल टू 3.14 और इसको आपने बना दिया मान लीजिए फाइनल। फाइनल इन द सेंस कि आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते, तो आपने इसको फाइनल डिक्लेयर कर दिया। फिर से हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है, मतलब डेटा कोई भी रीड करें आप, ये नहीं कि आपको यहां पे कुछ चेंज करना है। स्कैनर तो आप वैसे ही डिक्लेयर करोगे, लेकिन अब आपने क्या बोला, एंटर द रेडियस। तो आपने मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर रेडियस। ये रेडियस हमने रीड करना है आर में, तो अब मैं क्या लिखूंगा, आर इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट डबल, स्कैन डॉट नेक्स्ट डबल। तो ये आपने नेक्स्ट डबल लिख के क्या बताया, यू वांट टू रीड डबल टाइप ऑफ डेटा फ्रॉम कंसोल स्क्रीन। अगर आप फ्लोट लिखेंगे तो आपको डेटा रीड करते टाइम एफ भी लगाना पड़ेगा, 3 पॉइंट जो भी आपने वैल्यू दिया 13.14 एफ, लेकिन यदि आपने डबल लिखा है तो आप देखिए डबल टाइप ऑफ डेटा आर में आ गया। नाउ व्हाट, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। तो 3.14 की जगह पाई आपने लिया है, पाई इंटू आर एंड देन आफ्टर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया इक्वल टू प्लस ए, दैट्स इट। तो एनी टाइप ऑफ डेटा इफ यू वांट टू रीड फ्रॉम द कंसोल दैट वी शुड गो फॉर। कंफ्यूजन स्ट्रिंग में जरूर होता है, तो आप देखिए स्ट्रिंग को भी रीड करना है, तो मैं स्कैनर का एक एग्जांपल आपको बता देता हूं कि स्ट्रिंग के लिए आपको सिंपली क्या रखना है। मान लीजिए आपने बोला जस्ट एंटर योर नेम, आपको अपना नाम रीड करना है, तो यहां पर आपने लिखा एंटर नेम, और इस नेम को रीड करने के लिए व्हाट यू नीड टू राइट, स्कैन डॉट नेक्स्ट, ओनली नेक्स्ट, स्कैन डॉट नेक्स्ट। देयर आर टू मेथड, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट लाइन ऑल्सो, ठीक है। तो नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो स्कैन डॉट नेक्स्ट मेथड इज बेसिकली यूज टू रीड स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा यूजिंग स्कैनर। तो स्ट्रिंग रीड करना है, कैरेक्टर रीड करना है, डबल रीड करना है, इंटीजर रीड करना है, ऑल टाइप ऑफ मेथड्स आर अवेलेबल इन दिस स्कैनर क्लास। तो आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, तो ये समझ में आया होगा कि व्हाई वी शुड गो फॉर स्कैनर क्लास एंड हाउ टू रीड द डेटा फ्रॉम कंसोल स्क्रीन। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कंसोल से डेटा स्कैन करना और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट ये दोनों अलग अलग चीजें, बट बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। कंसोल से डेटा रीड करना एक अलग बात है, और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि जो डेटा आप ये मेन मेथड को देते हैं ना, ये कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा कि मेन में जब हम यहां पर लिखते हैं स्ट्रिंग ARGS, राइट, तो यहां से आप ये चाहते हैं कि जब इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे, क्लास में लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके यहां पर जब लिखते हैं जावा टेस्ट, मान लीजिए इस क्लास का नाम टेस्ट है जिसमें मैंने ये कोड लिखा हुआ है क्लास टेस्ट, ठीक है। तो जब हम यहां पे लिखते हैं जावा टेस्ट हेलो 1 2 3, तो ये वैल्यू आपके पास आर्ग्यूमेंट में आई है, राइट। क्या आर्ग्यूमेंट नंबर 0 की वैल्यू हेलो है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट नंबर 1 की वैल्यू 1 2 3 है, लेकिन ये सब स्ट्रिंग फॉर्मेट में, वॉट एवर द डेटा यू कैन रीड फ्रॉम कंसोल दैट इज एन स्ट्रिंग वैल्यू। तो ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कमांड एंड आर्ग्यूमेंट और स्कैनर
बच्चे कई बार पूछते मुझसे क्वेश्चन, सर जब आपने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट बताया था तब भी तो हम कंसोल से डेटा पास कर रहे थे। वो था कंसोल से डेटा मेन को पास करना, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट फॉर्म। लेकिन ये जो भी हमने देखा है दैट इज अ बिल्कुल डिफरेंट थिंग, कि यहां पर मैं इन मेथड को यूज करके कंसोल से डेटा रीड करूंगा प्रोग्रामिंग के थ्रू। गॉट माय पॉइंट? कि प्रोग्रामिंग में आपने कोड लिखा हुआ है जिससे आप, इट इज जस्ट लाइक स्कैनएफ इन सी एंड सीन इन C++। तो बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइए। और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि यार कमांड लाइन आर्गुमेंट से भी तो वही काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं सर, कमांड लाइन आर्गुमेंट से हम मेन को आर्गुमेंट पास कर रहे हैं और स्कैनर को यूज करके हम कंसोल से डेटा रीड कर रहे हैं। पैकेजेस क्या होते हैं, पैकेजेस कितने टाइप के होते हैं, पैकेजेस सारे डिस्कशन आज हम लोग यहां पे करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को यहां पर हम लोग समझने वाले हैं। तो अब देखिए पैकेजेस का मीनिंग क्या होता है ना। सिंपल, पहले तो यहां से हम शुरू करते हैं। और यदि आपने थोड़ा सा C या C++ पढ़ा है ना तो वहां पर आपने हेडर फाइल का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, राइट। इट इज सिमिलर लाइक दैट, को बहुत कुछ इसके जैसा ही है। तो हमेशा हम ये बोलते हैं कि जावा में जो हायरार्की होती है ना, कि जावा में हमने ये पढ़ा है हर मेथड कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लास या इंटरफेस की मेंबर होती है ना, कि मेथड बिलोंग्स टू ईदर क्लास और इंटरफेस, राइट। लेकिन ये जो क्लासेस और इंटरफेस का कलेक्शन है, कि जावा ने मुझे हर मेथड कहीं ना कहीं क्लास या इंटरफेस में रख के दी है, और इन क्लासेस और इंटरफेस का जो कलेक्शन है वो कहलाता है पैकेज। तो हम पैकेज को एक्चुअली डिफाइन किस तरीके से करते हैं? पैकेजेस आर द कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट क्लासेस एंड इंटरफेसेस। कि हर पैकेज में आपको मिलेंगी रिलेवेंट क्लासेस और इंटरफेस। मतलब जावा ने मुझे जितनी भी क्लासेस दी हैं, जितने भी इंटरफेसेस आपको दिए हैं, वो सारे रिलेवेंट। रिलेवेंसी का मतलब आप देखिए एक जैसे, कि मान लीजिए अगर मैं ग्राफिकल एप्लीकेशन की कोडिंग करना चाहता हूं तो ग्राफिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है, क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं, वो सारी उसने एक पैकेज में हमें रख के दी हुई है। तो क्या होता है, देखिए जब रिलेवेंट चीजें एक ही जगह पे होती हैं तो ढूंढना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप बात करें ना, जैसे कई जगह पर एक स्पेसिफिक प्लेस होती है। जैसे मैं अगर बाय चांस बात करूं, मैं इंदौर में हूं, है ना। अब इंदौर में मान लीजिए 11, साढ़े 11 बजे, 12 बजे रात को मेरी इच्छा हो रही है कि यार बॉस मुझे कुछ चटपटा भी खाना है, मुझे कुछ मीठा भी खाना है, मुझे अलग अलग वेराइटीज ऑफ फूड खाना है। तो यहां पर एक ही जगह है, आप एक जगह चले जाइए, सब मिल जाएगा, और वो है सराफा। तो क्या होता है, जब सिमिलर चीजें एक जगह पे होती हैं तो सर्चिंग बड़ी आसान हो जाती है। तो सिमिलर थॉट जावा का है यहां पे, कि रिलेवेंट क्लासेस और इंटरफेस का जो कलेक्शन है वो जावा में कहलाता है पैकेजेस। दैट इज कॉल्ड अ पैकेज इन जावा, राइट। तो जब हम पैकेज को डिफाइन करते हैं ना, तो एक्चुअली पैकेज दो टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं इनबिल्ड पैकेज, ठीक है, और सेकंड कहलाते हैं यूजर डिफाइंड पैकेज। अब ये इनबिल्ड और यूजर डिफाइंड पैकेज का मतलब क्या है? इनबिल्ड का मतलब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे पैकेज जो ऑलरेडी जावा में डेवलप्ड है, डिराइव्ड पैकेजेस, राइट, जो ऑलरेडी जावा ने आपको दिए हैं, आपको बस इन पैकेजेस को यूज करना है फॉर योर ऑन रिक्वायरमेंट। क्या आपको अगर लगता है कि आपको कोई ग्राफिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड कोड लिखना है तो वो सारी क्लासेस जो ग्राफिकल एप्लीकेशन के पैकेज में रखी होंगी वो आपको यहां पे यूज करना है। तो ऐसे पैकेज जो ऑलरेडी जावा में डिराइव्ड है, डेवलप्ड है, इनबिल्ड है, ये कहलाते हैं इनबिल्ड पैकेजेस। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपको भी अपनी एप्लीकेशंस में हर क्लास और इंटरफेस को कहां रखना पड़ेगा? पैकेज में। तो जब हम अपने पैकेज डिफाइन करते हैं, जब हमारे खुद के पैकेज हम बनाते हैं, तो ये जावा में कहलाते हैं सिंपल यूजर डिफाइंड पैकेजेस। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखिए पैकेजेस कोई 2, 4, 10, 20, 50, 100 नहीं है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पैकेजेस इन जावा। लेकिन अभी इस मोमेंट पे हम सारे पैकेज तो समझ नहीं सकते, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इनबिल्ट पैकेजेस के नाम बताता हूं जो कि हम अभी अपकमिंग प्रोग्रामिंग में यूज करने वाले हैं, राइट। लाइक अगर आप बात करें आईओ पैकेज, ठीक है, तो इस आईओ पैकेज में आपको मिलने वाली है वो सारी क्लासेस और इंटरफेसेस जो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है। अभी हम आगे फाइल हैंडलिंग की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम, डेटा आउटपुट स्ट्रीम, फाइल रीडर, फाइल राइटर, मतलब कंसोल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फाइल से रिलेटेड अगर आपको कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वेब से रिलेटेड, तो ये सारे आपको कहां मिलने वाले हैं? आईओ पैकेज में। नाम से ही समझ में आ रहा है कि आईओ मतलब इनपुट आउटपुट पैकेज। ऐसे ही देयर इज अ पैकेज कॉल्ड यूटिल पैकेज, है ना, इसको बोलते हैं यूटिलिटी पैकेज, यूटिल। तो यूटिल पैकेज में आपको वो सारी क्लासेस मिलेंगी जो यूटिलिटी क्लासेस कहलाती हैं जावा में।
लाइक कलेक्शन क्लासेस, ये आपको यूटिल पैकेज में मिलने वाला है। स्कैनर क्लास जिसको हम यूज करते हैं कंसोल से डेटा रीड करने के लिए या फाइल से डेटा रीड करने के लिए, स्कैनर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लास, ये आपको यूटिल पैकेज में मिलेगी। कलेक्शन जिसको मैं बोलता हूं बहुत जावा का जो मेन हार्ट है, जिसको हम बोलते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क, दैट बिलोंग्स टू यूटिल पैकेज। मैथ से रिलेटेड अगर आपको कोई कोड लिखना है, दैट बिलोंग्स टू यूटिल पैकेज। मतलब सारी यूटिलिटी क्लासेस जावा में आपको मिलेंगी यूटिल पैकेज में, ठीक है। इसके अलावा इफ यू कैन टॉक अबाउट, देयर इज अ पैकेज कॉल्ड AWT, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। हालांकि AWT को अगर हम बात करें तो AWT के मोस्टली क्लासेस जो है वो डेप्रिकेटेड हो गई हैं। डेप्रिकेटेड का मतलब ये होता है कि जावा ने मुझे इसकी जगह कुछ नया दिया है, लेकिन AWT में अभी भी बहुत सी ऐसी क्लासेस हैं जो हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। तो जिस दिन आपको लगता है कि यू वांट टू स्टार्ट डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन जावा, विल गो विद द AWT पैकेज। वहां पर हम AWT को यूज करेंगे। लाइक AWT में आपको मिलने वाली है टेक्स्ट फील्ड क्लास, बटन क्लास, ठीक है, ये बटन नाम की क्लास, टेक्स्ट फील्ड नाम की क्लास, इमेज क्लास, कलर क्लास, ये सब आपको मिलेंगी इस पैकेज में, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ कलर क्लास है इसमें, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए पैकेज को जब हम डिफाइन करते हैं ना तो एक डेफिनेशन और ऐड करते हैं। मतलब मैंने जो भी डेफिनेशन बोली थी वो 90% थी, 10% इसमें और एड ऑन क्या होगा, पैकेजेस आर द कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट क्लासेस, इंटरफेस एज वेल एज पैकेजेस। मतलब हर पैकेज में कहीं ना कहीं आपको कुछ सब पैकेज भी मिलेंगे, हर पैकेज में तो नहीं बट मोस्टली पैकेजेस में आपको कुछ सब पैकेज भी मिलेंगे। तो ऐसे पैकेज जो पैकेज के अंदर दिए हुए हैं वो सब पैकेज कहलाते हैं। लाइक जैसे अगर AWT की बात करें तो इसका सब पैकेज है इवेंट, ठीक है, कि जब भी हम जावा में कोई ग्राफिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इवेंट के बात हम करते हैं कि मान लीजिए मैं इन सब को यूज करके, बटन को, टेक्स्ट फील्ड को यूज करके, चेक बॉक्स को यूज करके, रेडियो बटन को यूज करके मैं कैसे एप्लीकेशन तो बना लूंगा, है ना। डेस्कटॉप एप्लीकेशन फ्रेम बना लेंगे हम, टेक्स्ट एरिया कंट्रोल हम बना लेंगे, चेक बॉक्स हम बना लेंगे, रेडियो बटन हम बना लेंगे, ओके का बटन पे बना दूंगा, कैंसिल का बटन पे बना दूंगा। मतलब मैंने एक ग्राफिकल एप्लीकेशन तो डिजाइन कर दी, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं इसमें इस बटन पे क्लिक करूं तो मुझे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना है। तो ऐसे प्रोग्राम जो किसी न किसी एक्शन पे परफॉर्म होते हैं, ये एक्शन इवेंट प्रोग्राम कहलाते हैं। दैट इज कॉल्ड इवेंट प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, द प्रोग्राम विच एग्जीक्यूट्स ऑन सर्टेन एक्शन, ये इवेंट प्रोग्रामिंग कहलाती है। तो जावा ने मुझे बहुत सारे अलग अलग इंटरफेसेस दिए हुए, लाइक एक्शन लिसनर, माउस लिसनर, की लिसनर, आइटम लिसनर, ये सब उसने कहां रख के दिया है, इवेंट पैकेज में। इवेंट इज अ सब पैकेज ऑफ AWT, क्योंकि उसका ये मानना है आपको इवेंट की जरूरत तब पड़ेगी जब आप AWT कंट्रोल्स को यूज कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि जावा में ये सारी क्लासेस डेप्रिकेटेड हो चुकी हैं, पुरानी हो गई हैं। जावा ने मुझे AWT की जगह एक नया पैकेज दिया हुआ है, स्विंग, जो हम यूज करते हैं फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन। इवन वी हैव एन ऑप्शन ऑफ जावा FX ऑल्सो। लेकिन इवेंट प्रोग्रामिंग हम स्विंग में भी वैसे ही यूज करते हैं, कलर क्लास हम स्विंग में भी वैसे ही यूज करते हैं। लेकिन ये जो क्लासेस हैं, बटन, टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, इसकी जगह जावा ने मुझे स्विंग में क्लासेस दी, लाइक जे बटन, जे टेक्स्ट फील्ड, जे चेक बॉक्स। वो इसलिए क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं तो हम ये बोलते हैं AWT आर हैवी वेट कंट्रोल व्हाइल स्विंग्स आर लाइट वेट। इस पे आगे हम बात करेंगे, डोंट वरी, जब हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे आएंगे कि हेवी वेट कंट्रोल और लाइट वेट कंट्रोल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये सारे पैकेजेस है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप कोई डेटाबेस से रिलेटेड कोड लिखना चाह रहे हैं तो देयर इज अ पैकेज कॉल्ड SQL पैकेज। SQL पैकेज में आपको वो सारी क्लासेस और इंटरफेसेस मिलेंगे जो कि डेटाबेस से रिलेटेड है, लाइक कनेक्शन इंटरफेस है, रिजल्ट सेट है, रिजल्ट सेट मेटा डेटा है, ठीक है। इसके अलावा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है। ये सब आप जब अभी टॉपिक आएगा तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। दिस इज एक्चुअली अ टॉपिक ऑफ एडवांस जावा बेसिकली, राइट। तो इस तरीके से जावा ने मुझे मल्टीपल पैकेजेस दिए हुए हैं, IO पैकेज, यूटिलिटी पैकेज, एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैकेज जिसके बारे में बात करते हैं, लैंग पैकेज। मैं इसको यही लिखता हूं, लैंग पैकेज, राइट। देयर इज अ पैकेज इन जावा कॉल्ड लैंग पैकेज। इसको हम बोलते हैं जनरली लैंग्वेज पैकेज। तो ये लैंग पैकेज की खास बात क्या है सुनना, क्योंकि इससे रिलेटेड भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, ठीक है। लैंग पैकेज में आपको वो सारी क्लासेस मिलने वाली हैं जो एक्चुअली जावा की एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। मतलब कोई भी जावा एप्लीकेशन आप बना रहे हैं तो आपको लैंग पैकेज की क्लासेस की रिक्वायरमेंट होने वाली है, लाइक स्ट्रिंग क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास, एक्सेप्शन क्लास, थ्रेड क्लास। अभी हम आने वाले टॉपिक पढ़ने वाले मल्टी थ्रेडिंग, अभी हम बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। तो जितनी भी क्लासेस हैं जो जावा के प्रोग्राम के लिए एसेंशियल है, आपने देखा मैंने आपको बोला जावा की हर क्लास बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास से एक्सटेंडेड है,
हम J1 से जावा में जब से मेन लिख रहे हैं, स्ट्रिंग क्लास को यूज कर रहे हैं एज एन आर्गुमेंट मेन में। तो ये सारी क्लासेस जो कि हर जावा एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, ये आपको कहां मिलने वाली है? लैंग पैकेज में। अब आप देखिए इस लैंग पैकेज की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग क्या है? इट इज अ डिफॉल्ट इंपोर्टेड पैकेज। मतलब क्या होता है, किसी भी पैकेज की क्लासेस को अगर आपको अपनी एप्लीकेशन में यूज करना है तो जावा ये कहता है फर्स्ट यू हैव टू इंपोर्ट इट। आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। लाइक अगर मुझे लगता है कि मुझे AWT की मान लीजिए कलर क्लास को यूज करना है तो मुझे कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट AWT.color। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि मुझे AWT की बटन क्लास को यूज करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट, ठीक है, AWT.button। ठीक है, तो ये मुझे इंपोर्ट करना होता है कि हर क्लास को जिसको भी मुझे यूज करना है फर्स्ट आई नीड टू इंपोर्ट इट। लेकिन लैंग के बारे में ये कहा जाता है इट इज अ डिफॉल्ट इंपोर्टेड पैकेज। अभी तक आपने देखा हमने इतनी जावा के प्रोग्राम बनाए लेकिन हमने कभी भी लैंग पैकेज को इंपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जावा का डिफॉल्ट इंपोर्टेड पैकेज है। डिफॉल्ट इंपोर्टेड पैकेज का मतलब है इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस लैंग पैकेज? ये डिफॉल्ट इंपोर्टेड है या ये वो क्लासेस रखता है जो जावा एप्लीकेशन के लिए एसेंशियल है? क्या लगता है आपको? वीडियो को पॉज करके सोच के देखिए थोड़ा सा कि इसके मेन कंटेंट क्या है। ये डिफॉल्ट इंपोर्ट हो जाता है, ये इसकी खास बात है, या इसमें वो सारी क्लासेस हैं जो जावा एप्लीकेशन के लिए कंपलसरी है, रिक्वायर्ड है, राइट? तो इसका आंसर है एक्चुअली ये वो सारी क्लासेस कंसिस्ट करके रखता है जो जावा एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। डिफॉल्ट इंपोर्टेड है, दैट इज अ गुड। लेकिन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो दिस थिंग इज मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस लैंग पैकेज, इट कंटेन ऑल दोस क्लासेस व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर एनी जावा एप्लीकेशन लाइक स्ट्रिंग बफर, थ्रेड, एक्सेप्शन, ऑब्जेक्ट, सिस्टम। ठीक है, ये सारी क्लासेस आपको कहां मिलने वाली है? लैंग पैकेज में। और अब देखिए मैं आपको डे 1 से एक बात कह रहा हूं कि जावा नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करता है। नेमिंग कन्वेंशन का मतलब क्या है कि बॉस क्लास के नाम, मतलब केमल कन्वेंशन याद करिए, हमने पढ़ा था क्लास के नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, फाइनल कीवर्ड कैपिटल लेटर में मिलेंगे। वैसे ही आप इन पैकेजेस के नाम में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा पैकेज नेम कंटेन्स ओनली स्मॉल लेटर्स। हर पैकेज के नाम में स्मॉल लेटर्स होते हैं, लाइक लैंग स्मॉल में, एसक्यूएल स्मॉल में, यूटिल, आईओ, AWT, इवेंट। पैकेज के नाम में कभी भी कैपिटल लेटर नहीं होता है। ना जावा ने अपने पैकेजेस में ये रूल को ब्रेक किया है, ना वो आपको करने देगा। मतलब आपको भी यदि कोई पैकेज बनाना है तो आपको नाम कैपिटल लेटर नहीं देना है। ऑलवेज पैकेज नेम इज इन स्मॉल लेटर्स। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए कि जब हम यूजर डिफाइंड पैकेज बनाएंगे तो आपके पैकेजेस हमेशा स्मॉल लेटर में होने चाहिए। लेकिन यहां पर बच्चों का एक क्वेश्चन और भी आता है कि सर आप बोल रहे हैं इन पैकेजेस में क्लासेस रखी हुई हैं, तो क्या मैं जाके उनकी क्लास का सोर्स कोड देख सकता हूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन पैकेजेस में जो भी क्लासेस और इंटरफेसेस हैं दैट ऑल इन द फॉर्म ऑफ डॉट क्लास फाइल। मतलब हर पैकेज में जो क्लासेस हैं या इंटरफेसेस हैं वो बाइट कोड के फॉर्म में है, ना कि सोर्स कोड के फॉर्म में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, पैकेजेस आर द कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस बट इन द फॉर्म ऑफ डॉट क्लास फाइल, नॉट इन द फॉर्म ऑफ डॉट जावा फाइल। तो ये तो हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट इनबिल्ड पैकेजेस के बारे में, राइट। लेकिन अब आप देखिए इन सभी को जावा ने मुझे एक टॉप मोस्ट पैकेज में रख के दिया है। मतलब जावा में एक्चुअली 2 टॉप मोस्ट पैकेज हैं। ये सारे पैकेजेस आईओ, एसक्यूएल, यूटिल, AWT, इवेंट, लैंग और ऐसे बहुत से, इन सब का टॉप मोस्ट पैकेज है जावा पैकेज। तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी भी पैकेज को इंपोर्ट करते हैं तो यहां पर इस तरीके से नहीं लिखते इंपोर्ट AWT, हम यहां पर लिखते हैं इंपोर्ट java.awt.color। हम यहां पे लिखेंगे java.awt.button। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपको AWT की सारी क्लासेस इंपोर्ट करना है तो रादर देन अलग अलग इंपोर्ट करने के आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं इंपोर्ट java.awt.star। डॉट स्टार का मतलब है उस पैकेज की सारी API, सारी क्लासेस, सारे इंटरफेसेस को यहां पर आपने इंपोर्ट कर लिया है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा डॉट स्टार कभी भी पैकेज का पैकेज इंपोर्ट नहीं करता है। मतलब इससे इवेंट पैकेज का कोई कंटेंट आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट नहीं हुआ है, राइट। टू इंपोर्ट द इवेंट वी हैव टू राइट अगेन इंपोर्ट java.awt.event.star। मुझे अलग से इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा इवेंट पैकेज को, क्योंकि डॉट स्टार से केवल और केवल पैकेजेस की क्लासेस और इंटरफेसेस इंपोर्ट होते हैं, पैकेज का पैकेज इंपोर्ट नहीं होता है।
गॉट माय पॉइंट। तो इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। लेकिन अब आप देखिए इंडस्ट्री का अगर अपन स्टैंडर्ड देखें ना, मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं यार, क्लासरूम और कॉर्पोरेट बहुत डिफरेंस होता है। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि हमारा जो प्लेसमेंट रेडी कोर्स है वो क्लासरूम से लेकर कॉर्पोरेट तक कैसे पहुंचना है वो आपको समझ में आएगा। जनरली हमारी प्रैक्टिस क्या होती है, हम डॉट स्टार लिख देते हैं, लेकिन इंडस्ट्री नेवर एक्सेप्ट दिस थिंग। अगर आप इंडस्ट्री रेडी होना चाह रहे हैं तो आपको कोडिंग इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ेगा, और वहां पर डॉट स्टार अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में लिखते हो तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब वहां पर यह बोला जाता है कि अगर आपको एक क्लास की जरूरत है तो आप एक को ही यूज करो, अगर आपको दो की जरूरत है आप दो को यूज करो, क्योंकि डॉट स्टार लिख के आप उस पैकेज की सारी क्लासेस और इंटरफेसेस अपने एप्लीकेशन में लेके आ रहे हैं। इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। रिक्वायरमेंट दो की है तो दो को इंपोर्ट करो यार, 10 को इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है। बात समझ में आ रही है ना। अननेसेसरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने का सेंस नहीं है ना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एप्लीकेशन का। अरे बॉस, जब लक्ष्मण जी घायल हुए थे तो हनुमान जी को बोला था क्या लेके आनी है, संजीवनी। अब वो भगवान है, बाबा है, पूरा पहाड़ लेके आ गए, वो कर सकते हैं, लेकिन जरूरत तो संजीवनी की थी, तो जरूरत जितने की है उतना ही यूज किया। तो वैसे ही यहां भी जरूरत कितने की है, 4 क्लासेस की, तो व्हाई यू शुड इंपोर्ट ऑल दिस थिंग। गॉट माय पॉइंट। तो ये आप ध्यान रखिए कि नेवर यूज डॉट स्टार इन एप्लीकेशन। ये इस तरीके की छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो चलिए, ये तो भी हमने बात करी इनबिल्ड पैकेजेस के बारे में। लेकिन अब क्वेश्चन ये सर, अगर मुझे अपने खुद के पैकेज डिफाइन करना है, अगर मैं चाहता हूं कि सर मुझे भी अपने पैकेज बनाने हैं, तो किस तरीके से हम पैकेज बनाएंगे, किस तरीके से उनका पाथ सेट करेंगे। देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि यार मुझे अपनी क्लास बनानी है माय मैथ के नाम से, और इस माय मैथ नाम की क्लास को मुझे एक मेथड रखनी है, मान लीजिए फैक्टोरियल, मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ मेथड इसमें मुझे रखने, लाइक फैक्टोरियल का प्रोग्राम, रिवर्स ऑफ नंबर, जो भी आप चाहें। उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही चीजें पैकेज में रखनी है, राइट, या क्लास में रखनी है। तो देखो, जब भी किसी यूजर डिफाइन पैकेज को हम डिफाइन करते हैं तो यहां पर हम एक कीवर्ड यूज करते हैं पैकेज। ठीक है, पैकेज और पैकेज का नाम, जिस नाम से आप पैकेज बना रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने पैकेज का नाम रखा डेटा फ्लेयर, डेटा फ्लेयर, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना है पैकेज डेटा फ्लेयर एट द टॉप, राइट। तो आपने क्या लिख दिया, पैकेज डेटा फ्लेयर, मतलब आपने ये बता दिया कि अब जो क्लास आप बनाने वाले हैं दैट बिलोंग्स टू द पैकेज डेटा फ्लेयर। और अब इस पैकेज में मैं जो भी क्लास बनाऊंगा मैं उसको कैसे डिक्लेयर करूंगा, पब्लिक। तो मैंने लिख दिया पब्लिक क्लास, सपोज मैंने इसका नाम रख दिया माय मैथ के नाम से, कि मेरी मैथमेटिकल क्लास है। इसमें मैंने अलग अलग मेथड बनाई है, लाइक हमने एक मेथड बना दी इंटीजर फैक्टोरियल, ठीक है, ये फैक्टोरियल नाम की मेथड जिसमें आपने यूजर से एक नंबर लिया, ओके, और ये नंबर का फैक्टोरियल आपने कैलकुलेट कर लिया, लाइक इंट f इक्वल टू 1, देन वाइल। मतलब आपको जो प्रोग्राम ठीक लगता है वो आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना रहा हूँ, आपको लगता है रिवर्स नंबर, आप उस पर चले जाइए, पैलिंड्रोम नंबर आप उस पर चले जाइए, और यहाँ पर हमने लिख दिया रिटर्न f। तो अब देखिए ये एक क्लास, इसमें एक मेथड, ऐसी और भी मेथड, फैक्टोरियल, रिवर्स, एडिशन, जो जितनी मेथड आप चाहते हैं सारी आपने बना ली यहां पे। अब पहली स्टेप में तो आपने ये काम कर लिया। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जिस भी ड्राइव में आप चाहते हैं इसी नाम से आपको एक फोल्डर बनाना है जिस नाम का आपका पैकेज है, ठीक है। और आप देखिए सबसे पहले तो आपने क्या किया, मतलब दोनों को अलग अलग कैसे रखना है। मैंने आपको क्या बोला कि आपकी डॉट जावा फाइल जो होगी वो आपके पास रहेगी, डॉट क्लास फाइल आपको पैकेज में रखना है। तो पहली स्टेप में आप ये करिए, अभी चलिए फोल्डर भी मत बनाइए, पहली स्टेप में आप ये करिए, मतलब मैं दो अलग अलग तरीके से इसको समझा दूंगा। पहली स्टेप में आपको ये करना है कि आप मायमेथ का जो प्रोग्राम है उसको माय जावा में सेव कर दीजिए। तो आपने इसको सेव किया सी ड्राइव में मायमेथ डॉट जावा के नाम से, ठीक है, ये आपने सेव कर दिया मायमेथ डॉट जावा, ठीक है। अब इस मायमेथ डॉट जावा को जब आप कंपाइल करेंगे तो इसकी डॉट क्लास फाइल बनेगी। ये तो हमारा रेगुलर प्रोसेस है, ठीक है। ये मायमेथ डॉट क्लास फाइल मेरी बन गई, लेकिन ये जो डॉट क्लास फाइल है एक्चुअली इसको आपको रखना है पैकेज डेटा फ्लेयर में। तो या तो आप कंपाइलेशन टाइम पे ही कमांड लिखिए जिससे बाय डिफॉल्ट आपकी क्लास पैकेज में चली जाएगी, वो मैं आपको भी बताता हूं। लेकिन सेकेंड स्टेप ये है कि जब आपने ये प्रोसेस कर लिया, लाइक दो तरीके हैं, अब अभी आपकी दोनों डॉट जावा फाइल और डॉट क्लास फाइल कहां रखी हुई है, माय जावा में। अब आपने क्या किया, डेटा फ्लेयर नाम का एक फोल्डर बनाया, मान लीजिए सी ड्राइव में। तो सी ड्राइव में आपने एक फोल्डर बना लिया डेटा फ्लेयर के नाम से, ठीक है। और अब ये जो डॉट क्लास फाइल है इसको आपने रख दिया इस फोल्डर में। तो ये जो फोल्डर है ये कलेक्शन हो गया एक क्लास का, ठीक है। नाउ दिस डेटा फ्लेयर फोल्डर कंटेन्स वन क्लास मायमेथ
डॉट क्लास, ऐसे आप इसमें और भी 2-4 क्लास बना के रख दीजिए। तो ये आपकी क्लास आ गई पैकेज में। तो स्टेप क्या है, बड़ी सिंपल है। एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें पैकेज कीवर्ड के साथ पैकेज का नाम डिक्लेयर करिए, अपनी क्लास बनाइए, मेथड्स लिखिए उसमें जितने भी आपको लिखना है, देन कंपाइल दिस कोड। कंपाइल करने के बाद डॉट जावा फाइल अपने पास रखिए, डॉट क्लास फाइल को यहां से कट करिए और सेम नाम का एक फोल्डर बना के उसको रख दीजिए, सी ड्राइव, डी ड्राइव, जिसमें आप बनाना चाहते हैं। तो ये तो हो गया आपका पैकेज क्रिएशन का काम। लेकिन अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे कि सर बन तो गया है लेकिन टेस्टिंग कैसे होगी? तो इसको टेस्ट करने के लिए अब आप फिर से एक नया प्रोग्राम बनाइए, क्लास, ठीक है, जिसमें आप अपन मेन मेथड लिखेंगे, क्लास टेस्ट। इस क्लास टेस्ट में जस्ट राइट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग args। अब आपको क्या करना है, यहां पे myMath क्लास का ऑब्जेक्ट बना के फैक्टोरियल को कॉल करना है। तो अभी अगर आपने ऐसा कुछ लिखा ना, myMath m इक्वल टू न्यू myMath, ठीक है, तो ये myMath m इक्वल टू न्यू myMath लिख के अगर आप कॉल करोगे m डॉट फैक्टोरियल, तो योर प्रोग्राम विल शोज एन एरर। कि मान लीजिए आपने बोला 5 का फैक्टोरियल कॉल करके मुझे वो x में असाइन करना है, तो आपने x नाम के वेरिएबल को ऐसा कुछ लिख दिया, क्योंकि आपको पता है मेथड जो है वो वैल्यू रिटर्न करने वाली है, या आपने लिख दिया x। लेकिन अभी मैं इसको रन करूंगा, ये सीधे एरर दे देगा, अनडिफाइंड क्लास myMath। क्योंकि मुझे क्या करना है, सबसे पहली स्टेप में पैकेज तो मैंने बना लिया, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पैकेज तो हमने बना लिया, अब मुझे उसका पाथ सेट करके पैकेज को यहां पे इंपोर्ट करना है। तो अब आपको क्या करना है, एक्चुअली इसके पहले आपको सी ड्राइव में आना है, और सी ड्राइव में आके यहां पर आपका फोल्डर रखा हुआ है, देखिए आप, ठीक है, आपका डेटा फ्लेयर नाम का फोल्डर है जो कि आपका एक्चुअली पैकेज है। आपको इस पैकेज का पाथ सेट करना है। इस पैकेज में हमारी क्लास रखी हुई है, कौन सी, myMath, ठीक है, डॉट क्लास। अब आपको क्या करना है, सी ड्राइव में आके सिंपली यहां पर एक लाइन लिखना है, सेट पाथ इक्वल टू, और आपका देखिए, आप एक्चुअली मैं आपको ये समझाता हूं, आपने टेस्ट वाली फाइल कहां रखी हुई है, ये जो टेस्ट डॉट जावा है, इसको भी मान लीजिए आपने सी ड्राइव में रखा हुआ है, माय जावा में, या जो भी मान लीजिए कोई और फोल्डर आपने बना लिया, सपोज आपने इसका नाम रख दिया टेस्ट पैक के नाम से। मतलब देखो तीनों चीजें 3 अलग अलग जगह पे हैं। सुनो आप ध्यान से, आपकी डॉट जावा फाइल कहां रखी हुई है, myMath में। आपकी डॉट क्लास फाइल कहां पर है, सॉरी myMath नाम की डॉट जावा फाइल कहां है, माय जावा में। डेटा फ्लेयर नाम का जो पैकेज है, जो फोल्डर भी है, उसमें कौन है, myMath डॉट क्लास। और अब मैं तीसरा फोल्डर जिसमें मैं मेन मेथड रखूंगा वो है मेरा टेस्ट पैक। तीनों चीजें अलग अलग। अरे देख यार मेरे बच्चे, कितना सिंपल है। आपकी माय जावा नाम के फोल्डर में रखी हुई है myMath की डॉट जावा फाइल, बीइंग अ डेवलपर डॉट जावा फाइल आपके पास है, ठीक है। आपके डेटा फ्लेयर नाम के पैकेज में, जो कि एक्चुअली आपने फोल्डर बनाया है, इसमें है myMath डॉट क्लास फाइल। इसकी डॉट क्लास फाइल आपने यहां रख दिया। अब तीसरा टेस्ट पैक नाम का पैकेज फोल्डर, सॉरी, इसमें हम रखने वाले हैं अपना टेस्ट डॉट जावा। ये हमारा टेस्टिंग फोल्डर है, राइट। तो टेस्ट पैक में टेस्ट डॉट जावा नाम का प्रोग्राम ये मैंने बनाया है। ये देखो आप, ये मैंने बनाया। लेकिन अब मुझे क्या करना है, टेस्ट पैक में आके मुझे यहां पे एक कमांड लिखनी है सी ड्राइव में। जब आप टेस्ट पैक में आ गए कंपाइल करने के लिए, राइट, तो उसके पहले यहां पर आपको सिंपली लिखना है सेट पाथ इक्वल टू सी कॉलन स्लैश सेमीकॉलन। ये आपने बता दिया कि आप इस प्रोग्राम में जो पैकेज यूज करने वाले हैं उसका पाथ क्या है, सी ड्राइव। ये आपने पाथ सेट कर दिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द पैकेज कि आपको पाथ सेट करना है, राइट। तो आपने क्या लिख दिया, सेट पाथ इक्वल टू सी कॉलन स्लैश सेमीकॉलन। और इनकेस अगर इसमें कोई एरर आती है तो यू कैन ऑल्सो राइट सेट क्लास पाथ। अगर बाय चांस नहीं हो रहा है तो आप ये कमांड भी रन करके देखिए, सेट क्लास पाथ इक्वल टू सी कॉलन स्लैश सेमीकॉलन। इन दोनों में से एनी वन, पहले इसको ट्राई करिए। इफ इट इज नॉट वर्क देन गो फॉर द सेकंड वन। अब जब आप एक बार पाथ सेट कर लेंगे, उसके बाद फिर आप यहां पे जब टेस्ट पैक में इसको कंपाइल करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको पैकेज को इंपोर्ट करना है। तो यहां पर आपने लिख दिया इंपोर्ट, पैकेज का नाम क्या है, डेटा फ्लेयर, और आपकी क्लास का नाम क्या है, myMath। या आपने अपनी क्लास को इंपोर्ट कर लिया। एंड देन बिंदास इसको कंपाइल करिए, रन करिए और आउटपुट देखिए।
तो दिस इज द स्टेप हाउ टू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड पैकेज। कि आपको सबसे पहले एक क्लास बनानी है, क्लास को पैकेज में रखना है, पैकेज को रखने के लिए उसमें पैकेज कीवर्ड लिखना है, पैकेज डेटा फ्लेवर। और ये मैनुअल बात कर रहा हूं मैं। जब आप नेटबीन्स, इक्लिप्स, VS कोड जैसे एडिटर में काम करेंगे तो वहां पर आपको VS कोड तो खैर ऑप्शन नहीं है, लेकिन नेटबीन्स में, इक्लिप्स में यू हैव अ चॉइस टू क्रिएट अ पैकेज डायरेक्टली। वहां पर तो आप राइट क्लिक न्यू पैकेज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको देखो हमेशा एक बात बोली है कि इंडस्ट्री में जाने के लिए दो तरीके से जावा पढ़ना है। कंपनी में जाने के लिए, कंपनी में रहने के लिए। जाने के लिए आपको मैनुअल पैकेज क्रिएशन आना चाहिए। वो आपको बोलेगा कि भैया पैकेज बना के बताओ, तो आपको ये सारी स्टेप फॉलो करनी है। बट वंस यू रीच टू द कंपनी, एक बार पहुंच गए तो फिर नेटबीन्स को यूज करो, राइट क्लिक न्यू पैकेज, ये बन गया पैकेज आपका। लेकिन यहां पर आपको पूरी प्रोसेस इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि अभी हम सीखने वाले मोड में है, अभी हम लर्निंग मोड में है। तो लर्निंग से अर्निंग पहुंचना है ना। ये पैकेज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि यूजर डिफाइंड पैकेज क्या होते हैं, इनबिल्ड पैकेज क्या होते हैं, किस तरीके से आपको इनबिल्ड पैकेजेस को यूज करना है, किस तरीके से आपको यूजर डिफाइंड पैकेजेस को यूज करना है। एक्सेप्शन हैंडलिंग, बिलीव मी एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन एक्सेप्शन से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। पूछे जाएंगे नहीं, पूछे जाते हैं, राइट। मतलब ये हिस्ट्री में आपको बता रहा हूं कि केवल इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जावा में प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जावा में एप्लीकेशन डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस टॉपिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसलिए फोकस्ड होकर इस टॉपिक के बारे में समझिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि एक्सेप्शन होते क्या हैं। एक्चुअली देखा जाए तो एरर का ही सिनोनिम हम बोल सकते हैं एक्सेप्शन, लेकिन एरर और एक्सेप्शन दो अलग अलग वर्ड है जो हम जावा की प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। एरर जनरली हम बोलते हैं सिंटेक्स एरर, मतलब वो एरर जो प्रोग्रामिंग में कंपाइलेशन टाइम पे आती है, लेकिन एक्सेप्शन मतलब वो एरर जो प्रोग्राम में रन टाइम पे आते हैं। हालांकि अभी हम बात करेंगे देयर आर कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस आल्सो, लेकिन अगर हम एक्सेप्शन को डिफाइन करते हैं तो हम ये बोलते हैं the unwanted unexpected error which disturbs the normal flow of an execution of a program। ये अनवांटेड है, ये अनएक्सपेक्टेड है और इनके आने से आपके प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो हो जाता है डिस्टर्ब। दिस इज कॉल्ड एन एक्सेप्शन, ये कहलाता है एक्सेप्शन। अब आप देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड क्या होता है, राइट। सपोज करिए अगर आप कॉलेज के लिए निकले हैं, ठीक है, अब कॉलेज के लिए आप बाइक से निकले, आप अपने घर के डिस्टेंस के हिसाब से आप अपने घर से निकले कि ठीक है मुझे कॉलेज पहुंचने में 20 मिनट लगेगा, कॉलेज में एग्जाम है, जो भी है, व्हाटएवर एग्जाम है, आपका कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जो भी है, राइट। अब आप घर से निकले, आप और हार्डली 10 मिनट के बाद किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे आके आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब ये अनवांटेड है या अनएक्सपेक्टेड है? अरे पहले से थोड़ी ना डिसाइड था कि यहां मैं पहुंचूंगा और गाड़ी का टायर पंचर होगा। ये अनवांटेड है या अनएक्सपेक्टेड है और इसके आने से आपके आगे का पूरा फ्लो डिस्टर्ब हो गया। क्या आपको अगले 20 मिनट में कॉलेज पहुंचना था, वहां एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, प्रैक्टिकल है, जो भी है, लेकिन अब आपके दिमाग में मल्टीपल थॉट आएंगे क्योंकि ये आ गया आपके एप्लीकेशन में, आपकी लाइफ में टायर पंचर एक्सेप्शन। अब जब ये एक्सेप्शन आया तो अब आप क्या करोगे? व्हाट इज योर थॉट? मतलब उस समय आपके दिमाग में थॉट क्या होगे? आप इस एक्सेप्शन को मैनेज करने की कोशिश करोगे। आप ये कोशिश करोगे कि कैसे इस एक्सेप्शन को हैंडल किया जाए। बस वही हम जावा में करते हैं कि जावा में भी रन टाइम पे एक्सेप्शंस आएंगे, ठीक है। अब हैंडल का मतलब क्या है? देखिए मैं आपको समझाता हूं। आप क्या करेंगे, उस मोमेंट पे मल्टीपल थॉट आपके दिमाग में आएंगे। अगर गाड़ी पंचर हो गई तो आपका एक थॉट एक दिमाग में आएगा, ठीक है यार गाड़ी अभी साइड में रख देता हूं, ऑटो पकड़ता हूं, पहले तो कॉलेज जाते हैं, बाद में सोचेंगे। सेकंड थॉट ये हो सकता है यार पास में पंचर की दुकान है, 2-5 मिनट में पंचर बनवा के चलता हूं। तीसरा थॉट ये आ सकता है, अरे यार कोई दोस्त आ रहा होगा, उसको फोन लगा देता हूं कि यार मेरे को भी साथ में लेके चलना। तो ऐसे मल्टीपल थॉट जब आपके दिमाग में आएंगे तो क्यों आ रहे हैं? बिकॉज यू वांट टू हैंडल दिस एक्सेप्शन, कि उस एक्सेप्शन के कारण आपके आगे का जो फ्लो डिस्टर्ब हुआ है, आप उस फ्लो को मैनेज करना चाहते हैं। और यही जावा में भी होता है। हम बोलते हैं जावा इज अ रोबस्ट लैंग्वेज, मजबूत है ना। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, ओके। तो जावा रोबस्ट क्यों है? उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जावा सपोर्ट्स एक्सेप्शन हैंडलिंग, कि एक्सेप्शन यहां भी आएंगे, लेकिन जब एक्सेप्शन आते हैं तो जावा में हम उन एक्सेप्शंस को बड़े आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। फिलहाल अभी हम एक्सेप्शन को समझने की कोशिश करते हैं यहां पे, कि जब आप देखिए ये तो समझ में आ गया कि एक्सेप्शन क्या होते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा कोड बताता हूं। आप देखिए ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन अगर आएगा तो जावा उसको हैंडल नहीं करेगा। सपोज अगर आपने 2 नंबर यूजर से स्कैन करे हैं ना, आपने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, यहां पर आपने सपोज ये लिख दिया स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट,
ठीक है, ये आपने 2 नंबर मान लीजिए यूजर से स्कैन करें, बड़े सिंपल वे में अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। C = A डिवाइड बाय B, और फिर आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट C, फिर आपने लिखा C = A - B सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट C। ठीक है, ऐसे आपने 10-20 लाइन का कोड लिखा हुआ है, ये आपका प्रोग्राम है, राइट। अब आप ये 2 नंबर कौन से होंगे तो रन टाइम पे डिसाइड होगा ना, ये पहले से थोड़ी पता है। यहां पर आपने मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर 2 नंबर, ठीक है, और उसके लिए आपने स्कैनर का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, बाकायदा स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया, ये भी एग्जांपल है। अब आप 2 नंबर कौन से देंगे किसको पता है। अब आप सोचिए, अगर आपने पहला नंबर यहां पर दिया 15 और दूसरा दिया 3, कोई इशू नहीं, आपका पूरा प्रोग्राम फ्लो में चलेगा। 15 डिवाइड बाय 3 5, 15 - 3 12 एंड एवरी लाइन विल एग्जीक्यूट प्रॉपरली। लेकिन यदि सेकेंड टाइम पे आपने इसी प्रोग्राम को रन किया और आपने नंबर दे दिया मान लो 10 और 0, तो आप देखो क्या हुआ, 10 डिवाइड बाय 0, ये आ गया एक्सेप्शन। और जैसे ही एक्सेप्शन आएगा, देखिए अभी क्या होगा, अगर एक्सेप्शन आया तो आपकी जावा एप्लीकेशन इसी लाइन से आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट करके आपको एप्लीकेशन से बाहर कर देगी। तो अभी क्या हो रहा है समझना, अभी जब एक्सेप्शन जावा में आएगा तो उन एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है जावा का खुद का डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। वो क्या होता है अभी अपन बात करते हैं कि जावा ऐसा नहीं है कि जावा एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर रहा है। जावा का कहना है अगर एक्सेप्शन आया सो दैट एक्सेप्शन हैंडल्ड बाय जावा डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। और यदि आप चाहते हैं कि उसके हैंडलिंग में प्रॉब्लम यह है कि वो आपको एप्लीकेशन से बाहर टर्मिनेट कर रहा है, और आप चाहते हैं कि नहीं सर यदि एक्सेप्शन आता है तो इस एक्सेप्शन को मुझे मैनेज करना है, सो वी कैन इजीली मैनेज दिस एक्सेप्शन इन जावा। बस आपको यह समझना है कि एक्सेप्शन मैनेजमेंट होता कैसे। इसके लिए पूरी एक्सेप्शन हायरार्की है जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगी कि एक्सेप्शन में कौन कौन सी क्लासेस आती हैं, एक्सेप्शन मैनेजमेंट किस तरीके से होता है। यहां पर मैं कोशिश करता हूं आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट समझाने की, लेकिन अगेन टेलिंग यू बॉस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिटेल्ड टॉपिक है जो कि आपको हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में मिलने वाला है, जहां पर जब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यार क्या हायरार्की होती है, किस तरीके से एक्सेप्शंस को हैंडल किया जाता है, राइट। मतलब रिलेटेड विद द इंटरव्यू इंपॉर्टेंटली बात कर रहा हूं, असाइनमेंट, क्विजेस, सारी चीजें। ओके चलिए, तो फिलहाल तो अभी हम यहां पे बात करते हैं। अब देखिए ये तो समझ में आ गया कि एक्सेप्शन क्यों आया, है ना, कैसे आता है, रन टाइम पे आएगा, राइट। लेकिन आप देखिए देयर आर सम एक्सेप्शन जो एक्चुअली जावा में जब हम एक्सेप्शन को डिफाइन करते हैं ना, मैं इस तरीके से आपको समझाता हूं। जावा में जब हम एक्सेप्शन को डिफाइन करते हैं तो एक्सेप्शन 2 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन, वन इज कॉल्ड चेक्ड एक्सेप्शन एंड सेकंड इज कॉल्ड अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब ये चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस होता है, देखिए अगर आप जावा के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन समझे, ये जो चेक्ड एक्सेप्शन है, अनचेक्ड एक्सेप्शन है, ये बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। जो चेक्ड एक्सेप्शन है उन्हीं को हम बोलते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, इन्हीं को हम बोलते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। और जो अनचेक्ड एक्सेप्शन है इसी को हम बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शन। मतलब जावा में एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे भी आते हैं जिनको हम चेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं, राइट। जैसा फॉर एग्जांपल अगर आप जावा के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देखें तो हमने क्या पढ़ा है कि सबसे पहले हम जावा का सोर्स कोड लिखते हैं, सोर्स कोड का एक्सटेंशन डॉट जावा होता है, फिर इस सोर्स कोड को हम कंपाइल करते हैं। जब ये कंपाइल होता है तो ये बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, बाइट कोड वाली फाइल का एक्सटेंशन डॉट क्लास होता है, ठीक है। फिर इस डॉट क्लास फाइल को हम रन करते हैं और फिर हमारा प्रोग्राम हमें आउटपुट शो करता है। दिस इज व्हाट द जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, है ना, समझा है हमने। लेकिन अब आप देखिए वो एक्सेप्शन जो इस समय आ रहे हैं, मतलब जैसे ही आपने जावा के सोर्स कोड को कंपाइल किया और बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ, इस समय जो एक्सेप्शन आ रहे हैं, अब आप बोलोगे सर ये तो सिंटैक्स एरर है। बिल्कुल, जैसे सिंटैक्स एरर आते हैं उसी तरीके से आपके प्रोग्राम में कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन आते हैं। तो वो एक्सेप्शन जो कंपाइलर चेक कर रहा है, अब कंपाइलर क्यों चेक कर रहा है, अरे यार उसको पता है कि यदि ये गलती से लेके प्रोग्राम आउटपुट तक जाएगा तो 100% प्रॉब्लम आनी है। जैसे होता है ना, कई बार हम कहीं जा रहे हैं तो पहले ही चेक कर लेते हैं। मान लीजिए आप 12th के एग्जाम देने गए हैं तो आप पहले चेक करोगे ना एडमिट कार्ड है या नहीं है, पेन रखा कि नहीं रखा, क्योंकि आपको पता है अगर एडमिट कार्ड नहीं हुआ तो हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। तो पहले से चेक कर लो ना यार। तो ऐसे एक्सेप्शन जो कंपाइलर चेक करता है कंपाइलेशन टाइम पे, सच टाइप ऑफ एक्सेप्शंस आर कॉल्ड चेक्ड एक्सेप्शन, ये कहलाते हैं चेक्ड एक्सेप्शन, राइट। लेकिन जो एक्सेप्शन कंपाइलर चेक नहीं कर रहा है, ठीक है, जो रन टाइम पे आएंगे ये कहलाएंगे रन टाइम एक्सेप्शन, और इसी को हम बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक्ड मतलब विच इज नॉट चेक्ड बाय द कंपाइलर। ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है यार, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यू का, व्हाट डू यू मीन बाय चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन।
What do you mean by compile time and runtime exception? checked exception, unchecked exception, compile time exception, runtime exception, right? लेकिन अब मेजर क्वेश्चन ये है सर, जब एक्सेप्शन आता है तो होता क्या है? देखिए होता ये है कि मान लीजिए अगर आपने दो नंबर को डिवाइड किया तो जैसे ही एक्सेप्शन आता है ना, जावा जिस लाइन पर एक्सेप्शन आया है वहां से इंटरनली थ्रो करता है एक ऑब्जेक्ट। मतलब जावा में एक्सेप्शन जब भी आते हैं जावा इंटरनली क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट थ्रो करता है, और वो ऑब्जेक्ट जावा में एक्सेप्शन की हायरार्की के किसी न किसी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। लाइक देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ एक्सेप्शन क्लासेस इन जावा, राइट? फॉर एग्जांपल कंपाइल टाइम, अगर हम बात करें रन टाइम एक्सेप्शन की तो स्ट्रिंग इंडेक्स आफ्टर बाउंड, अरे इंडेक्स आफ्टर बाउंड, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, मतलब ये पूरी की पूरी एक एक्सेप्शन हायरार्की है, ठीक है? जहां पर सबसे टॉप मोस्ट क्लास थ्रोएबल मिलेगी, फिर एक्सेप्शन मिलेगी, फिर एरर मिलेगी, फिर एक्सेप्शन में भी रन टाइम एक्सेप्शन है, रन टाइम एक्सेप्शन में आपको मल्टीपल क्लासेस मिलेंगी। तो यहां पर आप देखिए क्या बोला मैंने, जैसे ही यहां पर एक्सेप्शन आया जावा ने ऑब्जेक्ट थ्रो किया। अब ये जो ऑब्जेक्ट थ्रो हुआ है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो किसी क्लास का होगा, तो ये ऑब्जेक्ट जावा ने यहां पर थ्रो किया है अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट। देयर इज अ क्लास इन जावा कॉल्ड अरिथमेटिक एक्सेप्शन, राइट? अब जब ये एक्सेप्शन आया तो जावा ने क्या किया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया। अब मुझे ये पता करना पड़ेगा बॉस ऐसे और कौन कौन से ऑब्जेक्ट है जो जावा थ्रो करता है, तो अरे इंडेक्स आफ्टर बाउंड एक्सेप्शन, स्ट्रिंग इंडेक्स आफ्टर बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है? इसके अलावा नल पॉइंटर एक्सेप्शन कब आता है, इसके अलावा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन कब आता है। ऐसे अलग अलग सिचुएशन में जावा अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट थ्रो करता है। और बिना जो हमारा जो कोर्स आप देखेंगे वहां पर मैंने हर एक एक्सेप्शन के एग्जांपल्स के साथ चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि बॉस इस जगह पर जावा ने क्या किया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो किया। अब अगर ये एक्सेप्शन आया तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको मैनेज करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जावा का डिफॉल्ट हैंडलर इसको हैंडल करे, इन एक्सेप्शन को मुझे मैनेज करना है, राइट? तो यदि हम चाहते हैं कि इस एक्सेप्शन को हमें मैनेज करना है तो यहां पर जावा ने मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए कुछ स्टेटमेंट दी है, लाइक ट्राई, कैच, थ्रो, ठीक है, थ्रोज, फाइनली, है ना? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन ऑफ द इंटरव्यू, डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज। थ्रो थ्रोज में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज ट्राई, व्हाट इज कैच, व्हाट इज थ्रो, व्हाट इज थ्रोज, ठीक है? तो ये जावा ने मुझे एक्सेप्शन को मैनेज करने के लिए मल्टीपल कीवर्ड दिए, लाइक ट्राई इज अ ब्लॉक विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द एक्सेप्शन, कैच इज अ ब्लॉक विच इज एन हैंडलर ऑफ जावा। जैसे हम जो बोलते हैं ना कि जब भी एक्सेप्शन आता है जावा का डिफॉल्ट हैंडलर उस एक्सेप्शन को मैनेज कर रहा है, लेकिन यदि मुझे एक्सेप्शन को मैनेज करना है सो आई नीड टू राइट माई ऑन कैच ब्लॉक। तो कैच क्या है, इट इज अ ब्लॉक विच इज यूज्ड टू हैंडल द एक्सेप्शन। थ्रो इज अ स्टेटमेंट विच इज बेसिकली यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन अकॉर्डिंग टू यूजर डिफाइंड कंडीशन, कि यदि आपको लगता है कि बॉस एक्सेप्शन आपको अपनी कंडीशन पे थ्रो करना है, जैसे अगर मैं बोलता हूं C इक्वल टू A डिवाइड बाय B, तो इसमें अभी एक्सेप्शन कब आएगा, अभी इसमें एक्सेप्शन आएगा जब B की वैल्यू 0 होगी, कि अगर B की वैल्यू 0 है तो एक्सेप्शन आएगा। लेकिन आप चाहते नहीं सर मुझे B की वैल्यू 5 पर भी एक्सेप्शन थ्रो करना है, ये मेरी अपनी कंडीशन है। तो यदि आप अपनी कंडीशन पर एक्सेप्शन थ्रो करना चाहते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं थ्रो स्टेटमेंट को। अगर हम कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को मैनेज करना चाहते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं थ्रो स्टेटमेंट को। यदि आप चाहते हैं ऐसी स्टेटमेंट जिनका एक्सेप्शन से कोई कंसर्न ना हो, चाहे एक्सेप्शन आए ना आए, मुझे इन कंपल्सरी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, तो वहां पर हम यूज करते हैं फाइनली ब्लॉक को। सो दिस आर द स्टेटमेंट्स जो कि हम बेसिकली यूज करते हैं एक्सेप्शंस को मैनेज करने के लिए, कि ट्राई ब्लॉक क्या होता है, कैच ब्लॉक क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, और बाकी तो बहुत सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताऊंगा ताकि आप बेटर समझ पाएं कि एक्सेप्शन कैसे आते हैं और उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है। लेकिन एक एग्जांपल देखिए यहां पे कि यदि मैं चाहता हूं कि बॉस एक्सेप्शन मुझे मैनेज करना है, ठीक है, तो एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सेप्शन मैनेजमेंट हम किस तरीके से जावा में करते हैं। लेट्स सी, मान लीजिए अगर अपन बात करें दो नंबर हैं A और B। अब ठीक है, मैं यहां पर स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूं, स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर, है ना? यूजर से वैल्यू रीड करने के लिए हमने यहां पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। इसके लिए आपने लिख दिया इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, क्योंकि इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, स्टार, ये आपका स्कैनर ऑब्जेक्ट है। अब आपने यहां पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर टू नंबर, एंटर टू नंबर। अब ये जो दो नंबर हैं ये हमने स्कैन किए A और B में, तो हमने क्या लिखा, A इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, B इक्वल टू अगेन स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट,
ठीक है, अब आपके पास 2 नंबर है, अब इसको मैंने किया डिवाइड, सी इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। और अब आप देखिए इसके आगे आपने जो भी कोड लिखा है, अब यदि मैं फिर से वही बात कर रहा हूं कि यदि मान लीजिए यहां पर आपने 2 नंबर दिए 10 और 0, तो आपका प्रोग्राम यहीं से आपको बाहर फेंक देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर यहां पर आए हुए एक्सेप्शन को मुझे मैनेज करना है, तो आप देखिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं और ये बताता हूं कि किस तरीके से हम प्रोग्राम में एक्सेप्शंस को हैंडल करेंगे। लेट्स सी, देखो तो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब इस स्टेटमेंट को मैंने लिख दिया ट्राई ब्लॉक में, इनसाइड द ट्राई ब्लॉक। और इस ट्राई ब्लॉक में हमने क्या लिखा, सी इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी इन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी। तो ट्राई ब्लॉक का मतलब ये है कि आपने ये बता दिया कि इस ब्लॉक में अब अगर अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया सो दैट विल बी हैंडल्ड बाय यू। अब आपको उसको हैंडल करना है, तो अगर आपको हैंडल करना है तो ठीक इस ट्राई के नीचे हमने क्या लिखा, कैच, और इस कैच में हमने यहां पर लिख दिया अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई। ठीक है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई। और जो एक्सेप्शन यहां से आया है उसके अगेंस्ट में आपको क्या मैसेज देना है, आप चाहते हैं कि यहां पर कोई मैसेज प्रिंट करना है तो वो आप कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं सर एक्सेप्शन हैंडल मेरा है लेकिन मुझे मैसेजेस जावा के चाहिए कि जावा इसके अगेंस्ट में क्या मैसेज देता, तो जस्ट प्रिंट दिस ई ऑब्जेक्ट जो कि रेफरेंस ऑब्जेक्ट है उस एक्सेप्शन का जो यहां से जावा ने थ्रो किया। तो एग्जैक्टली होता यह है कि जैसे ही यहां पर एक्सेप्शन आया जावा ने क्या किया, एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट यहां से थ्रो किया और आपने उसको कैच कर लिया और कैच करके प्रिंट करके देख लिया। तो अब ये होगा कि अब इस ट्राई के बाद अगर मैं कोई स्टेटमेंट लिखता हूं, ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट मैंने ट्राई के बाहर लिखी है ट्राई कैच के बाद में, तो अब आप देखिए अगर ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 0 है तो 10 डिवाइड बाय 0 दैट इज एन एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन आया, अर्थमेटिक। प्रोग्राम आपको ट्राई से बाहर फेंकेगा, कैच पे आएगा, कैच उसको मैनेज करेगा और प्रोग्राम वापस से कंटिन्यू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रोबस्टनेस। जो हम बात करते हैं ना कि बॉस एप्लीकेशन में एक्सेप्शन हैंडलिंग आपने अपने हिसाब से कर ली है, समझने की कोशिश करिए यहां पे कि जब भी एक्सेप्शन आया तो क्या हुआ, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है सर अगर एक्सेप्शन नहीं आया तो नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, 10 डिवाइड बाय 2 5 प्रिंट होगा। अब यहां से प्रोग्राम सीधे यहां आ जाएगा, मतलब कैच ब्लॉक विल ओनली एग्जीक्यूट व्हेन ट्राई ब्लॉक थ्रोज एन एक्सेप्शन। यदि ट्राई ब्लॉक ने एक्सेप्शन थ्रो किया है तो कैच ब्लॉक उसको हैंडल करेगा, अदरवाइज प्रोग्राम विल नॉट एग्जीक्यूट द कैच ब्लॉक। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं। अब ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्या है, तो आप देखिए एक्सेप्शन की पूरी हायरार्की है। मैं यहां पर एक छोटा सा आपको थ्रोएबल से इनहेरिटेड 2 क्लासेस है, लाइक एक्सेप्शन के बाद इसमें क्लास मिलेगी आपको एरर। ठीक है, एरर मतलब वो एक्सेप्शन, एरर क्लास की अपनी सब क्लासेज हैं, ठीक है, एक्सेप्शन की अपनी सब क्लासेज है, रन टाइम एक्सेप्शन है, रन टाइम एक्सेप्शन में आपको मिलेगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। यहां पर कंपाइल टाइम एक्सेप्शन मिलेंगे, लाइक कंपाइल टाइम एक्सेप्शन में आपको मिलेगा इंटरप्टेड एक्सेप्शन। इस तरीके से पूरी हायरार्की है एक्सेप्शन की, और ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन उसी में से एक क्लास है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन इज अ सब क्लास ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इनहेरिटेड है थ्रोएबल से। कि एरर की जो सब क्लासेस होती है इनके ये एरर के ऑब्जेक्ट जावा में थ्रो होते हैं जब एक्सेप्शन सिस्टम लिमिटेशन के कारण आता है। स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन, मेमोरी ओवरफ्लो एक्सेप्शन, जहां पर प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन नहीं है, राइट। जैसे 2 तरीके के अभी हमने बात की ना, एक चेक्ड एक्सेप्शन है, एक अनचेक्ड एक्सेप्शन। ऐसे ही यहां पर अगर देखा जाए तो फिर से एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, व्हाट डू मीन बाय प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन एंड नॉन प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन। प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन वो होते हैं जो प्रोग्राम में गलती के कारण आते हैं, लेकिन नॉन प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन जिसमें प्रोग्राम में कोई मिस्टेक नहीं है, ऐसे एक्सेप्शन जो सिस्टम लिमिटेशन के कारण आते हैं, तो वो होते हैं एरर के ऑब्जेक्ट। प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन ये हैं आपके। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन है यार, बहुत से क्वेश्चन है जो कि एक्सेप्शन से रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको बोला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे हिसाब से, अगर मैं इस टॉपिक को रेट करूं कि बॉस टॉप 5 टॉपिक अगर कोर जावा के हैं तो मेरे हिसाब से ये फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे, कलेक्शन फर्स्ट पे ले सकते हैं आप। लेकिन अभी तक जितने हमने टॉपिक पढ़े हैं उसमें सबसे टॉप मोस्ट टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं यहां पे स्पेसिफिकली 2 कॉन्सेप्ट। एक तो हम ये देखेंगे कि बॉस कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस को हम थ्रोस के साथ कैसे मैनेज करते हैं। दूसरा हम बात करेंगे फाइनली स्टेटमेंट के बारे में कि फाइनली स्टेटमेंट को हमें क्यों यूज करना है, राइट। तो देखिए एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। सपोज करिए कि यहां पर अगर मान लीजिए मैं एक क्लास बनाता हूं, ठीक है, दिस इज अ क्लास एबीसी। अब इस क्लास एबीसी में एक मेथड है, ठीक है, दिस मेथड इज अ डिवीजन मेथड, राइट, कि मैंने इसका नाम रख दिया डिवीजन। बहुत ध्यान से थोड़ा सा इसको समझना तो आपको समझ में आएगा फाइनली का यूज क्या है।
ठीक है, देखिए आप एक्चुअली मैं आपको यूज बताता हूं। फाइनली को हम जनरली कब यूज करते हैं, जब हम प्रोग्राम में कुछ ऐसी स्टेटमेंट को लिखना चाहते हैं जो कि एक्सेप्शन पे डिपेंडेंट ना हो। मतलब मैं ये चाहता हूं कि बॉस एक्सेप्शन आए ना आए, ठीक है, मुझे उन स्टेटमेंट को कंपलसरी एग्जीक्यूट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज अगर अभी हम बात करें, चलिए इस एग्जांपल को तो मैं लेता हूं अभी, लेकिन मान लीजिए अगर अभी हम बात करेंगे जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी की, राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जावा और डेटाबेस के बीच में अगर क्वेरी एग्जीक्यूशन करना है तो सबसे पहले मुझे कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा। इन द फर्स्ट स्टेप वी नीड टू ओपन द कनेक्शन, राइट। अब एक बार अगर आपका कनेक्शन ओपन हुआ, सो आफ्टर कंप्लीशन द टास्क कंपल्सरी यू हैव टू क्लोज दिस कनेक्शन, राइट। लेकिन अब आप सोचिए कि जब आपने कनेक्शन ओपन किया, अब इस कनेक्शन ओपन और क्लोज के बीच में आई कैन राइट 1000 लाइन कोड, राइट। अब इस बीच अगर कोई एक्सेप्शन आ गया या कोई ऐसी स्टेटमेंट आपने लिख दी जिसके कारण आपकी एप्लीकेशन टर्मिनेट हो गई है, तो आपका जो कंपल्सरी स्टेटमेंट है क्लोजिंग का वो रह जाएगा। तो मैं यहां पर यह चाहता हूं कि चाहे एक्सेप्शन आए ना आए, मैंने रिटर्न स्टेटमेंट हो सकता है लिखा हो प्रोग्राम में, मैं यह चाहता हूं कि एक्सेप्शन मैंने हैंडल किए ना किए, मुझे तो कंपलसरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। तो जब भी प्रोग्राम में कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है जिसका एग्जीक्यूशन आपको एक्सेप्शन डिपेंडेंट नहीं रखना है, तो वहां पर हम लिखते हैं फाइनली स्टेटमेंट को, ठीक है। और मैंने अपने प्लेसमेंट रेडी कोर्स में इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, इसके क्विजेस क्या हैं, इसके असाइनमेंट्स, बहुत कुछ वहां पर हम लोगों ने कवर किया है जो कि आपको टेक विद्वान की साइट में मिलने वाला है, राइट। तो यहां पर अभी हम बात करते हैं, देखिए एक्सेप्शन को जब हम हैंडल करते हैं ना, तो एक्चुअली हम दो तरीके से लिखते हैं, या तो हम ट्राई लिखेंगे तो ट्राई का हम कैच लिखेंगे, ठीक है। मतलब यहां पर कंपलसरी ये है कि मुझे एक्सेप्शन मैनेज करना है, कंपलसरी स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। मुझे ये लगता है कि बॉस अगर एक्सेप्शन आया तो इफ एनी एक्सेप्शन ऑकर इन दिस ट्राई ब्लॉक दैट विल बी हैंडल्ड बाय दिस कैच। सेकंड हम ये लिखते हैं ट्राई फाइनली। ट्राई फाइनली मतलब फाइनली बिना ट्राई के नहीं लिखा जा सकता, ये ध्यान रखिएगा, राइट। जैसे कैच विदाउट ट्राई नहीं लिख सकते, वैसे ही फाइनली विदाउट ट्राई आप नहीं लिख सकते। तो अगर मैंने ये लिखा ट्राई फाइनली, अब इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लीजिए कोई एक्सेप्शन आया, सो दैट विल बी हैंडल्ड बाय द जावा हैंडलर। वो जावा का डिफॉल्ट हैंडल करेगा, लेकिन वो इन कंपलसरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको लगता है कि एक्सेप्शन आपको मैनेज नहीं करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू वांट टू एग्जीक्यूट द कंपलसरी स्टेटमेंट, देन गो फॉर ट्राई फाइनली। और तीसरा ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राई कैच और फाइनली, राइट। कि ट्राई कैच फाइनली आपको कब लिखना है, ट्राई कैच फाइनली आपको लिखना है जब आपको एक्सेप्शन को भी मैनेज करना है और आप कंपलसरी स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो अगेन दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कब आप ट्राई कैच लिखेंगे, कब आप ट्राई फाइनली लिखेंगे, कब आप ट्राई कैच फाइनली लिखेंगे। इस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं और ऐसे बहुत से क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में आपको मिलने वाले हैं, जो कि स्पेसिफिकली केवल और केवल एक्सेप्शन से रिलेटेड है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि व्हेन कंपलसरी स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड विल गो फॉर अ फाइनली ब्लॉक। अब देखिए मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं, जो मैं एग्जांपल अभी यहां पर लेने वाला था, राइट। कि मान लीजिए डिवीजन मेथड है। अब इस डिवीजन मेथड में मैंने यहां पर लिखा है, मतलब मुझे ये लगता है कि बॉस मैंने लिखा है c इक्वल टू a डिवाइड बाय b एंड देन आई जस्ट रिटर्न द वैल्यू ऑफ दिस c, रिटर्न c। लेकिन अब आप देखिए, अब मुझे लगता है कि c इक्वल टू a डिवाइड बाय b में एक्सेप्शन आ सकता है, तो हमने यहां पर इसको हैंडल कर लिया ट्राई कैच, और इस कैच में हमने यहां पर लिख दिया अर्थमेटिक एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन e, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि हर एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास जो है वो एक्सेप्शन है, जो कि प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन है। याद है हमने बात की थी प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन, नॉन प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन पार्ट 1 में। तो जितने भी प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन है उनकी पेरेंट क्लास कौन है, एक्सेप्शन। तो यदि आपको लगता है कि आपको अलग अलग क्लास का नाम नहीं लिखना है, तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं एक्सेप्शन ई। वो इसलिए क्योंकि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट अपनी चाइल्ड क्लास का रेफरेंस बन सकता है। तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन नो डाउट यहां से आने वाला है, लेकिन उसकी पेरेंट क्लास कौन है, एक्सेप्शन। या आप रन टाइम एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि रन टाइम एक्सेप्शन भी पेरेंट क्लास है अर्थमेटिक एक्सेप्शन की। तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं एक्सेप्शन ई। तो अब आप देखिए, अगर बाय चांस इस प्रोग्राम में एक्सेप्शन आया, ठीक है, अब मैंने बोला मुझे कंपलसरी स्टेटमेंट ये है कि इस प्रोग्राम के टर्मिनेशन पे मुझे बाय बाय प्रिंट करना है, और वो बाय बाय मुझे लास्ट में प्रिंट करना है। लास्ट में मतलब कि बॉस ऐसा नहीं कि आते से ही मैं पहली लाइन पे बाय बाय लिख दूं, वो नहीं करना है। तो यहां पर आप देखिए, यदि आपको लगता है कि बाय बाय इज अ कंपलसरी स्टेटमेंट, तो आपने ट्राई लिखा, कैच लिखा। अब इस ठीक कैच के नीचे मैंने यहां पर क्या लिख दिया, फाइनली।
ठीक है, ट्राई कैच एंड फाइनली। तो यदि मैंने फाइनली ब्लॉक में लिख दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बाय बाय, विच इज माई कंपल्सरी स्टेटमेंट, राइट, जो कि हमारी कंपल्सरी स्टेटमेंट होगी। ये बाय बाय मैंने कहां पर लिख दिया है, यहां पे। तो अब इसका मतलब यह है कि बॉस अगर इस प्रोग्राम में एक्सेप्शन आया तो कैच उसको हैंडल करेगा एंड फाइनली बाय बाय तो प्रिंट होगा, और एक्सेप्शन नहीं भी आया तब भी आपका प्रोग्राम कंपल्सरी बाय बाय को प्रिंट करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि बॉस चाहे स्टेटमेंट रिटर्न हो ना हो, एक्सेप्शन आए ना आए, कंपल्सरी स्टेटमेंट हमने कहां पर लिख दिया है, फाइनली में। सो जो स्टेटमेंट हम फाइनली में लिखते हैं दैट इज अ कंपल्सरी एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट। तो यही मैंने आपको बोला कि जब अभी हम कनेक्टिविटी ओपन करेंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी, या मान लीजिए एक फाइल अगर आपने ओपन की तो फाइल की क्लोजिंग करना जरूरी है, कि अगर आप एक फाइल को ओपन करते हैं फॉर एनीथिंग, फॉर राइटिंग द डेटा और रीडिंग द डेटा फ्रॉम अ फाइल, हमें कंपल्सरी उसको क्लोज भी करना होता है। तो ये जो क्लोजिंग वाली स्टेटमेंट है ये हमेशा हम कहां पर लिखते हैं, फाइनली ब्लॉक में। तो आई होप आपको फाइनली का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि व्हाई वी शुड गो फॉर अ फाइनली ब्लॉक इन एक्सेप्शन। अब यहां पर चॉइस ये है, अगर आपको लगता है कि सर यहां एक्सेप्शन आपको हैंडल नहीं करना है तो आप कैच को हटा भी सकते हैं, यू कैन जस्ट राइट ट्राई फाइनली। अब इसका मतलब ये होगा कि अगर एक्सेप्शन आया सो दैट विल बी हैंडल्ड बाय जावा डिफॉल्ट हैंडलर, लेकिन फिर वो हैंडल करेगा तो अपने हिसाब से करेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कंपल्सरी स्टेटमेंट उस केस में भी एग्जीक्यूट होगी, फाइनली वहां भी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। तो कहने का मतलब ये है, आई होप आपको फाइनली का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि व्हाई फाइनली इज गोइंग टू बी यूज्ड। ये एक एग्जांपल है जिसके थ्रू हमने ये समझा है कि फाइनली का यूज क्या है। ओके, तो ये तो अभी हमने बात की फाइनली के बारे में, लेकिन अब आप देखिए मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, थ्रो वर्सेस थ्रोस, कि थ्रो और थ्रोज में क्या डिफरेंस है, राइट। तो थ्रो और थ्रोज में क्या डिफरेंस है, आप देखिए थ्रो का यूज क्या है, जब आपको एक्सेप्शन अपनी कंडीशन पे थ्रो करना है। जैसे यहां पर आप देखें तो ये एक्सेप्शन C इक्वल टू A डिवाइड बाय B, यहां पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन कब आएगा। मान लीजिए अगर मैं इसी को थोड़ा सा ऐसा लिखता हूं कि मान लीजिए मैंने ट्राई लिखा, ठीक है, 2 नंबर आपने यूजर से लिए हैं, या डिवीजन मेथड है, चलो ठीक है, फिर से मैंने लिखा इंटीजर डिवीजन, मतलब एग्जांपल आप देखो यहां पे, ये डिवीजन मेथड को आप 2 नंबर दोगे। अब वो 2 नंबर कौन से होंगे वो आपको भी नहीं पता है, दैट 2 नंबर में भी एनीथिंग, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सर एक्चुअली अरिथमेटिक एक्सेप्शन कब आ रहा है, जब नंबर 0 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन मुझे अरिथमेटिक एक्सेप्शन चाहिए जब मैं नंबर को 5 से डिवाइड करूं। मतलब अगर b की वैल्यू 5 है तो भी अरिथमेटिक एक्सेप्शन आना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जावा के हिसाब से डिवाइड बाय 5 इज नॉट एन एक्सेप्शन। जावा के हिसाब से जो एक्सेप्शन है वो डिवाइड बाय 0 है। तो यहां पर क्या कंडीशन आ गई, आप अपनी कंडीशन पर एक्सेप्शन थ्रो करना चाह रहे हैं। तो हमें यह तो पता है कि एक्सेप्शन जब आता है तो जावा ऑब्जेक्ट थ्रो करता है। अब वो ऑब्जेक्ट आपके कंडीशन पे कैसे थ्रो होगा, तो यहां पर आप एक कंडीशन लगा दीजिए, इफ b इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहां पर अब आपने क्या लिख दिया, थ्रो, ठीक है। अब इस थ्रो से आप क्या थ्रो कर सकते हैं, केवल ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना, राइट, और ऑब्जेक्ट भी एक्सेप्शन क्लास का। तो मैंने क्या लिख दिया, थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। और यहां पर आपने वो मैसेज दे दिया जो एक्चुअली आप इस एक्सेप्शन के अगेंस्ट में प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे एक्चुअली जब आप 0 के अगेंस्ट में मैसेज देखेंगे ना तो आपको एक्सेप्शन मिलेगा java.lang.arithmetic exception by 0। तो इस पूरी स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे, इसमें उसने पहले ये बताया है कि जो एक्सेप्शन थ्रो हुआ है वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास का हुआ है, ठीक है। अभी नहीं, मान लीजिए डिवाइड बाय 0 वाला एक्सेप्शन का मैसेज अगर आप देखेंगे तो यू विल गेट अ मैसेज java.lang.arithmetic exception। इसमें जावा इज अ पैकेज, लैंग इज अ पैकेज, अरिथमेटिक एक्सेप्शन इज अ क्लास। तो वो एक्चुअली ये बताना चाहता है कि जो एक्सेप्शन आया है वो जिस क्लास का है वो है अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास, जो बिलोंग करती है लैंग पैकेज को, जिसका टॉप मोस्ट पैकेज है जावा। वैसे ही यहां पर हम चाहते हैं कि जब एक्सेप्शन आए तो जावा ये मैसेज प्रिंट करे java.lang.arithmetic exception by 5। तो देखो क्या किया मैंने, b की वैल्यू 5 पर हमने यहां से एक ऑब्जेक्ट बना के थ्रो कर दिया। अब मैंने यहां पर लिखा c इक्वल टू, इसके ठीक नीचे c इक्वल टू a डिवाइड बाय b एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट c। और ये पूरा कोड हमने कहां लिखा हुआ है, ट्राई ब्लॉक में। दिस कंप्लीट कोड वी शुड राइट इनसाइड ट्राई ब्लॉक। अब इस ट्राई का हमने क्या लिख दिया, कैच, और कैच में मैंने लिख दिया एक्सेप्शन ई। अब देखो, अब इस प्रोग्राम में आपका प्रोग्राम 2 केस में कैच पे आएगा। 2 केस कौन से, सोचो आप। पहला, अगर b की वैल्यू 5 है तो भी ये थ्रो स्टेटमेंट आपको कैच पे थ्रो कर देगा, और अगर b की वैल्यू 0 है तो जावा का इंटरनल एक्सेप्शन तो मैनेज हो ही रहा है यहां पे।
मतलब जावा जो इंटरनली यहां पर चेक कर रहा है वो क्या कर रहा है, इफ बी इक्वल टू 0, पर उसने 0 वाला एक्सेप्शन हैंडल किया है। मैंने बी इक्वल टू 5 पर वही एक्सेप्शन मैनेज कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि अब इस ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन 2 केस में आएंगे, एक मेरी कंडीशन, एक जावा की अपनी कंडीशन। तो ये है यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, कि जब हमें यूजर की कंडीशन पर एक्सेप्शन थ्रो करना है तो दैट इज पॉसिबल विथ थ्रो स्टेटमेंट। अब ये तो थ्रो की बात हुई और समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। लेकिन अब थ्रोज का क्या मतलब है? थ्रोज स्टेटमेंट को हम जावा में यूज करते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को मैनेज करने के लिए, क्योंकि देखिए जावा ने भी मल्टीपल मेथड्स दी हैं हमें, और उसका यह कहना है कि ऐसी बहुत सी मेथड हैं जिनमें एक्सेप्शन आए हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन उसने आगे प्रोग्रामर की तरफ थ्रो कर दी है। मतलब जावा में ऐसी बहुत सी मेथड हमें मिलेंगी जिन मेथड के आगे उसने थ्रोज करके एक्सेप्शन को थ्रोज किया। लाइक फॉर एग्जांपल देखिए, आप एक मेथड है स्लिप। अब जब भी आप इस स्लिप मेथड को यूज करेंगे, एक्चुअली ये यूज हम करेंगे मल्टी थ्रेडिंग में, तो इस स्लिप मेथड को यूज करने के पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस मेथड से एक कंपाइल टाइम एक्सेप्शन थ्रो हुआ है जो कि इंटरप्टेड एक्सेप्शन है। मतलब ऐसी बहुत सी मेथड हमें जावा में मिलने वाली है। जब हम फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे तो वहां पर आपको फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम मिलेगी, जहां पर आपको पता होगा कि ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन थ्रो करेगा, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, राइट। तो यदि मान लीजिए स्लिप मेथड को हम देखें तो स्लिप मेथड में जावा ने मुझे कुछ इस तरीके से दी हुई है, स्लिप मेथड थ्रोस इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ठीक है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो ये जावा ने मुझे इस मेथड के आगे ये लिखा हुआ है थ्रोस इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो मुझे पता है कि बॉस थ्रोस मेथड, ये स्लिप मेथड इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करेगी। मतलब ऐसी मेथड जिनके बारे में आपको पहले से पता है कि यदि ये एक्सेप्शन थ्रो करेंगी तो आपको कंपलसरी क्या करना है, आपको कंपलसरी इनको ट्राई कैच में लिखना है, कि या तो आप इनको ट्राई कैच में लिखें या फिर आप इसको और आगे फॉरवर्ड कर दें। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई मेथड से कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आता है तो उसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कॉलर मेथड की होती है जो उसको कॉल कर रहा है। जैसे यदि मैं इसको कॉल करूंगा जिस मेथड में, तो मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिखना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड अ कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। कि अगर आपने नहीं लिखा तो दैट इज अ सिंटैक्स एरर, वो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ जाएगा, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो जो भी एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे थ्रो होते हैं वो किस स्टेटमेंट के थ्रू होते हैं, थ्रोस के थ्रू। तो यदि किसी मेथड से कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आते हैं तो मुझे जब भी स्लिप लिखना है, मैं क्या लिखूंगा, ट्राई, और फिर इसमें हम जो भी स्लिप लिखने का तरीका होगा थ्रेड डॉट स्लिप, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है, जब पढ़ेंगे आगे देखेंगे। तो ये थ्रेड डॉट स्लिप, यहां पर मैं कुछ इस तरीके से इसको लिखूंगा, ठीक है, थ्रेड डॉट स्लिप एंड देन कैच, और कैच में मुझे इसको हैंडल करना है इंटरप्टेड एक्सेप्शन के फॉर्म में। मतलब इस मेथड को यूज करने के लिए मुझे ट्राई कैच लगाना कंपलसरी होगा, या फिर जिस भी मेथड में मैं इसको यूज करूंगा लाइक XYZ, तो या तो मैं ट्राई कैच लिखूं, और या फिर ट्राई कैच अगर नहीं लिख रहा हूं तो दूसरा तरीका यह है कि XYZ मेथड के आगे मैं लिख देता हूं थ्रोस, ठीक है, या मेन के आगे आपने लिख दिया थ्रोस इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो कहने का ओवरऑल मतलब यह है कि जो मेथड कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन थ्रो करती हैं उनको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो कॉलर मेथड की होती है। मैं डे 1 से आपको एक ही बात कर रहा हूं, क्लासरूम एक बहुत अलग चीज है और कॉर्पोरेट एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। और जावा में एक्सेप्शन के बिना कोड लिखना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि एक्सेप्शन पल पल पे जावा में आते हैं। डे 1 से जावा में एक्सेप्शन आते हैं, लेकिन हम डे 1 पे जावा में एक्सेप्शन इसलिए हैंडल नहीं करते हैं क्योंकि हमें एक्सेप्शन पता नहीं होते हैं। लेकिन अब इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, लेकिन मल्टी थ्रेडिंग जहां पर आपको एक्सेप्शंस को मैनेज करना है, और ईच एंड एवरी टॉपिक आपको एक्सेप्शन मैनेज करते हुए आगे पढ़ना है, चाहे आप एडवांस जावा पढ़ें, चाहे आप कॉर्पोरेट जावा की बात करें, बस एक्सेप्शन बदलते रहेंगे। लेकिन अगर आपको तरीके समझ में आ गए तो फिर हैंडलिंग बड़ी आसान हो जाती है। ओके, तो आई होप ये थ्रोस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, फाइनली का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि फाइनली क्यों लिखना होता है, ठीक है, फाइनली की नीड क्या है, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्या होते हैं, कंडीशनल एक्सेप्शन क्या होते हैं। कंडीशनल एक्सेप्शन मतलब ये जो अभी हमने देखा, दिस इज द एक्सेप्शन जो कि हम हमारी कंडीशन पे थ्रो कर रहे हैं। तो आई होप आपको थ्रो और थ्रोज में डिफरेंस समझ में आया होगा, फाइनली का मीनिंग आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी होता है, देखिए एक इंटरव्यू क्वेश्चन कितना आसानी से, कितना सिंपल पूछा उसने बोला सपोज एक अरे है इंटीजर ए, ठीक है, अब इस अरे में 3 नंबर है, सपोज 10, 20 और 30, ठीक है। अब हमें पता होता है कि अरे का हर एक एलिमेंट इंडेक्स नंबर पे होता है ना, ईच एंड एवरी एलिमेंट, ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स। अब अगर मान लीजिए आपने यहां लिखा ट्राई, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए ऑफ 3 डिवाइड बाय
0। ठीक है, तो अब आप देखिए इस एक लाइन पे दो एक्सेप्शन आने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है आपको। दो एक्सेप्शन इसलिए क्योंकि अगर मैं 0 से डिवाइड कर रहा हूं तो दैट इज अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अगर मैंने a ऑफ 3 लिखा हुआ है तो दैट इज अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि अरे में जो इंडेक्सिंग है वो 0, 1 और 2 है, और यहां पर मैं अरे को 3 इंडेक्स के साथ एक्सेस कर रहा हूं। तो अब यहां पे कौन सा एक्सेप्शन आएगा? ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए एक्सेप्शन एक ही आता है एक ट्राई ब्लॉक में, और यहां पर जो पहला एक्सेप्शन होगा वो होगा अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि डिवीजन तो वो बाद में करेगा, पहले वो a ऑफ 3 को चेक करेगा और उसको 3 अगर नहीं मिला तो थ्रोज एन एक्सेप्शन अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो ये होते हैं अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जो अरे में आउट ऑफ इंडेक्स के कारण आते हैं। ऐसे ही आप देखिए, सपोज अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है ना, मान लीजिए मैंने लिखा स्ट्रिंग s इक्वल टू डेटा फ्लेयर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया डेटा फ्लेयर। अब यहां पर आपको याद है स्ट्रिंग की हमने मल्टीपल मेथड्स पढ़ी हैं। यदि मैंने बोला s डॉट कैर 8 कैरेक्टर 8 3, तो ये मुझे बता देगा थर्ड इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। ठीक है, थर्ड इंडेक्स में यहां पर कौन सा कैरेक्टर है, 0 1 2 3, ये a। लेकिन अगर मैंने बोल दिया s डॉट कैर 8 20, तो 20 तो टोटल कैरेक्टर ही नहीं है ना इसमें, यहां पर एक्सेप्शन आएगा स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो हर जगह पर एक्सेप्शन आने की प्रोबेबिलिटी है, ये स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, बिकॉज आपने यहां पर 20 नंबर का कैरेक्टर बोला, 20 तो टोटल कैरेक्टर ही नहीं है ना स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग इंडेक्स, अरे इंडेक्स, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ऐसे बहुत से एक्सेप्शन हैं। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट अभी हमने समझा, किस तरीके से एक्सेप्शन को मैनेज करना है, ट्राई, कैच, थ्रो का क्या मतलब है, इसके अलावा थ्रोज में क्या डिफरेंस है, फाइनली ब्लॉक क्या होता है, और कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन, इन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। तो चलिए एक बार पूरा इंप्लीमेंटेशन यहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एक्सेप्शंस को मैनेज करेंगे जावा में। तो यहां पर मैं सिंपली एक क्लास बनाता हूं विच इज टेस्ट एक्सेप्शन के नाम से, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जावा में एक्सेप्शंस को मैनेज करते हैं। राइट, तो यहां पर मैंने क्लास बनाई है विच इज टेस्ट एक्सेप्शन डॉट जावा। ठीक है, और इस क्लास को हमने डिफाइन किया है, तो पहले हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज क्लास टेस्ट एक्सेप्शन। ओके, और इस क्लास में हमारे पास है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड। ठीक है, स्ट्रिंग args। ओके, अब यहां पर आप देखिए सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लीजिए मैं 2 नंबर यूजर से एंटर करता हूं, जैसे हमने बात की थी कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन किस तरीके से आएंगे। ओके, तो यहां पर हमने क्या किया, एक सिंपल स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, फर्स्ट विल इंपोर्ट द पैकेज कॉल्ड इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ओके, और यहां पर हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, एंड दिस इज सिस्टम डॉट इन। ओके, ये मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया हुआ है। ओके, और ये 2 वैल्यू हम यूजर से रीड करते हैं, तो हमने मैसेज क्या दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर 2 नंबर। अब ये 2 नंबर हमें किस में रीड करना है, ए में और बी में। तो सिंपली हमने क्या लिख दिया, स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, जो कि हमारा पहला नंबर होगा, और फिर बी में हमने सेकंड नंबर स्कैन किया है, बी इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, एंड दिस इज सी इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। और इसके बाद देखिए अगर मैं एक्सेप्शन को मैनेज नहीं करता हूं तो क्या होगा, पहले अपन ये देखते हैं। हमने बात की थी कि अगर आप एक्सेप्शन मैनेज नहीं करेंगे तो जावा का डिफॉल्ट हैंडलर उसको हैंडल करेगा। अब मैं सपोज इसी के ठीक नीचे लिख देता हूं सी इक्वल टू ए इंटू बी, फिर मैंने लिख दिया सी इक्वल टू ए प्लस बी, फिर मैंने लिख दिया सी इक्वल टू ए माइनस बी। तो अब होना ये चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मैंने पहले डिवाइड किया है, लेकिन आप देखिए यदि मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं और सपोज करिए मैं पहली बार 2 नंबर देता हूं, सपोज 50 और सेकंड नंबर इज 2, आई विल गेट एवरीथिंग 25, 100, 52, 48, मतलब मुझे प्रॉपर रिजल्ट मिला है। लेकिन अगर सेकंड टाइम पे मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं और अगर मैंने 2 नंबर एंटर किए हैं, सपोज 50 एंड सेकंड नंबर इज 0, एंड सी दिस वन, यू विल गेट एन एक्सेप्शन java.lang.arithmetic exception by 0। और इसके बाद का एक भी कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, राइट, क्योंकि यदि आपका एक्सेप्शन जावा हैंडल करेगा तो वो जिस लाइन पर एक्सेप्शन आएगा वहीं से प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि अगर एक्सेप्शन आता है तो मुझे उसको मैनेज करना है, और उस मैनेज करके मुझे आगे अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंटिन्यू रखना है, राइट। तो ये करने के लिए अब हमने क्या किया, इस स्टेटमेंट को और
इस स्टेटमेंट को, दोनों को कहां पे लिख दिया, ट्राई में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्राई वो ब्लॉक है जो एक्सेप्शन को फाइंड आउट करता है, राइट। तो अब अगर इस ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन आया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हमारी। तो हमने क्या किया, अब हमने हमारा हैंडलर यूज कर लिया जो कि हैंडल करेगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख दिया अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई, और इसके अगेंस्ट में हमने फिलहाल यहां पे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सपोज डिवीजन एरर, है ना। ये मैंने अपना मैसेज दे दिया डिवीजन एरर फिलहाल। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर रहा हूं। यहां पे मैंने अब यदि ये ट्राई केस लगा दिया है, सो दैट मींस अब अगर इस ब्लॉक में अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया तो दैट विल बी हैंडल्ड बाय दिस कैच ब्लॉक, राइट। तो अब देखिए आप, ओके, तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूं। लेट्स सी, अब अगर मैंने इसको रन किया तो अब इसका मतलब ये है कि अगर एक्सेप्शन आता है, मान लीजिए मैंने दिया 50 एंड 0, तो आप देखिए क्या मैसेज आया, डिवीजन एरर। लेकिन प्रोग्राम आगे कंटिन्यू हुआ है, उसने सब्ट्रैक्शन को भी चलाया, उसने एडिशन को भी चलाया, उसने मल्टीप्लीकेशन को भी चलाया, राइट। तो आपको रिजल्ट ठीक है 0 50 50 मिल रहा है, बट प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीटली एंड तक हुआ है। एंड दिस इज हाउ टू मैनेज द एक्सेप्शन। और जैसे मैंने आपको कहा था कि हर एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास एक्सेप्शन ही होती है, तो यहां पर अगर मैंने एक्सेप्शन ई लिख दिया तो दैट मींस अब ये किसी भी तरीके की एक्सेप्शन क्लास को हैंडल कर लेगा, राइट। तो एक्सेप्शन ई लिखने के बाद भी आउटपुट में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर एक्सेप्शन आता है तो बाकायदा मेरा प्रोग्राम एक्सेप्शन शो करेगा, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि प्रोग्राम में एक्सेप्शन आएगा ही। आप देखिए, इफ देयर इज नो एक्सेप्शन तो कोई कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हाउ टू मैनेज एक्सेप्शन इन जावा। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, लेकिन अब आप देखिए यहां पे, अगर बाय चांस यहां पर आप ये चाहते हैं कि मुझे कंपलसरी एक स्टेटमेंट के लिए भी कोड लिखना, तो वो मैं कैसे लिख सकता हूं, फाइनली ब्लॉक में। तो यदि मैंने यहां लिख दिया फाइनली, और फाइनली में अगर आपने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, मतलब दो केस में आप देखिए, मैंने ट्राई लिखा है, कैच लिखा है और फाइनली लिख दिया, और ये मैंने लिख दिया दिस इज फाइनली ब्लॉक। क्योंकि एक्चुअली फाइनली का यूज कब आएगा, जब आप फाइल हैंडलिंग का कोई कोड लिखेंगे जहां पर आपने फाइल को ओपन किया है तो आपको उसको क्लोज भी करना है, जहां पर आप डेटाबेस कनेक्शन ओपन करेंगे तो उसको क्लोज भी करेंगे, राइट। जैसा मैंने आपको क्लास में भी बताया था, राइट। अब आप देखिए, अब अगर बाय चांस एक्सेप्शन आता है, ठीक है, बाय चांस मैंने वैल्यू दी है सपोज 20 एंड सेकंड वैल्यू इज 0, एक्सेप्शन आया, लेकिन उसने बाकायदा मुझे मैसेज दिया है दिस इज फाइनली ब्लॉक। अब वो इसलिए क्योंकि एक्सेप्शन अगर आप मैनेज करेंगे तब भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। लेकिन आप देखिए, अगर मैं कैच हटा देता हूं, ठीक है, मैंने कैच को रिमूव कर दिया, अब नो डाउट एक्सेप्शन आएगा तो जावा का हैंडलर उसको हैंडल करेगा, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए उसने दिस इज फाइनली ब्लॉक को प्रिंट किया है, लेकिन रिमेनिंग कोड विल नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। ये फाइनली ब्लॉक का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है कि चाहे आप एक्सेप्शन हैंडल करें ना करें, वो फाइनली ब्लॉक को कंपलसरी एग्जीक्यूट करेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो आई होप ये ट्राई का कॉन्सेप्ट, कैच का कॉन्सेप्ट, फाइनली ब्लॉक का यूज क्या है, ये आपको समझ में आया होगा, राइट। अब देखिए, ये अभी हमने एक एग्जांपल देखा है, लेकिन ऐसे ही आप अरे इंडेक्स आफ्टर बाउंड एक्सेप्शन, स्ट्रिंग का बताया था मैंने आपको, याद करिए कि सपोज अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है और अगर आप स्ट्रिंग के किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं, लाइक मैंने लिखा स्ट्रिंग str इक्वल टू, सपोज आपने लिख दिया डेटा फ्लेयर, ठीक है। अब यदि मान लीजिए मैं लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन str डॉट कैर 8 सपोज 3, अगर मैंने लिख दिया str डॉट कैरेट 3, तो ये मुझे थर्ड कैरेक्टर प्रिंट करके देगा। लेट्स ये देखिए आप, अच्छा एक मिनट, हमने शायद फाइनली को कमेंट नहीं किया है, क्योंकि जब ट्राई के हटा दिया तो फाइनली की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अभी आपने अगर कैरेट 3 लिखा है तो यू विल गेट थर्ड पोजीशन कैरेक्टर। एक मिनट, वेरिएबल, ओके, इन सबको भी कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि हमने एक्चुअली सारा कोड ही कमेंट कर दिया है। लेट्स ये देखिए आप, क्या मिला आपको ए, लेकिन यहां पर अगर मान लीजिए मैं 3 की जगह लिख देता हूं 20, तो अब 20 तो कैरेक्टर ही नहीं है, बताया था मैंने आपको। और देखिए क्या एक्सेप्शन मिलेगा आपको, स्ट्रिंग इंडेक्स आफ्टर बाउंड एक्सेप्शन। तो यदि आप किसी स्ट्रिंग को भी उसके इंडेक्स से बाहर एक्सेस करेंगे, यू विल गेट सच टाइप ऑफ एक्सेप्शन। तो आई होप ये एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, लेकिन इसके डिटेल डिस्कशन के लिए आप एक बार प्लेसमेंट रेडी कोर्स को जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना डिटेल में इस टॉपिक में इंटरव्यू के क्वेश्चन बनते हैं। अरे का कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज एन अरे, व्हाई वी शुड गो फॉर एन अरे। अगर आपने प्रीवियसली कोई लैंग्वेज पढ़ी है ना, लाइक C++ से अगर आप फैमिलियर हैं, तो यू नो वेरी वेल अरे क्या होता है। अरे को हम डिफाइन करते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, ठीक है, कि जब सेम टाइप के डेटा को हमें कलेक्ट करना होता है तो यहां पर हम यूज करते हैं अरे का। लेकिन बिलीव मी, जावा में जब हम अरे की बात करेंगे तो अरे की कुछ लिमिटेशंस की भी बात करेंगे, और इसीलिए हम जावा में कलेक्शंस को प्रेफर करते हैं कि जब भी आपको होमोजेनियस या हेट्रोजेनियस डेटा को
कलेक्ट करना है, वहां पर हमारे लिए कलेक्शन फ्रेमवर्क भी अवेलेबल है, जो कि जावा का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इंटरव्यू रूम में भी अक्सर पूछा जाता है। लेकिन फिलहाल यहां पर जो हम बात करने वाले हैं वो अरे के कॉन्सेप्ट की करते हैं। लेकिन देखिए, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अरे इन सी एंड अरे इन जावा। अरे इन सी एंड सी प्लस प्लस और अरे इन जावा में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो इसलिए क्योंकि जावा में अरे इज एन ऑब्जेक्ट और सी प्लस प्लस में अरे होता है एक वेरिएबल। ठीक है, जावा में अरे मेमोरी एलोकेट करता है रन टाइम पे और सी प्लस प्लस में अरे मेमोरी एलोकेट करता है कंपाइल टाइम पे। आप देखिए, यदि आप अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करेंगे और अगर आपने अपने रिज्यूमे में लिखा है लैंग्वेज नोन वाले कॉलम में, अगर आपने सी भी लिखा है, आपने सी प्लस प्लस भी लिखा है और आपने जावा भी लिखा है, क्योंकि आपने तीनों लैंग्वेज पढ़ी है, तो आपने बाकायदा इंटरव्यूअर को यह अधिकार दिया है, ये ऑथराइज कर दिया है कि वो आपसे वो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन पूछेगा जो सी प्लस प्लस और जावा में होते हैं। लाइक अरे इन सी और अरे इन जावा में क्या डिफरेंस है, अब आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपने सी भी पढ़ी है और आपने जावा भी पढ़ी है। अब हम जब बोलते हैं अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप और अरे इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट, अब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये मेमोरी एलोकेट करेगा रन टाइम पे, राइट। और अगर ये मेमोरी एलोकेट करेगा रन टाइम पे और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली बात है इन ऑब्जेक्ट के पीछे कोई ना कोई क्लासेस होंगी। तो यहां पर आप सुनिए ध्यान से, अक्सर एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय फैक्ट्री क्लासेस। जावा में फैक्ट्री क्लासेस क्या होती हैं? फैक्ट्री क्लासेस हम उन क्लासेस को कहते हैं जो कि जावा डेवलपर ने हमारे लिए नहीं बनाई, वो उसने अपने पर्पस के लिए बनाई है, क्योंकि उसने भी लैंग्वेज को डेवलप किया यार, उसने भी कई लाइंस के कोड लिखे हैं। तो जावा को कुछ क्लासेस ऐसी थी जो अपने पर्पस के लिए बनानी थी, दिस इज नॉट फॉर अस। जैसे उसने स्ट्रिंग क्लास हमें दी है, उसने एक्सेप्शन क्लास हमें दी है, ठीक है, मैंने आपको बताया देयर आर लॉट ऑफ जावा क्लासेस जो भी हम पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन वो क्लासेस जो डेवलपर अपने पर्पस के लिए बनाता है ये कहलाती है फैक्ट्री क्लासेस। और अरे के पीछे जितनी भी क्लासेस काम कर रही हैं ये सारी की सारी क्लासेस हम कहते हैं फैक्ट्री क्लासेस है, राइट। अब आप देखिए, जावा में जब हम अरे को डिक्लेयर करते हैं, अब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका डिक्लेरेशन और डेफिनेशन आप समझिए कि यहां पर मैं अरे को करूंगा डिक्लेयर, तो ये मैंने अरे को डिक्लेयर किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि सर अरे की लिमिट क्या होगी। जैसे अगर आप सी में देखें तो सी में आप क्या करते हैं, अरे को इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं 100 साइज का। तो जब हम अरे को 100 साइज का डिफाइन कर देते हैं तो ये फिक्स्ड हो जाता है कि आपका अरे अगर आपने 10 एलिमेंट भी दिए हैं तो वो 100 की मेमोरी एलोकेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन है। लेकिन जब हम जावा में अरे को डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अरे हमने डिक्लेयर किया है। अब मैं मान लीजिए कि स्कैनर ऑब्जेक्ट मैंने डिक्लेयर कर दिया है और यहां पर मैंने लिखा है, मान लीजिए n इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, है ना, कि ये मैंने वैल्यू यूजर से रीड किया। यहां पर मैंने एक मैसेज दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर लिमिट ऑफ अरे, ठीक है, एंटर लिमिट ऑफ अरे। ये स्कैन के पहले आपको स्कैनर को डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि स्कैनर हम यूज करते हैं जावा में यूजर से डेटा रीड करने के लिए, तो वो मैंने जस्ट डायरेक्टली यहां पर अभी लिख दिया है n इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। तो इससे आपको क्या होगा, इससे आपको एक इंटीजर वैल्यू रीड होके मिलेगी। अब आप चाहते हैं आपका अरे इस साइज की मेमोरी एलोकेट करे, तो यहां पर अरे को हम जावा में इस तरीके से डिफाइन करते हैं, अरे AR इक्वल टू न्यू इंट ऑफ n। तो ये देखिए आप, दिस इज व्हाट द डिफरेंस कि ये मेमोरी एलोकेशन रन टाइम पे हुआ है। तो यहां पर एडवांटेज ये है कि यदि आपकी रिक्वायरमेंट 10 एलिमेंट की है तो अरे भी 10 एलिमेंट्स को लेके ही मेमोरी एलोकेट करेगा। जबकि सी और सी प्लस प्लस में हम क्या बोलते हैं, अगर आपने अरे को 100 का डिक्लेयर कर दिया तो वो 100 साइज का होगा, भले ही आप उसमें 10 एलिमेंट एंटर करें। पर यहां भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक और डिफरेंस है सी और सी प्लस प्लस में, और यहां पे सी और सी प्लस प्लस में अगर अरे अपनी लिमिट को क्रॉस करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गार्बेज वैल्यू दे देगा। लेकिन जावा में अरे में अगर आपने लिमिट से ज्यादा डेटा दिया तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। मतलब जावा में आप अरे को उतना ही यूज कर सकते हैं जितना कि इंडेक्सिंग वैल्यूज दी गई है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। तो आप देखिए, ये तो है अरे का रन टाइम मेमोरी एलोकेशन, राइट। लेकिन आप चाहें तो जावा में अरे को इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। यदि आपको पता है कि एक अरे में आपको यूजर से वैल्यू नहीं लेनी है, फिक्स एलिमेंट सेट करना है, तो आपने क्या किया, इस एलिमेंट्स को इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया। तो ये जो अरे आपका बनेगा, ये अरे क्या करेगा, अरे ऑफ 0 में वैल्यू स्टोर करेगा 10, अरे ऑफ 1 की वैल्यू स्टोर होगी 50, अरे ऑफ 2 की वैल्यू स्टोर होगी 20 एंड सो ऑन। तो जो इंडेक्सिंग है वो क्या है, 0 1 2 3 4, राइट। यहां पर आप देखिए, फिलहाल तो हम बात करते हैं कि ये मैंने अरे लिया। अब देखिए, हर अरे अगर ऑब्जेक्ट है तो इसके साथ एक वेरिएबल भी होता है कि मान लीजिए इस अरे की वैल्यू को अगर मुझे प्रिंट करना है
तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 5 लिखने के बजाय मैं लिखूंगा AR.length। ये लेंथ क्या है, दिस इज अ वेरिएबल जो कि हर अरे की क्लास में होता है। हर अरे के पीछे जो फैक्ट्री क्लास है उसमें आपको एक पब्लिक वेरिएबल मिलेगा लेंथ नाम का, जो आपको अरे की लेंथ बता देगा कि आपके अरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो यहां पर अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो हमने क्या लिखा, 0 से लेके अरे डॉट लेंथ इन i++ एंड सिंपली आई विल जस्ट प्रिंट दिस वैल्यू अरे ऑफ i। ठीक है, तो अभी तो बाकायदा मुझे आउटपुट मिलेगा 10, 50, 20, 30, 40। लेकिन मान लीजिए अगर आपने इसकी बजाय डायरेक्टली ये लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अरे ऑफ 9, तो अरे ऑफ 9 हम देखिए टोटल इंडेक्सिंग कितनी है आपके पास, 0 से 4, और आप बोल रहे हैं अरे ऑफ 9 की वैल्यू प्रिंट करो। सो दैट शोज अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। और यही बात अगर आप सी और C++ में देखेंगे, यू विल नॉट गेट एनी एक्सेप्शन, यू विल गेट सम गार्बेज वैल्यू, बिकॉज वहां पे एक्सेप्शन मैनेजमेंट नहीं है। लेकिन जावा में अगर आपने अरे को उसके इंडेक्स से बाहर एक्सेस किया, इट थ्रोज अ रन टाइम एक्सेप्शन। ऐसे ही आप देखिए पिछले वाले में भी एक्सेप्शन आने के चांसेस। आपने बोला है इस अरे को रन टाइम पे डिक्लेयर करना है n साइज का, अब अरे की इंडेक्सिंग 0 से शुरू हो रही है। बात समझ रहा है? देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, ये मैं कुछ झलकियां जिसको बोलते हैं ना, कुछ एग्जांपल बता रहा हूं आपको। ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं आप देखिएगा हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में। यहां पर आप देखिए, अगर बाय चांस आपने बोला कि सर अरे रन टाइम मेमोरी एलोकेट करेगा, अब n की लिमिट अगर आपने 5 दी तो आपका अरे की साइज कितनी होगी, 5। लेकिन लिमिट तो आप रन टाइम पे यूजर से ले रहे हैं ना। मान लीजिए अगर आपने लिमिट दे दी -10, अगर आपने लिमिट दे दी -10, तो क्या आ रही है, अरे आपका नेगेटिव वैल्यू अलोकेट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो क्या होगा यहां पे, किस तरीके का एरर आएगा, ये फिर से एक्सेप्शन आएगा। अगेन दिस इज एक्सेप्शन, नेगेटिव वैल्यू इनिशियलाइजेशन एक्सेप्शन, कि अरे को आप अगर नेगेटिव वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है रन टाइम पर एक्सेप्शन शो करेगा। तो आप समझिए कि अरे को लेके भी कितने क्वेश्चंस हैं जो टॉप एमएनसीज के इंटरव्यू में पूछे गए हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आ रहा है कि लेंथ वेरिएबल क्या होता है, अरे का डिक्लेरेशन किस तरीके से होगा, अरे को हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे। और आप देखिए अरे के टाइप की अगर हम बात करें तो अरे 1 डायमेंशनल अरे होता है, अरे 2 डायमेंशनल अरे होता है, अरे मल्टी डायमेंशनल अरे होता है। हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि जब हम एक अरे को डिक्लेयर करते हैं तो ये जो होती है ना, ये कहलाती है अरे की सबस्क्रिप्ट। दिस इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट ऑफ एन अरे। तो एक ऐसा अरे जिसमें एक सबस्क्रिप्ट होती है, ये 1 डायमेंशनल अरे कहलाता है। अगर अरे में सबस्क्रिप्ट एक से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा अरे दिस वन, तो ये 2 डायमेंशनल अरे है, एंड इफ मोर देन 2 तो ये मल्टी डायमेंशनल अरे कहलाता है। अब इस अरे को लेके देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन। अगर आप बिलीव करिए, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर की प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको जावा में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो आप वहां देखिएगा सर्चिंग के, सॉर्टिंग के, स्टैक क्यू का इंप्लीमेंटेशन यूजिंग अरे हम बात करते हैं, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं। ठीक है, आप देखिएगा जावा विद डीएसए का जो हमारा प्लेसमेंट रेडी कोर्स है, ठीक है, मतलब डीएसए विद जावा, तो डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा का जो कोर्स है, वहां पर आप देखिएगा कि कितने प्रोग्राम्स हैं जो हमने अरे को लेके इंप्लीमेंट करे हैं। क्योंकि जब सर्चिंग की बात होगी, सॉर्टिंग की बात होगी, तो आपको डेटा कलेक्शन फॉर्मेट में चाहिए, और जब डेटा कलेक्शन फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पर हम अरे को यूज करते हैं। ये मैंने आपको केवल एक एग्जांपल अभी बताया कि जावा में अरे को हम डिक्लेयर किस तरीके से करेंगे। 2 तरीके हैं आपके पास कि या तो आप रन टाइम पे लिमिट के साथ डिक्लेयर करें, या आप अरे में वैल्यू इस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। और आप देखिए यहां पे एक और क्वेश्चन, मैं आपको यही बता रहा हूं। आप देखिए सी में अगर मान लीजिए आपके पास एक अरे, फॉर एग्जांपल ये सी का अरे, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, ठीक है, कि अगर मान लीजिए सी लैंग्वेज में एक अरे मैंने डिक्लेयर किया है, अब मैं चाहता हूं इसकी कॉपी बना लूं एक दूसरे अरे में AR1। ये एक मैंने दूसरा अरे डिक्लेयर कर दिया 5 का, तो क्या लगता है आपको, मैं ऐसा लिख सकता हूं अरे 1 इक्वल टू AR? क्या ऐसा पॉसिबल है सी में कि मैं एक अरे को अरे में कॉपी कर दूं? नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये अरे मल्टीपल वैल्यू कंसिस्ट कर रहा है। तो सी में अरे को अरे में ऐसे कॉपी नहीं करते हैं, एक लूप लगा के बाकायदा एक एक करके एलिमेंट कॉपी करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि क्या हम अरे को ऐसे कॉपी कर सकते नहीं, लेकिन जावा में यस, जावा में दिस इज वैलिड स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है बेटा, और ये तो आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कॉपी कर रहे हो। ठीक है, तो एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर मैंने एक्चुअली क्या किया है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में असाइन किया है, तो ये रेफरेंस हो गया यहां पे। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे गए हैं टॉप एमएनसीज में, कि क्या हम एक अरे को अरे में असाइन कर सकते हैं? यस, बिकॉज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बन रहा है यहां पे। तो आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं। अरे एज एन आर्गुमेंट, जब हम वैल्यू पास करते हैं कि किसी भी फंक्शन में आपने अरे पास किया, तो क्या होगा यहां पे आप देखिए, मान लीजिए अरे है, अब इस अरे को अगर मैं किसी फंक्शन में पास करता हूं, लाइक कि मान लीजिए अगर मैंने XYZ नाम के फंक्शन में इस अरे को पास किया है, ठीक है, तो सी अगर आप याद करें तो सी में जब आप अरे पास करते हैं तो आपको उसकी लिमिट भी बतानी पड़ती है कि अरे अपने साथ कितने एलिमेंट लेके चल रहा है।
क्योंकि वहां पता कैसे चलेगा कि आपके अरे में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। लेकिन जब आप जावा में इसकी बात करते हैं तो आपको केवल अरे पास करना है, नो नीड टू पास द साइज ऑफ द अरे। वो इसलिए क्योंकि ये अरे के पास एक लेंथ नाम का वेरिएबल है जिससे आपको अरे की साइज पता चल जाएगी। तो जहां भी आप XYZ, हालांकि अभी मैं इसको बड़े सिंपल वे में लिख रहा हूं, लेकिन इस XYZ के लिए आपको बाकायदा एक क्लास बनानी है। मान लीजिए ए नाम की क्लास है जिसमें XYZ नाम का फंक्शन है या ऑब्जेक्ट है। अब आपने यहां से अरे पास किया, तो जहां भी इस XYZ फंक्शन को आप डिफाइन करोगे, आप केवल क्या करोगे, आप यहां पे अरे को रिसीव करोगे AR में, जो भी आपने नाम लिया है, और यहां पर आप इसको एक्सेस कैसे करेंगे, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन AR डॉट लेंथ, i लेस देन AR डॉट लेंथ i प्लस प्लस। तो यहां पर आपको साइज नहीं देना है, लेकिन अगर यही सी लैंग्वेज होता तो आपको अरे के साथ यहां पे 5 भी देना पड़ता कि अरे में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5। जबकि जावा में आपने केवल अरे पास किया है और इस अरे का रेफरेंस बना है आपका ये अरे। ठीक है, तो ये अरे इसका रेफरेंस बना और लेंथ से आपने पता कर लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। दिस इज व्हाट द एडवांटेज ऑफ अरे इन जावा, कि जब हम जावा में अरे को यूज करते हैं तो क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं हमें जावा में अरे के ऑब्जेक्ट होने के। और ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि हम इसको न्यू के साथ डिफाइन कर रहे हैं, और अगर आप न्यू के साथ डिफाइन नहीं करेंगे तो इट विल बी ए रेफरेंस ऑब्जेक्ट। यहां पर ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, एक्चुअली ये AR जो है इट इज अ रेफरेंस ऑफ दिस AR। जब मैं ये लिखता हूं AR1 इक्वल टू AR, तो दिस AR1 इज अ रेफरेंस ऑफ दिस AR। तो अगर मैं AR1 से भी कोई चेंजेस करूंगा तो उसका इफेक्ट मुझे एक्चुअल AR पे दिखेगा। तो ये होता है रेफरेंस ऑब्जेक्ट। मल्टी थ्रेडिंग, राइट। हम जावा की जब फीचर्स की बात करते हैं तो हमने मल्टीपल फीचर जावा के पढ़े हैं। ठीक है, कि जावा इज अ रोबस्ट लैंग्वेज, जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, और उसी सीक्वेंस में हम बोलते हैं जावा इज अ मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज। तो ये मल्टी थ्रेडिंग का क्या मतलब है, व्हाई वी शुड गो फॉर दिस मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट? बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंटरव्यू एंड इवन फॉर फर्दर एप्लीकेशंस, राइट। सो मल्टी थ्रेडिंग, चलिए हमारे लिए एक नया वर्ड हो सकता है, लेकिन मल्टीटास्किंग हमने पढ़ा है ना। मल्टीटास्किंग तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मल्टीटास्किंग क्या होता है, राइट। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है टू परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम। हम बोलते हैं ना, विंडोज इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, लिनक्स इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो मल्टीटास्किंग का मतलब होता है, अब एक सिंपल रियल वर्ल्ड में भी अगर हम बात करें, सो मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक ही टाइम पे एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सेम टाइम पे नोट्स भी बना रहे हैं, आप सेम टाइम पे वीडियो भी देख रहे हैं, आप सेम टाइम पे चाय भी पी रहे हैं, राइट। मतलब यू कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम। ठीक है, अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आप टीवी भी देख रहे हैं, सपोज आप उस समय डिनर भी कर रहे हैं या लंच भी कर रहे हैं, ओके, किसी से बातचीत भी कर रहे हैं, मतलब आप एक टाइम पे एक से ज्यादा अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल वर्ड में अगर हम बोले मल्टीटास्किंग, राइट। लेकिन हम विंडोज को बोलते हैं विंडोज इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो विंडोज को हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कहते हैं, है ना। अभी मैं मल्टी थ्रेडिंग पे आता हूं, लेकिन पहले आप ये समझो मल्टी थ्रेडिंग एक्चुअली मल्टीटास्किंग का ही एक सब पार्ट है, राइट। तो मल्टीटास्किंग को अगर आप देखें टेक्निकली अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं, विंडोज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसे है, तो आप विंडोज पे आप देखिए एट ए टाइम आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो सेम टाइम पे आप प्रिंट आउट भी चला रहे हैं, आप सेम टाइम पे गाने भी सुन रहे हैं, तो एक ही टाइम पे आप 3 अलग अलग काम कर रहे हैं। तीनों अनरिलेवेंट है, ये ध्यान रखना, तीनों टास्क अनरिलेवेंट है। आप एक प्रिंट आउट चल रहा है आपका, आप टाइपिंग कर रहे हैं और आप गाने सुन रहे हैं। ये तीनों टास्क आप एट द सेम टाइम परफॉर्म कर रहे हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग, कि विंडोज इज द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। लेकिन बच्चे जब हम मल्टीटास्किंग को थोड़ा सा और इलॉबरेट करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में मल्टीटास्किंग के चलते हैं, तो हमें समझ में आता है मल्टीटास्किंग 2 टाइप की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मल्टीटास्किंग। एक को हम बोलते हैं प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, वन इज कॉल्ड प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग एंड सेकंड इज कॉल्ड थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। एक को हम बोलते हैं प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, तो दूसरे को हम बोलते हैं थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग, राइट। आ गया थ्रेड कॉन्सेप्ट मल्टीटास्किंग में, ओके। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि सर ये दोनों टास्किंग अलग अलग कैसे हैं, प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग का क्या मतलब होता है, थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग का क्या मतलब होता है, और जावा इनमें से किसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप की मल्टीटास्किंग है, ओके। तो पहले एक बार इसको समझते हैं, फिर हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है, जावा किस तरीके की मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करेगा, ओके। तो आप देखिए प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है। हमें यह पता है कि जब भी हम सिस्टम पे कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सपोज करिए जावा का आपने कोई एडिटर ओपन किया है फॉर टाइपिंग, आप सेम टाइम पे चाहते हैं कि आपको गाने भी सुनना है तो आप कोई भी एक मीडिया प्लेयर ओपन कर लेंगे। ठीक है, सेम टाइम पे अगर आप चाहते हैं कि आप टाइपिंग भी करना चाहते हैं तो आप वर्ड एक्सेल में से कोई भी एक एडिटर ओपन कर लेंगे। तो यहां पर आपने आपके हिसाब से 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर ओपन करें, है ना। आपने एक MS वर्ड ओपन किया है, आपने गाने सुनने के लिए सपोज VLC मीडिया प्लेयर ओपन किया है, और आपने जावा का कोड लिखने के लिए या कोड देखने के लिए सपोज कोई तीसरा एडिटर भी ओपन किया है ना। टाइपिंग आप 2 में एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आपने प्रिंट आउट दे दिया कि वर्ड में आपका प्रिंट आउट चल रहा है, जावा में आप कोडिंग कर रहे हैं और आप साइमल्टेनियसली गाने भी सुन रहे हैं। ये 3 काम तो हो सकते हैं। तो आपके हिसाब से आपने 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर ओपन करे हैं, लेकिन सिस्टम के हिसाब से ये 3 अलग अलग प्रोसेसेस हैं। सिस्टम इनको 3 अलग अलग प्रोसेस मानता है। हम बोलते हैं ना कि बॉस मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो सिस्टम के हिसाब से ये तीनों प्रोसेस अलग अलग हैं। ओके, तो यहां पर क्या होता है कि जब आप और आप देखो ये तीनों प्रोसेस अलग अलग हैं। आप टास्क मैनेजर में जाके देख सकते हैं। यदि आपको यह देखना है कि आपके सिस्टम पे एट ए टाइम कितने प्रोसेस चल रही हैं, तो आप कंट्रोल अल्टर डिलीट को प्रेस करिए और उसमें एक ऑप्शन मिलेगा टास्क मैनेजर। आप टास्क मैनेजर पे जाके देखिए, आपको समझ में आएगा कि कितनी अलग अलग प्रोसेसेस एट द सेम टाइम रन हो रही हैं। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम बोलते हैं विंडोज इज अ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक से ज्यादा प्रोसेसेस होती हैं, है ना। अपन बोलते हैं ना प्रोसेसर्स, तो प्रोसेसर जितने ज्यादा होंगे आप उतनी ज्यादा एक्टिविटी एक ही टाइम पे परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हर एक प्रोसेसर एक एक्टिविटी को में इन्वॉल्व होता है। तो एग्जैक्टली इंटरनल प्रोसेसिंग की बात करें हम, तो एग्जैक्टली होता यह है कि जब भी आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो उन सॉफ्टवेयर को एक्चुअली हम बोलते हैं प्रोसेस। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो मैंने 3 प्रोसेस अलग अलग ओपन की है। आई ओपन 3 डिफरेंट प्रोसेसेस। एक प्रोसेस मान लो मेरी MS वर्ड की है, सेकेंड प्रोसेस मान लो मेरी कोई जावा के एडिटर की है, तीसरी प्रोसेस है मेरी सॉन्ग की। सपोज ये मैंने प्रिंटर के लिए, ये MS वर्ड प्रिंट आउट के लिए मैंने ओपन की है। ओके, तो ये मैंने प्रिंटर को रिक्वेस्ट दे दी है, जावा के एप्लीकेशन में टाइप कर रहा हूं मैं गाने सुनने के लिए, मैंने VLC मीडिया प्लेयर ओपन किया हुआ है। तो ये तीनों प्रोसेस 3 अलग अलग मेमोरी में पर टास्क एग्जीक्यूशन कर रही है। मतलब यहां पे हर एक प्रोसेस को चलने के लिए एक सेपरेट अमाउंट ऑफ स्पेस चाहिए, और ये हमें लग रहा है कि ये 3 प्रोसेस एक साथ चल रही हैं, राइट। जबकि इंटरनल देखा जाए तो एक एट ए टाइम एक ही प्रोसेस रन होती है, लेकिन इन प्रोसेसेस के बीच में स्विचिंग होती है। इन प्रोसेसेस के बीच में स्विचिंग होती है, और वो स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि हमें यह लगता है कि ये तीनों प्रोसेस एक साथ चल रही हैं। ये जो स्विचिंग होती है इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट स्विचिंग। ठीक है, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। राउंड रॉबिन कॉन्टैक्ट स्विचिंग, राइट, कि इंटरनल प्रोसेसेस जब चलती हैं तो हर प्रोसेस आपस में स्विचिंग करती है। तो ऐसी मल्टीटास्किंग जहां पर हर प्रोसेस एक सेपरेट अमाउंट ऑफ स्पेस को लेके अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करती है, जहां पर हर प्रोसेस को चलने के लिए एक सेपरेट अमाउंट ऑफ स्पेस चाहिए, इस तरीके की मल्टीटास्किंग को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग बिकॉज एवरी प्रोसेस ऑक्यूपाइड अ सेपरेट मेमोरी स्पेस फॉर एन एग्जीक्यूशन। यहां पर हर प्रोसेस ने एक सेपरेट मेमोरी स्पेस ली है एग्जीक्यूशन के लिए, राइट। और इसी मल्टीटास्किंग को हम हेवी वेट मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेवी वेट मल्टीटास्किंग, राइट। हेवी वेट मल्टीटास्किंग क्यों बोलते हैं? अरे हेवी वेट क्यों? क्योंकि मेमोरी ऑक्यूपेशन ज्यादा है ना, क्योंकि हर प्रोसेस एक सेपरेट अमाउंट को लेकर एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके की मल्टीटास्किंग में जहां पर हर प्रोसेस ने अलग स्पेस ऑक्यूपाइड की है और इनके बीच में स्विचिंग होती है, और ये स्विचिंग मैंने क्या बोला? कॉन्टैक्ट स्विचिंग कहलाती है। ओके, और इसी मल्टीटास्किंग को हम हेवी वेट भी कहते हैं, और इसी मल्टीटास्किंग को बोलते हैं प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। तो हम जो बोलते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है? प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, राइट, क्योंकि वहां जितनी प्रोसेसेस आप ओपन करेंगे हर प्रोसेस मेमोरी में एक सेपरेट अमाउंट ऑफ स्पेस को लेकर एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रही है। तो विंडोज इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन कौन सी मल्टीटास्किंग को सपोर्ट कर रहा है? प्रोसेस बेस्ड। रीजन समझ में आया? लेकिन एक मल्टीटास्किंग ऐसी भी है कि जहां पर अगर आप देखोगे तो मेमोरी में आपको एक सिंगल प्रोसेस दिखेगी। ठीक है, मेमोरी में आपको दिखेगी एक सिंगल प्रोसेस, राइट, अलग अलग प्रोसेस नहीं है। यहां तो चलिए ये प्रोसेस 1 है, ठीक है, ये प्रोसेस 2 है,
ये प्रोसेस 3 है, ओके। लेकिन वन टाइप ऑफ मल्टीटास्किंग इन विच अ सिंगल प्रोसेस, देयर इज अ वन प्रोसेस बट दैट सिंगल प्रोसेस इंटरनली रन्स मोर देन वन प्रोसेसेस। ये इंटरनली प्रोसेस के अंदर प्रोसेस चल रही है, राइट, जिसको हम सब प्रोसेस भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस के अंदर इंटरनल प्रोसेस चलती है बच्चे, इन्हीं को बोला जाता है थ्रेड। एक्चुअली थ्रेड, कि जब कोई प्रोसेस किसी आउटर प्रोसेस में अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रही है, कि प्रोसेस तो मेमोरी में एक है, अगर आप टास्क मैनेजर में जाके देखोगे तो आपको एक सिंगल प्रोसेस दिखेगी, बट दैट सिंगल प्रोसेस इंटरनली रन्स मोर देन वन थ्रेड। थ्रेड का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कोड। थ्रेड कुछ नहीं है, प्रोग्राम की सीक्वेंस थ्रेड कहलाती है। कि जब एक प्रोग्राम सीक्वेंस वाइज अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है तो हम बोलते हैं ये थ्रेड चल रही है, दिस इज अ थ्रेड। गॉट इट। तो यहां पर अगर आप समझें तो प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है, समझ में आया कि जहां पर हर प्रोसेस ने अलग अलग स्पेस ऑक्यूपाइड की है। लेकिन थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग को हम क्या बोलते हैं, ऐसी मल्टीटास्किंग जहां पे एक सिंगल प्रोसेस मेमोरी में चल रही है बट दैट सिंगल प्रोसेस इंटरनली रन्स मोर देन वन थ्रेड्स। तो यदि इस तरीके की मल्टीटास्किंग की हम बात करें तो इसको पहली बात मैं क्या बोलूंगा, थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। दिस इज कॉल्ड थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग, ये कहलाती है थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग, राइट। और इसी मल्टीटास्किंग को हम बोलते हैं लाइट वेट मल्टीटास्किंग। ये वर्ड याद रखना, लाइट वेट और हेवी वेट। ये लाइट वेट है, क्यों लाइट वेट है समझ में आया। दिस इज लाइट वेट बिकॉज अरे एक ही प्रोसेस ने मेमोरी ऑक्यूपाइड की है ना, और यहां पर क्या हो रहा है, मेमोरी ऑक्यूपेशन हर प्रोसेस का अलग अलग है, तो ये मेमोरी ज्यादा लेगा, और अगर ये ज्यादा मेमोरी लेगा तो ये हेवी वेट है, और ये मेमोरी कम लेगा, और अगर ये कम मेमोरी लेगा तो ये लाइट वेट है, राइट। तो दोनों मल्टीटास्किंग है, लेकिन एक मल्टीटास्किंग हेवी वेट है, दूसरी मल्टीटास्किंग लाइट वेट है। एक को हम बोलते हैं प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, एक को हम बोलते हैं थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। यहां पर क्या होता है, ये जो इंटरनल थ्रेड्स हैं ये आपस में स्विचिंग करती है, ठीक है, कि थोड़ी देर ये थ्रेड चलेगी, फिर ये थ्रेड चलेगी, फिर ये थ्रेड चलेगी, फिर ये थ्रेड चलेगी, राइट। इनमें थ्रेड्स के बीच में स्विचिंग होती है। यू कैन रन मोर देन वन थ्रेड इन अ सिंगल प्रोसेस। आप एक ही प्रोसेस में एक से ज्यादा इंटरनल थ्रेड्स को रन कर रहे हैं, और जब इस तरीके की मल्टीटास्किंग की हम बात करते हैं तो यही कहलाता है थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। और आप देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। कभी आपने MS वर्ड में टाइपिंग की है? आप बोलोगे सर बिल्कुल की है, राइट। तो कभी आपने देखा है जब आप MS वर्ड में टाइपिंग करते हैं तो आपको रेड लाइन मिलती है, आपको ग्रीन लाइन मिलती है? बिल्कुल देखा होगा, राइट। वो रेड लाइन क्या इंडिकेट करती है? आप बोलोगे सर स्पेलिंग मिस्टेक्स, राइट। ग्रीन लाइन क्या इंडिकेट करती है? आप बोलोगे सर ग्रामेटिकल मिस्टेक, बिल्कुल सही। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि टाइप तो आप MS वर्ड में कर रहे हैं, लेकिन ये इंटरनल जो आपकी स्पेलिंग चेक हो रही है या आपकी ग्रामेटिकल चेक हो रहा है, ये कौन कर रहा है? कोई तो स्पेल चेकर है ना जो आपकी स्पेलिंग को चेक कर रहा है, लेकिन उसके लिए तो आपने कोई अलग से प्रोसेस नहीं चलाई है। कोई तो चेकर है ना जो आपके ग्रामेटिकल एरर को चेक कर रहा है, लेकिन आपने उसके लिए तो कोई अलग से प्रोसेस नहीं चलाई है। आपने ओपन किया है MS वर्ड, बट दैट MS वर्ड इंटरनली रन्स मोर देन वन थ्रेड। वो इंटरनली एक से ज्यादा थ्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो सामने आपको दिखेगी वर्ड की प्रोसेस, राइट, बट दैट वर्ड प्रोसेस इंटरनली रन्स स्पेल चेकर, ग्रामेटिकल एरर चेकर, ये वो चेक कर रहा है, लेकिन वो MS वर्ड का इंटरनल थ्रेड है। तो ऐसी मल्टीटास्किंग जहां पे एक सिंगल प्रोसेस इंटरनली एक से ज्यादा सब प्रोसेसेस को रन करती है, जिसको हम थ्रेड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रेड। एक्चुअली ये थ्रेड ही कहलाती है। जब एक प्रोसेस में मल्टीपल इंटरनल प्रोसेस चलती हैं तो वो इंटरनल क्या कहलाती है, थ्रेड। और इस मल्टीटास्किंग को बोलते हैं थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, लेकिन जावा कौन सी मल्टीटास्किंग को? आप बोलते हो जावा इज अ मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज, राइट। तो जावा सपोर्ट करता है थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग को। In Java, it is possible that you can write a single program and that single program internally runs more than one threads. Isn't it great? कि अभी आप देखिए एक सिंगल प्रोग्राम आपके इंटरनली मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन करेगा। हम बोलते हैं C is a single threaded language, C++ is a single threaded language, but we say that Java is a multi threaded language. और C का सिंगल थ्रेडेड होना उसका ड्रॉबैक नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि उस समय जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे। उस समय सिंगल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में आते थे। जब सी जिस समय मार्केट में आई थी 1972, 1982, C++, दैट टाइम द ऑपरेटिंग सिस्टम वाज अ सिंगल थ्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम।
सो दैट्स व्हाई दे डू नॉट सपोर्ट मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। बट जब जावा मार्केट में आया तब विंडोज आ चुका था, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके थे, सो जावा इज हैविंग अ कॉन्सेप्ट लाइक मल्टी थ्रेडिंग। और आप बिलीव करिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है। इससे जो एप्लीकेशन अभी बनेंगी दैट इज बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन। मतलब इसको यूज करके आप टाइमिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग को यूज करके हम जावा में किस टाइप की एप्लीकेशन बनाएंगे। आपने कार रेस कभी देखा हो, मैं आपको बताऊंगा कि कार रेसिंग की एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, है ना, कि मेरे को हर एक सेकंड के बाद कार को आगे बढ़ाना है, तो ये मल्टी थ्रेडिंग से पॉसिबल है कि आप इस तरीके से थ्रेड मेंटेन करें कि आपकी कार रहेगी एक ही पोजीशन पे, लेकिन वो हर एक छोटे छोटे डिस्टेंस के बाद। तो जहां भी टाइमिंग को लेकर एप्लीकेशन आती है, ठीक है, कि आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर टास्क मुझे इतनी देर में परफॉर्म करना है, राइट, अदरवाइज थ्रेड चेंज हो जाए। जैसे कभी आप देखो, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपने कभी जीमेल पे लॉगिन किया होगा, आप बोलोगे हाँ सर ऑब्वियस किया है। आप जीमेल पे लॉगिन करते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड आपने दिया, आपका जीमेल का लॉगिन ओपन हो गया, और आप उसको फिर सुबह ओपन करके शाम तक भी देखोगे तो वो ओपन ही रहेगा, राइट। लेकिन कभी आप इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करा आपने, कि अगर आप इंटरनेट बैंकिंग पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड देते हैं, ठीक है, मनी ट्रांजैक्शन के लिए, और आप उसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक्सेस करिए, मतलब आप लॉगिन करके छोड़ दीजिए, और हार्डली 30 सेकंड 40 सेकंड या 1 मिनट ड्यूरेशन भी हो सकती है, आप उसको फिर से एक्सेस करिए, वो आपको सीधे बोल देगा सेशन टाइम्ड आउट। तो इसका मतलब है नो डाउट इंटरनली वहां पर सेशन मैनेजमेंट है जो अपने आगे के पार्ट है, बट समवेयर टाइमिंग कॉन्सेप्ट इज देयर, कि यहां पर कहीं ना कहीं टाइमिंग है कि इतनी देर के लिए मुझे ये पर्टिकुलर थ्रेड को एग्जीक्यूट करना है, लेकिन इतने टाइम के बाद ये थ्रेड चेंज होके सेकंड थ्रेड पे पहुंच जाए, टाइम्ड आउट हो जाए। तो ये जो टाइमिंग को लेके एप्लीकेशंस होती हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, मैंने आपको गेमिंग एप्लीकेशन अभी बताई है, कार रेस की एप्लीकेशन है, ठीक है, इस तरीके की मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन जो आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए बनाना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में आपको जो एप्लीकेशन बनानी है, दैट ऑल इज पॉसिबल इन जावा विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। क्योंकि यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप एक ही टाइम पे एक से ज्यादा थ्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, गॉट इट। लेकिन अब यहां पर अगर हम ये बोलते हैं जावा इज मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज, तो यहां पर आप समझना द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। अब मल्टी थ्रेडिंग को लेके कि यदि हम ये बोल रहे हैं कि बॉस जावा सपोर्ट करता है कौन सी मल्टी थ्रेडिंग, कौन सी मल्टीटास्किंग, थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग, राइट। तो प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग सपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाइल थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग सपोर्टेड बाय अ लैंग्वेज लाइक जावा सपोर्ट मल्टी थ्रेडिंग, इवन पाइथन इज आल्सो हैविंग मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट, राइट। तो मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या है, अब यहां पर अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आया कि यदि हम ये चाहते हैं कि जावा में हम ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जहां पर मैं एट ए टाइम एक से ज्यादा थ्रेड को एग्जीक्यूट कर सकूं, थ्रेड समझ रहे ना आप, कि मुझे ऐसे कोड लिखना है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप मल्टी थ्रेडिंग को तब अचीव करें, मान लो अगर आप जावा का कोई कोड लिख रहे हैं, राइट, और ये कोड में अगर आपने दो अलग अलग कोड लिखे ना, सुनना ध्यान से, एक होता है रिलेवेंट कोड और एक होता है अनरिलेवेंट कोड। अब रिलेवेंट कोड और अनरिलेवेंट कोड का मतलब क्या है, सुनो आप, मान लो अगर आप जावा के कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं एंड आपने 2000 लाइन ऑफ कोड लिखा है, एंड देयर आर 2000 लाइन ऑफ कोड, ठीक है, और ये 2000 लाइन ऑफ कोड में ये जो इनिशियल 400 लाइन्स है, इनका अगली 400 लाइन से कोई कंसर्न नहीं है, इसका अगली 400 लाइन से कोई कंसर्न नहीं है। मान लो आपने इसी 400 लाइन्स के अलग अलग कोड लिखे हुए, एंड दे ऑल आर इररिलेवेंट, राइट। ये मेरा एक अलग कोड एग्जीक्यूशन है, लेकिन लिखना मुझे एक ही साथ है, मुझे एक ही एप्लीकेशन बनानी है, एंड दैट सिंगल एप्लीकेशन कंसिस्ट इन रिलेवेंट कोड। एक होता है रिलेवेंट कोड की बॉस ये 2000 लाइन बिल्कुल सीक्वेंस में मुझे एग्जीक्यूट करना है, मतलब अगर ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती है तो प्रोग्राम आगे ना बढ़े, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती है तो प्रोग्राम आगे ना बढ़े, ये है रिलेवेंट कोड। ऑल दिस 2000 लाइन्स आर रिलेटेड विथ ईच अदर, हर एक लाइन का एक दूसरे से रिलेशन है। एक कोडिंग इस तरीके की होती है, दूसरी कोडिंग होती है जहां पर हमने 2000 लाइन ऑफ कोड तो लिखा है, बट दैट 2000 लाइन ऑफ कोड इज कंसिस्ट इन रिलेवेंट कोडिंग। इन रिलेवेंट मतलब ये 400 लाइन अलग एग्जीक्यूशन। जैसे एक एग्जांपल में, चलो आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। कभी आपने कोई वेबसाइट ओपन की है, तो वेबसाइट में आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं कि एक ऐड चल रहा है, फिर दूसरा ऐड चल रहा है, साइड में तीसरा ऐड चल रहा है, और आप अपने कंटेंट भी पढ़ रहे हैं। तो आप मुझे बताएं हालांकि ये एक मल्टी थ्रेडिंग का एग्जांपल है, लेकिन इसका अचीवमेंट दूसरे तरीके से भी हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि यहां पर हम मल्टी थ्रेडिंग को अप्लाई करें, बट सी द कॉन्सेप्ट।
मल्टी थ्रेडिंग को समझो आप। इनरिलेवेंट कोड क्या होता है उसको समझो। एक साइड ऐड आ रहा है मान लो कोई XYZ कंपनी का, एक साइड ऐड आ रहा है मान लो कोई ABC कंपनी का, एक साइड ऐड आ रहा है कोई PQR कंपनी का, और बीच में आपके कंटेंट है, और ये ऐड डिफरेंट आते जा रहे हैं। देखा होगा ना आपने वेबसाइट्स पे कई बार। तो ये जो आप देख रहे हैं, आप मुझे बताएं आपका जो कंटेंट है उसका उसका एडवर्टाइजमेंट से क्या लेना देना है? कि आप अपना जावा का कंटेंट पढ़ रहे हैं और साइड में ऐड चल रहा है मान लो कोई बाइक का, इधर ऐड चल रहा है मान लो LIC का, तो आपको क्या करना है? ये कंटेंट का उनसे कोई लेना देना है क्या? बट इन सिंगल पेज आपको 4 अलग अलग अनरिलेवेंट कोड एग्जीक्यूशन दिख रहे हैं कि ये एक अलग कोड चल रहा है तभी तो ऐड आ रहे हैं, ये अलग कोड चल रहा है तभी तो ऐड आ रहे हैं, बीच में आपका कंटेंट है। तो ये सारे अनरिलेवेंट कोड है ना, लेकिन एक ही एप्लीकेशन में चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है अनरिलेवेंट कोडिंग। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आप जावा में किस तरीके की एप्लीकेशन को मल्टी थ्रेडिंग से बनाने की कोशिश करेंगे, कि जावा किस तरीके की एप्लीकेशन में आपको बोलता है अप्लाई द मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट, राइट? तो यहां पर आप समझिए, जो मैं आपको टाइमिंग की बात कर रहा था, यदि मैं इस कोड की बात करूं, सो दिस कोड इज नॉट रिक्वायर्ड मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। ये कोड मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पूरे कोड में कोई भी कोड अनरिलेवेंट नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर लाइन को एक दूसरे के साथ चलना है। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन यहां पर लेके है आपको, इस कोड को ध्यान दो, इसमें ये चारों कोड अलग अलग है, एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है इनका, ये 400 लाइन का कोड अलग है। तो यदि इस पूरे एप्लीकेशन को देखा जाए, सो दिस होल एप्लीकेशन अगर एग्जीक्यूशन टाइम मान लो इसका 20 सेकेंड है, ठीक है, ये 20 सेकंड के पहले ये एप्लीकेशन चलेगी, फिर ये कंप्लीट होगी, फिर ये चलेगी, फिर ये कंप्लीट होगी, फिर ये चलेगी। मतलब आप गाने पहले सुनो पूरे, ठीक है, फिर गाने जब कंप्लीट होंगे फिर आपका प्रिंट आउट निकलेगा, फिर प्रिंट आउट जब कंप्लीट होंगे फिर आप जावा की कोडिंग करोगे। ऐसा पहले होता था, पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे ही होता था। अगर आपको गाने सुनना है तो गाने ही सुनो, प्रिंट आउट निकालना तो प्रिंट आउट ही निकालो, और जावा का कोड लिखना है, सी का कोड लिखना तो सी का ही कोड लिखो। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे को पता है कि इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट होने में इट विल टेक अराउंड 20 सेकंड, क्योंकि पहला कोड कंप्लीट होगा फिर वो सेकंड को एग्जीक्यूट करेगा। ये सिंगल थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट है। अभी मैं एग्जांपल भी लेता हूं आपको, C++ का एक एग्जांपल देखते हैं हम। लेकिन आप सोचिए, अगर उसी ड्यूरेशन में, उससे कम ड्यूरेशन में अगर आपका ये कोड एक साथ एग्जीक्यूशन परफॉर्म करे, ठीक है, कि ये चारों कोड एक साथ चल रहे हैं, तो जो मेरा टाइम है वो ऑब्वियसली बात है लेस हो जाएगा। कि अगर मेरी पूरी एप्लीकेशन, लेकिन ये तब जब इन चारों कोड का आपस में कोई कनेक्शन ना हो, क्योंकि अगर कनेक्शन हुआ तो फिर प्रॉब्लम है। मतलब रिलेवेंट कोड को तो आपको सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि रिलेवेंट कोड आपको एक के बाद एक एग्जीक्यूशन करना है। लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर ये चारों कोड साइमल्टेनियसली चले, कि पहले ये चले, फिर थोड़ी देर के बाद ये एग्जीक्यूशन परफॉर्म करे, फिर थोड़ी देर के बाद ये एग्जीक्यूशन, देन ये एग्जीक्यूशन, तो मेरा जो टाइम है, जितने टाइम में मेरा पूरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा था उतने से कम टाइम में मेरा, मतलब पूरा कोड जितना टाइम ले रहा था उससे कम टाइम लेगा ना, क्योंकि ये सारों कोड साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। मतलब वही एग्जांपल, मैं गाने भी सुन रहा हूं तो सेम टाइम पे मैंने तीनों टास्क परफॉर्म कर दिए। मैं गाने भी उसी समय सुन रहा हूं, मैं टाइपिंग भी उसी समय कर रहा हूं, मैं जावा का कोड भी उसी समय लिख रहा हूं। तो जितने टाइम में मैंने, जितना मुझे टाइम मिला, मैंने उतने टाइम में तीनों टास्क परफॉर्म कर दिए। लेकिन यहां पर ध्यान दिया, तीनों अनरिलेवेंट थे। जावा के कोड का प्रिंट आउट से कोई लेना देना नहीं है, प्रिंट आउट का गाने से कोई लेना देना नहीं है, गाने का जावा से लेना देना नहीं है, तो तीनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। गॉट इट? तो यहां पर भी यही सजेशन दिया जाता है कि जब भी आप जावा में कोई ऐसा कोड लिख रहे हैं जहां पर आप अनरिलेवेंट कोड की बात कर रहे हैं, कि यू हैव अ 2000 लाइन ऑफ कोड बट दिस कोड इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट, सो द बेस्ट चॉइस, आप इसको अलग अलग थ्रेड बना लो। आप बोल दो ये मेरी थ्रेड 1 है, आप बोल दो ये मेरी थ्रेड 2 है, आप बोल दो ये मेरी थ्रेड 3 है, ठीक है, और थ्रेड 4 है। तो यदि आपने ये बता दिया जावा को, JVM को, कि बॉस दिस 4 आर 4 थ्रेड्स, ये मेरी थ्रेड 1 है, ये थ्रेड 2 है, ये थ्रेड 3 है और ये थ्रेड 4 है, और यदि आपने इनको थ्रेड बना के एग्जीक्यूट किया, तो अब जावा इसको एट ए टाइम, मतलब बजाय एक एक करके एग्जीक्यूट करने के, वो इन चारों थ्रेड को एक साथ एग्जीक्यूशन कर देगा। और अगर ये एक साथ एग्जीक्यूशन परफॉर्म जावा में अगर हो सकता है, तो वी से दैट जावा इज अ मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज। इसीलिए हम बोलते हैं जावा इज अ मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज, सो दैट यू कैन परफॉर्म दिस 4 थ्रेड एट द सेम टाइम।
नो डाउट एट ए टाइम एक ही थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगी, लेकिन जब ये पहली थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगी तो बाकी की थ्रेड रुकेगी, दूसरी परफॉर्म करेगी तो बाकी की थ्रेड रुकेगी, एंड दैट वे योर थ्रेड परफॉर्म मोर देन वन एग्जीक्यूशन। बात समझ में आई आपके? तो मल्टी थ्रेडिंग क्यों जावा में रिक्वायर्ड है? टू रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एप्लीकेशन। लेकिन सजेशन ये है कि आप मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट केवल तब उस तरीके की एप्लीकेशन में अप्लाई करें जहां पर अनरिलेवेंट कोड की बात हो रही है, या जहां पर आपको टाइमिंग को लेकर कोई कोड एग्जीक्यूशन करना है। वो भी मैं अभी आपको बताता हूं, टाइमिंग वाला कॉन्सेप्ट, राइट। लेकिन रिलेवेंट कोड में मल्टी थ्रेडिंग को हम अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये रिलेवेंट कोड आपको पता है कि बॉस इसको अगर आपने 4 थ्रेड में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये चलेगा। जब तक ये नहीं चलेगा, जब तक सेकंड कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा? सेकंड के पहले फर्स्ट का मतलब इसका पूरा एग्जीक्यूशन होगा, उसके बाद ही सेकंड कोड चलेगा ना। जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर ये कोड थोड़ी देर के लिए एग्जीक्यूट हुआ, इसने थ्रेड को स्विच कर दिया, फिर ये थोड़ी देर के लिए एग्जीक्यूट हुआ, फिर इसने थ्रेड को स्विच कर दिया, ये चले जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी कोडिंग जब हमें जावा में रिक्वायर्ड होती है, सो दैट वी विल गो फॉर मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन अगर सी में भी तो हम इस तरीके के एप्लीकेशन में बात कर सकते हैं, राइट। सी में आप देखो, यदि आप सी की बात करते हैं, तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, चलो व्हाई वी से दैट सी एंड सी प्लस प्लस आर सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, राइट। यदि मैं सी में आपसे क्वेश्चन पूछूं, जस्ट टेल मी द आंसर, कि मान लो मैंने यहां पर 3 फंक्शन कॉल करे हैं, ABC, XYZ और PQR, है ना। ये मैंने 3 फंक्शन बनाए। ये ABC में मैंने कोड लिखा, ठीक है, जो भी कोड लिखा है, इंपॉर्टेंट इज नॉट कोड हियर। मैंने XYZ में कोड लिखा और मैंने PQR में कोड लिखा, ठीक है। ये मेरा CC++ का कोड है। नाउ टेल मी, इसका एग्जीक्यूशन क्या होगा? सबसे पहले प्रोग्राम किस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा? आप बोलोगे सर मेन को, बिल्कुल सही। यहाँ टोटल मिला के 4 फंक्शन है, एक मेन, एक ABC, एक XYZ, एक PQR। यू हैव 4 फंक्शन, राइट। लेकिन जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहला एग्जीक्यूशन किसका होगा? मेन का। मेन के बाद आपका प्रोग्राम किस में जाएगा? ABC में। ABC को पूरा एग्जीक्यूट करके वापिस आएगा, फिर ये जाएगा XYZ पे। XYZ को पूरा एग्जीक्यूट करके वापिस आ जाएगा, फिर ये जाएगा PQR पे। PQR को पूरा एग्जीक्यूट करके वापिस आएगा और फिर ये मेन को करेगा कंप्लीट। एट ए टाइम एक फंक्शन अपना एग्जीक्यूशन पूरा परफॉर्म कर रहा है। ये सिंगल थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं इसको 4 थ्रेड भी बोल दूं तो भी प्रोग्राम बोलेगा एक बार में एक थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगी। अब आप बोलोगे सर सी में एक फंक्शन होता है डिले, जिससे हम थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। बिल्कुल रोक सकते हैं, डिले फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन डिले से आपका प्रोग्राम जहां रुका है वहीं से कंटिन्यू होगा। कि मान लो अगर आपने ABC का एग्जीक्यूशन किया और ABC में 4 लाइन के बाद आपने लिख दिया डिले, है ना, देयर इज अ फंक्शन डिले, जिससे आप टाइमिंग दे सकते हैं कि इतनी देर के लिए प्रोग्राम डिले हो जाए, स्टॉप हो जाए। लेकिन जब वो वापस उतनी देर, मान लो आपने बोल दिया 5 सेकंड, तो 5 सेकंड के लिए आपकी एप्लीकेशन आइडियल मोड में रहेगी। इट विल नॉट परफॉर्म एनी अनदर टास्क। अभी मैं बताता हूं आपको, ये कोई भी अलग टास्क परफॉर्म नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये मल्टी थ्रेडिंग नहीं है ना बेटा। आपने ABC को तो रोक दिया, लेकिन क्या उसके रुकने पर XYZ ने अपना एग्जीक्यूशन शुरू किया? नहीं किया। क्या XYZ के रुकने पर PQR ने अपना एग्जीक्यूशन शुरू किया? नहीं किया। यदि आपने डिले में 5 सेकंड का डिले दे दिया, मान लो 5th लाइन पे, तो जब 5 सेकंड के बाद एप्लीकेशन वापस आएगी तो वो 6th लाइन से ही अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी, क्योंकि उसको पता है जब तक ABC कंप्लीट नहीं होगा मेरे को दूसरे फंक्शन को कॉल नहीं करना है। लेकिन यही बात अगर हम जावा में बोले तो जावा में अगर मैंने, अच्छा जावा में भी अगर आपने बोला ये फंक्शन है, तो फिर जावा मल्टी फंक्शन लैंग्वेज नहीं है, ध्यान रखना, मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है। तो आपको यहां पे इन तीनों को क्या बनानी पड़ेगी? थ्रेड। वो कैसे बनेगी, क्या होगी, वो सब बात की बातें हैं, राइट। ये बनेगी थ्रेड, ये बनेगी थ्रेड, राइट। अब आपने अगर ये बोल दिया कि ये तीनों थ्रेड हैं और आपने इसको मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट से डेवलप किया है, सो दैट आप देखेंगे अपना आउटपुट कि ये चला, ये रुका, फिर ये चला, फिर ये रुका, फिर ये चला, फिर ये रुका, फिर ये तीनों थ्रेड साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, इन तीनों थ्रेड का कोड अनरिलेवेंट होना चाहिए। अगर रिलेवेंट कोड लिखोगे तो आउटपुट कैसा होगा वो मैं आपको भी बताने वाला हूं, डोंट वरी। बात समझ में आ रही है? तो बेटा पहली स्टेप में तो आपको यह समझना पड़ेगा व्हाई वी शुड गो फॉर मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट इन जावा, कि जावा में मल्टी थ्रेडिंग पे हम क्यों जा रहे हैं। ठीक है, क्यों जावा में मल्टी थ्रेडिंग इतना सपोर्टेबल है।
बात समझ में आ रही है? तो जो पावर है जावा का उसको समझो आप कि जावा में दिस इज अ पावर दैट यू कैन रन मोर देन वन थ्रेड एट द सेम टाइम, कि आप एक से ज्यादा थ्रेड को एट अ टाइम एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सकते हैं। और इस तरीके की एप्लीकेशन हम वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं, इसको यूज करके मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जा सकते हैं, इसको यूज करके आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जा सकते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में मल्टी थ्रेडिंग को हम यूज करेंगे। मतलब एवरी एरिया कोर जावा का हर टॉपिक एडवांस जावा में मैक्सिमम प्लेसेस पे यूज होने वाला है, चाहे वो मल्टी थ्रेडिंग हो, चाहे वो एक्सेप्शन हैंडलिंग हो, चाहे वो कलेक्शन हो, चाहे वो रैपर क्लासेस हो, चाहे वो जेनरिक क्लासेस हो। एवरीवेयर यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट इन एडवांस जावा एज वेल एज इन कॉर्पोरेट जावा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इस पूरे टॉपिक को बहुत ही ध्यान से एक एक स्टेप बाय स्टेप कोड आपको समझना है, और इसीलिए सीक्वेंस बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है। और अगर आप सीक्वेंस वाइज इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो ही मल्टी थ्रेडिंग समझ में आएगा। तो आप समझने की कोशिश करिए, टॉपिक ही ऐसा है कि अगर आप सीक्वेंस ब्रेक करोगे और आपको प्रॉब्लम आने वाली है। सो आई होप ये मल्टी थ्रेडिंग क्यों हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपको समझ में आया होगा कि जावा में किस तरीके की एप्लीकेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो, थॉट ये बोलता है कि सर थ्रेड बनेगी कैसे? अरे सब बनेगी, बिल्कुल बनेगी। जावा ने बिल्कुल सारी फैसिलिटी आपको दी है। याद है आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग के टाइम पे मैंने आपको ये बात बोली थी कि यदि आपको लगता है कि जावा में आपको एक्सेप्शन हैंडल करना है, जावा ने क्या क्या दिया, मैं उसने बोला ट्राई ले लो, कैच ले लो, थ्रो कर लो। जो उसने किया वो आप भी कर रहे हो यहां पे। तो जावा में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर उसने कोई टॉपिक दिया है तो उसका इंप्लीमेंटेशन बड़े आसानी से दिया हुआ है। तो वो सारी एपीआई को भी हम डिस्कस करेंगे, वो सारी क्लासेस और मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे जो हमें जावा में मल्टी थ्रेडिंग में हेल्प करने वाली हैं अभी आगे। गॉट इट? लेकिन यहां तक अभी आपको पहले यह समझ में आया होगा कि बॉस व्हाई मल्टी थ्रेडिंग, व्हाट इज थ्रेड। तो जो बात हमने करी एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमने ये बोला था मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या है और वाई वी शुड गो फॉर मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट, राइट? तो हमने ये बात की थी मल्टीटास्किंग के दो पार्ट है, प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग और थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग मतलब हेवी वेट मल्टीटास्किंग वेयर एवरी प्रोसेस विल रिक्वायर अ सेपरेट अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर एन एग्जीक्यूशन, while thread based multitasking is a type of multitasking where a single process internally runs more than one thread. In such type of multitasking is basically called multi-threading. तो हम जो बोलते हैं जावा इज अ मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज, मैंने आपको रीजन बताया कि जब भी आपको अनरिलेवेंट कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करना है, यू वांट इट इन द सेम टाइम, आपके 4 कोड एक साथ एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर ले सो दैट, और मैं आपको बाकायदा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिस्टम पे बताने वाला हूं कि हम एक 10, 20, 50 लाइन का कोड लिखेंगे विदाउट मल्टी थ्रेडिंग, आप उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखना, फिर मैं उसको मल्टी थ्रेडिंग के साथ बनाऊंगा, आप उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखना। आपको दोनों में डिफरेंस 110% समझ में आएगा कि जब मल्टी थ्रेडिंग अप्लाई होता है तो टाइम किस तरीके से रिड्यूस होता है, क्योंकि एक ही टाइम पे आप 4 प्रोसेसेस एक साथ रन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है टाइम तो बचेगा ना, राइट? तो अनरिलेवेंट कोड के लिए मल्टी थ्रेडिंग इज द बेस्ट चॉइस। लेकिन जब रिलेवेंट कोड है सो आई विल नॉट सजेस्ट गो फॉर मल्टी थ्रेडिंग, अदरवाइज योर आउटपुट विल नॉट एग्जीक्यूट, यू विल नॉट गेट द आउटपुट प्रॉपरली और योर रिजल्ट इज इफेक्ट समवेयर। ओके, तो जब हम बात करते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि सी को हम क्यों बोलते हैं इट्स अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, बिकॉज इन सी इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू कैन रन मोर देन वन फंक्शन एट द सेम टाइम, बिकॉज दे आर नॉट थ्रेड, एक्चुअली दे आर द सिंपल फंक्शन। और ये जावा में भी अभी आपने देखा है कि जावा में भी अगर आप 4 फंक्शन बनाओगे तो वो चारों फंक्शन 1 बाय 1 ही चलेंगे। यदि आपको मल्टी थ्रेडिंग अचीव करना है तो 4 फंक्शन बनाने के बजाय हमको चारों को क्या बनानी पड़ेगी? थ्रेड। वो कैसे बनेगी अभी अपन देखते हैं, डोंट वरी। लेकिन आई होप यहां तक अभी आपको मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग समझ में आई है। हम कंटिन्यू करेंगे आज मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ थ्रेड के बारे में हमने बात की थी, राइट? प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, हेवी वेट मल्टीटास्किंग, लाइट वेट मल्टीटास्किंग में क्या डिफरेंस होता है, इन सारे कॉन्सेप्ट को हमने हमारे प्रीवियस सेशन में समझा था। लेकिन अब यहां पर हम ये बात करते हैं, एंड मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बात कही थी। देखिए, आगे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मल्टी थ्रेडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर इंटरव्यू रूम। मतलब मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे गए हैं, लाइक थ्रेड क्या होती है, राइट? सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्लिप मेथड क्या है, सस्पेंड मेथड, रिज्यूम मेथड, इन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको यहां पे समझना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड असाइनमेंट, क्विजेज हैं,
प्लेसमेंट रेडी आपको क्वेश्चंस हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, ये सब आपको हमारे टेक विद्वान के प्लेसमेंट रेडी कोर्स में मिलने वाले हैं। तो बिलीव मी, वहां पर हमने इस पूरे टॉपिक को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है और हर टॉपिक से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस की हमने वहां पे बात की है। तो उस पूरे कोर्स को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मल्टी थ्रेडिंग से इंटरव्यू कैसे निकाला जाए, राइट? किस तरीके के क्वेश्चंस मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड पूछे गए हैं। द कंपनीज लाइक TCS, द कंपनीज लाइक इन्फोसिस, द कंपनीज लाइक एसेंचर, गूगल, एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यार। बिलीव मी, मेरा हमेशा ये मानना है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग और मल्टी थ्रेडिंग ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिनके बिना आपके इंटरव्यू खत्म नहीं होता है। ये मेरी लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं आपको कि आफ्टर एक्सपीरियंस ऑफ 22 ईयर्स में यहां पर ये बातें आपसे कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इतने सालों में ये चीज देखी है कि जावा के हर इंटरव्यू में मल्टी थ्रेडिंग पूछा ही गया है। इसलिए आपको इसको इंटरव्यू लेवल तक रेडी अगर करना है और अपने आप को कॉर्पोरेट के लिए रेडी करना है तो हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स को आप जरूर एक बार देखिएगा। तो यहां पर आप देखिए, फिलहाल तो मैं बात करता हूं कि मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया, लेकिन अब यहां पर बात है कि सर जावा में अगर मुझे थ्रेड क्रिएशन करना है, कि यदि मैं चाहता हूं कि मुझे थ्रेड क्रिएट करके जावा में कोड लिखना है, तो हाउ वी कैन क्रिएट द थ्रेड इन जावा, राइट? तो यहां पर भी आप समझिए कि दो तरीके की थ्रेडिंग पे हम बात करते हैं, एक पेरेंट थ्रेड और एक चाइल्ड थ्रेड। हम हमेशा ये बोलते हैं मेन इन जावा इज अ पेरेंट थ्रेड। जावा में मेन हमेशा पेरेंट थ्रेड होती है। आज तक हम मेन को बोलते थे इट इज अ मेथड, बट एक्चुअली मेन इन जावा इज अ थ्रेड। तो मेन एक थ्रेड है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो यहां पर आपको देखिए, यदि आप जावा में मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंटेशन चाह रहे हैं, ठीक है, मेन थ्रेड कैसे है ये तो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी। लेकिन यदि आपको लगता है कि किसी लाइन ऑफ कोड को आपको थ्रेडेड फॉर्म में एग्जीक्यूट करना है, तो जब भी हमें जावा में मल्टी थ्रेडिंग को अचीव करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, राइट? कि या तो हम थ्रेड अचीव के लिए अपनी क्लास को एक्सटेंड करेंगे थ्रेड क्लास से, मतलब देयर इज अ क्लास इन जावा कॉल्ड थ्रेड क्लास, राइट? तो या तो मैं अपनी क्लास को थ्रेड क्लास से एक्सटेंड करूं, ठीक है, और या फिर मैं अपनी क्लास को इंप्लीमेंट कर सकता हूं रनेबल इंटरफेस से। मतलब जावा में दो ऑप्शन है थ्रेड क्रिएशन के, इंप्लीमेंट योर क्लास विद रनेबल इंटरफेस और एक्सटेंड योर क्लास विद थ्रेड क्लास। अब दो क्यों है? क्योंकि जावा में अगर आपको मल्टी थ्रेडिंग का कोड लिखना है तो यू हैव टू राइट योर कोड इन अ मेथड। आपको अपना कोड एक स्पेसिफिक मेथड में लिखना पड़ेगा और उस मेथड का नाम है रन मेथड, जो कि आपके लिए थ्रेड क्लास में भी अवेलेबल है और जो आपके लिए रनेबल इंटरफेस में भी अवेलेबल है, राइट? तो अब क्वेश्चन ये भी आता है कि विच इज द बेस्ट ऑप्शन टू क्रिएट अ थ्रेड, to extend the class with thread class or to implement the class with runnable interface। कि थ्रेड क्लास से एक्सटेंड करके थ्रेड बनाना ज्यादा बेटर ऑप्शन है या रनेबल इंटरफेस से इंप्लीमेंट करके? मैं आपको दोनों बता दूंगा, डोंट वरी, यहां पर भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, राइट? तो आप देखिए, पहली स्टेप में आप ये समझिए कि आपको जो भी मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड कोड लिखना है दैट कंपलसरी यू हैव टू राइट इनसाइड दिस रन मेथड, क्योंकि जावा केवल रन मेथड में लिखे गए कोड को ही थ्रेड मानता है। तो यदि आपका प्रोग्राम को आपको मल्टीपल थ्रेड में डिवाइड करना है तो यू हैव टू राइट योर कोड इन रन मेथड। और ये रन मेथड आपको अपनी नहीं लिखना है। आपने बोला सर रन मेथड में कोड लिखना है तो मैं अपनी रन मेथड लिख सकता हूं क्या? राइट, बिल्कुल नहीं। यू हैव टू राइट योर कोड इन द रन मेथड ईदर बाय एक्सटेंडेड द थ्रेड क्लास और बाय इंप्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। पहली स्टेप में हम अभी थ्रेड क्लास से एक्सटेंड करके रन मेथड को किस तरीके से लिखना है और अपना थ्रेडिंग का कोड लिखना कैसे है, पहले वो बात करते हैं, फिर ये बात करेंगे कि उस कोड को हम किस तरीके से एग्जीक्यूशन करेंगे, राइट? लेकिन इस पूरी प्रोसेस के लिए आप समझिए, आपको सबसे पहली स्टेप में समझना पड़ेगी थ्रेड की लाइफ साइकिल। कि ये तो हमने समझ लिया कि थ्रेड बनेगी कैसे, दो ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या है, कैसे थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करती है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो टॉप मोस्ट एमएनसी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द थ्रेड लाइफ साइकिल, राइट? तो थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या होती है? देखिए आप, थ्रेड लाइफ साइकिल में सबसे पहली स्टेप होती है न्यूबॉर्न स्टेट। न्यूबॉर्न स्टेट का मतलब है क्रिएशन ऑफ अ थ्रेड, कि अभी आप अपनी थ्रेड को क्रिएट कर रहे हैं, कि पहली स्टेप में आपको अपनी थ्रेड को बनाना है, राइट? आफ्टर न्यूबॉर्न स्टेट सेकंड स्टेप होती है रनेबल, ठीक है, रनेबल स्टेट, राइट? रनेबल स्टेट का मतलब योर थ्रेड इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन बट इट इज नॉट येट स्टार्ट, राइट? तो न्यूबॉर्न स्टेट पहली स्टेप होगी, रनेबल स्टेट तीसरी स्टेप होती है रनिंग। रनिंग मतलब और जहां पर आपकी थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी, मतलब आउटपुट आपको उस थ्रेड का मिलेगा जो रनिंग स्टेट में है। रनेबल में थ्रेड का मतलब है आपकी थ्रेड वेटिंग स्टेट में है, कि आपकी थ्रेड इज वेट, राइट? और ये ध्यान रखिए, रनिंग स्टेट में एक बार में एक ही थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगी।
तो वो थ्रेड जो रनिंग में है आउटपुट आपको उसका दिखेगा, राइट। और फिर एक स्टेप होती है जिसको अपन बोलते हैं वेटिंग स्टेट, राइट, मतलब जिसको हम बोलते हैं हॉल्ट, ठीक है। हॉल्ट मतलब वेटिंग स्टेट। रनेबल और वेट, इसमें डिफरेंस है। रनेबल मतलब यार थ्रेड इज वेटिंग की, अभी वेट कर रहा है कि वो जैसे ही नंबर आएगा वैसे वो रनिंग में जाएगा। इसके बाद हम इसको बोलते हैं हॉल्ट स्टेट। हॉल्ट मतलब आपने अपनी थ्रेड को थोड़ी देर के लिए हॉल्ट कर दिया है, राइट। एंड देन फाइनली आपकी स्टेप होगी डेड स्टेट। ये होती है थ्रेड की लाइफ साइकिल, राइट। तो थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन इस तरीके से परफॉर्म करती है, आप समझिए। सबसे पहले थ्रेड आएगी न्यूबॉर्न स्टेट में, न्यूबॉर्न से रनेबल स्टेट में, रनेबल से रनिंग में, रनिंग से हॉल्ट में, और फिर हॉल्ट से वापस रनेबल में, रनिंग में, एंड आफ्टर कंप्लीशन द टास्क थ्रेड मूव्स टू द डेड स्टेट। तो ये होती है थ्रेड की लाइफ साइकिल, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें रनेबल स्टेट क्या है समझ में आया, न्यूबॉर्न स्टेट क्या है समझ में आया, राइट। लेकिन अब चलिए, अब मुझे सबसे पहली स्टेप में क्या करना है, थ्रेड को क्रिएट करना है। और अभी हम एक सिंपल से एग्जांपल से बात करेंगे कि मुझे थ्रेड बनानी है जिससे मुझे आउटपुट में कुछ सीरीज प्रिंट करना है। दो अलग अलग थ्रेड बना के हम देख लेंगे, डोंट वरी, राइट। तो पहली स्टेप में मुझे थ्रेड को क्रिएट करना है, राइट। और आप समझिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात बोली है कि मेन इन जावा इज ऑलरेडी अ थ्रेड। जावा में मेन एक पेरेंट थ्रेड है आपके पास, राइट। तो यहां पर आप समझिए कि जब आपकी थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी तो सबसे पहले जो थ्रेड रनिंग में आएगी वो होगी आपकी मेन थ्रेड। सबसे पहले एग्जीक्यूशन में आती है मेन थ्रेड। उसके बाद जब मेन को अगर आपने हॉल्ट मोड में रोका तब आपकी थ्रेड रनिंग में आएगी, क्योंकि रनिंग में एक बार में एक ही थ्रेड रहती है। तो मेन वो थ्रेड है जिसको हम बोलते हैं पेरेंट थ्रेड इन जावा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई मेन इन जावा इज कॉल्ड अ पेरेंट थ्रेड। Because main is a thread who starts their execution first and main is a thread who ends their execution last. That is the reason why main is called a parent thread. और जितनी भी child thread हैं वो सब main के अंडर में अपना execution परफॉर्म करती हैं। इसीलिए हम जावा में main को कहते हैं it is a parent thread in Java. तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं। अब आप देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि बॉस यदि मुझे थ्रेड बनानी है तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी क्लास को या यहां पर मैंने बोला माय थ्रेड, अब यह अपनी थ्रेड बना रहा हूं तो मैंने अपनी क्लास को एक्सटेंड किया है किससे, थ्रेड क्लास से। दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट द थ्रेड, राइट। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं थ्रेड क्रिएशन किस तरीके से होगा। और आप देखिए, ये जो थ्रेड क्लास है इसमें केवल रन मेथड ही नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ मेथड, लाइक सस्पेंड मेथड है, रिज्यूम मेथड है, स्लिप मेथड है, ठीक है। इसके अलावा गेट नेम, सेट नेम, करंट थ्रेड मेथड, सेट प्रायोरिटी, गेट प्रायोरिटी, प्रायोरिटी ऑफ अ थ्रेड, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रायोरिटी ऑफ अ थ्रेड। माय थ्रेड जिसको हमने एक्सटेंड किया है थ्रेड क्लास से, अब मैंने इसमें कौन सी मेथड ओवरराइड की है, रन मेथड। ये देखिए आप, ये मैंने लिखा पब्लिक वॉइड रन, ओके। अब इस रन मेथड में मुझे थ्रेड फॉर्म में क्या कोड लिखना है, मैं चाहता हूं मुझे एक एक सेकंड में अपना आउटपुट प्रिंट करना है, कि हर एक आउटपुट के बाद मुझे एक सेकंड का ब्रेक देना है, ओके। मतलब ये मेरी थ्रेड का एग्जीक्यूशन। तो आपने क्या किया, यहां पर मैंने लिखा फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 10 एंड दिस इज i प्लस प्लस, राइट। और यहां पर सिंपली हमने क्या लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, ये मैंने आई को प्रिंट कर दिया। अब क्वेश्चन ये, सर आपने बोला था थ्रेड अगर है तो हम थ्रेड को हॉल्ट मोड में लेके जा सकते हैं, मतलब जैसे ये थ्रेड रनिंग में आएगी मैं चाहता हूं एक सेकंड के लिए वन प्रिंट करके, एक एक लूप का एक एक वैल्यू प्रिंट करके ये थ्रेड एक सेकंड के लिए हॉल्ट मोड में जाए। तो थ्रेड को हॉल्ट मोड में लेके कैसे जाएंगे, राइट, कि हाउ योर थ्रेड विल मूव टू द हॉल्ट मोड, कि आपकी थ्रेड को आप हॉल्ट मोड में कैसे लेके जाएंगे। तो यदि इस थ्रेड को आपको हॉल्ट मोड में लेके जाना है तो यहां पर वी हैव अ मेथड कॉल्ड थ्रेड डॉट स्लिप मेथड। ये जो स्लिप मेथड है दिस इज एन स्टैटिक मेथड ऑफ थ्रेड क्लास, ये थ्रेड क्लास की स्टैटिक मेथड है, इसीलिए मैं क्लास के नाम के साथ कॉल कर रहा हूं। और ये स्लिप मेथड आपसे क्या मांगेगी, टाइम, कि आपको कितनी देर के लिए अपनी थ्रेड को हॉल्ट मोड में रोकना है। और ये जो टाइम आप देंगे दैट इज अ मिली सेकेंड। तो 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, थ्रेड डॉट स्लिप 1000। लेकिन आप देखिए, अगर आपको याद हो एक्सेप्शन के टाइम भी मैंने ये बात बोली थी कि देयर आर सम मेथड इन जावा वो थ्रोज अ कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, और ये स्लिप उसी में से एक मेथड है। ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन थ्रो करेगी इंटरप्टेड एक्सेप्शन। दैट्स फॉर द रीजन कंपलसरी मुझे स्क्रिप्ट के पहले यहां पर लिखना है ट्राई और कैच, ठीक है, ट्राई कैच, और यहां पर मुझे इसको हैंडल करना है इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का नाम ई एंड देन हैंडल दिस। तो ये आपने क्या किया, ये हमने हमारी थ्रेड बना ली है। दिस इज हाउ आई क्रिएटेड माय थ्रेड, कि मेरी थ्रेड को मैंने क्रिएट कर लिया। क्या किया, थ्रेड को एक्सटेंड किया, माय थ्रेड को एक्सटेंड किया थ्रेड क्लास से, रन मेथड को ओवरराइट कर दिया। अब चलिए थ्रेड बन गई, मतलब आप कौन सी स्टेट में हैं अभी, न्यूबॉर्न।
अब इस थ्रेड को क्या करना है, रनेबल स्टेट में लेके लाना है। रनेबल से कहां लाना है, रनिंग में। अब ये सारा काम हम करेंगे मेन थ्रेड में, कि थ्रेड बनाने के बाद उस थ्रेड को प्रोसेस करने का काम हम हमेशा कहां पे करते हैं, मेन में। तो अब इसके बाद मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे पता है मेन ही सीधे रनिंग में आने वाला है, तो ये तो आपने थ्रेड बना ली है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में नाउ वी आर गोइंग टू राइट द मेन मेथड। तो ये लिखा क्लास टेस्ट, इस क्लास टेस्ट में हमने लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, तो हमेशा हम लिखते ही हैं। चलो यार लिख देता हूं, नहीं तो आप भी लाइन खींच दोगे, है ना। अब इस मेन में मुझे क्या करना है, मुझे पता है यार जब ये लाइफ साइकिल होगी ना तो सबसे पहले मेन रनिंग में आएगी, और आपको मेन के पहले अपने थ्रेड को रनेबल में लेके आना है। तो अपने थ्रेड को रनेबल में कैसे लेके आएंगे, तो यहां पर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा माई थ्रेड क्लास का। तो ये मैंने लिखा माई थ्रेड m1 इक्वल टू न्यू माई थ्रेड, ये मैंने अपनी क्लास का बना लिया ऑब्जेक्ट। कौन सी क्लास का, जिसको मैंने थ्रेड बनाया है, राइट। अब आप देखिए मेरी क्लास ऑलरेडी एक्सटेंडेड है थ्रेड क्लास से, दैट मींस ऑल द मेथड ऑफ थ्रेड क्लास बिकम द मेंबर ऑफ माय थ्रेड क्लास। अब देखो दो क्लासेस हैं, एक मेन, एक टेस्ट जिसमें मेन है, और एक माय थ्रेड जिसमें रन मेथड है। रन मेथड में लिखा गया कोड भी थ्रेड है और मेन में लिखा गया कोड भी थ्रेड है, लेकिन दोनों में से रनिंग में कौन आएगी, मेन। तो जब मेन रनिंग में आएगी तो आपने बोला पहले मेरी थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना के इसको रनेबल मोड में शिफ्ट कर दो। तो आपने आपकी थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना लिया m1, अब इसको रनेबल मोड में कैसे लेके आएंगे, तो इसका मतलब है मुझे अपनी थ्रेड को स्टार्ट करना है। आई वांट टू स्टार्ट माय थ्रेड, सो देयर इज अ मेथड कॉल्ड स्टार्ट मेथड, जो कि एक्चुअली थ्रेड क्लास की मेथड है, लेकिन मैंने उसको कॉल किया माय थ्रेड से। क्यों, बिकॉज माय थ्रेड इज ऑलरेडी एक्सटेंडेड बाय थ्रेड क्लास। तो यहां पर हमने लिखा m1.start। तो जैसे ही आपने लिखा m1.start, यहां पर आपका प्रोग्राम क्या करेगा, आपकी थ्रेड को उठा के कहां शिफ्ट कर देगा, ये जो आपकी थ्रेड है इसको उठा के शिफ्ट कर देगा रनेबल में। ये आ गई आपकी थ्रेड रनेबल में, लेकिन अभी रनिंग में कौन है, मेन। अब आपको क्या करना है, मेन को ये बोलना है कि बॉस अब आप थोड़ी देर के लिए रुकना है आपको, राइट। लेकिन आप सुनो ध्यान से, यहां पर जैसे ही आप मेन को क्लोज करेंगे, है ना, मैंने आपको क्या कहा था, मेन इन जावा इज अ पेरेंट थ्रेड। तो मेन अपना एग्जीक्यूशन तब तक कंप्लीट नहीं करता है जब तक कि बाकी थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना कर ले। यहां पर क्या होगा, जैसे ही मेन का क्लोजिंग आएगा, है ना, मेन क्लोजिंग पे आ गया, लेकिन जब मेन क्लोजिंग पे आएगा तो वो ये सबसे पहले चेक करेगा, क्योंकि एक चीज ध्यान से सुनना, मेन खत्म मतलब एप्लीकेशन खत्म। लेकिन क्या हुआ, जब मेन ने अपना एग्जीक्यूशन शुरू किया, यहां पर आपने लिखा system.out.print मेन स्टार्ट, ठीक है, मेन स्टार्ट, तो मेन स्टार्ट हुआ, फिर आपने अपनी थ्रेड को स्टार्ट किया, लेकिन इसके बाद ये मेन क्लोज हो रहा है ना। लेकिन मेन क्लोजिंग के पहले ये देखेगा इस साइकिल में जाके कि यार कोई थ्रेड बची है क्या जिसका एग्जीक्यूशन होना है, क्योंकि मेन जाएगा अब डेड मोड में, राइट। तो मेन के डेड मोड में जाने के पहले आपको ये देखना है कि क्या कोई थ्रेड अभी है जिसका एग्जीक्यूशन बाकी है। तो वो देखेगा यस m1 थ्रेड अभी है जिसका एग्जीक्यूशन अभी बाकी है। तो वहां पर क्या करेगा, वो अपने आप को यहां पे रोक देगा, ठीक है, मतलब यहां से आपका प्रोग्राम हॉल्ट मोड में चले जाएगा। मेन आपका हॉल्ट मोड में जाएगा, लेकिन किस मोड में, मतलब मेन रुकेगा कब तक, जब तक कि माय थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेती है। तो यहां पर आप सुनना, जैसे ही मेन का क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, आपकी जो माय थ्रेड है वो शुरू हो जाएगी डिफॉल्ट ज्वाइन मोड में चलना। ज्वाइन मोड का मतलब ये होता है कि ऑल द थ्रेड विल वेट until this thread is not complete their execution। तो यहां पर क्या हुआ, सुनना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे ही मेन का करली ब्रैकेट आएगा, मेन का ये कहना है मुझे अभी m1 के लिए रुकना है, तो वो क्या करेगा, m1 को, आपकी एप्लीकेशन क्या करेगी, m1 को ज्वाइन मोड में स्टार्ट कर देगी। और m1 अगर ज्वाइन मोड में चल रहा है मतलब अब बाकी थ्रेड को रुकना है, तो दूसरी बची कौन, मेन ही बची है ना। तो मेन रुकेगा तब तक जब तक कि ये मेन माय थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेती। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट ज्वाइन मोड। अगर आप मान लीजिए यहां पर ये लिख देते हैं m1.join, ये कहलाता है एक्सप्लिसिट ज्वाइन मोड, कि आपने m1 को बोल दिया कि भैया आपको ज्वाइन मोड में चलना है, मतलब मेन को रुकना है, तो मेन यहां पे ना रुक के यहीं पे रुक जाएगा, समझना। मतलब अगर आपने ज्वाइन नहीं लिखा तो भी मेन रुकेगा और m1 ज्वाइन मोड में शुरू हो जाएगी, लेकिन वो डिफॉल्ट था, आपने नहीं लिखा। लेकिन अगर आपने लिख दिया m1.join, इसका मतलब है यहीं से अब m1 ज्वाइन मोड में शुरू हो गई है, मतलब अब आपकी थ्रेड रुकेगी। और कब तक रुकेगी, जब तक माय थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेती। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा 1 2 3 4 से लेके 10, 1 बाय 1 एक एक नंबर आपके सामने प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि जब मेन थ्रेड यहां पे आई, देखो आप, जैसे ही क्या हुआ, रनिंग में मेन थी, मेन को आपने बोल दिया आपको रुकना है क्योंकि m1 ज्वाइन मोड में, तो जैसे ही रनिंग मोड खाली हुआ
M1 आ गया और M1 ने अपना एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया। ये M1 रनिंग से हॉल्ट में गया हर एक सेकंड के बाद, तो ये M1 इस तरीके से अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। फिर जब M1 डेड मोड में जाएगा तब मेन अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ अ थ्रेड, कि थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन किस तरीके से परफॉर्म करती है। और आप देखिए इस पूरे टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली आप यहां समझ लीजिए, मैं प्रैक्टिकली आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि जॉइन मोड किस तरीके से एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये टॉपिक थ्योरेटिकल से ज्यादा आपको प्रैक्टिकल वे में बेटर समझ में आएगा। तो आई होप अभी थ्रेड की लाइफ साइकिल आपको समझ में आई है, ठीक है। हाउ टू क्रिएट अ थ्रेड आपको ये बात समझ में आई है। मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंटेशन कॉन्सेप्ट अभी हमने समझा, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ थ्रेड्स क्या होते हैं ये हमने समझा, मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है, प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग, इन सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझा। मैंने आपको बताया था मेन इन जावा इज अ थ्रेड, ओके, और एक एग्जांपल के साथ मैंने आपको मल्टी थ्रेडिंग एक्सप्लेन किया था। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि मल्टी थ्रेडिंग is one of the most important topic for interview room, right? बट चलिए आज हम इसका इंप्लीमेंटेशन जरूर देखते हैं कि किस तरीके से मल्टी थ्रेडिंग का कोड लिखेंगे। मेन इन जावा इज अ थ्रेड, तो हम ये कैसे प्रूफ करेंगे, ओके, और थ्रेड क्लास के कुछ मेथड्स को यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए मैंने यहां पर एक सिंपल सी प्रोग्राम लिखा है टेस्ट थ्रेड डॉट जावा के नाम से, ठीक है, टेस्ट थ्रेड डॉट जावा, और ये हमने क्लास बनाई है क्लास। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहां पर हम एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक। क्लास टेस्ट थ्रेड, और इस क्लास टेस्ट थ्रेड में हमने यहां पर लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओके, एंड दिस इज स्ट्रिंग args, है ना। अब एक एक करके पहले आप देखिए, अगर हम बोलते हैं मेन इन जावा इज अ थ्रेड, ओके, तो सर मुझे ये पता करना है कि इस थ्रेड का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस थ्रेड। कि अगर आप बोल रहे हैं मेन जावा में थ्रेड है तो मेन का डिफॉल्ट नेम क्या होगा, राइट। तो अब देखिए ये जो थ्रेड नाम की क्लास है इसमें देयर इज अ मेथड कॉल थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड, ठीक है, थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड, ठीक है, डॉट गेट नेम। कि जब भी आपको यह पता करना है, एक्चुअली करेंट थ्रेड आपको रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट ऑफ द करेंट थ्रेड, एंड गेट नेम इज अ मेथड जिससे आप थ्रेड का नाम पता कर सकते हैं, राइट। तो यदि मान लीजिए मैं लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट नेम, एंड लेट्स सी व्हाट द आउटपुट आई गेट हियर, मुझे इसका आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है। मेन का डिफॉल्ट नाम जो होगा वो देखिए क्या है, मेन थ्रेड, ओके। तो लेकिन क्या हम मेन का नाम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैंने यहां पर लिखा थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट सेट नेम, है ना, देयर इज अ मेथड कॉल्ड सेट नेम मेथड, गेट नेम की बजाय देयर इज अ मेथड कॉल्ड सेट नेम, ओके, जिससे हम किसी भी थ्रेड का नाम चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसका नाम रख दिया माय थ्रेड, ठीक। मतलब ये एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि बॉस मेन इन जावा इज अ थ्रेड, ओके। अब देखिए अब मैंने इसका नाम चेंज किया हुआ है, ठीक। तो लेट्स सी, ये देखिए मेन एंड देन आई विल गेट द नेम माय थ्रेड। तो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट ये है कि जो थ्रेड आपकी करंट है वो आपकी मेन थ्रेड है। अब आप देखिए मेन, मैंने आपको बोला था मेन इन जावा इज अ पेरेंट थ्रेड, ओके। तो अगर ये पेरेंट थ्रेड है तो वो क्यों है, क्योंकि आप याद करिए लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड, सबसे पहले न्यूबॉर्न स्टेट, फिर रनेबल स्टेट, फिर रनिंग स्टेट, फिर हॉल्ट स्टेट, फिर डेड स्टेट। लेकिन इन सब में सबसे पहले रनिंग में जो आती है वो आपकी मेन थ्रेड होती है। इसीलिए मेन को हम बोलते हैं इट इज अ पेरेंट थ्रेड, क्योंकि बाकी जितनी भी थ्रेड होती हैं वो मेन के अंडर में अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करती हैं। तो अब देखिए अब मैं यहां पर अपनी एक थ्रेड बनाता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए यहां पर मैंने अपनी थ्रेड बनाई है माय थ्रेड के नाम से, ठीक है। इस क्लास माय थ्रेड में हमने सिंपल एक मेथड ली है, मतलब मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया थ्रेड क्लास से। मैंने आपको बताया था दो ऑप्शन थ्रेड क्रिएशन के, ठीक है, कि थ्रेड क्रिएशन में हम या तो इंप्लीमेंट करेंगे रन मेथड को रनेबल इंटरफेस के साथ, या हम इंप्लीमेंट करेंगे रन एक्सटेंड करेंगे थ्रेड क्लास के साथ एंड ओवरराइट द रन मेथड। तो दो ऑप्शन है हमारे पास। यहां पर हमने रन मेथड को ओवरराइट किया है थ्रेड क्लास से एक्सटेंड करके, और यहां पर आप देखिए मैंने सिंपली थ्रेड क्लास का कोड लिखा हुआ है, इंटीजर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 10 एंड i प्लस प्लस, राइट। एंड सिंपली आई जस्ट प्रिंट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड आई प्रिंट दिस वैल्यू i, ओके। और अब मैं चाहता हूं कि इस थ्रेड को मुझे हर एक सेकंड के बाद रोकना है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, थ्रेड डॉट स्लिप 1000। लेकिन याद करिए मैंने आपसे कहा था कि हर वो मेथड जो आपकी थ्रेड को रनिंग से हॉल्ट मोड में लेके जाएगी या हॉल्ट से रनेबल में लेके आएगी, इट थ्रोज अ कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, वो होता है इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ठीक है। मतलब स्लिप वो मेथड है जो आपकी थ्रेड को रनिंग से हॉल्ट मोड में लेके जा रही है, तो ये थ्रो करेगी कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। देखिए दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन कि which exception throw by the method वो move your thread from running mode to halt mode, कि कोई भी थ्रेड अगर रनिंग से हॉल्ट में जाती है तो वो कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करती है, which type of compile time exception it throws, so that is इंटरप्टेड एक्सेप्शन, राइट। तो अब आप देखिए यदि इस मेथड से इंटरप्टेड एक्सेप्शन आएगा और अगर मैंने ट्राई कैच नहीं लिखा तो आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे
अब देखिए यू विल गेट अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, राइट। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इस एक्सेप्शन को यहां पे मैनेज करना है। तो हमने क्या लिखा, ट्राई, और इस ट्राई को हमने क्लोज किया यहां पे, एंड देन कैच, और इस कैच पे हमने लिख दिया इंटरप्टेड एक्सेप्शन ई, ठीक है। और फिर हमने यहां लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ई। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब आपकी थ्रेड, अब आप देखिए अभी आपकी थ्रेड आपने बनाई है, तो मैंने यहां पर एक मैसेज भी दे दिया। चलिए रन मेथड अगर शुरू होगी तो मैं चाहता हूं एक मैसेज मुझे मिले, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेन सॉरी माई थ्रेड स्टार्ट, है ना, माई थ्रेड स्टार्ट्स, ये मैंने एक मैसेज दिया, माई थ्रेड स्टार्ट्स, ओके। अब ये मैसेज से मुझे ये तो पता चल जाएगा कि मेरी थ्रेड स्टार्ट हुई है, और मैंने मेन में भी ये मैसेज दिया, मेन थ्रेड स्टार्ट। आप देखिए समझिए, यहां पर मैंने मैसेज दिया मेन थ्रेड स्टार्ट। तो आप देखिए दो थ्रेड है अब आपके पास, एक है मेन थ्रेड और एक है माई थ्रेड, ठीक। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि मेन थ्रेड के अंडर में माई थ्रेड एग्जीक्यूशन परफॉर्म करती है। अभी आपकी मेन थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगी, लेकिन यदि आप देखिए इसको रन में करूंगा, आई डू नॉट गेट एनी मैसेज ऑफ द माई थ्रेड। वो इसलिए क्योंकि आपकी मेन थ्रेड ने एग्जीक्यूशन शुरू किया, मेन थ्रेड ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दिया, माई थ्रेड अभी पिक्चर में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो केवल न्यूबॉर्न स्टेट में है। अब उसको मुझे रनेबल में लाना है, तो माई थ्रेड को रनेबल में लाने के लिए मुझे यहां पर ऑब्जेक्ट बनाना है माई थ्रेड m1 इक्वल टू न्यू माई थ्रेड, ठीक है। ये मैंने माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया, इन विच मेथड आई नीड टू कॉल स्टार्ट। तो स्टार्ट वो मेथड है जो आपकी थ्रेड को कहां मूव करेगी, रनेबल में। लेकिन अब इसका एग्जीक्यूशन कब होगा, जब मेन रुकेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था मेन जब अपने क्लोजिंग ब्रैकेट पे आता है तो वो वेट करता है कि बॉस क्या कोई थ्रेड बची है, अगर बची है तो वो उन थ्रेड को किस मोड में चलाना शुरू कर देगा, जॉइन मोड में। याद करिए मैंने कहा था, और ये कहलाता है इंप्लिसिट जॉइन मोड। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एन इंप्लिसिट जॉइन मोड, राइट। तो अब देखिए अब क्या होगा, अब आपको मैसेज मिलेगा मेन थ्रेड स्टार्ट, देन माई थ्रेड स्टार्ट, और ये माई थ्रेड का एग्जीक्यूशन चलेगा। तो इसका मतलब है मेन अभी वेट कर रहा है, लेकिन मेन अभी वेट कर रहा है डिफॉल्ट जॉइन मोड के कारण। मतलब आपकी जो माई थ्रेड है वो चल रही है जॉइन मोड में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, एक्सप्लिसिट जॉइन मोड और इंप्लिसिट जॉइन मोड में क्या डिफरेंस है। ये जो एग्जांपल मैंने आपको भी दिया है ये एक्सप्लिसिट जॉइन मोड का है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो थ्रेड है वो जॉइन मोड में चल रही है और मेन वेट कर रहा है। लेकिन आप देखिए यहां पर अगर बाय चांस मैंने मेन थ्रेड को स्टार्ट किया, अब मैंने यहां पर मैसेज दिया मेन थ्रेड एंड, मेन थ्रेड एंड्स, राइट। अब सुनना ध्यान से, राइट। और ऐसे ही मैंने माई थ्रेड को स्टार्ट किया और यहां पर मैंने मैसेज दिया माई थ्रेड एंड। तो आप समझने की कोशिश करिए कि आपको मैसेज की सीक्वेंस स्टार्ट और एंड वाली क्या मिलना चाहिए। स्टार्ट और एंड वाली सीक्वेंस मुझे ये मिलना चाहिए, मेन थ्रेड स्टार्ट, माई थ्रेड एंड, देन मेन थ्रेड एंड। क्योंकि मेन हमेशा अपना एग्जीक्यूशन सबसे लास्ट में कंप्लीट करेगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। उसका रीजन आप समझिए। देखिए अब क्या होगा, यहां पे मेन थ्रेड स्टार्ट आपको मैसेज मिलेगा, ठीक है, मेन थ्रेड एंड्स एंड देन माई थ्रेड स्टार्ट। तो क्वेश्चन ये है कि सर अगर मेन खत्म हो गई तो माई थ्रेड चल कैसे रही है, क्योंकि माई थ्रेड को तो चलना ही नहीं चाहिए ना। लेकिन माई थ्रेड इसलिए चल रहा है क्योंकि मेन अभी फिनिश हुआ ही नहीं है। मेन ने केवल ये मैसेज प्रिंट किया है, और वो इसलिए क्योंकि मेन ने जॉइन मोड में m1 को चलाया है जब आपका मेन इस क्लोजिंग ब्रैकेट पे आया है। ये जॉइन मोड का मतलब ये है कि मेन को रुकना है जब तक m1 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना कर ले। समझो इस बात को, राइट। लेकिन अगर मैं चाहता हूं एक्सप्लिसिट जॉइन मोड, तो आप देखिए यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, m1 डॉट ज्वाइन। यहां पर मैंने लिख दिया m1 डॉट ज्वाइन। अब अगर मैंने m1 डॉट ज्वाइन लिखा है, सो लेट्स सी अब देखिए अब क्या होगा यहां पे। अब आपका प्रोग्राम, जस्ट अ मोमेंट, अच्छा अगर मैंने ज्वाइन लिखा है मतलब फिर वही मुझे यहां पर एक्सेप्शन मैनेज करना है, तो यहां पर हमने वही लिखा, थ्रो इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ठीक है। ये थ्रोज लिख दिया मैंने। या तो आप ट्राई केस से एक्सेप्शन को मैनेज कर सकते हैं, या आप थ्रोज के साथ, याद करिए मैंने आपको कहा था कंपाइल टाइम एक्सेप्शन जो होते हैं उनके लिए दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आप उसको ट्राई केस में मैनेज करें या फिर आप थ्रोज के साथ उसको मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो अब देखिए अब मैंने यहां पर अगर चलाया इसको, तो अब आपको पहला मैसेज मिला मेन थ्रेड स्टार्ट, लेकिन अब माई थ्रेड स्टार्ट, लेकिन मेन थ्रेड एंड का मैसेज अभी नहीं आया है। वो तब आएगा जब ये माई थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगी। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस माई थ्रेड, ये देखिए माई थ्रेड एंड देन मेन थ्रेड एंड, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट जॉइन मोड। ये कहलाता है एक्सप्लिसिट जॉइन मोड। अब देखिए आप यहां पर कुछ और भी मेथड है जिनके बारे में अपन अब डिस्कस करते हैं यहां पे। जैसे स्टार्ट मेथड तो मैंने आपको बताया, लेकिन अभी मैं थ्रेड को स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अभी मैं चाहता हूं कि मुझे थ्रेड का नाम चेंज करना है, राइट। या मुझे ये देखना है कि मेरी थ्रेड का भी करंट नेम क्या है। तो एक एक करके अब हम यहां पे थ्रेड क्लास की
मेथड को इंप्लीमेंट करके देखते हैं, लेकिन किस क्लास के साथ? मायथ्रेड, क्योंकि मायथ्रेड ऑलरेडी एक्सटेंडेड है किससे? थ्रेड क्लास से। तो अगर आपकी मायथ्रेड थ्रेड क्लास से एक्सटेंडेड है, इसका मतलब यह है कि मैं मायथ्रेड के ऑब्जेक्ट से थ्रेड क्लास के किसी भी मेथड को कॉल कर सकता हूं। तो अब देखिए मैं यहां पर भी लिखता हूं गेट नेम, है ना, समझिए एक एक करके मैं आपको मेथड बताता हूं। यहां पे m1 डॉट गेट नेम, ओके, तो अभी मुझे अपनी थ्रेड का नाम क्या मिलेगा? बाय डिफॉल्ट थ्रेड 0, ये देखिए आप, थ्रेड 0, दिस इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ अ थ्रेड। तो मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आई होप आप समझ रहे हो यार। अब देखिए ऐसे ही मैंने बोला कि मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, तो मैंने क्या लिखा? m1 डॉट सेट नेम, देयर इज अ मेथड कॉल्ड सेट नेम मेथड। तो सेट नेम मेथड से हम किसी भी थ्रेड का नाम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसका नाम रख दिया सपोज फर्स्ट थ्रेड, ठीक है, और इसके बाद फिर मैंने आफ्टर चेंज मैंने इस थ्रेड का नाम देखा, राइट। तो आफ्टर चेंज मुझे थ्रेड का नाम क्या दिखेगा? देखो आप, अगर मैं इसको रन करता हूं एंड पहले मुझे आउटपुट मिलेगा थ्रेड 0 एंड देन आफ्टर आई विल गेट अ मैसेज फर्स्ट थ्रेड, ओके। तो ये आपने थ्रेड का नाम चेंज कर दिया। तो सेट नेम गेट नेम मेथड, ओके, देन वी हैव अ मेथड कॉल्ड, अगर आपको अभी करंट थ्रेड, अपना थ्रेड का स्टेटस देखना है, राइट, जैसा आप देखिए, मतलब मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूं, इसको थोड़ा सा समझना। मैंने थ्रेड को स्टार्ट किया, फिर मैंने उसको ज्वाइन मोड में डाला, ठीक है। ज्वाइन मोड का मतलब यह है जब तक थ्रेड खत्म नहीं होगी तब तक मेन वापस नहीं आएगा। लेकिन मैंने ये कहा, एक काम करो, ज्वाइन के पहले मुझे ये बताओ मेरी थ्रेड का अलाइव स्टेटस क्या है, ठीक है, मतलब थ्रेड अलाइव है या नहीं है। तो आपने लिख दिया m1 डॉट देयर इज अ मेथड कॉल्ड इज अलाइव, m1 डॉट इज अलाइव। तो इज अलाइव मेथड से आप अपनी थ्रेड का करंट अलाइव स्टेटस देख सकते हैं, राइट। इसके बाद मैंने यहां पे आफ्टर ज्वाइन अलाइव स्टेटस देखा, राइट, कि पहले और बाद में। तो पहले मुझे जो स्टेटस मिलेगा वो ट्रू मिलेगा, लेकिन इसके कंप्लीशन के बाद मुझे इसका स्टेटस फॉल्स मिलेगा। समझ में आई बात? तो इज अलाइव मेथड विल एक्चुअली शोज द स्टेटस ऑफ द थ्रेड। तो इसको थोड़ा सा समझो, थ्रेड आपने स्टार्ट की, अब आपकी थ्रेड ज्वाइन मोड में चल रही है, मतलब जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी, जब तक अगली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अगली लाइन एग्जीक्यूट हुई और अगर फॉल्स आया, इसका मतलब है कि आपकी थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके डेड मोड में जा चुकी है, राइट। तो आप देखिए, अगर मैं इसको रन करता हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? मुझे थ्रेड का रिजल्ट मिलेगा। देखिए पहले तो ट्रू मिला, मतलब माय अलाइव स्टेटस इज ट्रू, ठीक है। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर फॉल्स मिलेगा, फिर मैसेज मिलेगा माय थ्रेड एंड्स। ये देखिए, माय थ्रेड एंड्स, फॉल्स, मेन थ्रेड एंड्स। तो ये फॉल्स इंडिकेट कर रहा है कि आपकी थ्रेड ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया है। एंड देन आफ्टर यू विल गेट अ मैसेज m1 डॉट इज अलाइव का फॉल्स मैसेज। तो ये मेथड के बारे में आप समझिए। इज अलाइव मेथड हमने देखी, गेट नेम सेट नेम मेथड हमने देखी, करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, करंट थ्रेड देयर इज अ मेथड वो रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ द करंट थ्रेड, कि करंट थ्रेड का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी आपकी करंट थ्रेड मेथड, ठीक है। स्लिप मेथड के बारे में मैंने आपको बताया, ज्वाइन मेथड के बारे में मैंने आपको बताया कि ज्वाइन मेथड का क्या यूज है, स्लिप मेथड का क्या यूज है। जब आपको टाइमिंग किसी थ्रेड को रोकना है तो ज्वाइन मेथड को हम यूज करते हैं, सॉरी स्लिप मेथड को हम यूज करते हैं। जब आपको लगता है कि एक थ्रेड जब तक चल रही है बाकी की सारी थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दें, तो हम उस थ्रेड को ज्वाइन मोड में रन करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो इंटरव्यू में पूछे गए। व्हाट डू मीन बाय ज्वाइन मोड, व्हाट इज द नीड ऑफ स्लिप मोड। स्लिप मोड में जब टाइम देते हैं, वो टाइम का मतलब मेजरमेंट क्या है, वेदर इट इज सेकेंड, मिली सेकेंड, ठीक है, आवर्स, तो मैंने आपको बताया था इट्स ए मिली सेकेंड। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मल्टी थ्रेडिंग में अक्सर पूछे जाते हैं। रैपर क्लासेस, राइट, बिलीव मी अगेन दिस टॉपिक इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जब हम कलेक्शन की बात करते हैं जावा में तो हम ये कहते हैं कलेक्शन की क्लासेस जेनेरिक क्लासेस होती हैं, और जेनेरिक क्लासेस की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं जेनेरिक क्लासेस में रिप्लेसमेंट हमेशा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। तो ये सारी कहानी क्या मतलब है, क्यों हम इन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां पर आप देखिए, हम ये कहते हैं जावा इज नॉट कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और वो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जावा प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज करता है डेटा स्टोरेज के लिए। तो हमने जावा में कई सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात की है, लाइक विल डिस्कस अबाउट बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन, राइट। लेकिन जब हम जावा में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, लाइक अगर मैंने लिखा इंटीजर a इक्वल टू 100, तो हम ये कहते हैं दिस a इज अ वेरिएबल जिसमें हमने वैल्यू असाइन की है 100। लेकिन मैंने आपको यह कहा है जब हम जेनेरिक क्लासेस की बात करेंगे तो वहां पर आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना होगा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। अभी हमने डेटा को रिप्रेजेंट किया हुआ है वेरिएबल फॉर्मेट में, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसको डिक्लेयर किया है प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ में, राइट। लेकिन यहां पर आप देखिए जावा में हमें हर डेटा को दो तरीके से स्टोर करने के ऑप्शन मिलते हैं, वन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल
इन सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जावा ने मुझे हर डेटा टाइप की एक इक्विवेलेंट क्लास दी हुई है, और वो क्लासेस जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप की इक्विवेलेंट क्लासेस होती हैं, इन्हीं क्लासेस को हम जावा में कहते हैं रैपर क्लासेस। ओके, और रैपर क्लास को ही हम यूज करते हैं आगे कलेक्शन में, ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के लिए, जेनेरिक क्लासेस को डिक्लेयर करने के लिए, जेनेरिक क्लासेस को डिफाइन करने के लिए। तो आप देखिए यहां पे कि अब यदि हम बात करें, जैसे मैंने आपसे बोला कि जावा में हर प्रिमिटिव डेटा टाइप की एक इक्विवेलेंट क्लासेस हैं, तो हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से पढ़े हैं जावा में? बाइट हमने पढ़ा है, ठीक है, शॉर्ट हमने पढ़ा है, इंट हमने पढ़ा है, लॉन्ग हमने पढ़ा है, फ्लोट हमने पढ़ा है, ठीक है, डबल और कैर और बूलियन। तो ये जो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं, इन्हीं प्रिमिटिव डेटा टाइप की जो इक्विवेलेंट क्लासेस हैं, जिनको हम कहते हैं रैपर क्लासेस। ओके, तो आप देखिए किस डेटा टाइप की रैपर क्लास का नाम क्या है, मैं आपको बताता हूं। बाइट की रैपर क्लास का नाम है बाइट, लेकिन बी कैपिटल लिखना है क्योंकि क्लास नेम है। शॉर्ट की रैपर क्लास है शॉर्ट के नाम से। इंट की रैपर क्लास का नाम है इंटीजर, ठीक है। लॉन्ग की रैपर क्लास आपको मिलेगी लॉन्ग के नाम से। फ्लोट की रैपर क्लास का नाम है फ्लोट। डबल की रैपर क्लास का नाम है डबल, ठीक है। कैर की रैपर क्लास का नाम है कैरेक्टर, ओके। और लास्ट वन बूलियन की रैपर क्लास का नाम है बूलियन, लेकिन बी कैपिटल के साथ। तो ये जावा में रैपर क्लासेस है। कहने का मतलब ये है कि जावा में हम डेटा को प्रिमिटिव फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं। अब आप देखिए यहां पे कि यदि मान लीजिए मैं यहां पर ये लिखता हूं बाइट या इंट की बात करें अगर हम, इंट ए इक्वल टू 10, तो ये हमने क्या कहा है, दिस 10 इज इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। लेकिन अगर मैं इसी स्टेटमेंट को लिखता हूं इंटीजर, ठीक है, यदि मैंने इसको लिखा है इंटीजर ए इक्वल टू न्यू इंटीजर, ओके, और यहां पर जब हम इसको असाइन करते हैं सपोज 10, तो ये हमने डेटा को स्टोर किया है ऑब्जेक्ट फॉर्मेट पे। दैट इज व्हाट द डिफरेंस टू स्टोर द डेटा इन प्रिमिटिव फॉर्मेट एंड इन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। तो एक सिचुएशन जावा में ऐसी आती है जहां पर आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, और वहां पर हम जावा में इन रैपर क्लासेस को यूज करते हैं। और इन सारी रैपर क्लासेस में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको मल्टीपल वेरिएबल्स मिलेंगे, मैथड्स मिलेंगी, ठीक है। आपको यहां पे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग क्या होती है। अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू मीन बाय बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग ऑटो अनबॉक्सिंग में क्या डिफरेंस है। तो इन सारे क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में हमने कवर किया है हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में। आप जब देखेंगे वहां पे तो आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर वहां पे मिलने वाले हैं, राइट। लेकिन यहां पर आप देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल आपको बताता हूं कि रैपर क्लास में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स मिलेंगे। तो आप देखिए इन हर रैपर क्लास में आपको 3 इंपॉर्टेंट वेरिएबल मिलते हैं। एक साइज के नाम से, ठीक है, जो कि फाइनल वेरिएबल है, जो कि हर रैपर क्लास में है एक्सेप्ट बूलियन। बूलियन में ये वेरिएबल आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। देन मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू के नाम से ये आपको रैपर क्लास में वेरिएबल मिलेगा। मिन अंडरस्कोर वैल्यू ये आपको रैपर क्लास में वेरिएबल मिलेगा, मतलब ये आपको इंटीजर रैपर क्लास में भी मिलेंगे, बाइट में भी मिलेंगे, शॉर्ट में भी मिलेंगे। तो इनका यूज क्या है, और ये हर क्लास में कैसे वेरिएबल है, स्टैटिक और फाइनल। स्टैटिक है मतलब क्या, मैं इनको क्लास के नाम के साथ एक्सेस कर सकता हूं। फाइनल है मतलब इनकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, यू कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू, राइट। तो आप देखिए मैं इसको एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं बाइट के साथ में, कि यदि मान लीजिए मुझे यह पता करना है कि बाइट, प्रिमिटिव बाइट कितनी बाइट की मेमोरी एलोकेट करता है, राइट। तो कभी भी आपको किसी भी डेटा टाइप की मेमोरी साइज पता करना है तो यहां पर आप उसकी रैपर क्लास को लिखिए बाइट डॉट साइज, है ना, रैपर क्लास का नाम और डॉट वेरिएबल का नाम। तो यहां पर मुझे रिजल्ट मिलेगा 8 इसलिए क्योंकि जो मेमोरी एलोकेट होती है बाइट की वो 1 बाइट की होती है, और 1 बाइट मतलब 8 बिट। तो यहां जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा बिट में, तो यू विल गेट एन आंसर 8 बिट। सिमिलरली यदि आपको यह पता करना है कि इसकी मैक्सिमम साइज कितनी है तो यहां पर आप लिख सकते हैं बाइट डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू। तो यहां पर अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो आपको मिलेगा 127, जो कि बाइट की मैक्सिमम वैल्यू होती है। और यदि मैं लिखता हूं यहां पे बाइट डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यू, तो यहां पर मुझे रिजल्ट मिलेगा -128, जो कि बाइट की मिनिमम वैल्यू होती है। इसी तरीके से अगर आपको शॉर्ट की रेंज पता करना है, लॉन्ग, इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, तो बाकायदा आप इन वेरिएबल को उन रैपर क्लास के नाम के साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली रैपर क्लास को हम क्यों यूज करते हैं जावा में। इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट आएगा कलेक्शन में, ठीक है, कि जब आप कलेक्शन की क्लासेस को देखेंगे तो वहां पर आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, सो दैट वी विल गो फॉर दिस
रैपर क्लासेस, वहां पर हम रैपर क्लास को यूज करेंगे क्योंकि वो जेनेरिक क्लासेस होंगी। ठीक है, तो अभी कलेक्शन तक थोड़ा सा वेट करिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि रैपर क्लास का कलेक्शन में क्या यूज है। यहां पर मैं आपको छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि रैपर क्लास एक्चुअली हम क्यों यूज करते हैं जावा में, राइट। अब आप देखिए, एक और इंपॉर्टेंट मेथड है जो आपको मैक्सिमम हर रैपर क्लास में मिलेगी, और वो है पार्सिंग की मेथड। पार्सिंग का मतलब होता है जब भी आप किसी न्यूमेरिकल स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कि फॉर एग्जांपल सपोज करिए आपने कोड लिखा है, राइट। मान लीजिए अगर मैंने कोड लिखा है जहां पर हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का मतलब यह है कि जब हम जावा के प्रोग्राम को रन करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट से हम इसको कुछ वैल्यू पास करेंगे, राइट। कि मान लीजिए अगर मैंने इस प्रोग्राम को रन किया है तो ये जो हम लिखते हैं ना स्ट्रिंग args, इसका मतलब ये है कि आप जावा के इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो आप कमांड लाइन से कुछ वैल्यू पास करेंगे। लाइक अब मैंने मान लीजिए बोला कि ये मान लीजिए प्रोग्राम है, अब मैं इसको कंपाइल करता हूं तो हम क्या लिखते हैं, जावा सी test.java, राइट। लेकिन अब सेकंड स्टेप में हम इसको रन करेंगे, तो जब मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट से रन कर रहा हूं तो मैंने वैल्यू दी है 50 और 20। तो ये जो 50 और 20 है एक्चुअली ये वैल्यू आपने पास की है कहां से, कमांड लाइन से। ये कहलाता है कमांड लाइन आर्गुमेंट। ओके, तो ये जो आपने वैल्यू पास की है कमांड लाइन से, ये वैल्यू जाके यहां पर किसको असाइन होगी, args ऑफ 0 जिसकी वैल्यू होगी 50 और args ऑफ 1 जिसकी वैल्यू होगी 20। अब मैंने बोला इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो यदि मान लीजिए आप इसको ऐड करने के लिए यहां पर इस तरीके से लिख देंगे system.out.println args ऑफ 0 प्लस args ऑफ 1, तो आपको रिजल्ट 70 नहीं मिलेगा, यू विल गेट द रिजल्ट 5020। वो इसलिए क्योंकि यहां जो वैल्यू आपके पास आई है वो आई है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, क्योंकि ये जो अरे है ये स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट का अरे है, तो आपको जो रिजल्ट मिला है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिला है। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे इसको एक्चुअली इंट में कन्वर्ट करना है, तो स्ट्रिंग को, न्यूमेरिकल स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना पार्सिंग कहलाती है। अगेन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू, व्हाट डू मीन बाय पार्सिंग। तो पार्सिंग का मतलब होता है कि किसी भी न्यूमेरिकल स्ट्रिंग को आप इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, नंबर में एक्चुअली, तो यहां पर मुझे इसको कन्वर्ट करना है सपोज करिए इंटीजर में। तो मैंने क्या किया, यहां पर हमने वेरिएबल लिया है इंटीजर a, b, c, और यहां पर मैंने ये लिखा है, देखिए आप, इंटीजर नाम की रैपर क्लास में आपको एक मेथड मिलेगी पार्स इंट। पार्स इंट, इस पार्स इंट को हम यहां पे क्या पास करेंगे, आर्गुमेंट 0। ठीक है, तो जब आप इसको आर्गुमेंट 0 पास करेंगे तो अब आपको a में जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 50 इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। सिमिलरली अगर आपने लिखा है इंटीजर डॉट पार्स इंट args ऑफ 1, तो यहां पर आपको जो सेकंड वैल्यू मिलेगी वो b में मिलेगी 20। और अब आप बाकायदा यहां लिख सकते हैं c इक्वल टू a प्लस b एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट c, तो यू विल गेट द रिजल्ट 70। अब आपको रिजल्ट मिलेगा 70। और ये भी आपको पार्स इंट मेथड मिली है इंटीजर रैपर क्लास में। ऐसी ही बाइट में जो मेथड है उसका नाम है पार्स बाइट, फ्लोट में जो मेथड है उसका नाम है पार्स फ्लोट, पार्स डबल जो डबल में है, पार्स लॉन्ग जो लॉन्ग रैपर क्लास में है। तो जब भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल स्ट्रिंग है एंड यू वांट टू कन्वर्ट दिस न्यूमेरिकल स्ट्रिंग इनटू अ नंबर, सो विल गो फॉर दिस पार्सिंग मेथड। पर यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यह पार्स मेथड नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन थ्रो करती है। अब नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन का मतलब क्या है, मान लीजिए अगर आप इसको कमांड लाइन से वैल्यू पास कर रहे हैं लेकिन आपने 50-20 की जगह यहां पर लिख दिया 50 तो दिया, लेकिन सेकंड वैल्यू आपने दे दी हेलो। अब आपने तो स्ट्रिंग सही पास की है, लेकिन जब 50 को आपका प्रोग्राम नंबर में कन्वर्ट करेगा तो ये कर देगा, लेकिन जब हेलो को कन्वर्ट करने जाएगा क्योंकि आपने सेकंड वैल्यू दी है हेलो, तो यहां पर ये एक्सेप्शन दे देगा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, क्योंकि उसको जो स्ट्रिंग मिल रही है दैट स्ट्रिंग इज नॉट एक्चुअली अ नंबर। तो यहां पर जो एक्सेप्शन आपको मिलेगा वो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस एक्सेप्शन को आपको मैनेज करना है तो यू हैव टू राइट दिस कंप्लीट कोड इन ट्राई कैच ब्लॉक। फिर आपको ट्राई कैच ब्लॉक लगा के इस पूरे एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे कि जब आप रैपर क्लास को यूज कर रहे हैं तो एक्सेप्शंस कौन से आ रहे हैं, पार्सिंग मेथड क्या होती है, अनपार्सिंग किसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए जैसे मैंने भी आपको बोला कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग क्या होती है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यदि मान लीजिए मेरे पास एक प्रिमिटिव वैल्यू है, ठीक है, अब इस प्रिमिटिव वैल्यू को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं ऑब्जेक्ट में तो मैं क्या लिखूंगा, ये डेटा मेरे पास प्रिमिटिव फॉर्मेट में है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, राइट। लेकिन मैं यहां पर बना रहा हूं इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट, तो मैंने क्या लिखा, इंटीजर i इक्वल टू न्यू इंटीजर, ठीक है, और इसमें आपने इस a को एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया।
तो क्या होगा यहाँ पे, आपकी जो प्रिमिटिव वैल्यू है दैट विल कन्वर्ट्स इनटू एन ऑब्जेक्ट। तो ये कहलाता है बॉक्सिंग कॉन्सेप्ट, दिस इज कॉल्ड बॉक्सिंग। ओके, तो जब भी एक प्रिमिटिव को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड बॉक्सिंग कॉन्सेप्ट, ये कहलाता है बॉक्सिंग। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट, कि अब मैंने बोला कि चलो अब मेरे पास आई में जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, लेकिन इसको मैं दोबारा बी में कन्वर्ट करता हूं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा बी इक्वल टू आई। ठीक है, यदि मैंने इस तरीके से लिखा बी इक्वल टू आई, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट अगेन कन्वर्ट्स इनटू प्रिमिटिव, तो ये कहलाता है अनबॉक्सिंग। तो एक प्रिमिटिव का ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होना बॉक्सिंग कहलाता है, और ऑब्जेक्ट का प्रिमिटिव में कन्वर्ट होना अनबॉक्सिंग कहलाता है। बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग क्या होता है समझ में आया होगा आपको कि व्हाट डू मीन बाय बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे कि इन रैपर क्लास को यूज करके हम और क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला। तो अभी आप देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि एक कलेक्शन है, मान लीजिए अरे लिस्ट। अरे लिस्ट एक कलेक्शन की क्लास है, इस कलेक्शन की क्लास को हम यूज करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए। ओके, देखिए अरे और अरे लिस्ट इन दोनों में डिफरेंस है। अरे को हम यूज करते हैं तो एक फिक्स साइज का अरे होता है, कि अरे को जब आप यूज करते हैं तो ना अरे में आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, अरे की साइज फिक्स होती है। तो जावा यहां पर यह कहता है कि रादर देन अरे आप अरे लिस्ट को यूज करें। तो अगर मैं अरे लिस्ट को यूज करूंगा तो मेरे पास एक क्लास है जिसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा अरे लिस्ट ए इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। अब इसमें मैं डेटा एलिमेंट ऐड करना चाहता हूं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर जब हम अरे बनाते हैं तो अरे का तो टाइप बताते हैं इंट के साथ, कि हम कुछ इस तरीके लिख सकते हैं इंट ए इक्वल टू न्यू इंट, और आपने लिख दिया 10, या आपने जावा में अरे बना दिया। तो आपने ये तो बता दिया कि अरे का डेटा टाइप इंट है, लेकिन आप बोल रहे हैं अरे को रिप्लेस करना है अरे लिस्ट से। तो अरे लिस्ट का टाइप कैसे बताएंगे, मतलब मैं ये कैसे बताऊंगा कि इस अरे लिस्ट में मुझे इंटीजर टाइप ऑफ डेटा ऐड करना है। तो यहां पर आपको यूज करनी पड़ेगी रैपर क्लासेस को। तो एक्चुअली इस अरे लिस्ट को हम इस तरीके से डिफाइन ना करके हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, अरे लिस्ट, और यहां पर आपने लिखा इंटीजर, अरे लिस्ट इंटीजर ऑफ ए इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट ऑफ इंटीजर। तो ये स्टेटमेंट जो है आप समझने की कोशिश करिए। ये स्टेटमेंट एक्चुअली क्या बता रहा है हमें, ये स्टेटमेंट बता रहा है कि आपने अरे लिस्ट का डेटा टाइप डिफाइन कर दिया है इंटीजर। तो जब भी हमें जावा में किसी ऑब्जेक्ट का टाइप डिफाइन करना होता है तो वहां पर हम यूज करते हैं रैपर क्लासेस को। तो देयर आर मल्टीपल यूजेस ऑफ दिस रैपर क्लासेस, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट इंटीजर का भी हो सकता है, कैरेक्टर का भी हो सकता है, फ्लोट का भी हो सकता है, डबल का भी हो सकता है। इसका मतलब है मैं बोल सकता हूं अरे लिस्ट क्लास जो है वो जेनेरिक क्लास है। जेनेरिक मतलब एक ऐसी क्लास जिसका प्री डिफाइंड टाइप नहीं है, जिसको आप अपने हिसाब से टाइप डिफाइन कर सकते हो। तो जेनेरिक क्लास को लेके कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रैपर क्लास को लेके कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पर आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि एक्चुअली रैपर क्लास क्या होती है। तो हम इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि हर प्रिमिटिव डेटा टाइप की एक इक्विवेलेंट क्लास जावा में होती है और वही कहलाती है रैपर क्लासेस। लेकिन क्या स्ट्रिंग जावा में रैपर क्लास है? नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग का कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। केवल रैपर क्लास हम उन्हीं क्लासेस को बोलेंगे जिनके प्रिमिटिव डेटा टाइप भी अवेलेबल है और जिनकी क्लासेस भी अवेलेबल है। ओके, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में आया होगा। ठीक है, इसके पहले एक बार और चलते हैं, ये देखिए आप। ठीक है, तो ये सारे डेटा टाइप और ये उन डेटा टाइप की इक्विवेलेंट क्लासेस, एंड दिस इज कॉल्ड रैपर क्लासेस इन जावा। तो इनमें आपको मेथड्स मिलेंगी, वेरिएबल्स मिलेंगे, कंस्ट्रक्टर मिलेंगे, कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो इस पूरे टॉपिक में बहुत सारे अलग अलग सब टॉपिक्स की हम लोग बात करने वाले हैं। बिलीव मी, मेरा ये मानना है कि कलेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना ना तो हम जावा में प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे जा सकते हैं, ना तो हम इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, और ना ही हम अपनी प्रोग्रामिंग को इनहांस कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा फोकस्ड होकर इस टॉपिक को आप डिटेल में पढ़िएगा। क्वेश्चन क्यों पढ़ना है पहले यहां से हम शुरू करते हैं, राइट। तो अब देखिए, जब भी हम डेटा कलेक्शन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है अरे, एंड नो डाउट अरे मैंने आपको जावा में भी एक्सप्लेन किया है। तो हमने जावा में अरे का एडवांटेज ये पढ़ा था कि अरे इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट, और अगर ये ऑब्जेक्ट है इसका मतलब है मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट करेगा। पर यदि ये मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट कर रहा है लेकिन फिर भी फिक्स्ड इन साइज है ना, फिक्स्ड इन साइज मतलब कि रन टाइम पे अगर मैं एक अरे क्रिएट करता हूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यूजर से एक एलिमेंट लिया एन में आपने एक वैल्यू स्कैन किया, लाइक आपने लिख दिया स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, और आपने यूजर से ये लिमिट ली है, और इस लिमिट का आप एक अरे डिक्लेयर करते हैं। लाइक मैंने ये अरे को डिक्लेयर किया और ये मैंने डिफाइन किया अरे इक्वल टू न्यू इंटीजर ऑफ एन, है ना। अरे आई होप आपका अरे क्लियर है, जहां पर मैंने अरे के कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किए थे लास्ट लेक्चर्स में, राइट।
तो अब आप मुझे बताएं, ठीक है अरे रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर रहा है, प्लस पॉइंट ये है कि वो जितनी मेमोरी आपको चाहिए उतनी मेमोरी एलोकेट करेगा, लेकिन साइज तो फिक्स्ड है ना, इट इज नॉट कंप्लीटली अ डायनेमिक अरे। ठीक है, मतलब आप अरे के ड्रॉबैक को समझेंगे ना तो आपको कलेक्शन के एडवांटेज समझ में आएंगे। ओके, क्योंकि इंटरव्यू का बहुत फिक्स क्वेश्चन है, व्हाई वी शुड गो फॉर अ कलेक्शन व्हेन वी ऑलरेडी हैव अरे इन जावा, कि जब हमारे पास ऑलरेडी अरे है तो व्हाई वी शुड गो फॉर अ कलेक्शन, है ना। तो आप देखिए, अब ये फिक्स्ड इन साइज का मतलब ये है कि आपने जो अरे बनाया, मान लीजिए अगर मैंने लिमिट दी है 10, तो नो डाउट मैं अगर 10 से ज्यादा एलिमेंट इस अरे में एंटर करूंगा तो आई गॉट एन एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स आफ्टर बाउंड एक्सेप्शन, पहला ड्रॉबैक। अगर मान लीजिए आपने अरे बना दिया 50 का, पर अगर आपने एलिमेंट 20 दिए तो रिमेनिंग 30 की मेमोरी आपकी वेस्ट होगी, दूसरा ड्रॉबैक। तीसरा ड्रॉबैक ये है, समझिएगा कि क्या एक अरे में, मान लीजिए अगर आपका ये अरे है, तो क्या इस अरे में हम रन टाइम पे इंसर्शन डिलीशन कर सकते हैं? सोच के देखिए कि मान लीजिए अगर आपने एक 5 का अरे लिया है और इस 5 के अरे में एलिमेंट है 10, 5, 70, 20, 29। अब मैं चाहता हूं कि मुझे बीच में एक एलिमेंट इंसर्ट करना है, सो इज इट पॉसिबल कि वी कैन इंसर्ट द एलिमेंट इन दिस अरे? नॉट पॉसिबल। अगर मैं ये चाहता हूं कि इस अरे में से मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं अरे में से एक एलिमेंट रन टाइम पे रिमूव कर सकता हूं? नॉट पॉसिबल। तो दिस इज द ड्रॉबैक्स ऑफ एन अरे इन जावा, कि नो डाउट मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट कर रहा है, लेकिन ड्रॉबैक्स भी है, इंसर्शन डिलीशन नहीं हो सकता, अरे फिक्स्ड इन साइज का होगा। तो इन सारे ड्रॉबैक को देखते हुए जावा ने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया है कलेक्शन फ्रेमवर्क। अब हम यहां पे बात करते हैं कलेक्शन क्या है, तो हम ये बोलते हैं कलेक्शन आर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। कलेक्शन जो है वो एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, इट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, राइट। अब ये ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है तो यहां पर आप समझिएगा रैपर क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, राइट। तो यहां पर लेगेसी क्लासेस क्या होती हैं, रैपर क्लास का क्या रोल है, सारे कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो यहां पर आप देखिए, जब हम डेटा कलेक्शन की बात करते हैं तो जावा का यह कहना है कि रादर देन गोइंग फॉर एन अरे, आप कलेक्शन क्लासेस को यूज करें। तो कौन कौन सी कलेक्शन क्लासेस यहां पर उसने मुझे दी है, इनकी हायरार्की क्या है? तो एक छोटी सी हायरार्की मैं यहां पर आपको समझाता हूं कि कलेक्शन हायरार्की में सबसे टॉप मोस्ट है इटरेबल, इटरेबल इंटरफेस। इससे मुझे एक्सटेंड होके एक इंटरफेस मिला है विच इज अ कलेक्शन, ठीक है। और इस कलेक्शन इंटरफेस से जावा ने मुझे 3 और इंटरफेस दिए हैं, वन इज कॉल्ड लिस्ट, सेकंड इज कॉल्ड सेट एंड थर्ड इज कॉल्ड क्यू। ये 3 जावा ने मुझे दिए हैं इंटरफेस, राइट। और आप देखिए कलेक्शन 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब एक कलेक्शन है और दूसरा मैप है। मैप इज अनदर कलेक्शन, ठीक है, जो कि एक अलग पार्ट है। मतलब कलेक्शन को भी हम 2 अलग अलग पार्ट में बात करते हैं, एक कलेक्शन और दूसरा मैप, राइट। तो मैप पे आगे हम आएंगे। अब देखिए यहां पर फिर लिस्ट से इंप्लीमेंटेड आपको क्लासेस मिलने वाली है, लाइक अरे लिस्ट वी हैव, ठीक है। फिर यहां पर आपको क्लास मिलेगी लिंक लिस्ट वी हैव, ठीक है। फिर यहां पर हमें क्लास मिलेगी वेक्टर, वेक्टर से इनहेरिट होके मुझे क्लास उसने दी है स्टैक, ठीक है। और ये जो वेक्टर और स्टैक है, इसके बारे में हम बोलते हैं जावा में दीज आर द लेगेसी क्लासेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का, व्हाट डू मीन बाय लेगेसी क्लासेस? ओके, तो अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, ये लिस्ट से इंप्लीमेंटेड क्लासेस हैं। ऐसे ही अगर आप सेट से देखें तो सेट से इंप्लीमेंटेड क्लासेस आपको मिलेंगी, मतलब दीज आर द कलेक्शन, ठीक है। जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहे हैं दीज आर द कलेक्शन, ओके। और ये जो व्हाइट कलर में मैं लिख रहा हूं दीज आर द क्लासेस। तो दिस इज कंप्लीटली कलेक्शन हायरार्की गिवन बाय द जावा। और हर एक क्लास का अपना एक इंपॉर्टेंस है यहां पे, कि अगर मैं अरे लिस्ट को यूज कर रहा हूं तो क्या होगा, अगर मैं लिंक लिस्ट को यूज कर रहा हूं तो क्या होगा। और अब देखिए, यदि आप में किसी ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा कि जब हम डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन जावा में करते हैं तो हमारे लिए चीजें कितनी आसान हो जाती है, क्योंकि जावा में हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन के लिए हर एक क्लास अवेलेबल है। तो इसीलिए जब आप डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा का मेरा कोर्स देखेंगे ना, जो कि आपके लिए टेक विद्वान के साइट पे अवेलेबल है, ठीक है, वहां पर आप देखेंगे मैंने पूरे डेटा स्ट्रक्चर को 2 तरीके से इंप्लीमेंट करना बताया है, यूजिंग कलेक्शन और विदाउट यूजिंग कलेक्शन। क्योंकि रीजन इज दैट, आप जब कलेक्शन को यूज करते हैं तो यहां पर आपको डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई कोड लिखना ही नहीं, कोड लिखना इन द सेंस कोई लॉजिक नहीं लगाना है, बिकॉज एवरी क्लास इज रेडी। लेकिन जब आप वही चीज विदाउट कलेक्शन इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, आपको अपनी खुद की लिंक लिस्ट बनाना है, आपको अपना खुद का स्टैक बनाना है, ठीक है। तो चलिए अभी तो अपन फिलहाल आते हैं लिस्ट से इंप्लीमेंटेड क्लासेस। सेट से इंप्लीमेंटेड क्लास अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा हैश सेट, ठीक है। वी हैव अ क्लास कॉल्ड हैश सेट, देन वी हैव अ लिंक्ड हैश सेट, ठीक है। इस लिंक्ड हैश सेट के बाद आपको एक और इंटरफेस मिलेगा विच इज सॉर्टेड सेट, ठीक है। इस सॉर्टेड सेट से इंप्लीमेंटेड एक क्लास आपको मिलेगी ट्री सेट, ठीक है। सिमिलरली यहां पर अगर आप देखेंगे तो वी हैव अ क्लास कॉल्ड डीक्यू,
ठीक है, प्रायोरिटी क्यू, ऐसी बहुत सारी अलग अलग क्लासेस यहां पर आपको इस कलेक्शन में मिलेंगी और ये सारी क्लासेस केवल एक ही बात करेंगे, डेटा कलेक्शन। बट दिस इज कंप्लीटली अ डायनेमिक डेटा कलेक्शन। डायनेमिक डेटा कलेक्शन मतलब कलेक्शन से हम रन टाइम पे एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, कलेक्शन में मैं रन टाइम पे एलिमेंट को इंसर्ट कर सकता हूं, कलेक्शन डेटा के अकॉर्डिंग अपनी साइज को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखिए, ये मेरे पास एक पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क इन विच वी हैव अ क्लास कॉल्ड अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, सॉर्टेड सेट। अब इसमें कौन सी क्लास कब जावा में इंप्लीमेंट हुई है, ठीक है, लिंक्ड हैश सेट क्लास क्यों हम यूज कर रहे हैं, मतलब अलग अलग वर्जन में जावा ने अलग अलग क्लासेस हमें दी है। ठीक है, और ये जो क्लासेस है ना, इनको लेगेसी क्लासेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है दैट इंट्रोड्यूस्ड इन जावा इन जेडीके 1.4 वर्जन, लेकिन उसके पहले भी जावा में 2 क्लासेस थी जो कलेक्शन के लिए, डेटा के लिए यूज होती थी, लेकिन वो क्लासेस जेनेरिक नहीं थी। ये जितनी भी कलेक्शन की क्लासेस है, दीज आर द जेनेरिक क्लासेस। जेनेरिक क्लासेस का मतलब है कि जो डेटा टाइप डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जेडीके 1.4 के पहले जावा ने मुझे 2 क्लास दी थी, विच इज द वेक्टर एंड स्टैक, लेकिन ये कलेक्शन का पार्ट नहीं थी। लेकिन जब कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा ने इंट्रोड्यूस किया तो इन 2 को कलेक्शन में वापस से ऐड किया विद द जेनेरिक, क्योंकि जब ये कलेक्शन से पहले थी तो ये जेनेरिक नहीं थे। जेनेरिक मतलब हर तरीके का डेटा कलेक्शन के लिए यूज नहीं होते थे, केवल डेटा कलेक्शन होता था स्ट्रिंग टाइप का। लेकिन आज मैं अरे लिस्ट को इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बुलियन किसी भी टाइप के डेटा के लिए यूज कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि नाउ दिस आर द पार्ट ऑफ कलेक्शन। तो वैसे ही वेक्टर और स्टैक, लेगेसी का मतलब होता है जो पुरानी चली आ रही है, लेकिन जिसको बोलते हैं ना री इंजीनियरिंग, कि जावा ने जब कलेक्शन फ्रेमवर्क दिया तो इन सारी क्लासेस की री इंजीनियरिंग करी और री इंजीनियरिंग करके मुझे वापस से इनको कलेक्शन में ऐड करके दिया हुआ है। तो ये एक एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो चलिए अब यहां पर इन तीनों को थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि लिस्ट, सेट और क्यू तीनों में क्या डिफरेंस है। तो आप देखिए, कलेक्शन की जब हम बात करते हैं ना, तो एक कलेक्शन मुझे ऐसा चाहिए, मतलब मुझे एक ऐसा ग्रुप ऑफ क्लासेस चाहिए जहां पे मुझे डुप्लीकेट एलिमेंट भी अलाउड करना है। मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट इन द सेंस कि बॉस, मैं ये चाहता हूं कि मान लीजिए अगर मैं किसी स्टूडेंट का नाम कलेक्शन कर रहा हूं तो एक नाम के 50 स्टूडेंट हो सकते हैं, तो मुझे डुप्लीकेसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, मेरा इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड रहे, मतलब जिस सीक्वेंस में आप डेटा इंसर्ट कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में आपको डेटा वापस भी चाहिए। आप नहीं चाहते हैं कि डेटा का इंसर्शन ऑर्डर बिगड़े। गॉट माय पॉइंट? तो यहां पर आप देखिए, आपको जितनी भी क्लासेस इस लिस्ट से इंप्लीमेंटेड मिलेंगी, इन सब में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेड मिलेगा। दे आर अलाउड डुप्लीकेट एलिमेंट एंड इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड। मतलब जिस सीक्वेंस में आप डेटा इंसर्ट करेंगे उसी सीक्वेंस में आपको डेटा वापस मिलेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं सर, मुझे डुप्लीकेट नहीं चाहिए, आई डोंट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट, और इंसर्शन ऑर्डर भी मुझे कोई टेंशन नहीं, इंसर्शन ऑर्डर अगर चेंज भी होता है तो दैट इज नॉट एन इशू, तो फिर हम यहां पर जाते हैं सेट की क्लासेस पे। तो सेट की जो 2 क्लासेस है, हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट, इनमें डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। इवन ट्री सेट नॉट अलाउड डुप्लीकेट एलिमेंट। लेकिन अब आप समझना, हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट में लिमिटेशन क्या है? डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, लेकिन इंसर्शन ऑर्डर भी प्रिजर्व नहीं है। मतलब कहने का ये कि जिस सीक्वेंस में आप डेटा इंसर्ट करेंगे आपको उसी सीक्वेंस में डेटा मिलेगा, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है? अरे लिस्ट क्यों इंसर्शन ऑर्डर को प्रिजर्व रख रहा है, सेट क्यों नहीं रख रहा है? ठीक है, इन सबके अपने रीजन है, क्योंकि हर एक कलेक्शन का एक बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर होता है। लाइक अरे लिस्ट का बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे है, लिंक लिस्ट का बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट है, हैश सेट का बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर हैश टेबल है, ट्री सेट का बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर ट्री है। तो सबके अपने अपने अलग अलग बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर्स हैं और यही हमें समझना होता है। व्हाट माय पॉइंट? तो अब हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट, इनके बारे में मैंने क्या बताया? डुप्लीकेट अलाउड नहीं करेंगे, लेकिन इंसर्शन ऑर्डर भी प्रिजर्व नहीं रहेगा। तीसरा ट्री सेट है। ट्री सेट ये बोलता है कि डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, लेकिन जब भी आपको एलिमेंट मिलेंगे इट इज ऑलवेज बीन सॉर्टेड ऑर्डर, या आपको एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेंगे। तो यदि आपको लगता है कि आपको डुप्लीकेट नहीं चाहिए और एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में हो तो आप ट्री सेट को यूज करिए। अगर आपको लगता है कि सर डुप्लीकेट भी चाहिए और इंसर्शन ऑर्डर चेंज नहीं करना है तो आपके पास ये क्लासेस अवेलेबल है। इसमें स्टैक और वेक्टर के बारे में मैंने क्या बोला? ये लेगेसी क्लासेस हैं, मतलब कलेक्शन के पहले ये जेनरिक नहीं थी, बट नाउ दीज आर द जेनरिक क्लासेस, राइट? जेनरिक का मतलब मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। तीसरा, इफ यू वांट टू स्टोर द डेटा इन द क्यू फॉर्मेट, कि अगर आपको क्यू फॉर्मेट पे डेटा स्टोर करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, देन विल गो फॉर क्यू कॉन्सेप्ट लाइक प्रायोरिटी क्यू, कि क्यू में भी प्रायोरिटी होती है। क्या आप क्यू में तो हैं,
कई बार होता है ना कि अगर आप एक क्यू में खड़े हुए हैं, लेकिन अगर आपसे मतलब कहने का ये कि मान लीजिए अगर आप किसी क्यू में हैं और कोई बेटर पोजीशन का पर्सन अगर आ जाता है तो उसकी प्रायोरिटी हाई हो जाती है। या मान लीजिए अगर आप क्यू में खड़े हुए हैं रेड लाइट पे, लेकिन अगर एम्बुलेंस आ गई तो एम्बुलेंस की प्रायोरिटी हाईएस्ट हो जाती है। तो ये होता है प्रायोरिटी क्यू का कॉन्सेप्ट, डी क्यू, डबल एंडेड क्यू। तो जब आपको क्यू फॉर्मेट में डेटा स्टोर करना है तो हम इन क्लासेस को यूज करते हैं, विच इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, यदि आपको लगता है कि आपको स्टैक फॉर्मेट में डेटा कलेक्शन करना है, विच इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, तो फिर हम स्टैक को यूज करते हैं। स्टैक मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो दिस आर द कलेक्शन फ्रेमवर्क, जिसको हम बोलते हैं ये पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क का है। ऐसा ही एक फ्रेमवर्क मैप कलेक्शन का भी होता है। तो आई होप आपको कलेक्शन का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से हम इन कलेक्शन के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो लाइक अगर आपको लगता है कि आपको अरे लिस्ट की बात करें तो अरे लिस्ट एक ऐसी क्लास है जिसका बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे है, मतलब ये डेटा कलेक्शन करता है अरे फॉर्मेट में। देखिए मैं आपको बताता हूं बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या। बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जब आपका डेटा कलेक्शन होगा तो वो बैकग्राउंड में डेटा किस तरीके से कलेक्ट करेगा। तो एक तरीका होता है अरे बना के, कि आपका जेवीएम क्या करेगा, इंटरनली अरे बनाएगा और अरे बना के डेटा कलेक्शन करेगा। लेकिन यहां पर फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर ये अरे बना के डेटा कलेक्शन कर रहा है तो फिर तो ओवरफ्लो यहां भी होगा। वो नहीं होगा, उसके पीछे भी रीजंस है, क्योंकि वहां पर जब अरे बनता है तो उसके कुछ फॉर्मूलेज हैं जिससे वो अरे की साइज को रन टाइम पे इंक्रीज करता है। कि मान लीजिए अगर आपका एग्जिस्टिंग अरे फुल हो गया तो वो आपके अरे को एग्जिस्टिंग साइज से और इंटरनली आगे बढ़ा देगा। तो ये अरे लिस्ट का कॉन्सेप्ट जो बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर क्या यूज करता है, अरे। लेकिन यदि आप बाय चांस लिंक लिस्ट की बात करें तो लिंक लिस्ट का बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर होता है नोड। नोड मतलब जैसे अरे क्या होता है, मान लीजिए मैं आपको अरे लिस्ट का एग्जांपल दूं तो अरे की इनिशियल साइज कितनी है, मान लीजिए 5, कि इसने शुरुआत में आपको 5 का एक अरे बना के दे दिया, राइट। लेकिन जैसे आप छठा एलिमेंट एंटर करेंगे ये अपनी साइज को बढ़ा देगा, नो डाउट। लेकिन लिंक लिस्ट क्या करता है, जैसे जैसे आप डेटा देंगे वैसे वैसे इंटरनली नोड बनाएगा। ये इस तरीके से नोड बना के डेटा कलेक्शन करता है, राइट। तो ये कलेक्शन के बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर या तो नोड होगा या बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे होगा। तो यदि आप अरे लिस्ट को यूज करते हैं, देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि मान लीजिए मैं अरे लिस्ट को यूज कर रहा हूं, तो अरे लिस्ट को मुझे किस लिए यूज करना है, इंटीजर डेटा के लिए। तो जैसे मैंने आपको बोला ना कि अगर ये जेनेरिक क्लासेस हैं तो इनके ऑब्जेक्ट आप कैसे डिक्लेयर करेंगे, अरे लिस्ट इंटीजर ए इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, ठीक है। अरे लिस्ट इंटीजर ए इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, ये आपने अरे लिस्ट को यूज किया, ठीक है। अब इस अरे लिस्ट की इनिशियल साइज कितनी है, अरे। अब आप बोलेंगे सर ये बैकग्राउंड में अरे को यूज कर रहा है, बिल्कुल सही। तो इसकी कोई इनिशियल साइज होगी तो बाय डिफॉल्ट इसकी इनिशियल साइज होती है 5 की, कि इनिशियली 5 मतलब कैपेसिटी, जिसको हम बोलते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू, व्हाट डू मीन बाय कैपेसिटी एंड साइज। तो कैपेसिटी का मतलब होता है कि अरे अभी करंट कितनी कैपेसिटी को लेके मेमोरी में गया है। तो जैसे ही आपका ये लाइन एग्जीक्यूशन होगा आपके लिए 5 का अरे इंटरनल मेमोरी में डिफाइन हो जाएगा। और फिर अगर आप चाहते हैं नहीं सर अरे की साइज मुझे अपने हिसाब से डिफाइन करना है, कैपेसिटी, तो आपके पास अरे लिस्ट में कंस्ट्रक्टर है जिसको अगर आप यहां पर दे देंगे मान लो 10, तो आपके अरे की इनिशियल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 10। तो ये अरे बैकग्राउंड में आपके लिए बन गया है, राइट। मतलब क्या हुआ, जैसे ही आपने अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया और आपने इनिशियल कैपेसिटी दे दी 10, तो ये आपके लिए 10 साइज का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 आपके लिए 10 साइज का अरे बन के रेडी हो गया। अब इस अरे में आप डेटा एलिमेंट एंटर करिए लाइक 10 20 30 40, लेकिन जैसे ही आपकी इनिशियल कैपेसिटी फुल होगी ये आपके लिए फिर से अरे को डबल करके बढ़ा देगा। तो ये बैकग्राउंड में अरे इस तरीके से काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, समझिए, ठीक है। तो यहां पर आई होप आपको अरे लिस्ट का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लेकिन इसकी जगह अगर मैं लिंक लिस्ट को यूज करता हूं, लाइक मैंने अगर लिखा लिंक लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है, लिंक लिस्ट ऑफ इंटीजर ए इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, ठीक है, लिंक लिस्ट ऑफ ए इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट ऑफ इंटीजर। तो ये लिंक लिस्ट क्या करेगा, इनिशियली कोई अरे नहीं बनाएगा, ये जैसे जैसे आप डेटा देंगे ये बैकग्राउंड में नोड बनाएगा। जैसे यहां पर अगर आप, अब इसमें क्वेश्चन आता है सर इस अरे लिस्ट में या लिंक लिस्ट में हम डेटा ऐड कैसे करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे, ठीक है। तो देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स अवेलेबल। और आप देखिए इस हायरार्की को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बॉस इन सभी कलेक्शन के पास कुछ मेथड ऐसी है जो कलेक्शन इंटरफेस की मेथड है। मतलब दिस कलेक्शन इज एन इंटरफेस और ये सब इससे एक्सटेंडेड है, दिस आर द एक्सटेंडेड इंटरफेसेस, राइट। और ये जो मैंने लिखा दिस इज इंप्लीमेंटेड, ये सारी इंप्लीमेंटेड क्लासेस हैं। तो
जो कलेक्शन की मेथड्स हैं, वो कलेक्शन की मेथड आपको सेट में भी मिलेंगी, क्यू में भी मिलेंगी, लिस्ट में भी मिलेंगी। तो कलेक्शन के पास वो मेथड है जिसको यूज करके आप कलेक्शन में डेटा ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कलेक्शन की साइज देख सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो ये जो कलेक्शन है इसमें एक मेथड है जो कि हर कलेक्शन में आपको मिलेगी, ऐड मेथड। तो जैसे मैंने बोला ना कि लिंक लिस्ट, तो अगर मैंने लिखा a.add 100, तब जाके मेरा एक पहला नोड बनेगा और उस नोड में 100 स्टोर हो जाएगा। फिर जब मैंने बोला a.add 200, तो ये कलेक्शन क्या कर रहा है, या जैसे जैसे आप डेटा दे रहे हैं वैसे वैसे नोड बनाते जा रहा है और डेटा कलेक्शन करते जा रहा है। अरे लिस्ट क्या करता है, अरे लिस्ट पहले से आपके लिए एक अरे बना के रख देगा, और जब उस अरे की साइज फुल होगी तब जाके वो आपके लिए डबल कैपेसिटी का एक नया अरे क्रिएट करके देगा। आई होप ये कलेक्शन का एक कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आएगा कि व्हाई वी शुड गो फॉर अ कलेक्शन इन जावा, कि जावा में हम कलेक्शन को क्यों यूज करते हैं, राइट। अब आप देखिए, जो मैंने आपको कहा था कि मान लीजिए अगर यहां पर मैं एक अरे लिस्ट को यूज कर रहा हूं, तो मैंने अरे लिस्ट को डिक्लेयर किस तरीके से किया, हालांकि जितनी मेथड की मैं यहां पे बात कर रहा हूं वो आपको हर कलेक्शन में मिलने वाली है, लाइक ऐड मेथड, अरे लिस्ट ऑफ इंटीजर इक्वल टू अरे लिस्ट इंटीजर ऑफ ए इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, ठीक है, ऑफ इंटीजर, ठीक है, और इनिशियल कैपेसिटी मैंने दे दी सपोज 5 की, राइट। तो ये मेरा एक अरे लिस्ट रेडी हो गया। अब इसमें मुझे डेटा एलिमेंट ऐड करना है, तो वे ऐड मेथड, ये मैंने बोल दिया a.add 10, a.add 20, ठीक है, a.add 30, ये मेरे कलेक्शन में डेटा एलिमेंट ऐड हो रहा है। अगर मुझे कलेक्शन में से एलिमेंट रिमूव करना है, वी हैव अ मेथड कॉल्ड रिमूव मेथड। तो रिमूव मेथड को अगर आप दोगे 30, सो दिस मेथड विल रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम दिस कलेक्शन। तो ये एडवांटेज होता है हमारे पास कलेक्शन का कि रन टाइम पे डेटा हम ऐड कर सकते हैं, रन टाइम पे डेटा हम रिमूव कर सकते हैं, और इसी बहुत सारी मेथड्स हैं। देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स आर अवेलेबल। लाइक अगर आपको कलेक्शन की साइज देखना है तो हाउ वी कैन सी द साइज ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन पे हम लूप किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो देखिए, ये जितनी क्लासेज है ना, ये जितने इंटरफेसेज हैं, हर इंटरफेस का अपने एक मेथड है। लाइक कलेक्शन की मेथड्स हैं, लिस्ट की अपनी मेथड है। तो जो कलेक्शन की मेथड है वो तो सबके पास मिलेंगे, लेकिन जो लिस्ट की मेथड है वो केवल आपको अरे लिस्ट लिंक लिस्ट में मिलेंगे। जो सेट की मेथड है वो आपको केवल हैश सेट लिंक्ड हैश सेट रीसेट में मिलेंगे। तो एक एक इंटरफेस की अपनी अपनी मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम इन कलेक्शन पे अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो आई होप अभी ये इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्शन आपको समझ में आया होगा कि कलेक्शन हायरार्की क्या बोलती है, इन क्लासेस की यूटिलिटी क्या है, कब आपको लिस्ट को यूज करना है, कब आपको सेट को यूज करना है, कब आपको क्यू को यूज करना है, ठीक है। और बाकी बहुत डिटेल असाइनमेंट क्विजेस के साथ अगर इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ अगर इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, तो वेलकम टू द टेक विद वन, ठीक है। और वहां पर आप प्लेसमेंट रेडी कोर्स को देखिए जहां पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहां पर हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं, और लास्ट लेक्चर मैंने आपको कलेक्शन हायरार्की के बारे में समझाया था कि अरे लिस्ट हमारे पास क्लास है, लिंक लिस्ट हमारे पास क्लास है, बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है, काफी कुछ इंट्रोडक्शन लेवल पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा था। और ये भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम कलेक्शन में डेटा ऐड करेंगे, राइट। लेकिन अब आप यहां पर देखिए कि कलेक्शन में वंस यू कैन ऐड द डेटा, यदि आप अरे से थोड़ा सा वाकिफ हैं तो आप सोचिए क्या आपने अरे का कोई भी प्रोग्राम बिना लूप के पढ़ा है किसी भी लैंग्वेज में, लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है। क्योंकि अरे पे अगर आपको वर्क करना है तो कंपल्सरी वी हैव टू अप्लाई लूप, अदरवाइज कॉम्प्लेक्सिटी हाइट लेवल पे पहुंच जाएगी। अगर हम अरे से डेटा रीड करने की बात करते हैं, हमें लूप अप्लाई करना होता है। अरे में सर्चिंग करना है, वी नीड टू अप्लाई लूप। तो वैसे ही यहां पर अब आप समझिए कि यदि आपके पास कोई भी कलेक्शन की क्लास है, लाइक अरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, हैश सेट है, लिंक्ड हैश सेट है, ट्री सेट है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके का डेटा कलेक्शन चाहते हैं। जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, डुप्लीकेसी चाहिए नहीं चाहिए, सॉर्टेड एलिमेंट चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन यदि आपको कलेक्शन के डेटा एलिमेंट पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो यहां भी आपको लूप लगाने पड़ेंगे। तो जब हम कलेक्शन पे लूप अप्लाई करने की बात करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हम कलेक्शन पे इटरेटर को अप्लाई करें और या फिर कलेक्शन पे हम फॉर ईच लूप को अप्लाई करें। तो ये फॉर ईच लूप और इटरेटर दोनों का मतलब क्या है, देखिए आप दो तरीके से हम यहां पे कलेक्शन पे लूप अप्लाई करने की बात करते हैं। वन इज फॉर ईच लूप
ठीक है, वन इज कॉल्ड फॉर, चलो नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूं, राइट। तो एक ऑप्शन है हमारे पास फॉर ईच, ठीक है, एंड सेकंड ऑप्शन है हमारे पास इटरेटर। तो दो तरीके से कलेक्शन पे हम लूप अप्लाई करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है यहां पर आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखिए फॉर ईच लूप को यूज करके ना केवल कलेक्शन, हम अरे पे भी लूप अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर ईच लूप जावा में नया है, इसके पहले जितनी भी लैंग्वेजेस आपने पढ़ी है वहां पर आपने वाइल लूप पढ़ा, डू वाइल लूप पढ़ा, फॉर लूप पढ़ा, वो हमने जावा में भी यूज किया है कि जावा ऑल्सो सपोर्ट वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, बट स्पेसिफिकली फॉर कलेक्शन जावा ने मुझे एक लूप दिया है फॉर ईच लूप, राइट। ये कलेक्शन के साथ ही एक्चुअली आया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम कलेक्शन पे फॉर ईच लूप को ही यूज करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, देखिए आप कि फॉर ईच लूप को हम कलेक्शन पे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज करिए अगर आपके पास कोई अरे लिस्ट है, ठीक है, कि मान लीजिए आपने एक अरे लिस्ट बनाई है, कैसे बनाई है ये सब हमने लास्ट टाइम समझ लिया था, ठीक है। तो अरे लिस्ट इंटीजर ए इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट है ना, और इसके लिए आपको जिस पैकेज को इंपोर्ट करना है वो भी मैंने आपको बताया था कि अरे लिस्ट के लिए द पैकेज विच वी नीड टू इंपोर्ट इज, या वॉट एवर द कलेक्शन क्लास, हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना होता है java.util.star, है ना, क्योंकि ऑल द कलेक्शन क्लासेस बिलोंग्स टू दिस यूटिल पैकेज। तो आपको यूटिल को इंपोर्ट करना है, क्लास लिखना है, मेन लिखना है, वो तो खैर फॉर्मेलिटी है, करना ही है हमें, हर प्रोग्राम में मेन लिखना होता है, विदाउट मेन वी कैन नॉट राइट द कंसोल एप्लीकेशन इन जावा, राइट। अब इस कलेक्शन में सपोज अगर मैंने डेटा एलिमेंट ऐड कर दी लाइक a.add5, देन a.add 25, देन a.add 30, वॉट एवर द डेटा जो भी आपको चाहिए अपने कलेक्शन में ऐड कर दिया, ठीक है, देन a.add 10, ठीक है, ये आपने कलेक्शन में कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर दिया है। अब आप ये चाहते हैं कि इस कलेक्शन पे, या तो एक तरीका ये देखिए आप कि आप इसको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दीजिए सो दैट यू विल गेट ऑल दिस एलिमेंट, लेकिन आप चाहते हैं कि सर मुझे इस कलेक्शन पे एलिमेंट को प्रिंट करना है लेकिन लूप लगा के। तो सबसे पहला लूप जो हम देखेंगे वो है फॉर ईच लूप, राइट। तो देखिए फॉर ईच लूप का सिंटेक्स क्या है पहले आप ये समझिए। चलिए मैं काम करता हूं, ये कोड आपके सामने रखता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हम फॉर ईच लूप जब अप्लाई करेंगे तो कौन सा डेटा एलिमेंट प्रिंट होगा, राइट। तो सपोज आपके कलेक्शन में डेटा एलिमेंट है, अब यदि आप चाहते हैं कि इसमें मुझे लूप लगाना है तो फॉर ईच लूप को हम कैसे यूज करते हैं। फॉर टाइप ऑफ द कलेक्शन जो आपका है इंटीजर, तो यहां पर हमने क्या लिखा, फॉर इंटीजर आई कॉलन कलेक्शन का नाम ए, फॉर इंटीजर आई कॉलन ए, एंड देन हियर वी नीड टू राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई। तो ये फॉर ईच का मतलब आप समझना, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ दिस कलेक्शन दिस लूप इज एग्जीक्यूट टिल एंड, कि हर एलिमेंट के लिए लूप एग्जीक्यूशन करेगा। तो आप देखिए जनरली हम जब लूप पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, हमें कंडीशन देना होती है, हमें इंक्रीमेंट करना होता है, लेकिन यहां पर ना आपने कोई इनिशियलाइजेशन किया है, ना मैंने कोई कंडीशन है और ना कोई इंक्रीमेंट है। फॉर ईच लूप सिंपली ये बोलता है कि कलेक्शन के हर एलिमेंट के लिए ये लूप एंड तक एग्जीक्यूशन करेगा। तो आप देखिए क्या होगा, फर्स्ट टाइम ए से पहला एलिमेंट आई में आया, क्या आया 5, तो आपको पहला आउटपुट क्या मिलेगा 5, देन सेकंड एलिमेंट 25, देन थर्ड एलिमेंट 15, देन फोर्थ एलिमेंट 10। तो वन बाय वन सारे एलिमेंट आपको यहां पे इस तरीके से मिल जाएंगे। तो दिस इज अ सिंपल इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉर ईच लूप इन कलेक्शन। अब इसको लेके आप देखिए मल्टीपल प्रोग्राम बना सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन जो आप कलेक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आप, यदि मैंने बोला कि सर मुझे केवल प्रिंट नहीं करना है, मुझे कलेक्शन के एलिमेंट का सम भी निकालना है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर वेरिएबल ले लीजिए सम के नाम से, जिसकी इनिशियल वैल्यू मैंने 0 रखी और यहां पर आपने लिख दिया सम प्लस इक्वल टू आई, सो दैट आपके एलिमेंट प्रिंट भी होते जाएंगे और वो सम में ऐड भी होते जाएंगे। एट द एंड यहां पर हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम इज और प्लस आई, दैट्स इट। तो ये है फॉर ईच लूप का कॉन्सेप्ट जो कि हमने कलेक्शन पे अप्लाई किया हुआ है। आई होप अब इसके लिए कलेक्शन का अरे लिस्ट होना जरूरी नहीं है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ये कलेक्शन लिंक लिस्ट भी हो सकता है, ये ट्री सेट भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ कलेक्शन। लेकिन किसी भी कलेक्शन पे अगर लूप अप्लाई करना है तो पहला तरीका है फॉर ईच लूप। लेकिन इसके अलावा मेरे पास 2 ऑप्शन और भी हैं, एक इटरेटर और दूसरा लिस्ट इटरेटर। तो इटरेटर को कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए इटरेटर इज एक्चुअली क्लास इन जावा जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। इस इटरेटर में आपको मेथड मिलेंगे, देयर आर 2 मेथड, नेक्स्ट एंड सेकंड इज हैज नेक्स्ट, ठीक है। तो एक है हमारे पास इटरेटर और दूसरा हमारे पास लिस्ट इटरेटर।
इटरेटर की लिमिटेशन ये है कि इटरेटर को यूज करके एक्चुअली हम केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में कलेक्शन में मूव कर सकते हैं, रिवर्स नहीं आ सकते। अगर आपको फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों चलना है तो इसी एक्चुअली लिस्ट इटरेटर को अगर आप समझें तो लिस्ट इटरेटर इनहेरिटेड है इटरेटर से, मतलब इससे इनहेरिट करके जावा ने मुझे एक नया क्लास दिया, दैट इज अ लिस्ट इटरेटर। तो लिस्ट इटरेटर क्या है? इट इज एक्सटेंडेड बाय इटरेटर। तो अगर ये एक्सटेंडेड है इसका मतलब है नेक्स्ट हैज नेक्स्ट मेथड तो यहां पर भी होंगे, लेकिन इसके अलावा आपको इसमें दो मेथड और मिलेंगी, प्रीवियस और हैज प्रीवियस। तो जब आपको लगता है कि आपको इटरेटर को कलेक्शन में केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना है तो गो फॉर इटरेटर, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में चलना है तो विल गो फॉर लिस्ट इटरेटर। तो अभी फिलहाल इटरेटर को कैसे यूज करना है तो आप देखिए, मान लीजिए अगर आपका वही कलेक्शन है, ठीक है, ये मेरा अरे लिस्ट में मान के चल रहा हूं कि ए नाम के जो हमारी कलेक्शन है, इस कलेक्शन में आपके पास ये डेटा एलिमेंट है। मान लीजिए यू हैव एन एलिमेंट लाइक 10, 25, 30, 50, 60, ये कलेक्शन के एलिमेंट इस इंडेक्स पे एडेड है। अब इस पर अगर आपको इटरेटर चलाना है तो आपने कलेक्शन तो बना लिया अरे लिस्ट, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? इटरेटर आई। और आप देखिए इटरेटर को कलेक्शन पे अप्लाई कैसे करेंगे, तो जो भी कलेक्शन क्लास आप यूज करेंगे, लाइक मैंने अरे लिस्ट को अगर यूज किया है, अरे मैंने अभी बताया ना अरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है, ए इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट अभी हमने बनाई इंटीजर, ठीक है, और यहां पर आपने क्या किया, इसमें डेटा एलिमेंट ऐड कर दिए ए डॉट ऐड 5, अरे अभी जो प्रीवियस बनाया है वही एग्जांपल है, राइट। अब इस कलेक्शन पे अगर आपको इटरेटर अप्लाई करना है तो इटरेटर को कलेक्शन पे हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं देखिए। अब मैं क्या लिखूंगा यहां पे, इटरेटर आई इक्वल टू, डोंट डिफाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इटरेटर। इस इटरेटर का ऑब्जेक्ट आप डिफाइन नहीं करेंगे। दिस कलेक्शन इज हैविंग अ मेथड कॉल्ड इटरेटर मेथड, जिसका रिटर्न टाइप इटरेटर का ऑब्जेक्ट है। तो ये इंप्लीमेंटेशन इसका कैसे होगा इस कलेक्शन पे, तो यहां पर ये जो कलेक्शन ऑब्जेक्ट है ए, इससे मैं एक मेथड कॉल करूंगा इटरेटर मेथड। तो समझिए इटरेटर एक्चुअली मेथड भी और इटरेटर क्लास भी है। तो इटरेटर मेथड जो अरे लिस्ट में है, जिसका रिटर्न टाइप इटरेटर का ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका आई अप्लाई हो गया कहां पे? इटरेटर पे। और ये आई अभी कौन सी पोजीशन पे सेट हुआ है? -1। मतलब जब भी इटरेटर को आप डिफॉल्ट सेट करेंगे तो ये आपके कलेक्शन पे सेट होगा -1 पोजीशन पे। अब आपको इटरेटर को क्या बोल रहा है? आगे बढ़ते रहो, एलिमेंट देते रहो। तो यहां पर इस इटरेटर को लेके हम एक लूप अप्लाई करेंगे, व्हाइल आई डॉट हैज नेक्स्ट मेथड का रिटर्न टाइप होता है बूलियन। तो आई डॉट हैज नेक्स्ट का मतलब क्या है? आपका आई जिस पोजीशन पे है वहां से एक स्टेप ऊपर जाएगा, मतलब जाएगा नहीं, देखेगा कि हैज नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है। तो आई ने यहां से नेक्स्ट पोजीशन के एलिमेंट को देखा, उसने कहा यस देयर इज एन एलिमेंट अवेलेबल। अगर उसको एलिमेंट मिला तो अब मैंने आई को क्या बोलना है, भाई साहब फिर आप एक काम करो, उस पोजीशन पे जाओ और उस एलिमेंट को रिटर्न करो। तो आई को उस पोजीशन पे कैसे शिफ्ट करेंगे? तो देयर इज अ मेथड कॉल आई डॉट नेक्स्ट। तो यहां पर आपने क्या लिखा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई डॉट नेक्स्ट। So now this next method will move from -1 to 0 position and return this element 10. तो ये 10 मुझे यहां पर प्रिंट होके मिलेगा। फिर लूप ऊपर जाएगा, फिर देखेगा आई डॉट हैज नेक्स्ट। आई ने 0 पोजीशन से देखा 1 पर एलिमेंट है या नहीं, अभी गया नहीं है, उसने 1 पोजीशन के एलिमेंट का होना या ना होना कंफर्म किया है। तो उसने बोला यस देयर इज एन एलिमेंट ट्रू पर फिर आपने बोला आई डॉट नेक्स्ट, तो फिर आई इस पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन पे जाएगा और आपको एलिमेंट रिटर्न करके देगा 25। ऐसे तब तक चलता रहेगा जब तक उसको एलिमेंट मिलेगा। अब जब आई यहां पर है तो यहां पर इसने चेक किया हैज नेक्स्ट, नो देयर इज नो एलिमेंट, लूप खत्म, क्योंकि हैज नेक्स्ट का रिटर्न वैल्यू फॉल्स है। तो हैज नेक्स्ट को जब तक एलिमेंट मिलते रहेंगे ये ट्रू रिटर्न करेगा, और जैसे ही एलिमेंट मिलना बंद होंगे इट रिटर्न्स फॉल्स। लेकिन इससे आपने एक चीज नोटिस की, मैं इटरेटर को यूज करके केवल इस कलेक्शन पे फॉरवर्ड चल रहा हूं, अब मुझे रिवर्स भी आना है कि मैं चाहता हूं कि इसी कलेक्शन पे मुझे रिवर्स लूप अप्लाई करना है। तो फिर इटरेटर की बजाय हम क्या यूज करेंगे? लिस्ट इटरेटर। तो लिस्ट इटरेटर का ऑब्जेक्ट आप कैसे डिफाइन करोगे? तो ये तो हुआ इटरेटर का कॉन्सेप्ट, राइट। इसकी बजाय अगर आपको लिस्ट इटरेटर को यूज करना है तो आप देखिए क्या करेंगे, हम यहां पे हम उसी कलेक्शन पे इटरेटर की बजाय मैं लिस्ट इटरेटर का ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूं। तो आपने क्या लिखा? लिस्ट इटरेटर, मान लीजिए li इक्वल टू अगेन द सेम
ए डॉट लिस्ट इटरेटर, देयर इज अ मेथड इन दिस कलेक्शन। कलेक्शन की हर क्लास के पास एक मेथड आपको मिलेगी लिस्ट इटरेटर के नाम से, जिसका रिटर्न टाइप लिस्ट इटरेटर का ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहां पर आपको बतानी पड़ेगी पोजीशन, कि लिस्ट इटरेटर को आपको कौन सी पोजीशन पर रखना है। मैंने बोला 2, तो इसका मतलब है आपका लिस्ट इटरेटर जो है वो इस पोजीशन पे सेट होगा, li जो है वो सेट होगा इस पोजीशन पे। इटरेटर को आपको पोजीशन नहीं बतानी है, क्योंकि इटरेटर डिफॉल्ट सेट होता है -1 पोजीशन पे और आगे बढ़ता है। लेकिन इटरेटर और लिस्ट इटरेटर में क्या डिफरेंस है? यदि मान लीजिए इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लिया, इटरेटर इज ओनली यूज्ड फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, व्हाइल लिस्ट इटरेटर इज यूज्ड फॉर बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। ऐसे एम्पल्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक के मिलेंगे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में, जो कि टेक विद्वान पे आपके लिए है, राइट। तो एक बार उस कोर्स को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के प्लेसमेंट क्वेश्चंस इटरेटर को लेके, लिस्ट इटरेटर को लेके, फॉर ईच लूप को लेके इंटरव्यू में पूछे गए हैं, राइट। और ये मैं बात कर रहा हूं टॉप एमएनसीज के, लाइक गूगल, लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, एसेंचर, विप्रो, इस तरीके की कंपनीज में किस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक को लेके पूछे गए, क्योंकि वहां पर मैंने टॉपिक वाइज इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हुए हैं। आप एक बार जब देखेंगे तो शायद आप समझ पाएंगे, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, अब आपका लिस्ट इटरेटर जो है वो 2 पोजीशन पे, अब आपको रिवर्स आना है, तो यहां पर अब आप क्या लिखोगे, व्हाइल li डॉट हैज प्रीवियस रादर देन नेक्स्ट। हमने कौन सी मेथड यूज की, हैज प्रीवियस। नेक्स्ट तो आप जा ही सकते हैं, हैज प्रीवियस का मतलब है अब ये यहां पे बैठ के इस पोजीशन, हाँ ये ध्यान रखिएगा कि जिस पोजीशन पे आपका लिस्ट इटरेटर है आपको वो एलिमेंट नहीं मिलेगा, उसके पहले वाला एलिमेंट मिलेगा। अगर आपको 1 से शुरू करना है तो लिस्ट इटरेटर को 2 पे रखो, 2 से करना है तो 3 पे रखो, राइट। अगर इसको एलिमेंट मिला तो आपने क्या बोला, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन li डॉट प्रीवियस। इससे क्या होगा, इससे आपका जो लिस्ट इटरेटर है वो इस पोजीशन को छोड़ के इस पोजीशन पे आएगा और आपको रिटर्न करेगा 25। तो यू विल गेट एन एलिमेंट 25, देन द नेक्स्ट एलिमेंट यू विल गेट, जो नेक्स्ट एलिमेंट आपको मिलेगा, ठीक है, ये मिला आपको 25, इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आपको मिलेगा वो मिलेगा 10। सो दिस इज हाउ द इटरेटर मूव्स इन द प्रीवियस डायरेक्शन। तो आपको अगर इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन पे मूव करना है तो फिर अब यहां पे लिस्ट इटरेटर में -1 सेट कर दीजिए, तो -1 से आगे चलेगा, 2 से आगे बढ़ाना है तो यहां पर आप 2 सेट करिए और 2 से फिर प्रीवियस की बजाय नेक्स्ट मेथड को यूज करिए। सो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई इटरेटर इन कलेक्शन। अब इसको लेके देखिए आप कितने एग्जांपल्स क्वेश्चन आप बना सकते हैं। सर्चिंग की सर्चिंग किस तरीके से होगी, नेस्टेड लूप आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको लगता है कि आपको कलेक्शन पे लूप अप्लाई करना है तो लूप अप्लाई करने के बच्चे 2 ऑप्शन है, या तो आप फॉर ईच लूप को यूज करें या फिर आप इटरेटर को यूज करें। जैसा आप देखिए ना, अगर मान लीजिए अब आपके पास कलेक्शन है, अब मैंने बोला यार इस कलेक्शन पे चलिए, अगर एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो ये कलेक्शन पे मैंने फॉर ईच लूप लगाया, ठीक है। अभी आपके पास एलिमेंट है कलेक्शन में, ये कलेक्शन है आपका, इसमें एलिमेंट है 5, 10 या 25, then next is 15, then next is 10, then next is 28, ये आपके कलेक्शन में एलिमेंट है, राइट। अब मैंने बोला चलो सम नहीं निकालना है, सर्चिंग करना है, तो क्या करोगे आप, सर्चिंग करने के लिए आप बजाय ये कोड लिखने के, अरे सर्चिंग का लॉजिक तो वही है ना, केवल आपको ये देखना है कि आपको जिस एलिमेंट को सर्च करना है वो कलेक्शन में है या नहीं। तो मान लीजिए एस में कोई एलिमेंट है 5, अब मुझे ये सर्च करना है 5 है या नहीं है, तो मैं सिंपली यहाँ क्या लिखूंगा, इफ आई डॉट इक्वल्स एस, कि अगर आई की वैल्यू एस के बराबर है, ठीक है, कि इफ आई डॉट इक्वल्स एस, ओके। और इसको भी आप इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ये जिस एलिमेंट को सर्च करना है वो भी आपके पास ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। अगर ये इक्वल है तो आपने यहां पर क्या कर दिया, आपने यहां पर एक फ्लैग वेरिएबल ले लिया f, जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 करके लूप को ब्रेक कर दिया। तो ये भी ध्यान रखिए कि ब्रेक स्टेटमेंट केवल व्हाइल लूप, फॉर लूप से ब्रेक नहीं करेगा, वो फॉर ईच लूप से भी आपको ब्रेक करेगा, राइट। ये देखिए आप, अब ये लूप चलेगा, अब इसके बाद आपको क्या चेक करना है, अगर f की वैल्यू 1 है तो सर्चिंग सक्सेस, मतलब लॉजिक तो वही है ना, सर्चिंग सक्सेस एल्स नॉट सक्सेस, दैट्स इट। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि फॉर ईच लूप का मतलब ये नहीं है कि कोई लॉजिक बदलेंगे, लॉजिक सारे वही रहेंगे। नेस्टेड लूप लगाना है, आप नेस्टेड लूप फॉर ईच लूप अप्लाई कर सकते हैं, इटरेटर को लेके आप नेस्टेड लूप लगा सकते हैं। तो लॉजिक बेटा कभी नहीं बदलते हैं, तरीके बदलते हैं। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आपको हर लैंग्वेज में ये सीखना है कि जो काम प्रीवियस लैंग्वेज में इस तरीके से होता था, एक्स तरीके से, वो इस लैंग्वेज में कैसे होगा, तो तरीका बदलेगा, लॉजिक थोड़ी ना बदलेगा। सर्चिंग का लॉजिक तो वही है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ये लीनियर सर्च का प्रोग्राम है। सेम फॉर ईच लूप को लेकर आप बाइनरी सर्च का कोड भी लिख सकते हैं। फाइल हैंडलिंग,
ओके तो फाइल को हमें क्यों यूज करना है, फाइल की नीड क्या है, किस तरीके से हम फाइल में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो चलिए शुरुआत यहां से करते हैं कि फाइल की नीड क्या है, मतलब व्हाई वी शुड गो फॉर अ फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप में से किसी ने सी या C++ पढ़ा है तो आई होप फाइल हैंडलिंग का ये टॉपिक आपने वहां भी पढ़ा होगा। क्योंकि क्या होता है देखिए, आप जब भी हम जावा में अभी तक जो जितने कोर जावा की अगर हम बात करें तो कोर जावा में जब भी अभी हमने डेटा को रीड या राइट किया तो आपने देखा डेटा को हम कहां से रीड और राइट कर रहे हैं, कंसोल से, राइट कि कंसोल पे हम डेटा राइट कर रहे हैं या कंसोल से हम डेटा रीड कर रहे हैं। और इसके लिए आपको याद है मैंने आपसे कहा था हमारे पास दो स्ट्रीम होती है, आउट और इन। ये आउट और इन एक्चुअली ऑब्जेक्ट है पर जावा में हमारे लिए दो स्ट्रीम का काम करते हैं, आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम। मतलब आउट इज एन आउटपुट स्ट्रीम ऑफ जावा एंड इन इज द इनपुट स्ट्रीम ऑफ जावा, जिनको यूज करके हम जावा में कंसोल से डेटा रीड कर रहे हैं या कंसोल पे डेटा राइट कर रहे हैं। और स्ट्रीम का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ द डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट। लाइक आप देखिए अगर आपने C++ पढ़ा है तो वहां पर आउटपुट स्ट्रीम हुआ करती थी सी आउट और इनपुट स्ट्रीम हुआ करती थी सीन, ठीक है। और यहां पर आपके लिए आउटपुट स्ट्रीम है आउट और इनपुट स्ट्रीम कौन है, इन, राइट। एंड बिलीव मी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय स्ट्रीम्स। स्ट्रीम से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस है जो टॉप मोस्ट एमएनसीज में पूछे गए हैं। इस फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत बार टॉप मोस्ट एमएनसीज में इंटरव्यू में आपसे प्रोग्राम पूछा जाता है कि राइट ए कोड फॉर परफॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन इन अ फाइल। तो चलिए फिलहाल तो हम बात करते हैं कि सर जब कंसोल पे डेटा बढ़िया रीड और राइट हो रहा है देन व्हाई वी शुड गो फॉर अ फाइल कॉन्सेप्ट। तो यहां पर आप देखिए कंसोल पे जो डेटा आप सेव कर रहे हैं वो आपकी प्राइमरी मेमोरी में है। मतलब कंसोल पे डेटा कब तक रहता है, जब तक आपकी एप्लीकेशन चल रही है। लेकिन जैसे ही आपकी एप्लीकेशन बंद हुई, मतलब आपका प्रोग्राम बंद हुआ, डेटा लॉस। पर यदि आप चाहते हैं कि आपको डेटा को परमानेंटली हार्ड डिस्क में स्टोर करना है तो डेटा को परमानेंटली हार्ड डिस्क में स्टोर करने का एक ही तरीका होता है कि आप डेटा को फाइल में सेव कर दीजिए। जस्ट सेव योर डेटा इन अ फाइल, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन है सर जावा फाइल से कम्युनिकेशन किस तरीके से करेगा, क्योंकि यह बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी जावा से कोई डेटा जाएगा या डेटा आएगा, ठीक है, या तो डेटा जाएगा या डेटा आएगा, राइट, ये पूरा काम केवल और केवल स्ट्रीम के थ्रू होता है। मतलब स्ट्रीम के थ्रू ही जावा का डेटा फाइल में जाएगा और फाइल से डेटा आता है। तो अब क्वेश्चन है सर कंसोल से तो आउटपुट और इनपुट स्ट्रीम कनेक्टेड है, लेकिन अगर मुझे फाइल से डील करना है तो यहां पर स्ट्रीम का काम कौन करेंगे। तो बिल्कुल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सर किस तरीके से हमारा डेटा जावा और फाइल के बीच में कम्युनिकेशन करेगा। तो यहां पर आप देखिए जावा ने फाइल हैंडलिंग के लिए मुझे दो तरीके की स्ट्रीम क्लासेस दी है, दो तरीके के ना, ध्यान से सुनना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रीम क्लासेस आर अवेलेबल। एक को हम कहते हैं बाइट स्ट्रीम और एक को हम कहते हैं कैरेक्टर स्ट्रीम। अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन विद द फाइल, राइट। तो एक मेरे लिए बाइट स्ट्रीम है और दूसरा मेरे लिए कैरेक्टर स्ट्रीम है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, बाइट स्ट्रीम में जितनी भी क्लासेस अभी हम देखने वाले हैं, दिस ऑल क्लासेस आर परफॉर्मिंग द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बट 1 बाइट ऑफ डेटा। मतलब यदि आपको लगता है कि आपका डेटा 1 बाइट ऑफ डेटा है सो द बाइट स्ट्रीम इज द सुटेबल ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। 1 बाइट ऑफ डेटा मतलब अगर आपको 1 बाइट के डेटा को ट्रैवल करना है तो यहां पर हमारे पास बाइट स्ट्रीम अवेलेबल है। यदि हमें लगता है कि हमारा डेटा 2 बाइट ऑफ डेटा है तो हमारे लिए कैरेक्टर स्ट्रीम अवेलेबल है। मतलब जावा में मेरे पास बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम दो तरीके के स्ट्रीम हैं जिनको यूज करके हम जावा में फाइल से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। गॉट माय पॉइंट। तो अब ये बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम का डिफरेंस आपको समझ में आया कि 1 बाइट ऑफ डेटा अगर ट्रैवल करना है देन वी हैव अ बाइट स्ट्रीम, 2 बाइट ऑफ डेटा अगर आपको ट्रैवल करना है देन वी हैव अ कैरेक्टर स्ट्रीम, राइट। तो ये स्ट्रीम क्लासेस हमारे लिए अवेलेबल है। तो ये बाइट और कैरेक्टर स्ट्रीम। अब देखिए आप बाइट स्ट्रीम मतलब क्या, तो बाइट स्ट्रीम के लिए जावा ने हमें बाकायदा एक हायरार्की ऑफ द क्लास दी है। पहले हम बाइट स्ट्रीम की बात करते हैं, राइट। तो बाइट स्ट्रीम को लेके जावा ने हमें जो क्लासेस दी हैं जिनको यूज करके हम फाइल में डेटा रीड और राइट करेंगे। मतलब कहने का ये कि जिन क्लासेस के ऑब्जेक्ट एक्चुअली फाइल में डेटा राइट और रीड करने के लिए हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि आउट और इन तो कंसोल पे डेटा राइट करेंगे, लेकिन वो कौन सी क्लासेस हैं जिनके ऑब्जेक्ट फाइल में डेटा राइट करेंगे या जिसका ऑब्जेक्ट को यूज करके मैं फाइल में डेटा रीड करूंगा। तो यहां पर आपके लिए बाइट स्ट्रीम में मिलेगी इनपुट स्ट्रीम क्लास, ठीक है, इनपुट स्ट्रीम क्लास। इस इनपुट स्ट्रीम के बाद आपको सेकंड क्लास मिलेगी आउटपुट स्ट्रीम क्लास, राइट। लेकिन ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम आर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। यू नो व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, जिसकी इंप्लीमेंटेड कुछ ना कुछ क्लासेस आपको मिलेंगी, राइट। तो आउटपुट स्ट्रीम की पहले बात करें तो यहां पर आपको मिलेगी फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ठीक
ठीक है। फाइल आउटपुट स्ट्रीम मतलब ये वो क्लास है जिसके ऑब्जेक्ट को हम यूज करेंगे फाइल में डेटा राइट करने के लिए। इनपुट स्ट्रीम से एक्सटेंडेड क्लास आपको मिलेगी फाइल इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम वो क्लास है जिसके ऑब्जेक्ट को यूज करके हम फाइल से डेटा रीड करेंगे। मतलब दिस क्लासेस देखेंगे मेथड लाइक राइट मेथड, रीड मेथड, ठीक है। फिर ये जो फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास आप देखेंगे, इन दोनों क्लासेस का इंप्लीमेंटेशन एक इंटरफेस से हुआ है विच इज कॉल्ड क्लोजेबल। तो क्लोजेबल इंटरफेस क्या है? क्लोजेबल इज एन इंटरफेस, मतलब फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास एक्चुअली एक्सटेंडेड बाय आउटपुट स्ट्रीम एंड इंप्लीमेंटेड बाय क्लोजेबल इंटरफेस, ठीक है। फाइल इनपुट स्ट्रीम एक्सटेंडेड बाय इनपुट स्ट्रीम बट इंप्लीमेंटेड बाय क्लोजेबल इंटरफेस। गॉट माय पॉइंट? तो ये आपको समझना पड़ेगा ये क्लोजेबल इंटरफेस से इंप्लीमेंटेड क्यों है, क्योंकि क्लोजेबल इंटरफेस से इंप्लीमेंट होकर इन दोनों के पास एक मेथड आई है क्लोज मेथड, इसके पास भी है और इसके पास भी है। यहां पर डेटा राइट करना है तो वी हैव अ राइट मेथड, ठीक है। यहां पर डेटा रीड करना है तो वी हैव अ रीड मेथड एंड देयर आर मल्टीपल रीड मेथड एंड राइट मेथड्स आर अवेलेबल इन दिस क्लासेस, राइट। तो ये हायरार्की है मेरी बाइट स्ट्रीम की, लेकिन इनको यूज करके हम 1 बाइट ऑफ डेटा ट्रैवल कर सकते हैं। समझना, मैं भी आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस, राइट। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लो। तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम वो क्लास जिसको यूज करके फाइल में डेटा राइट कर सकते हैं। फाइल इनपुट स्ट्रीम वो क्लास जिसको यूज करेंगे हम फाइल से डेटा रीड कर सकते हैं, ठीक है। फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास इंप्लीमेंटेड बाय क्लोजेबल, ठीक है। और ये एक और इंटरफेस से इंप्लीमेंटेड है which is called flushable, मतलब फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास also implemented by flushable interface। अब इसमें फ्लशेबल इंटरफेस से जो मेथड आई है वो है फ्लश मेथड, ठीक है। दिस इज अ फ्लश मेथड। तो हम ये बोलते हैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास एक्सटेंडेड बाय आउटपुट स्ट्रीम इंप्लीमेंटेड बाय क्लोजेबल एंड फ्लशेबल। फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास एक्सटेंडेड बाय इनपुट स्ट्रीम एंड इंप्लीमेंटेड बाय क्लोजेबल इंटरफेस। तो ये वो क्लासेस हैं जिनको यूज करके फाइल में रीड राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि किसी भी फाइल को जब हम यूज करते हैं तो 3 स्टेप होती हैं। फाइल को ओपन करना है, जिस मोड में आपने ओपन किया है, राइट मोड, रीड मोड, अपेंड मोड, 3 मोड होते हैं फाइल के। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन राइट मोड एंड अपेंड मोड। राइट मोड और अपेंड मोड में क्या डिफरेंस होता है? अरे इससे बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपको इस फाइल से रिलेटेड टॉपिक में पढ़ना है, जो आपको इस फाइल आईओ से रिलेटेड टॉपिक में पढ़ना है। तो आई होप ये डिफरेंस अभी आपको समझ में आया होगा कि बाइट स्ट्रीम मतलब वो क्लासेस जिनको यूज करके हम 1 बाइट ऑफ डेटा की ट्रैवलिंग कर रहे हैं। फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्या है, फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या है, ठीक है। इन दोनों की पेरेंट क्लास है इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम। इसमें मेथड है रीड वाली, इसमें मेथड है राइट वाली। दोनों के पास क्लोज मेथड है, इसके पास फ्लश मेथड भी है, क्योंकि डेटा राइट करने के पहले हमें स्ट्रीम को फ्लश भी करना होता है। तो ये हायरार्की भी हमने समझी किसकी? फाइल आउट बाइट स्ट्रीम की। ऐसी ही हायरार्की हमें मिलती है कैरेक्टर स्ट्रीम की। तो कैरेक्टर स्ट्रीम की हायरार्की अगर आप देखेंगे तो कैरेक्टर स्ट्रीम की हायरार्की में आपको टॉप मोस्ट क्लास मिलेगी रीडर और राइटर, रीडर एंड राइटर, ठीक है। ये रीडर और राइटर है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। फिर इससे आपको एक्सटेंडेड क्लास मिलेगी फाइल राइटर, ठीक है, ये फाइल राइटर। इससे आपको एक्सटेंडेड क्लास मिलेगी फाइल रीडर। ये हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर स्ट्रीम के। मैंने आपको कहा ना 2 तरीके की स्ट्रीम है आपके पास, मतलब मैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट से भी फाइल में डेटा राइट कर सकता हूं, मैं फाइल राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट से भी फाइल में डेटा राइट कर सकता हूं। फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट 1 बाइट ऑफ डेटा राइट करेगा, फाइल राइटर का क्लासेस ऑब्जेक्ट 2 बाइट ऑफ डेटा राइट करेगा। ये कैरेक्टर स्ट्रीम इसलिए है बिकॉज इट राइट्स 2 बाइट ऑफ डेटा इन अ फाइल एट अ टाइम। वो बाइट स्ट्रीम इसलिए है क्योंकि एट अ टाइम 1 बाइट ऑफ डेटा राइट करती है। और ये सारे क्वेश्चन समझो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फाइल राइटर फाइल आउटपुट स्ट्रीम में क्या डिफरेंस है, फाइल रीडर फाइल इनपुट स्ट्रीम में क्या डिफरेंस है। तो फाइल रीडर फाइल राइटर आई होप समझ में आया है। और अब देखिए, मेरा हमेशा एक चीज मानना होती है, बच्चे हमेशा बोलते हैं मुझसे, देखिए क्या होता है जब आपको अपने आप को इन्हांस करना होता है ना, कि जब आपको लगता है कि आपको आगे फर्दर कंपनीज के लिए रेडी होना है, ठीक है, तो यार अपने लिए भी कुछ इन्वेस्ट करना होता है। जैसे अपन मोबाइल पे इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं करते, कि नया मोबाइल आया तो चलो परचेस कर लेते हैं। अपन कोई भी नई चीज़ देख के अट्रैक्ट होते हैं। तो यार जब अपग्रेडेशन हम मोबाइल में कर सकते हैं तो अपग्रेडेशन अपने आप के लिए क्यों नहीं कर सकते। मेरा हमेशा ये मानना होता है, देखिए मैं जब से पढ़ रहा हूँ ना, जब से इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने आप के अपग्रेडेशन के लिए रखना पड़ेगा। समझिए बात को इसको, कि अगर आपको अपग्रेड होना है तो यू हैव टू स्पेंड ऑन योर सेल्फ। तब जाके आप, अगर आप एक समय
एक्स अमाउंट अगर आप अपने आप पे स्पेंड करते हो तो मेरी मान के चलिए एक्स स्क्वायर अमाउंट आप रिटर्न में लेंगे टॉप कंपनी से, लेकिन एक एक्स अमाउंट आपको अपने आप के लिए रखना पड़ेगा। ये लाइफ टाइम बात याद रखिए, क्योंकि कोई भी नॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए यू हैव टू प्लान, कि आपको एक प्लानिंग से चलना पड़ेगा। क्या होता है जब आप एक टॉप मोस्ट एमएनसीज की बात करते हो तो वहाँ पर टाइम स्पेंड करना है, वहाँ पर आपको नेशनल लेवल सर्टिफिकेट, इंटरनेशनल लेवल सर्टिफिकेशन करना होते हैं। इसीलिए जो बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि बॉस टेक विद वन के साइट पे जो हमारा प्लेसमेंट रेडी कोर्स है, जो हमारा प्रीमियम कोर्स है, तो क्यों ना आप उसको एक बार देखें, आप उसको समझ में आएगा आपको कि दिस इज टोटली अ वर्थ कोर्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसीलिए मेरा हमेशा मानना होता है, क्योंकि जो चीज़ मैं अपने आप पे इंप्लीमेंट करता हूँ मैं आपको वही सजेशन दे रहा हूँ कि आपको अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को पॉलिश करने के लिए, अपने आप को इन्हांस करने के लिए बॉस एक साल का अमाउंट बजट फिक्स करिए। बाकी चीज़ों में कटौती कर दीजिए अभी, लेकिन अपने आप के एनहांसमेंट के लिए तो आपको ये काम करना पड़ेगा, तब जाके आप कंपनी के लिए रेडी होंगे, तब जाके आप टॉप मोस्ट एमएनसीज के लिए रेडी होंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए फाइल राइटर, फाइल रीडर की बात करें तो फाइल रीडर के पास जो मेथड है वो मेथड सेम आपको यहां पे मिलेगी। रीड मेथड इसके पास भी है फाइल से डेटा रीड करने के लिए, ठीक है। राइट मेथड यहां पर भी है फाइल में डेटा राइट करने के लिए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो राइटर और रीडर ये दोनों क्लासेस अगेन इंप्लीमेंटेड बाय क्लोजेबल इंटरफेस। ये भी क्लोजेबल इंटरफेस से इंप्लीमेंटेड है क्योंकि इनके पास क्लोज मेथड है फाइल को क्लोज करने के लिए, ठीक है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो फाइल राइटर क्लास फ्लशेबल इंटरफेस से इंप्लीमेंटेड है, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी इसके पास फ्लश मेथड है। तो ये हायरार्की है दोनों, ये कैरेक्टर स्ट्रीम की हायरार्की है जहां पर आपको फाइल राइटर और फाइल रीडर क्लास मिलेंगी। ये बाइट स्ट्रीम की हायरार्की है जहां पर आपको फाइल आउटपुट स्ट्रीम और फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास मिलेंगी। अब ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे, लेकिन इसके अलावा भी देखिए बहुत सी क्लासेज हैं, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, अरे आउटपुट स्ट्रीम, अरे इनपुट स्ट्रीम, देयर आर लॉट ऑफ क्लासेज आर अवेलेबल। ये मैंने आपको केवल एक फाइल में डेटा राइट और रीड करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेज है कैरेक्टर स्ट्रीम और बाइट स्ट्रीम, हमने उनकी बात की है। लेकिन इनको यूज करके मैं किसी क्लास का ऑब्जेक्ट राइट नहीं कर सकता कि मान लीजिए अगर मुझे ऑब्जेक्ट राइट करना है, मान लीजिए कि स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे फाइल में राइट करना है तो वी शुड गो फॉर ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। अगर ऑब्जेक्ट रीड करना है तो वी शुड गो फॉर ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। और डोंट वरी, मैं आपको जैसे कहा ना कि हायरार्की आप यहां समझिए, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं कि चलिए मैं आपसे बोलता हूं कि यार मुझे मेरे नाम का पहला लेटर फाइल में राइट करना है, सिंगल लेटर, सिंगल कैरेक्टर, राइट। तो सबसे पहली स्टेप आप ये ध्यान रखिए कि फाइल से रिलेटेड किसी भी ऑपरेशन के लिए फर्स्ट वी नीड टू इंपोर्ट दिस हेडर फाइल java.io.star, ठीक है। एक एग्जांपल हम देख ही लेते हैं। चलिए अब मैंने यहां पर लिखा क्लास टेस्ट राइट कि मुझे फाइल में एक सिंगल कैरेक्टर राइट करना है, राइट। तो हमने यहां पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा, ठीक है, स्ट्रिंग args। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहली स्टेप में मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है, आई नीड टू क्रिएट अ फाइल। सबसे पहली स्टेप में आपको फाइल बनानी है, राइट। फाइल क्रिएट करना है मतलब यू हैव टू राइट। अब देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे ना, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आपको इन क्लासेस में कंस्ट्रक्टर भी मिलेंगे। लाइक फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास में कंस्ट्रक्टर है, देयर आर 3 कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास। 3 मतलब 3 से ज्यादा भी, फिलहाल हम 3 की बात कर रहे हैं। एक जो आपसे फाइल का नाम मांगेगा विद द लोकेशन, एक आपसे फाइल ऑब्जेक्ट मांगेगा, ठीक है। तो एक फिर इसके अलावा आपको फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास को यूज करना है फाइल को राइट करने के लिए या अपेंड करने के लिए, क्योंकि फाइल 4 मोड में ओपन होती है, 3 मोड, रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड। राइट और अपेंड में डिफरेंस ये होता है कि राइट मोड हमेशा न्यू फाइल क्रिएट करता है कि अगर मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग फाइल है और आपने दोबारा उसी लोकेशन पे फाइल क्रिएट कर दी तो आपकी पुरानी फाइल को वो रिमूव कर देगा एंड क्रिएट्स अ न्यू फाइल। अपेंड मोड क्या करता है, फर्स्ट टाइम पे नई फाइल क्रिएट करता है, लेकिन रिमेनिंग ऑल द टाइम इट ऐड द डेटा इन एग्जिस्टिंग फाइल। तो आपको इसके कंस्ट्रक्टर में ट्रू फॉल्स लिख के बताना पड़ता है कि आपको कब फाइल को अपेंड मोड में यूज करना है, कब फाइल को राइट मोड में यूज करना है, राइट। तो यहां पर आप देखिए जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर मान लीजिए मैंने लिखा फाइल, अब मुझे फाइल ओपन करना है तो हमने क्या लिखा, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, FOS इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। और यहां पर आपने बता दी फाइल की लोकेशन, तो मैंने बोल दिया मान लीजिए फाइल ओपन करिए abc.txt के नाम से। अब अगर मैं मान लीजिए यहां पर कॉमा लगा के ट्रू लिख दूंगा तो इसका मतलब है मेरी फाइल अपेंड मोड में ओपन होगी। तो ये कंस्ट्रक्टर आपसे एक बुलियन वैल्यू भी मांगता है, बट फिलहाल मुझे फाइल को राइट मोड में ओपन करना है।
अब ये पूरा कोड मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, ट्राई कैच ब्लॉक में, बिकॉज ये एक्सेप्शन थ्रो करता है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, राइट। तो ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट। अब इस फाइल में मुझे क्या करना है, कैरेक्टर राइट करना है। तो सपोज मैंने लिख दिया कैरेक्टर ch इक्वल टू a। अब ये कैरेक्टर राइट करना है तो सिंपली वी हैव टू राइट fos डॉट राइट, और इस राइट को आपने एज एन आर्ग्यूमेंट क्या दे दिया, ये कैरेक्टर। अब आप देखिए, आप जाके जब इस फाइल को देखेंगे, मान लीजिए फाइल आपने क्रिएट की है सी ड्राइव में, आपने लोकेशन भी बता दी कि c:// ठीक है abc.txt। तो आप जब उस फाइल में जाके देखेंगे यू विल फाइंड दिस कैरेक्टर ए इन दिस फाइल। लेकिन इस जैसा हम बोलते हैं ना, फाइल में डेटा राइट करने के पहले हमें फाइल को फ्लश करना होता है, तो फर्स्ट यू नीड टू फ्लश दिस फाइल। आप इसको फ्लश कर दीजिए, फाइल का टास्क खत्म, क्लोज दिस फाइल, फाइल को क्लोज कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर क्लोजिंग मुझे किसी भी कंडीशन पे डिपेंडेंट नहीं करना है, तो फिर हम इसको फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं कि क्लोजिंग का जो कोड है वो हम फाइनली ब्लॉक में लिखेंगे। चलिए मैं भी आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा ये बात, डोंट वरी, ठीक है। और ये ट्राई का कैच, और कैच में आपने क्या लिख दिया, एक्सेप्शन ई। So this is a simple code कि how we can write the data in a file। तो फाइल में डेटा राइट किस तरीके से करना है, आई होप समझ में आया है। अब आपने बोला सर फाइल तो बन गई है, लेकिन अब उस फाइल से मुझे इसी कैरेक्टर को रीड करना है कि एबीसी वाली फाइल है, अब इस फाइल से ये जो ए नाम का कैरेक्टर है अब मुझे रीड करना है। तो अगर आपको रीड करना है तो अब आपको फाइल को किस मोड में ओपन करना है, रीड मोड में। तो अगेन यू हैव टू राइट द सेम कोड, लेकिन आप देखो फाइल को हम रीड मोड में कैसे ओपन करेंगे, java.io.star, ठीक है, देन क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। और ये जितनी भी फाइल की मेथड्स है ना जो फाइल में डेटा राइट या रीड करते हैं, दे आर थ्रो द कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। तो ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन अगर थ्रो करेंगे तो कंपलसरी आई नीड टू राइट इन ट्राई कैच, या मुझे मेन क्या थ्रोज लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को मैनेज करने के दो तरीके होते हैं कि या तो आप मेन के आगे थ्रोज लिखें और या फिर आप ट्राई कैच में अपना कोड लिखें। अरे बताया था यार, एक्सेप्शन हैंडलिंग याद कर बच्चे, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन, बहुत 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 कंफ्यूजन है भाई। इसीलिए बोलता हूँ आ जाओ प्रीमियम कोर्स में, सारे कंफ्यूजन होंगे ही नहीं, दूर हो जाएंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक के कंफ्यूजन वहां आपके लिए सॉल्यूशन फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। तो मेन में आपने लिखा। अब इसके बाद आप देखिए, अगर मुझे फाइल को रीड मोड में ओपन करना है, अगेन ट्राई। अब यहां पर मैंने फिर लिखा, लेकिन अब की बार मैंने ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाया, फाइल इनपुट स्ट्रीम। ये मैं अभी बात कर रहा हूं कैरेक्टर बाइट स्ट्रीम की। फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ फाइल इनपुट स्ट्रीम, और ये मैंने उसी फाइल का नाम दे दिया abc.txt, ठीक है, सी ड्राइव में। अब ये फाइल आपकी अगर ओपन, ये फाइल इनपुट स्ट्रीम पूरा लिख लेना यार, ये फाइल IS नहीं है, ठीक है। यार तुम तो थोड़ा इधर ले चलता है। ये देखिए, अब ये मैंने क्या लिखा, फाइल इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, और यहां पर मैंने लगा दी फाइल की लोकेशन c://abc.txt, ठीक। तो अब ये मेरी फाइल ओपन हो गई रीड मोड में। अब मुझे फाइल से डेटा रीड करना है, तो आपने क्या किया, कैरेक्टर लिया ch, ठीक है, और यहां पर मैंने लिखा ch इक्वल टू FIS.read, ठीक है। और अब आप इसको प्रिंट करके देखो, तो ये जो रीड मेथड ने आपको डेटा दिया है ना, वो एक बाइट का डेटा दिया है, और आपका कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर टाइप का 2 बाइट का डेटा है, इसलिए आपको टाइपकास्टिंग नहीं करना है। ये तो आप बोलोगे सर रीड मेथड तो बाइट फॉर्मेट में डेटा दे रहा है, तो बाइट 1 बाइट का होता है ना, और कैरेक्टर 2 बाइट का डेटा है, सो देयर इज नो नीड टू डू टाइपकास्टिंग, ओके। और इसको आप क्लोज कैच के बाद, अच्छा यहाँ पर आपको फाइल को क्लोज भी करना है, तो आफ्टर दिस सिंपली राइट FIS.close, ये आपकी फाइल क्लोज हो गई है। अब इसके बाद यहाँ भी हमने एक्सेप्शन को मैनेज किया, एक्सेप्शन E एंड देन system.out.println, दैट्स इट। तो आप देखिए, ये मेरा कोड है फाइल से डेटा रीड करने वाला। तो पूरी हायरार्की आई होप समझ में आई होगी, और ऐसे एम्पल्स ऑफ क्वेश्चंस, एम्पल्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस। चलो फिर मिलते हैं टेक विद्वान पे और बात करेंगे ऐसे ही कुछ और टॉपिक के बारे में। इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइल कॉन्सेप्ट। अभी मैंने आपको क्लास में समझाया कि फाइल आउटपुट स्ट्रीम को हम किस तरीके से यूज करेंगे टू स्टोर द डेटा इन अ फाइल, या फाइल इनपुट स्ट्रीम को हम किस तरीके से यूज करेंगे टू रीड द डेटा फ्रॉम अ फाइल, राइट मोड, अपेंड मोड, और काफी सारा डिस्कशन अभी हमने किया है। तो चलिए एक बार इस एप्लीकेशन को इंप्लीमेंट करके हम देखते हैं। तो यहां पर मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूं सबसे पहले। तो यहां पर मैंने एक नई फाइल क्रिएट की जिसका नाम मैंने रखा सपोज टेस्ट राइट डॉट
जावा के नाम से, और यहां पर हमने सबसे पहले इंपोर्ट किया है, मैं इसको थोड़ा सा बंद कर देता हूं, java.io.star है ना, और हमने क्लास बनाई है टेस्ट राइट, और इसमें हम बनाने वाले हैं मेन मेथड। तो यहां पर मैंने लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड दिस इज व्हाट स्ट्रिंग args, राइट। तो अब मुझे सबसे पहली स्टेप में क्या करना है, सबसे पहली स्टेप में मुझे एक फाइल को ओपन करना है राइट मोड में। मैं आपको राइट और अपेंड दोनों मोड बताता हूं, और यहां पर आप देखिए उसके पहले हम एक काम करते हैं कि हम हार्ड डिस्क में अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखिए सी ड्राइव में मैंने एक फोल्डर बनाया है, फोल्डर का नाम रख दिया मैंने सपोज डेटा फ्लेयर फाइल, ओके। तो ओके, डेटा फ्लेयर फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मैं यहां पर इस फोल्डर को कोई नया नाम दे देता हूं। मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया है डेटा फ्लेयर, ठीक है, डेटा फ्लेयर जावा, ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया डेटा फ्लेयर जावा के नाम से, ओके। तो यहां पर मैं अब अपनी फाइल क्रिएट करूंगा विच द फोल्डर नेम इज डेटा फ्लेयर जावा, ओके। तो अब मुझे क्या करना है, यहां पे मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूं ताकि हम एज इट इज यूज कर सकें। तो अब देखिए सबसे पहली स्टेप में मुझे फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहां पर हमने फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल आउटपुट स्ट्रीम FOS इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और मैंने आपको बताया था कि इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो आपसे फाइल की लोकेशन मांगेगा। तो हमने बता दिया सी कॉलन में डेटा फ्लेयर जावा नाम के फोल्डर में मुझे एक फाइल बनानी है, इन द नेम ऑफ फाइल इज student.java के नाम से, राइट। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहली स्टेप में हमने हमारा फाइल ऑब्जेक्ट फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट को रेडी कर लिया, और हमने लोकेशन बता दी है कि मुझे सी ड्राइव के डेटा फ्लेयर जावा नाम के फोल्डर में स्टूडेंट जावा नाम की फाइल को क्रिएट करना है, राइट। तो चलिए एक बार पहले इसको रन करके हम देख लेते हैं। तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आप यहां पर कोड लिखेंगे तो यू विल गेट एन एक्सेप्शन। याद करिए मैंने आपसे कहा था फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा विच इज अ कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। तो इसका मतलब है कि मुझे इस पूरे कोड को कहां पे लिखना है, ट्राई और कैच में। तो यहां पर हमने कैच में लिख दिया एक्सेप्शन ई, और वो इसलिए क्योंकि एक्सेप्शन इज अ पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द एक्सेप्शन क्लासेस। तो यहां पर हम सिंपली इसको लिख देते हैं println ई। और आप देखिए अब यदि मैं इसको रन करता हूं तो देर इज नो एरर इन द कोड, कोई एरर नहीं है। जस्ट अ मोमेंट, क्लास नॉट फाउंड, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड, ओके। जस्ट अ मोमेंट, हमने टेस्ट राइट डॉट जावा के नाम से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बिल्कुल सही लिखा है। स्ट्रिंग args में हमने ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि वो अरे है, सो वी नीड टू डिक्लेयर इट विद एन अरे, ओके। तो आप देखिए देयर इज नो एरर इन दिस कोड। और यहां पर आप देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं, मैंने अगर यहां पर एक मैसेज दिया system.out.println फाइल क्रिएटेड, है ना, मैंने यहां पर एक मैसेज दिया फाइल क्रिएटेड, राइट। सो लेट्स सी, एक काम करते हैं, इस कोड को दोबारा रन करते हैं और एक मैसेज हमें मिलेगा फाइल क्रिएटेड, और फिर जाके हम ये देखेंगे कि हमारी फाइल क्रिएट हुई या नहीं हुई, राइट। आई गॉट दिस मैसेज। लेकिन अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पर सी ड्राइव में जाके देखिए आपकी फाइल क्रिएट हुई है, ओके। student.java के नाम से गलती से हमने इसको .java फाइल बना दिया है, एक्चुअली मुझे ये फाइल बनानी है txt फाइल, राइट। तो यहां पर हम इस फाइल को दे देते हैं txt, क्योंकि इसमें भी हम कैरेक्टर लिखने वाले हैं, राइट। तो अब इसको दोबारा रन करते हैं, क्योंकि जावा फाइल क्रिएट नहीं करना, उसमें मुझे कोई जावा का प्रोग्राम नहीं लिखना है, ओके। तो आप देखिए अब ये फाइल आपकी बनी है स्टूडेंट, लेकिन अब ये खाली है। अब मुझे क्या करना है, फाइल तो मेरी क्रिएट हो चुकी है, अब मुझे इसमें एक सिंगल कैरेक्टर राइट करना है। तो आप देखिए यहां पर मैंने एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया और इसको मैंने दे दिया ए वैल्यू। ना हाउ टू राइट दिस डेटा इन अ फाइल, तो मैंने आपको बताया था देयर इज अ मेथड कॉल्ड राइट मेथड। ये राइट मेथड आपसे डेटा मांगेगी बाइट फॉर्मेट में, ठीक है, सॉरी, राइट मेथड आपसे डेटा मांगेगी, ओके। तो यहां पर आपने क्या लिख दिया ch। लेकिन अब आप देखिए यहां पर अब आप कॉन्सेप्ट समझिए कि यदि मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूं तो फाइल में बाकायदा कैरेक्टर राइट होना चाहिए, है ना। फाइल क्रिएटेड का मैसेज आया मेरा, और अब मैं अगर यहां पर इसको देखता हूं तो अब देखिए व्हाट इज द कैरेक्टर ए, ठीक है, मतलब फाइल में आपका कैरेक्टर राइट हुआ है। लेकिन यदि मान लीजिए मैं इस कैरेक्टर को कर देता हूं बी, तो मुझे ए बी दोनों मिलना चाहिए। चलिए एक बार रन करके हम देखते हैं, और फिर दोबारा फाइल में जाके हम देखेंगे कि कैरेक्टर ए और बी दोनों फाइल में एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। चलिए ये देखिए आप, देयर इज नो कैरेक्टर ए हियर। अब रीजन क्या है कि यहां पर जब आप फाइल को आपने ओपन किया है, इसका मतलब है अभी आपकी फाइल ओपन हुई है राइट मोड में, और यदि फाइल राइट मोड में ओपन होती है तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था, इट ऑलवेज क्रिएट अ न्यू फाइल। ये पुरानी फाइल का पूरा डेटा रिमूव करके ये आपके लिए नई फाइल क्रिएट करेगा। लेकिन यदि मान लीजिए मैं यहां पर ट्रू लिख देता हूं तो ऑलरेडी उसमें भी बी है। अब आप देखिए यदि मान लीजिए मैं फिर से ए लिख देता हूं तो बी ए, मुझे मैसेज मिलेगा बी ए, राइट। देखिए आप
तो अब अगर इस फाइल में आप देखेंगे तो यहां पर मुझे बी भी मिल रहा है और ए भी मिल रहा है, और अब इसके बाद आप जो भी कैरेक्टर इसमें टाइप करेंगे वहां पर आपको वो कैरेक्टर मिलेंगे। सो दिस इज हाउ टू राइट अ फाइल। लेकिन अब आप देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि फाइल में डेटा राइट करने के बाद मुझे उस फाइल को कंपलसरी क्लोज भी करना होता है। तो यहां पर अब आप देखिए, कंपलसरी क्लोजिंग के लिए अगर मैं फाइनली ब्लॉक को लिखता हूं और यहां पर अगर मैं लिखता हूं FOS डॉट क्लोज, तो ऑब्वियसली बात है देयर इज एन एरर इन दिस कोड। वो इसलिए क्योंकि फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया है ट्राई ब्लॉक में। तो यहां पर मुझे इस ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना पड़ेगा बिफोर द ट्राई ब्लॉक, और यहां पर मुझे इसको लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ताकि मैं इसको फाइनली ब्लॉक में भी यूज कर सकूं। अब आप देखिए बाकायदा फाइल क्लोज हुई है, और मैंने जैसे आपसे कहा था कि किसी भी फाइल में अगर आप डेटा राइट कर रहे हैं तो आप पहले उसको फ्लश भी कर लीजिए। तो आपने फाइल को फ्लश भी कर लिया, डेटा राइट भी कर दिया, और यहां पर मैंने कुछ और कैरेक्टर भी दे दिया। सपोज मैंने यहां पर दे दिया एनी कैरेक्टर, सपोज टी, ठीक है। तो आप देखिए अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो देयर इज नो एरर, क्योंकि सब कुछ हमने प्रॉपर लिखा है। आई थिंक एक मिनट, FOS डॉट क्लोज अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन IO एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट। तो यहां पर एक्चुअली मुझे क्लोज मेथड के लिए ये जो एक्सेप्शन है इसको ट्राई कैच की बजाय ट्राई फाइनली में लिखना पड़ेगा, और यहां पर मुझे इसको थ्रो करना पड़ेगा थ्रो एक्सेप्शन, ठीक है, थ्रो एक्सेप्शन, नॉट इट्स अ थ्रो, इट्स अ थ्रोज, ठीक है, थ्रोज एक्सेप्शन। एंड नाउ लेट्स सी, अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो देयर इज नो एरर, नाउ आई विल गेट अ मैसेज फाइल क्रिएटेड। और अब अगर मान लीजिए मैं फाइल में जाके देखता हूं तो बाकायदा देखिए बी भी है, ए भी है, टी भी है, और फाइल बाकायदा हमारी क्लोज भी हुई है। तो ये भी हमने देखा फाइल में डेटा राइट कैसे किया जाता है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसी फाइल से डेटा रीड भी करना है। तो आप देखिए मैं इस कोड को कर देता हूं कमेंट, और अब हम लिखते हैं फाइल में डेटा रीड कैसे करना है। तो अगर आपको फाइल से डेटा रीड करना है तो नाउ वी आर गोइंग टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास। तो जैसे यहां पर मैं इसको हटाता ही नहीं हूं, मैं इसको कमेंट कर देता हूं। तो मैंने अगला ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया फाइल इनपुट, है ना, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS, जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने रखी है नल। ओके, और अब इसको भी हम डिफाइन करते हैं। तो यहां पर भी हमने क्या लिखा, फाइल सॉरी FIS इक्वल टू न्यू, और दिस इज व्हाट फाइल इनपुट स्ट्रीम, FIS इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और लोकेशन हमने उसी फाइल की दी है। लेकिन यहां पर अब हम ट्रू नहीं लिखेंगे, क्योंकि फाइल जब रीड मोड में ओपन होती है तो फिर हमें अपेंड बताने की जरूरत नहीं है। यहां ट्रू का मतलब है अपेंड मोड, ओके, जो कि हमने राइट के लिए यूज किया था। लेकिन अब मेरी फाइल बाकायदा यहां पे रीड मोड में ओपन होगी, और अब मुझे क्या करना है, इस फाइल से एक सिंगल कैरेक्टर रीड करना है। तो यहां पर आप देखिए अगर मैं लिखता हूं CH इक्वल टू FIS डॉट रीड, तो रीड मेथड आपको जो डेटा रीड करके देगा वो बाइट फॉर्मेट में देगा, और आपका कैरेक्टर जो है वो 2 बाइट ऑफ डेटा है। तो नो डाउट यहां पर मुझे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको इसको रन करके भी बताता हूं, ठीक है। और फिर फाइनली यहां पर भी हम फाइल को क्लोज कर देंगे। तो मैं FOS की जगह यहां पर लिख देता हूं FIS डॉट क्लोज, दिस इज व्हाट FIS डॉट क्लोज, राइट। तो अब अगर इस एप्लीकेशन को हम रन करते हैं, लेट्स सी, एरर आएगी, नो डाउट एरर आएगी। ये देखिए आप इनकॉम्पिटिबल टाइप। तो यहां पर मुझे क्या करना है, एक्चुअली इसको टाइप कास्ट करना है कैरेक्टर में। तो मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा, कैर एंड देन FIS डॉट रीड, ओके। और अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो फाइल का जो पहला कैरेक्टर होगा वो यहां पर मुझे मिल जाएगा, जो कि मैंने प्रिंट नहीं किया है, रीड तो किया है, लेकिन यहां पर मुझे इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है, या प्रिंट मेथड, चलिए CH, ओके। और अब मैं इसको रन करता हूं, आप देखिए तो यहां पर अब मुझे फाइल में क्या मिल गया, B। लेकिन अगर मान लीजिए फाइल में मैं कुछ और कैरेक्टर भी लिख देता हूं, चलिए मैं यहां पर ये लिख देता हूं, ठीक है, BAT डेटा फ्लेयर फ्री कोर्स, है ना, ये मेरी फाइल में डेटा है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस फाइल के हर कैरेक्टर को रीड करना है। आई वांट टू रीड ऑल द कैरेक्टर फ्रॉम फाइल, राइट। लेकिन यहां पर मुझे क्या हो रहा है, एक बार में एक ही कैरेक्टर रीड होकर मिल रहा है। तो यदि आप हर कैरेक्टर को रीड करना चाहते हैं तो फाइल की एंडिंग जावा में होती है -1 से। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा, वाइल एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं इंटीजर n, ठीक है, और यहां पर हम लिखेंगे n इक्वल टू FIS डॉट रीड, ठीक है। और ये पूरा कोड आपको चेक लगाना पड़ेगा -1 के साथ। तो यहां पर हमने लिख दिया नॉट इक्वल टू -1, ओके। और अब मुझे यहां पर रीड के बजाय कैरेक्टर को n को टाइप कास्ट करना है और उसको प्रिंट करना है। तो आप देखिए फाइल
कि हर कैरेक्टर को अगर आपको रीड करना है तो यहां पर आपको फाइल में डेटा रीड करना है कब तक, जब तक -1 नहीं आ जाता है, क्योंकि -1 जावा में फाइल की एंडिंग को इंडिकेट करता है। तो अब एक एक करके ये हर कैरेक्टर को रीड करेगा और प्रिंट करेगा। लेट्स सी, देखिए आप, अगर मैं इसको रन करता हूं तो बाकायदा मुझे आउटपुट मिलेगा बैड भी और डेटा फ्लेयर फ्री कोर्स भी। दैट इज व्हाट, हाउ टू रीड मल्टीपल कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल। कि एक फाइल से आप मल्टीपल कैरेक्टर कैसे रीड करेंगे, गॉट माय पॉइंट। तो एक फाइल में डेटा राइट कैसे करना है, फाइल से डेटा रीड कैसे करना है। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। सीरियलाइजेशन क्या होता है? बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू। व्हाट डू यू मीन बाय सीरियलाइजेशन? मैं हमेशा बोलता हूं दो क्वेश्चन जो हैं वो हर इंटरव्यू रूम के बड़े फिक्स क्वेश्चन होते हैं, एक मल्टी थ्रेडिंग में सिंक्रोनाइजेशन और एक आईओ में सीरियलाइजेशन। हालांकि दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों अपने अपने जगह है। मल्टी थ्रेडिंग में सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है ये हमने मल्टी थ्रेडिंग के टाइम देखा था। सीरियलाइजेशन क्या होता है ये आज हम बात करने वाले हैं। तो यहां पर आप देखिए, हमने ये तो समझा अभी कि फाइल में डेटा राइट किस तरीके से करते हैं, फाइल में डेटा रीड किस तरीके से करना है। लेकिन यदि मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि बॉस अगर एक फाइल में मुझे एक स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन राइट करनी है, लाइक उसका रोल नंबर राइट करना है, उसका नाम है, उसका परसेंटेज है, मान लीजिए उसका कोई बुलियन टाइप ऑफ स्टेटस है ट्रू या फॉल्स में। कहने का ओवरऑल मतलब यह है कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा यदि किसी फाइल में स्टोर करना है, क्योंकि अभी तक आपने क्या देखा, हम फाइल में सिंगल कैरेक्टर राइट कर रहे हैं, सिंगल कैरेक्टर रीड कर रहे हैं, स्ट्रिंग राइट कर रहे हैं। क्योंकि जो स्ट्रीम अभी हमने पढ़ी है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम, इनको यूज करके आप फाइल में कैरेक्टर तो राइट कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा राइट करना है तो फिर आप कैसे राइट करेंगे? तो यहां पर फिर जावा ये बोलता है कि बॉस यदि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा फाइल में राइट करना है तो आपको डेटा ऑब्जेक्ट फॉर्म में राइट करना पड़ेगा। मतलब यू हैव एन ऑब्जेक्ट, आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑब्जेक्ट को राइट कैसे करेंगे? जैसा फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर आपने बोला कि बॉस मुझे एक ऑब्जेक्ट राइट करना है स्टूडेंट का, तो हमने क्या किया, एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई। अब इस स्टूडेंट क्लास में मैंने यहां पर ले लिया वो डेटा जो मुझे राइट करना है, लाइक रोल नंबर आपने ले लिया, ठीक है, ये सब आपने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया, राइट। कि मान लीजिए आपने बोल दिया प्राइवेट रोल नंबर, जो आपको स्टूडेंट का रोल नंबर राइट करना है, राइट। आपने बोल दिया प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, मतलब ये नाम राइट करना है, ओके। तो ये स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा है। कहने का मतलब ये है, बच्चे समझने की कोशिश करें यार, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा समझ रहे हो ना, रोल नंबर, नेम, ठीक है, परसेंटेज के लिए डबल टाइप ऑफ डेटा है। तो आप बाइट स्ट्रीम से डेटा कैसे राइट करोगे? बाइट स्ट्रीम 1 बाइट का डेटा राइट करता है, यहां आपके पास डेटा ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपके पास डेटा एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा, ये लीजिए, ये मैंने बुलियन टाइप ऑफ डेटा ले लिया, या चलो इसको बुलियन ना लेके डबल ले लेता हूं, डबल परसेंटेज। अब मैंने बोला ये फाइल में मुझे स्टूडेंट क्लास का ये डेटा राइट करना है जिसमें कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर मैंने बना लिया, सपोज यहां पर आपने कंस्ट्रक्टर बना लिया, कंस्ट्रक्टर को आपने डेटा पास किया है, लाइक रोल नंबर, ठीक है, नाम में सेम रख रहा हूं पर दिस से दोनों को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग नेम, और तीसरा आपके पास है डबल परसेंटेज। अब ये डेटा आपके पास है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपने इनको सेट कर दिया, लाइक दिस डॉट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर, ठीक है, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, ओके, एंड देन दिस डॉट परसेंटेज इक्वल टू परसेंटेज। ये आपने कंस्ट्रक्टर बना लिया, राइट। चलिए अब ये मेरा ऑब्जेक्ट, ये मेरी क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट मुझे फाइल में राइट करना है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि ऑब्जेक्ट राइट कैसे करेंगे, क्योंकि बाइट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट तो राइट करेगी नहीं, क्योंकि बाइट स्ट्रीम याद करो मैंने आपको राइट वाली और रीड वाली जितनी भी मेथड बताई हैं वो बच्चे सिंगल कैरेक्टर राइट करती हैं, सिंगल कैरेक्टर रीड करती हैं। आपको राइट करना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को राइट करने के लिए जावा ने मुझे एक और स्ट्रीम क्लास दी है, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, दिस इज द क्लास ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, राइट। मैंने आपको बोला ना ये एक ऐसा टॉपिक है, कई बार तो मैं बोलता हूं सीरियलाइजेशन के बिना आपका इंटरव्यू खत्म नहीं होता है। ये ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम वो क्लास है जिसको यूज करके आप फाइल में एक ऑब्जेक्ट राइट कर सकते हैं। दिस इज द मेथड, मतलब ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लास में देयर इज अ मेथड कॉल्ड राइट ऑब्जेक्ट, राइट। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपने ऑब्जेक्ट राइट कर दिया, अब आपको रीड करना है, राइट। तो ये रीड करने के लिए देयर इज अ क्लास कॉल्ड ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। तो ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम और ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम ये वो दो क्लासेस हैं जिनको यूज करके हम फाइल में ऑब्जेक्ट को राइट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को रीड कर सकते हैं। देयर इज अ मेथड कॉल्ड रीड ऑब्जेक्ट मेथड, ठीक है। तो ये तो मेथड हो गई, ये रीड ऑब्जेक्ट जिससे ऑब्जेक्ट रीड होगा, ये राइट ऑब्जेक्ट जिससे ऑब्जेक्ट राइट होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है
कि सर ऑब्जेक्ट राइट होगा कैसे, तो आप समझना, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, आपको राइट करना है उसको फाइल में, लेकिन स्ट्रीम फॉर्मेट में। तो स्टेटमेंट सुनना, एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रीम में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड ए सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन का मतलब आप समझना कि यू हैव एन ऑब्जेक्ट एंड यू वांट टू स्टोर दिस ऑब्जेक्ट इन अ फाइल। तो फाइल तो डेटा स्ट्रीम फॉर्मेट में लेके जाता है, तो ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड सीरियलाइजेशन, और अगेन स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड डीसीरियलाइजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू, डिफरेंस बिटवीन सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। सो कन्वर्जन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू एन स्ट्रीम, कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट को अगर आप फाइल में रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट का स्ट्रीम में कन्वर्ट होकर फाइल में जाना, ये कहलाता है सीरियलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड सीरियलाइजेशन, ठीक है। और ऐसे ही वापस से जब फाइल में ये डेटा आप ऑब्जेक्ट में लेके आओगे, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीसीरियलाइजेशन, ये कहलाता है डीसीरियलाइजेशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन क्या होता है। मतलब एक सीरियलाइज ऑब्जेक्ट फाइल में जाएगा और ऑब्जेक्ट डीसीरियलाइज होकर वापस आपको मिलेगा, और ये होगा किसके थ्रू, ये होगा इस क्लास के थ्रू, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लास और ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम क्लास। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि सर ये राइट ऑब्जेक्ट मेथड ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करके राइट करेगी, बिल्कुल सही। इसको चाहिए सीरियलाइज ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा वो सीरियलाइज होना चाहिए। रीड ऑब्जेक्ट मेथड ऑब्जेक्ट को डीसीरियलाइज करेगी, कौन सा, जो सीरियलाइज ऑब्जेक्ट आप फाइल में राइट करेंगे। तो क्वेश्चन ये है सर इस राइट ऑब्जेक्ट मेथड को कैसे पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है वो सीरियलाइज ऑब्जेक्ट है या नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि यदि मैं इसको स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट दूंगा तो इस क्लास को कैसे पता चलेगा, इसको मेथड को कैसे पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो सीरियलाइजेबल है या नहीं है। तो यहां पर जावा क्या बोलता है कि यदि आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट राइट करना है तो आपको इस क्लास को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा एक मार्केबल इंटरफेस के साथ। तो ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट अगर मुझे फाइल में राइट करना है तो मुझे इस स्टूडेंट क्लास को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा एक इंटरफेस के साथ। तो यहां पर मैं लिखूंगा इंप्लीमेंट्स, और इसको इंप्लीमेंट करूंगा एक इंटरफेस है जिसका नाम है सीरियलाइजेबल। तो ये जो सीरियलाइजेबल इंटरफेस है ये जावा का मार्केबल इंटरफेस है। मार्केबल इंटरफेस का मतलब ये होता है कि इसकी किसी भी मेथड को आपको ओवरराइड नहीं करना है। अभी तक इसके पहले आपने जब भी इंटरफेस पढ़ा आपने देखा मैंने क्या किया, मैंने हमेशा इंटरफेस की मेथड को ओवरराइड किया है ना। हमेशा एक इंटरफेस की एक इंप्लीमेंटेड क्लास होती है कि इंटरफेस को हम इंप्लीमेंट करते हैं और इसकी मेथड को ओवरराइड करते हैं क्लास में, लेकिन इसकी किसी मेथड को ओवरराइड नहीं करना है। ये लिख के आपने ये बता दिया कि बॉस दिस क्लास स्टूडेंट नाउ रेडी फॉर सीरियलाइज, क्योंकि अब ये सीरियलाइज ऑब्जेक्ट होगा, इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो सीरियलाइज ऑब्जेक्ट होगा। व्हाई? बिकॉज दिस क्लास इंप्लीमेंटेड बाय सीरियलाइजेबल इंटरफेस। तो ये ध्यान रखना, ये जो राइट ऑब्जेक्ट मेथड है ये राइट ऑब्जेक्ट मेथड केवल उसी क्लास का ऑब्जेक्ट फाइल में राइट करेगी जो कि इंप्लीमेंट होगा सीरियलाइजेबल इंटरफेस के साथ, और इसी को बोलते हैं सीरियलाइजेबल ऑब्जेक्ट। और ये जो रीड ऑब्जेक्ट मेथड है ये उसी क्लास का ऑब्जेक्ट रीड करेगी जो कि इंप्लीमेंट होगा सीरियलाइजेबल इंटरफेस के साथ, क्योंकि डीसीरियलाइजेशन केवल उसी क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि सीरियलाइजेबल इंटरफेस से इंप्लीमेंटेड क्लास है। तो दिस इज व्हाट सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट राइट करना है पहले उसको इंप्लीमेंट करो, क्लास को रेडी करो, उसके बाद आप सोचो कि अब इसका ऑब्जेक्ट राइट करना है तो राइट ऑब्जेक्ट मेथड किस तरीके से वर्क करेगी। लेकिन अब यहां भी आप समझना, राइट ऑब्जेक्ट मेथड किस क्लास में है, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, लेकिन फाइल से जो डायरेक्ट कनेक्ट होता है वो होता है फाइल आउटपुट स्ट्रीम। तो यहां पर स्ट्रीम की मर्जिंग करना पड़ेगी। मर्जिंग ऑफ स्ट्रीम मतलब समझाता हूं, देखो जरा बच्चे, अरे बहुत कंफ्यूजन है यार। ये फाइल में राइट क्या करना है, ऑब्जेक्ट, लेकिन फाइल में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम कनेक्ट नहीं हो सकता। फाइल से जो कनेक्ट होगा वो होगा फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और फाइल आउटपुट स्ट्रीम कनेक्ट होगा किससे, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम से। इसको कहते हैं मर्जिंग ऑफ द फाइल, मर्जिंग ऑफ द स्ट्रीम, कि फाइल आउटपुट स्ट्रीम को पहले फाइल से कनेक्ट करो और फिर ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को फाइल आउटपुट स्ट्रीम से कनेक्ट करो। अब इसके थ्रू आपका ऑब्जेक्ट जाके फाइल में स्टोर होगा। अब क्वेश्चन है सर ये होगा कैसे, चले यार वो भी दिखा देता हूं कैसे होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपने क्या किया, इंपोर्ट किया java.io.star को, फिर यहां पर आपने क्लास बनाई है टेस्ट राइट के नाम से। ठीक है, इस टेस्ट राइट नाम की क्लास में अब देखो मर्जिंग कैसे होगी, ध्यान देना है ना। क्लास तो हमारी रेडी है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये मैंने मेन मेथड लिख दी। ठीक है, ट्राई लिख दिया। अब पहले तो आपको वो फाइल बनानी है जिसमें आपको डेटा राइट करना है। तो मैंने सबसे पहला ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाया, फाइल आउटपुट स्ट्रीम।
ये हमने लिखा फाइल आउटपुट स्ट्रीम FOS इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। और यहां पर हमें देना पड़ता है उस फाइल का नाम जिसमें आपको डेटा राइट करना है। थोड़ा सा इधर ले लेते हैं इसको, ठीक है। यहां पर आपने फाइल का नाम दे दिया C://abc.txt। या आपने बता दिया वो फाइल जिसका ऑब्जेक्ट आप, जिस फाइल में आपको ऑब्जेक्ट राइट करना है, या स्टूडेंट जो भी नाम रखना चाहे आप, लोकेशन आपने बता दी। अब इस फाइल आउटपुट स्ट्रीम से मर्ज करना है ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को। तो यहां पर अब आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम OOS इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, और यहां पर आप दोगे FOS। ये हो गई मर्जिंग। देखो जो मैं बता रहा था कि फाइल से कनेक्ट हुआ FOS और FOS से कनेक्ट हुआ OS। अब यहां पर आपकी ये दोनों स्टेटमेंट से आपकी फाइल आउटपुट स्ट्रीम और आपकी ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम मर्ज हो गई। तो ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम मर्ज हो गए, ठीक है। अब यहां पर आपको जिस क्लास का ऑब्जेक्ट राइट करना है वो कौन सी क्लास है, तो आपने बोला स्टूडेंट क्लास, तो ये आपने लिख दिया स्टूडेंट S इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और इस क्लास को आपने वो डेटा दे दिया लाइक 1 विकास और उसके परसेंटेज 96.13 सपोज। अब इस ऑब्जेक्ट को राइट कैसे करोगे, तो आप सिंपली यहां लिखोगे OS डॉट देयर इज अ मेथड कॉल्ड राइट ऑब्जेक्ट मेथड, और ये आपने दे दिया S। देखो आप क्या बोला था मैंने, राइट ऑब्जेक्ट मेथड आपसे ऑब्जेक्ट मांगेगी, ऑब्जेक्ट का सीरियलाइज होना जरूरी है। तो हमने क्या किया, सीरियलाइज करने के लिए अपनी क्लास को इंप्लीमेंट कर दिया सीरियलाइजेबल इंटरफेस से। अब ये ऑब्जेक्ट जिस फाइल में मुझे राइट करना है वो फाइल पहले आपने क्रिएट की, तो पहली स्टेप में आपने फाइल क्रिएट की, दूसरी स्टेप में हमने इससे ऑब्जेक्ट कनेक्ट किया, तीसरी स्टेप में ऑब्जेक्ट राइट कर दिया, चौथी स्टेप में दोनों स्ट्रीम को क्लोज कर दो, OS डॉट क्लोज और FOS डॉट क्लोज। ये आपने दोनों को क्लोज कर दिया, तो आपकी फाइल भी क्लोज हो गई और आपका ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम भी क्लोज हो गया। और इसके बाद जाके देखो जरा फाइल में, कैच लिख देना यहाँ पे, ठीक है, कैच एक्सेप्शन ही। अब आप जाके देखोगे तो बाकायदा एक ऑब्जेक्ट आपको सीरियलाइज फॉर्म में फाइल में मिलेगा। तो ये तो बात हुई सीरियलाइजेशन की, और ये बहुत सिंपल से एग्जांपल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसके और क्या एग्जांपल्स हैं, इससे क्वेश्चंस क्या बनते हैं, इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या है, असाइनमेंट्स क्या है, चलो टेक विद्वान मिलेंगे कोर्स, वहां पे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में ऐसे बहुत से एग्जांपल मिलने वाले हैं। लेकिन आई होप इस कॉन्सेप्ट से, इस इंट्रोडक्शन से आपको यह समझ में आया होगा व्हाट इज सीरियलाइजेशन, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन आता था डीसीरियलाइजेशन भी बता दो, तो चल यार डीसीरियलाइजेशन भी देख लेते हैं। अब मुझे ये करना है कि मेरा एक ऑब्जेक्ट फाइल में राइट है, मुझे उसको ऑब्जेक्ट को रीड करना है, और रीड करके मुझे उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है। तो आप सुनना ध्यान से, जो रीड होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और आपको उसको प्रिंट भी करना है। तो प्रिंट करने पर वो ऑब्जेक्ट मुझे वो डेटा प्रिंट करके दे जो मैंने राइट करते टाइम दिया था। तो आप देखो, आपको पता है ना, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट करते हैं तो उसकी टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होती है। तो ये जो क्लास है ना आपकी, इस क्लास में आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कि काम देगा सीरियलाइजेशन के टाइम। लेकिन जब डीसीरियलाइज करोगे तो इसी क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट करोगे ना। अरे यार समझने की कोशिश करो यार, सीरियलाइज किया था तो आपने ऑब्जेक्ट बना के कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास की थी। अब जब डीसीरियलाइज करोगे तो फाइल से ऑब्जेक्ट मिलेगा, वो ऑब्जेक्ट अपने साथ इंफॉर्मेशन लेके आएगा, लेकिन वो होगी तो इसी क्लास की ना। तो जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट करूंगा तो मुझे रोल नंबर, नेम और परसेंटेज प्रिंट होके मिलना चाहिए ना। पर उसके लिए मुझे अपनी इस क्लास में टू स्ट्रिंग मेथड बनानी पड़ेगी। तो वो कैसे बनाऊंगा, तो देखो उसको थोड़ा सा शॉर्ट करता हूं मैं, और यहां पर आप समझो, ठीक है। इस क्लास में हमें क्या करना है, वी नीड टू क्रिएट अ टू स्ट्रिंग मेथड। यहां पर मुझे एक टू स्ट्रिंग मेथड बनानी है, तो क्या लिखेंगे यहां, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। अरे इससे बहुत से कॉन्सेप्ट है रे बच्चे, समझो यार। ऑब्जेक्ट राइट करोगे तो कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट प्रिंट करोगे तो क्लास की टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होती है। पढ़ा है हमने कि जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट होता है तो उसकी टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होती है ना। तो ये टू स्ट्रिंग मेथड से मैंने क्या बोल दिया, आप रिटर्न कर देना मुझे रोल नंबर प्लस सम स्ट्रिंग प्लस नेम प्लस सम स्ट्रिंग प्लस परसेंटेज।
तो ये डेटा आपकी टू स्ट्रिंग मेथड आपको रिटर्न करेगी, लेकिन कब? जब आप ऑब्जेक्ट को डीसीरियलाइज करोगे। तो चलो क्लास तो रेडी हो गई। मैंने अभी कंस्ट्रक्टर के साथ टू स्ट्रिंग मेथड क्यों नहीं बनाई थी इसके पहले? क्योंकि जब मुझे केवल सीरियलाइज करना था, और सीरियलाइज करने के लिए आप देखो क्या जरूरत थी। सीरियलाइज करने के लिए आपने ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल आउटपुट स्ट्रीम दोनों को मर्ज किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, राइट कर दिया, ये काम कंस्ट्रक्टर से हो गया। लेकिन अब डीसीरियलाइज करना है तो यहां पर आप देखो आप क्या करोगे, आप इंपोर्ट java.io.star, फिर से क्लास बनाओगे, क्लास टेस्ट रीड, ठीक है। अब इसमें फिर आपने लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। और यहां पर अब मैंने क्या किया, सबसे पहले फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो हमने क्या लिखा, ट्राई कैच लिख देंगे, डोंट वरी, ठीक है। फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। फाइल इनपुट स्ट्रीम क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइल से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए हमें सबसे पहले फाइल को कनेक्ट करना होता है, फाइल इनपुट स्ट्रीम को। तो लोकेशन मैंने बता दी, सी ड्राइव में abc.txt नाम की फाइल जिसमें मेरा ऑब्जेक्ट राइट है, ये मेरी FIS जाके फाइल से कनेक्ट हो गई। मतलब एक्चुअली कहानी ये है कि ये आपकी फाइल है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट से आपने पहले कनेक्ट कर दिया फाइल इनपुट स्ट्रीम को, लेकिन फाइल इनपुट स्ट्रीम से किसको कनेक्ट करना है? ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम को। क्योंकि जब डीसीरियलाइज करना होता है तो यहां मर्जिंग होगी स्ट्रीम्स की, फाइल इनपुट स्ट्रीम की और ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम की। और ये करने के लिए मुझे यहां पर अगला ऑब्जेक्ट किसका बनाना है? ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम OIS इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, और ये आपने इसको दे दिया FIS। ये आपका ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम और फाइल इनपुट स्ट्रीम की मर्जिंग हो गई, सिंपल। अब ऑब्जेक्ट रीड करना है किस क्लास का? स्टूडेंट क्लास का। तो यहां पर एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने ये लिखा स्टूडेंट S1, ठीक है। और यहां पर आपने लिख दिया S1 इक्वल टू OIS डॉट रीड ऑब्जेक्ट। लेकिन अब ध्यान से सुनना, रीड ऑब्जेक्ट मेथड जो कि ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम में है, ये आपको रीड करके देगा ऑब्जेक्ट क्लास के फॉर्म में आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन आपका ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास कौन सी? जो टॉप मोस्ट क्लास है। तो यहां से जो ऑब्जेक्ट रीड हो रहा है वो ऑब्जेक्ट क्लास का है, आपको उसको चाहिए स्टूडेंट में। तो यहां पर आपको इसको करना पड़ेगा टाइप कास्टिंग। तो यहां क्या लिखना है हमें? स्टूडेंट, दिस वन, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। तो जो ऑब्जेक्ट यहां से रीड हुआ वो स्टूडेंट में कन्वर्ट हुआ और S1 में असाइन हो गया। अब इस S1 को जब मैं प्रिंट करूंगा तो आप देखो, ये S1 के पास क्या आया है? 101 या 1 विकास और 96.13, उसका रोल नंबर, उसका नाम, उसके परसेंटेज। और जब आप S1 को प्रिंट करोगे तो इस क्लास की टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगी, और वो टू स्ट्रिंग मेथड, अरे कहां चला गया, ये टू स्ट्रिंग मेथड आपको वो रोल नंबर, नेम और परसेंटेज प्रिंट करके देगी। तो ये कहलाता है बच्चे सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, विच इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ऐसे एम्पल्स ऑफ क्वेश्चन आपको सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन के लिए मिलने वाले हैं, जो कि प्लेसमेंट रेडी कोर्स में मिलने वाले हैं बॉस। और बिलीव मी, मैंने आपको फिर बोला है, दिस इज द टॉपिक जिसके बिना इंटरव्यू खत्म नहीं होता है। वो 110% आपसे पूछेंगे सीरियलाइजेशन क्या होता है, डीसीरियलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, मर्जिंग ऑफ स्ट्रीम क्या होती है। तो ये तो मैंने एक इंट्रोडक्टरी फॉर्म में आपको समझाया है कि क्लास जिसको ऑब्जेक्ट मुझे राइट करना है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट राइट करना है वो राइट होगा ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम से, रीड करना है तो ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, मतलब ये सीरियलाइजेशन के लिए, वो डीसीरियलाइजेशन के लिए। मर्जिंग करना होती है स्ट्रीम की, ये हमने देखा। मर्जिंग किस तरीके से होगी राइट करने के लिए, ये हमने देखा कि राइट करने के लिए मर्जिंग कैसे करेंगे। रीड करने के लिए मर्जिंग किस तरीके से होगी, ये हमने देखा। तो ये है सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया है, ओके। और अब देखिए यहां पर अभी हमने पूरे कोर जावा को एक इंट्रोडक्टरी फॉर्म में पढ़ा है, जहां पर मैंने हर एक टॉपिक आपके लिए इंट्रोडक्शन फॉर्म में रेडी किया है। लेकिन बिलीव मी, ओनली दिस इंट्रोडक्शन विल नॉट कवर ऑल द थिंग्स जो कि टॉप एमएनसीज की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बॉस आपको प्लेसमेंट रेडी कोर्स पे आना पड़ेगा, और वहां पर आके आपको इस पूरे जावा को डिटेल में जाके समझना पड़ेगा, तब जाके आप रेडी होंगे टॉप मोस्ट एमएनसीज के लिए। तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, लेकिन टेक विद्वान के
प्लेसमेंट रेडी कोर्स में। तो चलिए फिर वहीं मिलेंगे और बाकी बातें वहां पर जारी रहेंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।